कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो बहुत दर्द महसूस कर रहा है, एक तीर की तरह दर्द जो उसे चीख मारने पर मजबूर कर देता है। दर्द इतना ज्यादा है कि उसे डर लगता है कि शायद यह दिमाग के अंदर खून बहने का है। वह बेचैनी से उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसे जवान नहीं मरना है। फिर एक शिफ्ट होता है, वो जैसे जगता है या शायद समझने लगता है। वो सोचता है क्या वो वाकई में जाग गया है। उसकी नजर एक टेबल पर खुली हुई किताब पर पड़ती है जिसमें अजीब सिंबल्स भरे हैं। उसकी आंखें और खुल गईं, जागरण का एहसास वापस आया, लेकिन जागते हुए भी एक चुभती दर्द बनी रहती है, जैसे एक तेज चाकू धीरे धीरे उसके सिर को काट रहा हो। वह उठता है, आंखें रब करते हुए, कुछ भी जो अभी हुआ उसके असर को भुलाने की कोशिश करते हुए। दर्द इतना है कि सो जाना मुश्किल हो गया है। उसे लगता है आज सिक डे लेना जरूरी होगा। अचानक एक एहसास होता है, उसकी आंखें फिर से खुलती हैं। नई जागरूकता का एहसास उस पर छा जाता है। कुछ तो गलत है। वह कमरे में घूमता है, अपने सराउंडिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है। उसे ये नहीं पता वह कहाँ है। कमरा उसे अनजान लगता है। वो अभी भी अपने सिर की तेज दर्द से जूझ रहा था, अपनी मौजूदगी पर सवाल उठा रहा था, सोच रहा था क्या वो सच में जाग गया है। कमरा उसकी नजरों में घूम रहा था, अनजान और परेशान करने वाला। उसकी नजर डेस्क पर टिक गई, खास तौर पर कुछ किताबें और उसके पास रखा एक हैंडगन। वो डेस्क उसके लिए अजनबी था, कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। पूरा कमरा पहचानने लायक नहीं था। उसने अपने हाल को जांचने के लिए एक पल लिया। कमरे में अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ उसका दिल तेजी से धड़कते हुए उस खामोशी को तोड़ रहा था। फिर उसकी नजर खिड़की पर गई। बाहर रात के आसमान में एक अजीब लाल चांद था जो अनजाने शहर पर एक अजीब सा उजाला डाल रहा था। उसने अपना सिर घुमाया और उसकी आंखें खुल गईं जब उसने अपने आसपास देखा। उस पर एक रियलाइजेशन का लहरा आया। ये सिर्फ अनजाना नहीं था, ये गलत था, बहुत ही गलत। वह अभी भी सिचुएशन समझने की कोशिश में दीवार पर लगे आईने की तरफ मुड़ गया। उस पर नजर डालते ही उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो कि उसे जाने पहचाने सा लग रहा था, लेकिन बिल्कुल अनजाना भी। उसने हैरानी से कहा, मैं झो मिंगरोई। उसकी सोच एक ही डरावनी संभावना के इर्द गिर्द घूमने लगी कि वह किसी तरीके से दूसरे शरीर, दूसरी जिंदगी में ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने ऐसे घटनाओं के बारे में अनेक वेब नॉवेल्स पढ़े थे, उन्हें सिर्फ कल्पना समझकर इग्नोर किया, लेकिन अब अपने सेंसेस के अनडिनाइबल एविडेंस का सामना करते हुए वह इस पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकता था। उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, काम डाउन के शब्दों को मंत्र की तरह दोहराते हुए। उसे पता था कि उसे अपने विचारों को इकट्ठा करना होगा, यादों और जज्बातों के उलझन भरे मचल को समझने के लिए जो उसके अंदर घूम रहे थे। उसने ध्यान लगाने की कोशिश की, उन अनोखे घटनाओं को याद करने की जो इस अजीब अवेकनिंग से पहले हुई थी। उसे याद आता है कि वो हाल ही में काफी अनलकी महसूस कर रहा था। उसने याद किया कि वो काम से निकलते ही एक रोड वेंडर के पास गया जो पुरानी किताबें बेच रहा था। वो फ्रस्ट्रेटेड था कि कुछ भी नहीं बदला और उसने सोचा कि ये सब कुछ बकवास है। लेकिन तब एक डरावना ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या ये हो सकता है कि वो उस लक एनहांसमेंट रिचुअल की वजह से ट्रांसमाइग्रेट हो गया है। उसने याद किया कि उसने ये किताब खरीदी थी। समझ नहीं आता था कि उसे ऐसा करने का क्या ख्याल आया। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने अपने कमरे के चारों कोने में स्टेपल खाना रखा और लक एनहांसमेंट रिचुअल किया। अचानक उसके दिमाग में यादें भरी, यादें जो उसकी नहीं थी। उसने एक छोटे लड़के को देखा जो जमीन पर बैठे हुए किताबें पढ़ रहा था। नाम क्लाइन मोरेटी उसकी सोच में आया। उसका सिर फिर से दर्द करने लगा। उसने दर्द से अपना सिर पकड़ लिया जब और यादें उसकी आंखों के सामने चमकने लगी। उसने एक जवान लड़के को देखा जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लुएन किंगडम का नागरिक था, अव्वा काउंटी के टिंगेन शहर से। फिर उसने एक जवान लड़की और लड़के को देखा जो फॉर्मल अटायर में थे, दोनों शांति से मुस्कुराते हुए। यादें भरी, कंफ्यूज्ड करने वाली और दर्दनाक थी। यादें झो मिंगरी के दिमाग में बहते हुए क्लाइन मोरेटी की जिंदगी का एक साफ तस्वीर बना रही थी। उसने जाना कि क्लाइन के बाप एक सार्जेंट थे इंपीरियल आर्मी में, एक सोल्जर जिन्होंने सदर्न कॉन्टिनेंट के साथ एक कॉलोनियल कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को कुर्बान किया। उसके पिता के बलिदान के फलस्वरूप क्लाइन के परिवार को जो पेंशन मिली उससे वो एक प्राइवेट ग्रामर स्कूल में दाखिला ले पाया। उसकी माँ जो एवरनाइट गॉडेस की भक्त थी, हमेशा सपोर्ट और गाइडेंस देती थी। लेकिन एक बार फिर ट्रेजेडी आई जब उसकी माँ उसी साल गुजर गई जब क्लाइन ने खोई यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर किए। आजकल क्लाइन अपने बड़े भाई और छोटी बहन के साथ 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रह रहा था। जिम्मेदारी का बोझ बड़े भाई पर था जो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी में क्लर्क था और सिर्फ परिवार को संभाल रहा था। एक हिस्ट्री ग्रेजुएट होने नाते क्लाइन को एंशिएंट फेसिक लैंग्वेज का अच्छा ज्ञान था जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट पर बोली जाने वाली हर लैंग्वेज का पेरेंट लैंग्वेज माना जाता है। उसने हर्मीज भाषा भी जानी, एक ऐसी भाषा जो प्रार्थना,
बलिदान और पुराने मकबरों से जुड़ी हुई है। यह ज्ञान जो मिंगरुई के अंदर एक अचानक रियलाइजेशन को जगाता है। हर्मीज भाषा, ये सोच उसके दिमाग में गूंजती है। जो मिंगरुई अपने कमरे में खड़ा था, एक डेस्क के पास जिसमें एक नोटबुक खुली पड़ी थी। पेज पर बड़े काले लेटर्स में अजीब सिंबल्स लिखे थे। साथ ही बहुत डरावना मैसेज था, सब लोग मरेंगे इंक्लूडिंग मैं। ये राइटिंग खून से की गई लग रही थी। जो मिंगरुई लगता था जैसे वो शॉक और कंफ्यूजन में है। उसने सोचा क्यों उसके हाथ इतने गंदे हैं, फिर समझा कि उसके हाथ पर कुछ खून लगा हुआ है। उस पर यह बात समझ आई, ये खून था। एक दर्द का लहरा उसकी कनपटी से उठा जो उसे कान में तेज दर्द देने लगा। उसने हाथ उठाकर उस जगह को छुआ। उसने सोचा ये दर्द क्यों हो रहा है। उसने फिर अपनी उंगलियों को देखा जो खून से भरी हुई थी। उसने अपने माथे पर तीखा दर्द महसूस किया। फिर उसने आईने की तरफ देखा और वह स्थल को छूने लगा और उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं। उसने समझा कि उसके सिर पर एक घाव है। ये एक गनशॉट का घाव था। एक बड़ा लाल चांद आसमान में खिड़की के बाहर लटका हुआ था। अंदर क्लाइन शॉक में सोचता है कि वो जिंदा कैसे है। कहता है कि कोई इतने सीरियस इंजरी सरवाइव नहीं कर सकता। वो अपने चेहरे पर चोट को छूता है कांपते हुए और देखता है कि वो आधा ठीक हो चुका है। वो सोचने पर मजबूर होता है कि क्या हो रहा है। उसे समझ आता है कि वो कुछ गलत नहीं देख रहा और वो वाकई में जिंदा है। क्लाइन सोचता है कि शायद ये हीलिंग इफेक्ट ट्रांसमाइग्रेशन प्रोसेस की वजह से है। फिर वो सोचता है उसकी मौत कैसे हुई। वो एक डेस्क के पास खड़ा है जहां एक गन और एक किताब है। वो गन उठाता है और देखता है कि एक बुलेट मिसिंग है। उसे समझ आता है कि ये गन ही उसकी मौत का कारण है। क्लाइन की आंखें छोटी हो गईं जब उसने जमीन पर खून के दाग और एक गोली देखी। सीन को और नजर से देखते हुए उसे रियलाइज होता है कि ये एक गन शॉट से मौत थी। ये सोच खुदकुशी है या मर्डर उसके जहन में चक्कर लगा रही थी। अगर ये खुदकुशी होती तो उसने सोचा कि फैमिली की हालत कितनी खराब है। उसका बड़ा भाई बेंसन तो डेस्क के लिए भी गैस लैंप अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा रिवॉल्वर के लिए पैसा कहां से आता। लेकिन अगर ये मर्डर है तो किलर का मकसद क्या है। एक गरीब लोअर क्लास हिस्ट्री ग्रेजुएट से क्या दिक्कत हो सकती है। क्लाइन अपने चेहरे को सिंक में धोता है। फ्रस्ट्रेटेड है कि इस बॉडी के ओरिजिनल ओनर की फ्रैगमेंटेड यादें कोई और क्लू नहीं देती। लेकिन वो इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसने खुद को एटलीस्ट साफ किया। उसका इरादा है कि बाद में जमीन पर खून साफ करेगा ताकि उसकी छोटी बहन मेलिसा डर न जाए। फिर से अंदर क्लाइन रिवॉल्वर पर सोच रहा है जब उसने दरवाजे पर एक क्रीक सुना। मेलिसा अंदर आती है, पूछती है क्लाइन क्या कर रहा है। वो जल्दी से रिवॉल्वर छुपा लेता है, मेलिसा को खुशी से ग्रीट करता है और उसकी पंक्चुअलिटी पर कमेंट करता है। वो एक पॉकेट वॉच उठाता है, बताता है कि वो इसे ठीक करना चाहता था पर हाथ रुक गए हैं। मेलिसा ने देखा कि वो पहले से ही उठा हुआ है और हमेशा की तरह पंक्चुअल है। मेलिसा ने क्लाइन को एक्सपेक्टेंट एक्सप्रेशन के साथ देखा और उससे ये देने को बोला। मेलिसा दरवाजे पर खड़ी थी, हाथ बढ़ाते हुए पॉकेट वॉच मांग रही थी। क्लाइन उसकी इंसिस्टेंस से हैरान थोड़ा थोड़ा बोल रहा था। मेलिसा ने क्लाइन के हाथ से पॉकेट वॉच उठा ली। उसने उसे ध्यान से देखा, सोचते हुए कि शायद बेस्ट होगा अगर वो इसे खुद ठीक करे। तब हमें पता चलता है कि मेलिसा मोरेटी के बारे में। वो 16 साल की है। मोरेटी परिवार की छोटी बेटी, टिंगन टेक्निकल स्कूल के स्टीम और मशीनरी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट, और उसका सपना है स्टीम इंजीनियर बनना। क्लाइन ने मेलिसा को देखा, सोचता हुआ कि वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी उसने याद किया था और उसे मैकेनिकल चीजों में सीरियस टैलेंट दिख रहा था। मेलिसा ने पॉकेट वॉच वापस क्लाइन को दी। अब वॉच टिक कर रहा था। क्लाइन हैरान था कि उसने इसे कैसे ठीक किया। मेलिसा ने क्लाइन को चिंता से देखा। क्लाइन उसकी नजर से कंफ्यूज्ड हो गया, सोचता कि क्या वो उसे मेंटली हैंडीकैप समझती है। बाद में क्लाइन ने 2 लोफ ब्रेड एक प्लेट पर रखे। वो बताती है कि वो उसके इंटरव्यू के लिए लैम्ब और पीस टू बनाएगी। मेलिसा ने क्लाइन को याद दिलाया कि वो फ्रेश ब्रेड खरीदे, लेकिन सिर्फ 8 पाउंड। उसने उसे समझाया कि मौसम गर्म है, अगर ज्यादा लिया तो जल्दी खराब हो जाएगा। मेलिसा ये भी याद दिलाती है कि लैम्ब और पीस मत भूलना। क्लाइन एग्री करता है, उसकी प्यार भरी चिंता को समझता है, और अगर उसने आज कुछ जरूरी खाना खरीदा तो इसका मतलब ये होगा कि वो एक और लक एनहांसमेंट रिचुअल कर पाएगा और फिर वापस ट्रांसमाइग्रेट कर पाएगा। सीन शुरू होता है क्लाइन के साथ, जो एक डेस्क के ड्रॉवर में कुछ तलाश कर रहा है और बंक बेड के नीचे झांक रहा है, जैसे वो कुछ खास ढूंढ रहा हो। उसे वो मिल जाता है और वो रिलीव्ड लगता है। फिर सीन बदलता है एक बाजार के नजारे में, जहां अलग अलग वेंडर्स और लोग अपने रोजाना के कामों में व्यस्त हैं। क्लाइन बाजार से गुजर रहा है, आसपास के सीन को ऑब्जर्व करते हुए। वो फूड वेंडर्स के पास से गुजरता है जो पैन रोस्टेड फिश और ऑयस्टर सूप बेच रहे हैं।
और फिर एक सब्जी वाला फ्रेश वेजिटेबल्स दे रहा है। क्लाइन ये लाइवली मार्केट सीन देखता है और मन ही मन सोचता है कि लोअर क्लास मार्केट्स कितने वाइब्रेंट होते हैं। उसके हाथ में थोड़े पैसे हैं। वो पैसे को देखते हुए सोचता है कि चाहे वो किसी भी दुनिया में हो, पैसा हमेशा अट्रैक्टिव और क्यूट होता है। फिर वो मन ही मन सोचता है कि उसके पास कितना कम पैसा है जबकि वो ट्रांसमाइग्रेटेड हो चुका है। वो कुछ स्टेपल खाना खरीदने का डिसाइड करता है ताकि लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म कर सके। फिर वो एक बेकरी गोसॉन फैनिस जाता है जहां वो एक फ्रेंडली बेकर मिसेस स्माइरिन से 8 पाउंड राइप ब्रेड खरीदता है। स्माइरिन पूछती है कि बेंसन कहाँ है, यह नोट करते हुए कि वो अभी तक वापस नहीं आया। वो आगे कहती है कि बेंसन सच में हार्ड वर्किंग यंग मैन है और उसका मन है कि वो अच्छी बीवी जरूर ढूंढेगा। फिर उसने क्लाइन की तरफ देखा, उसकी स्कूल फिनिश करने पर उसे बधाई देते हुए और खोए यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री में ग्रेजुएट होने पर। उसने यह भी बोला कि वो जल्दी पैसा कमाने लगेगा और उस तरह के अपार्टमेंट में नहीं रहना चाहिए, ये सजेस्ट करते हुए कि वो ऐसी जगह ढूंढ ले जहां उसका अपना बाथरूम हो। क्लाइन मुस्कुराया, मिसेस मायरन से बोला कि वो उस दिन एक लाइवली यंग लेडी लग रही थी। उसने सोचा कि करंट मेमोरीज के फ्रैगमेंटेड नेचर को देखते हुए वो अपकमिंग जॉब इंटरव्यू कैसे हैंडल करेगा। उसने ये भी सोचा कि उसे वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके दोस्त और उसकी वंडरफुल लाइफ घर पर उसका इंतजार कर रहे हैं। मिसेस मायरन ने क्लाइन को बताया कि टोटल 9 पेंस होगा। क्लाइन हैरान हुआ, सोचता हुआ कि कुछ दिन पहले तो ये 11 पेंस का होता और 2 महीने पहले ये 15 पेंस था। मिसेस मायरन ने कहा कि उन्हें ग्रेन एक्ट को थैंक करना चाहिए। क्लाइन ने सोचा कि मेलिसा ने लैम्ब और पीज मांगे थे। उसने अंदर से उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जो प्रोटेस्ट में घूमे थे। क्लाइन फिर बाजार में अपने ब्रेड के बैग के साथ चलता है। मार्केट में एक क्लाउन सर्कस का एडवर्टाइज कर रहा था जो अगले रात शो करने वाला था। उसने क्लाइन से बात की और बोला आओ। क्लाइन ने फ्लायर लिया। उसने सोचा कि मेलिसा को कुछ ऐसा पसंद आएगा और सोचा टिकट्स का प्राइस कितना होगा। तब एक औरत जो चुड़ैल की तरह ड्रेस की हुई थी क्लाइन की तरफ आई और बोली कि वो उसका फॉर्चून बता सकती है। क्लाइन ने पूछा फॉर्चून? उसने मना कर दिया, पर चुड़ैल ने कहा कि उसका टैरो का जादू बहुत एक्यूरेट है। क्लाइन थोड़ा रुक गया, रियलाइज करते हुए कि उसने टैरो कहा और लगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन अर्थ पर भी वही था। उसने इस दुनिया के टैरो कार्ड्स के बारे में सोचा, समझते हुए कि ये 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड से नहीं आए थे, ना ही एंशिएंट टाइम से आए थे। ये एक्चुअली सिर्फ 170 साल पहले रोसेल गस्टा ने बनाए थे, जो उस वक्त इंटिस रिपब्लिक के कौंसिल थे। रोसेल ने स्टीम इंजन बनाया, सेलबॉट को इम्प्रूव किया और इंटिस किंगडम का राज गिरा दिया। गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च ने उसको रिकॉग्निशन दिया और वो इंटिस रिपब्लिक का पहला कौंसिल बन गया। बाद में उसने कई देशों पर युद्ध शुरू किया। लेनबर्ग और कई और देश इंटिस रिपब्लिक के प्रोटेक्टोरेट बन गए। लोएन किंगडम, फेनापोटर, फेसाक एम्पायर और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के दूसरे पावरफुल देश भी उसके सामने झुकने पर मजबूर हो गए। वहां से उसने इंटीज रिपब्लिक को इंटीज एम्पायर में बदल दिया और अपने आप को एम्परर सीजर नाम दिया। ये रोसेल के राज के दौरान हुआ, जब गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप की चर्च को 5th एपॉक के बाद पहली बार पब्लिक डिवाइन रेवलेशन मिला। उसके बाद गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का नाम बदलकर गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी रख दिया गया। रोसेल ने टैरो डिविनेशन भी इन्वेंट किया और उन्होंने पेपर बेस्ड कार्ड्स का सिस्टम एस्टैब्लिश किया, साथ ही इन्हें खेलने के तरीके भी। इन तरीकों में से बहुत से क्लाइन ने पहचाने, जैसे कि वॉर, टेक्सास होल्डएम और ग्वेंट। लेकिन दुख की बात है कि उन्हें अपने जीवन के आखिरी सालों में धोखा दिया गया। 5th एपॉक के 189वें साल में चर्च ऑफ द इंटरनल ब्लेजिंग सन ने सौरॉन फैमिली और पुराने इंटिस किंगडम के अन्य नोबल फैमिलीज के साथ मिलकर उनकी हत्या कर दी और वो व्हाइट मेम्पल पैलेस में मर गए। क्लाइन ने सोचा, मेरी यादों के टुकड़ों के आधार पर ये एम्परर सीजर, क्या वो मेरा सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन में? अगर नहीं है, क्लाइन ने सोचा, अगर दाम ठीक है तो मैं ट्राई करूंगा। विच ने कहा, सर आप आज पहले व्यक्ति हैं जो डिविनेशन के लिए आए हैं, इसलिए यह बिना किसी चार्ज के होगा। क्लाइन एक छोटी टेबल पर चुड़ैल के सामने बैठा था। चुड़ैल ने 3 टैरो कार्ड्स रखे जिन्हें उसने द मैजिशियन, द एम्परर और द हैंग्ड मैन कहते हुए बताया। क्लाइन को यह सोचकर हैरानी हुई कि ये कार्ड्स भी वही हैं जैसे अर्थ पर थे। उसने सोचना शुरू किया कि शायद रोसेल उसका सीनियर है ट्रांसमाइग्रेशन। मेविच ने उससे कार्ड्स को शफल और कट करने के लिए बोला। क्लाइन कार्ड्स पकड़कर पूछता है, क्या रीडिंग के लिए कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है? विच ने उसे एश्योर किया कि यह बिल्कुल फ्री है। क्लाइन ने कार्ड शफल किया और बोला, मैं खत्म कर चुका हूँ। विच ने फिर पूछा, आप क्या जानना चाहते हैं? पास्ट,
प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में। सीन शुरू होता है जब क्लाइन एक टेबल के सामने एक यंग वुमन के साथ बैठा है जो एक विचेस हैट पहनी हुई है। वो उससे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक सवाल पूछती है। ये वुमन, जो एक टैरो कार्ड रीडर है, क्लाइन को कार्ड्स को दोबारा शफल करने के लिए कहती है, समझाते हुए कि सिर्फ इंटेंशन के साथ शफल करने से ही उन्हें मीनिंगफुल आंसर्स मिलेंगे। क्लाइन थोड़ा इरिटेटेड लगता है। वो ये सवाल करता है कि क्या रीडर जानबूझकर उसे तंग कर रही है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि सर्विसेज फ्री होने चाहिए नहीं, जो इम्प्लाई करती है कि वैसे नहीं है। क्लाइन फिर कंफर्म करता है कि उसने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और पूछता है कि क्या इस बार कोई प्रॉब्लम है। वुमन चेयरफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि कोई और इशू नहीं है। टैरो रीडर 3 कार्ड्स रखती है, एक पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए। वो क्लाइन को पहला कार्ड देखने का चुनाव देती है। क्लाइन प्रेजेंट देखना चाहता है। कार्ड रिवील होता है। जो कार्ड रिवील होता है वो है द फूल कार्ड, टैरो कार्ड नंबर 4। क्लाइन की ब्रॉड सोच में झुकी होती है। वो द फूल कार्ड की सिग्निफिकेंस पर विचार करता है, एक शुरुआत जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज में जाता है। तभी एक और वुमन जो टैरो रीडर की तरह दिखती है गुस्से से अंदर आती है, टैरो रीडर पर इम्पर्सोनेशन का इल्जाम लगाते हुए। ओरिजिनल टैरो रीडर साफ साफ हैरान होती है। दूसरे वुमन को जाने के लिए कहती है। ओरिजिनल टैरो रीडर अपने दांत को जारी रखती है, पहली को याद दिलाते हुए उसकी असली प्रोफेशन एनिमल ट्रेनर है और फॉर्चून टेलिंग उसका काम नहीं है। नकली टैरो रीडर चली जाती है। क्लेन कंफ्यूज्ड है। ओरिजिनल टैरो रीडर थोड़ी स्ट्रेस्ड होकर माफी मांगती है। वो क्लेन के पास जाती है और उसे टैरो कार्ड्स इंटरप्रेट करने का ऑफर देती है, लेकिन फी के लिए। क्लेन पूछता है क्या इसका इंटरप्रिटेशन फ्री होगा। ओरिजिनल टैरो रीडर बोलती है नहीं। क्लेन कहता है फिर छोड़ दो। क्लेन टैरो रीडर की जगह से बाहर निकलता है ब्रेड लेके। वो अपने एनकाउंटर पर सोचता है, सरप्राइज होता है कि उसे टैरो रीडिंग मिलने वाली थी एक जानवर ट्रेनर से और पैसे की कमी के लिए शिकायत करता है जो कंसल्टेशन के लिए पे करना पड़ा। वो मेंशंस करता है कि उसने स्टैपल्स खरीदे हैं, ये ऐड करते हुए कि उसने लकी रिचुअल का इनकंटेशन एंशेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो मौजूदा खाना याद करता है जो मेलिसा ने उससे खरीदने को बोला था, लेकिन वो नोट करता है कि पैसे टाइट है और परचेज उसे 2 सोली और 1 पैनी में पड़ा। उसे अपने पॉकेट से एक्स्ट्रा पैनी भी निकालनी पड़ी। क्लेन अपने डेस्क पर बैठकर इनकंटेशन ट्रांसलेट कर रहा है। वो नोट करता है कि हर्मीस लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने इनकंटेशन को एंसेंट, फैसेक और लोएन में ट्रांसलेट किया है। वो पहले वही ट्राई करने का सोचता है। क्लेन टेबल पर एक लोफ ब्रेड रखता है। वो कंफर्म करता है कि स्टेपल फूड सही जगह है और अब शुरू करने का वक्त है। क्लेन रिचुअल करता है जब वो कहता है, ब्लेजिंग स्टेम फ्रॉम द इमोर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो इसे 3 बार दोहराता है। ब्लेसिंग गूंजती है जब वो 4 लॉफ्स ऑफ ब्रेड के साथ खड़ा होता है, एक तरीके से मैजिकल रिचुअलिस्टिक सर्कल में जो रूम के 4 कोनों के आसपास है। वो सोचता है क्या वो अब वापस जा सकता है। वो रिचुअल सीन को देखता है और सोचता है कि क्या रिचुअल का कोई असर हुआ है और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्लेन घबरा गया, सोचता है क्या हो रहा है। उसका कहना है कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा है और समझ नहीं पा रहा कि उसके पास क्या बात कर रहा है। क्लेन को अफसोस होता है कि उसने रिचुअल शुरू किया, चाहता है कि उसने इसे छोड़ दिया होता। वो दर्द से घुटनों के बल गिरता है, जैसे उसके सिर में एक नेल घुसा दिया गया हो। वो दर्द में है। क्लेन बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरता है। अचानक क्लेन हवा में लेविटेट करने लगता है। क्लाइन की सोच धुंधली होने लगी। एक अजीब सी उलझन उस पर छाने लगी। उसने सोचा क्या वो जग गया है और इस जगह का क्या सच है जहां वो है। वो एक काले ग्रे फॉग वर्ल्ड में था जहां उड़ते हुए लाल पार्टिकल्स थे। वो खड़ा हुआ घबराहट से इधर उधर देख रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया जैसे किसी पार्टिकल को छूने की कोशिश कर रहा हो। उसे अचानक से एक ऊर्जा का झटका महसूस हुआ। एक चमकती रोशनी उसके शरीर के आसपास चमकने लगी। उसने समझा कुछ तो गलत है। तब सीन बदलता है। हम एक लड़की ऑड्री हॉल को देखते हैं। वो आईना से कहते हैं कि वो जग जाए। उसकी बात के बाद खामोशी छा गई जब वो आईना के सामने बैठी थी, एक कमरे में जहाँ फायरप्लेस, शैंडिलियर और वैनिटी थी। उसने सोचा कि उसके पिता ने उससे झूठ बोआ है। उसके पिता ने हमेशा कहा था कि ये आईना कभी डार्क एम्परर ऑफ द एंशिएंट सोलोमन एम्पायर का था और ये एक अनोखा खजाना है। फिर अचानक उसने कुछ देखा और सोचा क्या हो रहा है। आईना एक पिंक रोशनी से चमकने लगा। फिर कहानी एक जहाज की तरफ बदल गई जो समुंदर पर सैल कर रहा था। अल्जर विल्सन एक शिप पर खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट पकड़े हुए। उसने सोचा कि उसके पास अभी भी घोस्ट शार्क का ब्लड कम है। उसने फिर से क्रिस्टल की तरफ देखा और कुछ नोटिस किया। क्रिस्टल एक पिंक लाइट से चमकने लगा। अचानक एक जोर से धमाका हुआ और शिप ब्राइट स्ट्रीक्स ऑफ लाइट से इल्यूमिनेट हो गया। सीन शिफ्ट होता है। क्लाइन हैरान होकर दूसरे लोगों को देखता है। उसने सोचा ये जगह कहाँ है। ऑड्री हॉल ने उससे पूछा ये जगह क्या है। एल्गर विल्सन भी वहाँ था। एल्गर विल्सन एक ब्लॉन्ड लड़की के साथ खड़ा था जो एक फैन पकड़ रखी थी और दोनों लोएन लैंग्वेज में बात कर रहे थे। क्लाइन ये नोटिस करता है और सोचता है कि ये जगह क्या है।
और वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। उसे समझ आया कि उसे खुद के जवाब भी नहीं पता। उसने सोचा क्या ये दोनों लोग भी इस अजीब जगह में उसके लक एनहेंसमेंट रिचुअल की वजह से आए हैं। अगर ये सच है तो खुद को एक्सपोज करने के बजाय उसने थोड़ा साउंड आउट करना सही समझा और शायद वो कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। क्लाइन ने उन्हें बोला कि ये एक कोशिश थी। अगले सीन हम देखते हैं कि ऑड्री और एल्गर विल्सन शॉक में है जब क्लाइन कहता है कि ये एक अटेम्प्ट था। वो एक धुंधले माहौल में खड़े हैं। ऑड्री हॉल सोचती है कि वो आदमी कौन है और वो किसके साथ है, क्योंकि वो अच्छे से देख नहीं पा रही है। ऑड्री हॉल पूछती है क्या अटेम्प्ट पूरा हो गया है और क्या उसे घर वापस जाने दिया जा सकता है। एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल साथ खड़े हैं। उनकी शक्ल धुंधले माहौल में छुपी हुई है। क्लाइन उन्हें देख रहा है, नोट कर रहा है कि वो एक सुंदर लड़की है जिसका बालों का रंग सोना है और एक आदमी जिसका बालों का रंग नीला है। क्लाइन परेशान है क्योंकि वो अभी तक उनकी शक्ल अच्छे से नहीं देख पा रहा है। वो सोचता है क्या ये उसकी शक्ति की कमी है या उसे इस दुनिया का समझ ही नहीं है। क्लाइन को लगता है कि इस वक्त एल्गर, विल्सन और ऑड्री हॉल गेस्ट हैं और वो होस्ट है। क्लाइन कहता है कि अगर वो फॉर्मली रिक्वेस्ट करे तो वो उन्हें अभी के अभी भेज सकता है। ऑड्री हॉल को लगता है कि क्लाइन किसी बुरी नीयत से नहीं बोल रहा है और ये एक जबरदस्त अनुभव है। ऑड्री हॉल कहती है कि वो हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा कुछ अनुभव करने को मिलेगा और उसे रहस्य और सुपरनैचुरल मिरेकल्स पसंद हैं और वो क्लाइन से पूछती है कि बियॉन्डर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। क्लाइन को लगता है कि ये अच्छा सवाल है और वो भी इसका जवाब जानना चाहते हैं। क्लाइन सोचता है कि वो इस दुनिया का होस्ट है और ये उसके लिए थोड़ा अनुचित है सिर्फ यहाँ खड़े होके सवालों का जवाब देना। क्लाइन को लगता है कि यहाँ एक टेम्पल और एक लंबी टेबल होनी चाहिए और वो उस टेबल के हेड पर बैठे मेहमानों को ऑब्जर्व करे जब वो अपने सवाल पूछते हैं। एक आवाज आती है। अचानक उनके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदलने लगती है। ऑड्री हॉल और एल्गर, विल्सन को ये अचानक परिवर्तन देख के हैरानी होती है। एक बहुत बड़ा शानदार टेम्पल उस जगह से उभर आता है। टेम्पल बहुत बड़ा है जिसमें ऊंचे पिलर और इंट्रिकेट डिटेल्स हैं। उसके अंदर एक लंबी टेबल और कुर्सियां आती हैं। एक तेजी से हवा नए बनाए गए स्थल से गुजर जाती है। ऑड्री हॉल हैरान है, इसे चमत्कारी कह रही है। क्लाइन टेबल के सिर पे बैठा है। एल्गर, विल्सन पूछता है कि क्या ऑड्री हॉल लोएन से है। वो आगे बताता है कि अगर उससे बियॉन्डर बनना है तो उसे एवरनाइट गॉडेस की चर्च, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स की चर्च या गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की चर्च ज्वाइन करनी चाहिए। एल्गर, विल्सन बीच में बोलता है कि अक्सर लोगों को कभी भी बियॉन्डर से मिलने का मौका नहीं मिलता और उसे लगता है कि ये बात चर्चेज में भी सच है, रैंकिंग क्लर्जी के बीच भी। एल्गर, विल्सन ये भी बताता है कि कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स और एग्जीक्यूशन एजेंसीज में बियॉन्डर्स हैं जो अंधेरे में बढ़ते खतरों से लड़ रहे हैं। उसने देखा है कि अब इनकी संख्या पहले से काफी कम है, आयरन एज के शुरुआती दिनों से। ऑड्री हॉल कहती है कि वो ये सब जानती है और इससे भी ज्यादा, जैसे नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर और मशीनरी हाइव माइंड के बारे में। लेकिन वो कहती है कि वो अपनी आजादी नहीं खोना चाहती। एल्गर, विल्सन पूछता है क्या उसने कभी सुना है किसी का बियॉन्डर बनने का बिना कोई दाम चुकाए। वो सजेस्ट करता है कि अगर वो चर्च ज्वाइन करने और उनके टेस्ट लेने नहीं चाहती तो उसका सिर्फ एक ऑप्शन होगा इन कुछ नोबल फैमिलीज को ढूंढना जिनकी कहानियां कम से कम 1000 साल पुरानी हैं। अगर ये नहीं हुआ तो एल्गर, विल्सन सोचता है कि वो अपनी किस्मत आजमा सकती है और उन इविल ऑर्गेनाइजेशंस को ढूंढने की कोशिश कर सकती है जो छायाओं में छुपी हैं। ऑड्री हॉल पूछती है क्या वाकई और कोई रास्ता नहीं है। एल्गर, विल्सन ने ऑड्री हॉल का सवाल सुना कि क्या कोई दूसरा तरीका है। झट से उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कह दिया कि उसके पास 2 सीक्वेंस नॉर पोशंस के रेसिपीज हैं। ऑड्री हॉल हैरान हो गई और पूछा कौन से 2। एल्गर, विल्सन ने समझाया कि अगर वो एक असली बियॉन्डर बनना चाहती है तो उसे पोशंस पर निर्भर रहना होगा और पोशन के नाम ब्लास्फेमी स्लेट से आते हैं। उसने और भी बताया कि पोशन के नाम कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुए हैं और समय के साथ काफी बदल गए हैं। नाम हमेशा मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि ये करंट एरा के न्यूआंसेस से मैच करे। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि नाम पोशंस के कोर कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाए। उसने आगे कहा कि उसके पास एक पोशन है जिसका नाम सेलर है। यह एबिलिटी देता है कि आप आजादी से और स्टैडीनेस से चल सकें, चाहे आप एक शिप पर हो बीच समुंदर में स्टॉर्म के। ये भी एक इल्यूजरी स्केल्स दी जो किसी को स्विमिंग करने और पानी के नीचे कम से कम 10 मिनट तक डाइव करने की सुविधा देती थी, जैसे कोई समुंदर का प्राणी हो। ऑड्री हॉल हैरान थी, कह रही थी कि ये तो कीपर ऑफ द सी की तरह लगता है जो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से है। एल्गर, विल्सन ने कंफर्म किया कि हाँ, पुराने समय में इसे कीपर ऑफ द सी कहकर बुलाया जाता था। उसने ये भी बताया कि दूसरा रेसिपी एक पोशन का था जिसे स्पेक्टेटर कहा जाता था। उसे नहीं पता था कि इसे पुराने समय में क्या कहते थे, लेकिन ये दिमाग की एनर्जी और ऑब्जर्वेशन स्किल्स को काफी बढ़ा देता था। लोगों
लोगों के एक्सप्रेशंस, कंडक्ट और वर्ड्स को देखकर एक व्यक्ति उनकी अंदर की सोच को चुरा सकता था, जैसे वो एक स्पेक्टेटर हो जो एक प्ले देख रहा हो। एल्गर विल्सन ने डिक्लेयर किया कि चाहे वो एक लैविश बैंक्वेट हो या एक भीड़ भरी गली, याद रखना चाहिए कि एक स्पेक्टेटर हमेशा सिर्फ स्पेक्टेटर ही रहेगा। ऑड्री हॉल ने बोला कि उसे स्पेक्टेटर का आइडिया पसंद आया और उसने पूछा कि वो इसकी रेसिपी कैसे हासिल कर सकती है और उसके लिए वो क्या ट्रेड कर सकती है। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कम से कम 8 मिलीलीटर्स घोस्ट शार्क ब्लड चाहिए। ऑड्री हॉल ने फिर पूछा कि वो कैसे जानेगी कि जब एल्गर विल्सन को घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाता है तो वो उसे फॉर्मूला देगा और वो फॉर्मूला असली होगा। एल्गर विल्सन ने कहा कि वो उसे एक एड्रेस देगा। उसने ये भी बोला कि जब उसे घोस्ट शार्क ब्लड मिल जाएगा वो फॉर्मूला उसे भेज देगा और उसे चिंता नहीं करनी चाहिए, और नहीं तो वो उस जगह पर सीधा रेसिपी भी बता सकता है असली होने की गारंटी के लिए। ऑड्री हॉल ने सजेस्ट किया कि अगर उनके पास वो मिस्टीरियस लॉर्ड गवाह होता तो वो और एल्गर विल्सन दोनों शांत हो सकते थे। उसके बाद उसने क्लाइंट की तरफ देखा और उनसे पूछा कि क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन के लिए गवाह बन सकते हैं। फिर ऑड्री हॉल ने क्लाइंट से पूछा कि उन्हें क्या बुलाएं। क्लाइंट थोड़ा रुका, सवाल पर विचार करते हुए। क्लाइंट का हाथ एक सरफेस पे था और एक टैपिंग साउंड सुना गया। क्लाइंट ने फिर डिक्लेयर किया कि उन्हें द फूल बुला सकते हैं। एल्गर विल्सन ऑड्री दोनों हैरान लग रहे हैं जब क्लाइंट ने कहा कि उन्हें द फूल बोल सकते हैं। फिर ऑड्री पूछती है, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या वो उनकी ट्रांजैक्शन का विटनेस बनने के लिए तैयार हैं? एल्गर विल्सन कहता है कि ये कुछ नहीं है, उन्हें मिस्टर फूल को विटनेस बनाकर गर्व महसूस होगा। क्लाइंट कहता है कि जो तरीका वो उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहा है वो उसकी करंट स्टेटस से फिट है। एल्गर विल्सन बताता है कि अगर वो घोस्ट शार्क का ब्लड हासिल कर लेती है तो इसे प्रिट्ज हार्बर में भेजना चाहिए और ओनर विलियम्स को बताना चाहिए कि कैप्टन इसे चाहते हैं। फिर ऑड्री मिस्टर फूल से पूछती है कि क्या उन्हें ये सारे अटेम्प्ट्स करने में कोई तकलीफ है। क्लाइंट सोचता है कि जब उसने ट्रांजैक्शन के लिए विटनेस बनने को मान लिया है तो इसका मतलब है कि उनका और गैदरिंग्स होने वाला है। एल्गर विल्सन मिस्टर फूल से पूछता है क्या उन्हें ये गैदरिंग इंटरेस्टिंग नहीं लगती, और वो ये भी कहता है कि वो काफी पावरफुल है, पर कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां वो एक्सपर्ट नहीं है और उनका और सामने बैठी हाईबॉर्न यंग लेडी के पास अपने एक्सपीरियंसेस, इनसाइट्स, कनेक्शंस और रिसोर्सेज हैं। ऑड्री सोचती है क्या उसका एक्सेंट और मैनरिज्म से ये ऑब्वियस होता है कि वो एक हाईबॉर्न यंग लेडी है। वो सोचती है लेकिन शायद फ्यूचर में वो और एल्गर विल्सन क्लाइंट की हेल्प कर पाएंगे उन टास्क्स में जो उसके लिए इनकन्वीनियंट होते। ऑड्री फिर कहती है कि उन्हें लगता है कि एल्गर विल्सन का सजेशन बहुत अच्छा है। वो आगे कहती हैं कि अगर उनकी गैदरिंग्स रेगुलर होने लगती हैं तो क्लाइंट डेफिनेटली कुछ टास्क्स उन दोनों को दे सकता है। वो ये भी ऐड करती हैं कि ये सब उनकी कैपेबिलिटीज के अंदर होना चाहिए। क्लाइंट सोचता है कि अगर वो और भी गैदरिंग्स करेगा तो उसको बियॉन्डर्स के राज और बहुत सारी मिस्ट्रीज के बारे में ज्यादा नॉलेज मिलेगा। उसका मानना है कि शायद इससे उसको वापस ट्रांसमाइग्रेट करने का भी रास्ता मिल जाए। वो सोचता है कि अगले गैदरिंग में उसको स्पेक्टेटर पोर्शन का रेसिपी सीखने को मिलना चाहिए। उसको लगता है कि वो और भी चीजें सीख सकता है जो उसकी करंट लाइफ में काम आएंगी। क्लाइंट फिर सोचता है कि जितने ज्यादा गैदरिंग्स होंगे उतना ही चांसेस हैं कि उसकी असली आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। क्लाइंट कहता है कि वो फेयर और इक्वल एक्सचेंज का बहुत शौक रखते हैं और वो इंश्योर करेंगे कि वो उन्हें किसी भी मदद के लिए रिवॉर्ड करें जो वो उन्हें देते हैं। क्लाइंट कह रहा है कि उन्हें हर मंडे मिलाना चाहिए दोपहर 3 बजे और उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि वो अकेला मिले। वो ये भी सजेस्ट करता है कि शायद वो पहले से लीव ले सकते हैं ताकि उन्हें इनअप्रोप्रिएट टाइम पर गैदरिंग्स की टेंशन ना हो। ऑड्री ने क्लाइंट से पूछा क्या इसका मतलब है कि वो अग्री है। फिर वो सजेस्ट करती है कि उन्हें अपने खुद के कोड नेम्स भी देने चाहिए। ऑड्री ये सजेस्ट करती है कि अगर मिस्टीरियस लॉर्ड मिस्टर फूल हैं जो एक टैरो कार्ड से लिया गया है तो उनकी गैदरिंग्स रेगुलर, लॉन्ग टर्म और सीक्रेट होंगी, इसलिए उनके नाम थीमेटिकली सिमिलर होने चाहिए। उसने डिसाइड किया कि उसका कोड नेम जस्टिस होगा। एल्गर विल्सन सोचता है कि उसका कोड नेम क्या होना चाहिए। उसने द हैंग्ड मैन चूज किया। ऑड्री फिर सजेस्ट करती है कि क्योंकि उन सबके कोड नेम्स मेजर अरकाना टैरो कार्ड्स से लिए गए हैं उन्हें अपने गैदरिंग का नाम द टैरो क्लब रखना चाहिए। वो क्लाइंट से पूछती है क्या ये उनके लिए ठीक है अगर वो टैरो क्लब के फाउंडिंग मेंबर्स बन जाएं। क्लाइंट जवाब देता है कि वो ऐसे छोटी छोटी बातें खुद डिसाइड कर सकते हैं। ऑड्री कहती है कि उसने सुना है कि टैरो कार्ड्स को एम्परर रोजेल ने गेम्स के लिए बनाया था और इनके पास कोई डिवाइनेटरी पावर्स नहीं होते। एल्गर विल्सन रिस्पॉन्ड करता है कि डिवाइनेशन हमारे अंदर से आता है और हर किसी में अपनी खुद की स्पिरिचुअलिटी होती है। वो ये भी कहती है कि हर कोई स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकता है, अपने बारे में हायर लेवल इंफॉर्मेशन महसूस कर सकता है, लेकिन आम लोग इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं और वो साइंस को समझने में असफल होते हैं जो उन्हें मिलते हैं। एल्गर विल्सन अपने रीजनिंग को समझा रहा है, कह रहा है कि डिवाइनेशन टूल्स इंफॉर्मेशन दिखाने में मदद करते हैं
जहां ड्रीम्स सबसे सिंपल एग्जाम्पल हैं। वो बताता है कि टैरो कार्ड्स भी इस कैटेगरी में आते हैं, सिंबोलिज्म और आसान आइडियाज का इस्तेमाल करके साइंस को समझने में ज्यादा कन्वीनियंट और एक्यूरेट तरीके से मदद करते हैं। अचानक क्लाइन को हेडेक महसूस होने लगता है। उसने सोचा कि अगर उसका हेडेक और बढ़ा तो वो इस दुनिया से अपना कनेक्शन ज्यादा देर तक नहीं रख पाएगा। क्योंकि क्लाइन का हेडेक और बढ़ रहा था, उसने कहा कि आज की गैदरिंग यहीं खत्म करते हैं। ऑड्रे उठती है। एल्गर विल्सन कहता है, जैसे आप चाहेंगे। ऑड्रे फिर वहां से चल देती है। क्लाइन वहीं बैठा रहता है। क्लाइन कहता है कि वो अपनी अगली गैदरिंग का इंतजार करे। सीन शिफ्ट होता है जब क्लाइन अपने रूम में वापस आता है। वो सोचता है कि ये सपने जैसा लग रहा है। उसने सोचा कि वो ग्रे और फॉगी दुनिया क्या थी। वो ये भी सोचता कि कौन या किस तरह की पावर वो चेंजेस ला रही थी। उसने डेस्क पर एक पॉकेट वॉच देखा। वो मुस्कुराते हुए सोचा कि फॉग फिल्ड दुनिया में टाइम भी इस दुनिया की तरह ही चलता है। उसने पॉकेट वॉच को हाथ में लिया और सोचा कि जो गैदरिंग उन्होंने की थी वो कितनी फैसिनेटिंग थी। वो क्लियरली अलग अलग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में रहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें अलग करने वाले लॉन्ग डिस्टेंसेस के बावजूद कम्युनिकेट किया। उसने सोचा ये तो काफी फेमिलियर लगता है, बिल्कुल वीचैट, क्यूक्यू या ऑनलाइन चैट रूम्स की तरह। वो डेस्क पर बैठ गया एक बुक देखते हुए और रियलाइज किया कि वो अर्थ वापस नहीं जा सकता, कम से कम शॉर्ट टर्म में तो नहीं। वो फैसला करता है कि अब से यहाँ कोई जो मिंगरुई नहीं, सिर्फ क्लाइन है। सीन बदल गया। एक तूफानी समुंदर दिख रहा था। आसमान में बिजली चमक रही थी। एक बड़ा सेलिंग शिप लहरों से लड़ रहा था। अल्जेर विल्सन शिप के डेक पर खड़ा था, हाथ में एक क्रिस्टलाइन पिरामिड पकड़े हुए। उसकी आंखें हैरान थीं। वो सोच रहा था क्या वो वापस आया है। पिरामिड क्रैक होने लगा। वो क्रिस्टलाइन पिरामिड अल्जेर विल्सन के हाथ में टूटा टुकड़े चारों तरफ गिर गए। उसने अपने खुले हाथ की तरफ देखा जहां एक ग्लोइंग स्नोफ्लेक जैसा सिंबल बना। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या है। फिर अल्जेर विल्सन ने एक कदम आगे बढ़ाया। फिर वो कहीं चलते हुए गया। एक लंबी हॉलवे, एक दीवार पर दिए से रोशनी हो रही थी। एक दरवाजा था जिसके ऊपर कैप्टन 1 लिखा था। अल्जेर विल्सन एक पायरेट कैप्टन के सामने खड़ा था जो डेस्क पर बैठा था। कैप्टन ने अल्जेर विल्सन की तरफ देखा। पायरेट कैप्टन ने कहा कि मैं नहीं हारूंगा। अल्जेर विल्सन ने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम कर सकते हो। पायरेट कैप्टन ने अल्जेर विल्सन को देखा। फिर अल्जेर विल्सन ने पायरेट कैप्टन पर एक जोरदार वार किया। पायरेट कैप्टन को बहुत जोर से मारा। उसने पायरेट कैप्टन को दीवार पर धक्का दिया, जिससे दीवार पर क्रैक्स फैल गई। अल्जेर विल्सन ने कैप्टन का गला पकड़कर दीवार पर दबा दिया। कैप्टन ने खांसी की। कैप्टन का गला क्रैक हुआ और उसके शरीर से खून गिरता गया फ्लोर पर। अल्जेर विल्सन फिर पायरेट कैप्टन को शिप से गिरा देता है। वापस अंदर एक साथी आता है। वो पूछता है क्या हुआ। अल्जेर विल्सन कहता है कि कैप्टन भाग गया, पर उसके पास थोड़ी बियॉन्डर पावर्स अभी भी है। वो साथी बोलता है कि कैप्टन इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और उन्हें ट्यूडर दौर की घोस्ट शिप ढूंढने के लिए रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो कहता है अगर तूफान चलता रहा तो कैप्टन इसमें बच नहीं पाएगा। दीवार के क्रैक्स खुद ही रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। अल्जेर विल्सन तब कंक्लूड करता है कि एक नया युग शुरू हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है। ऑड्रे हॉल अपने ख्यालों में खोई हुई है। हमें मिरर के ब्रोकन शार्ड्स देखते हैं और रेड पार्टिकल्स जो उसके हाथ पे एक सिंबल बनाते हैं। उसे समझ आता है कि जो उसने महसूस किया वो कोई सपना नहीं था। वो अपने आप पे मुस्कुराती है, फिर बिस्तर से उठती है। उसके बाद वो दरवाजे पे नॉक सुनती है। वो पूछती है कौन है, और दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं एनी हूँ, एक मेड अंदर आने की परमिशन मांगती है और ऑड्रे उसको परमिशन दे देती है। ऑड्रे पूछती है क्या कोई बात है। एनी कहती है कि उसे तैयार हो जाना चाहिए। फिर एनी मिरर के ब्रोकन शार्ड्स को देखती है और कहते हैं कि ये तो टूट गया है। ऑड्रे जल्दी से सूजी पर इल्जाम डालती है। वो कहती है कि सूजी यहाँ थी और हमेशा चीजें तोड़ती है। एनी जवाब देती है कि सूजी को अच्छे से ट्रेंड करना चाहिए क्योंकि डॉग्स डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं। ऑड्रे उसकी बात मान लेती है। एनी जो मैड है पूछती है कि वो कौन सा ड्रेस पहनना चाहती है। ऑड्रे कहती है कि उसे वो ड्रेस चाहिए जो मिसेस गिनी ने उसके 17th बर्थडे के लिए डिजाइन किया था, लेकिन मैड उसे मना करती है क्योंकि वो ड्रेस एक फॉर्मल ओकेजन पे पहनी गई थी और अगर वो दोबारा पहनती है तो लोग समझेंगे कि हॉल फैमिली पैसे की कमी में है। ऑड्रे कहती है कि उसे वो पसंद है, लेकिन एनी जो मैड है इंसिस्ट करती है कि वो सिर्फ घर पर पहने, फॉर्मल इवेंट पर नहीं। एडवाइस मिलने के बाद ऑड्रे मांगती है कि वो ड्रेस पहने जो लोटस डिजाइन्स के साथ स्लीव्स पर है, जो मिस्टर सेड्स ने परसों भेजी थी। मेड उसकी टेस्ट की तारीफ करती है। मेड और बैकग्राउंड में दूसरी मेड्स ड्रेस प्रिपेयर कर रही हैं। 2 मेड्स ऑड्रे की देखभाल कर रही हैं। जब वो एक सीट पर बैठी है
दरवाजे पर एक नॉक होता है और एक आदमी की आवाज आती है। उसके हाथ में एक रिंग है। वो आदमी पुराने स्टाइल का सूट और वेस्ट पहने हुए है और वो उसका पिता है। वो ऑड्रे को बैकलैंड की सबसे चमकदार ज्वेल कहता है और बोलता है कि अब जाना का टाइम हो गया है। ऑड्रे कहती है, मुझे ऐसा मत बुलाओ। फिर वो उसे अपनी खूबसूरत छोटी रानी कहता है और अपना हाथ उठाता है। वो उसका हाथ लेने से मना करती है क्योंकि वो चाहती है कि वो उसकी राइट तरफ हो। वो समझाता है कि लेफ्ट तरफ मिसेज हॉल काउंटेस के लिए है और वो अपनी माँ की जगह नहीं ले सकती। वो हाँ करता है और वो उसका राइट हाथ लेती है, ये कहते हुए कि ये उसकी सबसे बड़ी गर्व की बात है। सीन बदलती है प्रिट्स हार्बर, ओक आइलैंड, रॉयल नेवी बेस का नजारा दिखाते हुए। फिर एक कैरेज दिखाई देती है जहां ऑड्रे हॉल और उसके फादर कैरेज से बाहर निकलते हैं। जब वो नेवल बेस पहुंचते हैं तो उसे एक बड़े वॉरशिप से फॉग हॉर्न की आवाज सुनकर हैरानी होती है। वो उस दृश्य को देखकर हैरान होती है। इसे एक आयरन क्लैड वॉरशिप बताती है। एक बड़ी एयरशिप का धड़कना आसमान को भर रहा था जब वो एक पोर्ट के पास आई जहां काफी लोग इंतजार कर रहे थे। ये एयरशिप बड़ी और प्रभावशाली हार्बर पर छाई हुई थी, नीचे के शिप्स को छोटा करते हुए। कुछ लोग उम्मीद भरी नजरों से उस नीचे आती वेसल को देख रहे थे। ऑड्रे भी भीड़ में थी। उसका एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट और ऑ का मिक्स था। उसने तुरंत पहचाना कि ये एयरशिप राजा की है। एयरशिप धीरे धीरे नीचे आया, डॉक पर लैंड करने के लिए तैयार। एयरशिप से एक रैंप जमीन तक चुप गया और लोग बाहर आने लगे। सिपाही की लाइंस फॉर्मेशन में खड़े थे। उनकी आर्मर रोशनी में चमक रही थी। उनके हाथ में तलवारें थी। एक प्रसिद्ध आदमी लाल कोट पहने मेडल्स और टैसल से सजा हुआ आया। कई और लोग फॉर्मल अटायर में उसके साथ थे। उसे जॉर्ज III के तौर पर पहचाना गया जो लोएन किंगडम का शासक था। ऑड्रे ने वो सोल्जर्स देखे जो पूरे मेटल आर्मर में थे। उसने सोचा कैसे वो लोग इतने हैवी सूट्स पहनकर सरवाइव करते हैं इस लोहा, स्टीम और गन्स के जमाने में। उसने गैस किया शायद ये हायर ऑर्डर डिसिप्लिनरी पैलेडाइंस होंगे। लोएन किंगडम के प्राइम मिनिस्टर एग्गुसीड नेगन ने भीड़ से बात की। उन्होंने अनाउंस किया कि उन्होंने सबने एक इतिहास बनाने वाली आयरन क्लाइड वॉरशिप बनाई है। उन्होंने शिप के भावुक डायमेंशंस एक्सप्लेन किए। 101 मीटर्स लंबाई और 21 मीटर्स चौड़ाई, एक हाई फ्रीबोर्ड डिजाइन के साथ 457 mm मोटा मेन आर्मर बेल्ट और टोटल डिस्प्लेसमेंट 10,060 टन। उसने कंटिन्यू किया इसकी आर्मामेंट के बारे में बताते हुए 4 305 mm गन्स का मेन बैटरी, 6 रैपिड फायरिंग गन्स, 12 6 पाउंडर गन्स, 18 6 बैरल मशीन गन्स और 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स। उसने ये भी कहा कि ये 16 नॉट्स की स्पीड तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि ये वॉरशिप सच में एक हेजेमॉन बनेगी, समुद्र की विजेता। राजा से कहा गया कि नए वॉरशिप का नाम देना है। उसने कहा कि क्योंकि इसकी यात्रा प्रुट्स हार्बर से शुरू होगी, इसका नाम होना चाहिए द प्रुट्स। जश्न मनाया गया जब वॉरशिप द प्रुट्स पानी पर सेल करती दिखाई दी। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अब से 7 पायरेट्स जो अपने आप को एडमिरल्स कहते थे और 4 जो किंग्स कहते थे, उन्हें डर से कांपना पड़ेगा और अपने अंत का इंतजार करना पड़ेगा। उसने ये भी कहा कि उनका युग खत्म हो रहा है और चाहे उनके पास कुछ भी हो, घोष शिप्स या कर्स शिप्स, सिर्फ आयरन क्लैड वॉरशिप्स ही समुद्र में आजादी से भटक पाएंगी। जब द प्रिट्स लॉन्च हुआ तब ऑनलूकर्स में चिंता बढ़ गई। एक आदमी ने पूछा, क्या पायरेट्स अपने आयरन क्लैड वॉरशिप्स बना पाएंगे? दूसरे ने भी वही सोचा, क्या वो खुद भी बना सकते हैं? क्राउड में चर्चा होने लगी। एक ने पूछा, अगर पायरेट्स भी आयरन क्लैड वॉरशिप्स हासिल कर ले तो क्या होगा? किसी ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है और कभी नहीं होगा। उन्होंने समझाया कि द प्रिट्स बनाने के लिए 3 बड़े कोल और स्टील अम्लगमीटर्स, 20 बड़े स्टील फैक्ट्रीज, 86 साइंटिस्ट और सीनियर इंजीनियर्स, 2 रॉयल शिपयार्ड्स और करीब 100 अलग पार्ट्स फैक्ट्रीज की जरूरत थी। इसमें एक एडमिरल्टी, शिप बिल्डिंग कमेटी, कैबिनेट, एक मजबूत राजा जिसकी नजर दूर तक हो और एक शक्तिशाली देश जो साल में 12 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करे की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि पायरेट्स ऐसे कुछ अचीव नहीं कर सकते। फिर एक आदमी ने भाषण दिया कहकर कि गन्स और बड़े वॉरशिप्स का एरा आ गया है। सीन अब शिफ्ट होता है क्लाइन के डेस्क पर जहां उसकी एक बुक खुली है। उसने देखा कुछ ठीक नहीं है। उसने अपने हाथ पर देखा और नोटिस किया कि डॉट्स गायब हो रहे हैं। उसने सोचा कि क्या 4 डॉट्स जो एक स्क्वायर में हैं, रूम के 4 कोने पर स्टेपल फूड के 4 पीसेस से रिलेटेड हैं। उसने ये भी सोचा कि शायद फ्यूचर में उससे स्टेपल फूड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो सीधा रिचुअल्स और इनकेंटेशंस शुरू कर सकता है। उससे बाहर से अच्छा फील हुआ, पर यह बात उसे डरा रही थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। उसने ताओइस्ट रिचुअल से लेकर अब जो हो रहा है सब कुछ सोचा। उसने अपना एक बेस्ट कोट कहा कि डर इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे मजबूत भावना है और अनजाने का डर सबसे पुराना और सबसे मजबूत तरीका है डर का। क्लाइन नैप से उठकर देखा कि वो तो काफी ठीक है, पर थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। उसने अपनी पॉकेट वॉच चेक की और देखा कि बजे 2:30 हैं, मतलब वो 3 घंटे सोया था। उसने सोचा क्या यहाँ का टाइम वही तरीके से मेजर होता है जैसे अर्थ पे, और क्या यहाँ 1 घंटा वैसे ही लंबा है जैसे वहाँ। फिर उसका पेट भी गुरगुराने लगा।
क्लाइन बेड पर बैठा था, एक प्लेट पर फ्लोर पर रखे राई ब्रेड को घूरते हुए। उसने ब्रेड उठाया और सोचा कि अब उसकी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। ब्रेकफास्ट में राई ब्रेड, लंच में राई ब्रेड और डिनर में सिर्फ मीट। फिर उसने याद किया कि अब उससे एक ट्रांसमाइग्रेटर की असली ताकत दिखानी है। उसने हल्का सा मुस्कुराया। क्लाइन एक ओवन के पास खड़ा था, हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए जिसमें एक ब्रेड का टुकड़ा था। क्लाइन एक आलू धो रहा था। उसने राहत महसूस की, कहकर कि वो फाइनली खत्म हो गया। क्लाइन एक टेबल के पास खड़ा था जिसमें एक प्लेट में आलू और रोटी थी। उसने डिसाइड किया कुछ आलू खाने का ताकि भूख मिट सके, मेलिसा के वापस आने का इंतजार करते हुए, ताकि दोनों मिलकर लैम खाएं। जब उसने एक आलू खाया तो उसे अच्छा लगा और उसका टेस्ट उसकी बचपन की याद दिलाने लगा जब वो ऐसे ही आलू खाना पसंद करता था। बाद में क्लाइन एक डेस्क पर बैठा लिख रहा था। उसने बुक को जोर से बंद किया, एक बर्प मारा और बोला कि अब वो सच में जिंदा महसूस कर रहा है, ये समझकर कि रिचुअल करना वाकई में काफी एनर्जी ले लेता है। क्लाइन खाना खा के सेटिस्फाइड फील किया और डिसाइड किया कि अब काम शुरू करना है। उसने अपनी सिचुएशन पर सोचा, ये रिकॉग्नाइज करते हुए कि वो ट्रांसमाइग्रेट हो चुका है और बचने का कोई तरीका नहीं है। उसने तय किया कि उसका सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि मिस्टिसिज्म से जोड़ने का तरीका ढूंढे और एक बियॉन्डर बनने की कोशिश करे, जैसे जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने बात की थी। अच्छा हुआ क्लाइन को डायरी रखने की आदत थी। उसने सोचा कि वो इसे क्लूज के लिए देखेगा अगले गैदरिंग से पहले और देखेगा कि क्या उसके फ्रैगमेंटेड यादों के बीच के गैप्स भर सकता है। उसने ये भी समझा कि उसे क्लाइन के इशू का पता लगाना पड़ेगा। उसने सोचा कि क्लाइन ने सुसाइड क्यों किया और उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था। 24 मई की जर्नल एंट्री से पता चला कि वेल्च ने उसे ढूंढ लिया था और बताया कि उसने फोर्थ एपोक से एक नोटबुक हासिल किया है। क्लाइन फोर्थ एपोक की नोटबुक के लिए काफी एक्साइटेड था। वेल्च नहीं चाहता था कि स्टूडेंट से आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से मदद मांगे उसके कंटेंट्स डिकोड करने के लिए। इसके बजाय वो क्लाइन और नाया के पास आया ऐसे कुछ काम में मदद करने के लिए। क्लाइन सोच रहा था कि वो कैसे मना कर सकता है। बिल्कुल उसे इसे ग्रेजुएशन के बाद तक, थीसिस डिफेंस के बाद तक टालना पड़ा। ऐसे वक्त पर वो दिक्कत नहीं उठा सकता था। फोर्थ एपोक क्लाइन के यादों के हिसाब से अभी आयरन एज चल रहा है और फोर्थ एपोक आयरन एज से पहले था सोलोमन एम्पायर। क्लाइन ने फोर्थ एपोक के बारे में सोचा और उसे ये सच में रहस्यमय लगा। ऐतिहासिक लोगों ने 7 बड़ी चर्चेज के थियोलॉजिकल टेक्स्ट पर डिपेंडेंस बनाकर ये समझने की कोशिश की कि वहां क्या हुआ। अभी उन्हें सिर्फ सोलोमन एम्पायर, ट्यूडर डायनेस्टी और ट्रूनसोएस्ट एम्पायर के बारे में पता था। क्लाइन एक हिस्ट्री स्टूडेंट रहा था और उसने कुछ ऐसा फाइंड किया जो फोर्थ एपोक, जिसे एज ऑफ द गॉड्स भी कहा जाता है, पर अधिक जानकारी दे सकता था। वो तो बहुत ही एक्साइटेड होना चाहिए था। अचानक क्लाइन रुका। एक ख्याल उसके दिमाग में आया, क्या ये हो सकता है कि फोर्थ एपोक के बारे में जो जानकारी उसने पाई वो उसकी मौत से जुड़ी हो? उसने सोचा क्या उसकी जर्नल में और क्लूज हैं, और वो पेजेस पलटने लगा। 24 जून को एक एंट्री ने बताया कि नाया ने उसे कहा कि उन्होंने कुछ नया डिस्कवर किया है। क्लाइन ने सोचा कि उसे जाके देखना चाहिए। अगला एंट्री जो जून 25 को लिखी गई थी में कहा गया था कि नए तरीके से समझे गए कंटेंट से उन्हें पता चला कि नोटबुक का असली मालिक एक मिशन पर गया था सबसे ऊंचे पीक को समिट करने के लिए हॉर्नासिस माउंटेन रेंज में, जहां नेशन ऑफ द एवरनाइट था। क्लाइन हैरान था नोट करते हुए कि हॉर्नासिस माउंटेन्स की सबसे ऊंची पीक 6000 मीटर से ज्यादा ऊंची है। उसने सोचा कि कैसे एक नेशन वहां सरवाइव कर सकता है और उनकी जिंदगी कैसे चलती होगी। आखिरी एंट्री जो जून 26 को थी उसमें अजीब सिंबल्स थे। क्लाइन सोच रहा था कि क्या ये सब अजीब चीजें सच में हैं। जर्नल वहां खत्म होता है। क्लाइन ने जर्नल को देखा और नोट किया कि उसे जून 27 की एंट्री लिखना चाहिए था। उसे समझ आया कि वो 28 को रात को वहां आया था। वो थोड़ा रुककर एक लाइन याद करता है, सब मरेंगे, मुझे भी। क्लाइन को लगा कि उसे जर्नल से जितने क्लूज मिलने चाहिए थे मिल गए। अब जब उसने सब कुछ देख लिया था तो क्लाइन को जॉब ढूंढने की कोई चिंता नहीं थी। इस दुनिया और युग में यूनिवर्सिटीज बहुत कम हैं और ज्यादातर सिर्फ नोबल्स और एरिस्टोक्रेट्स ही उन्हें अटेंड करते हैं। जो कॉमनर इन स्कूल्स में जा सकता है, चाहे एंड में फेल भी हो जाए, वो वैल्यूएबल सोशल कनेक्शंस बना सकता है। क्लाइन को वेल्च याद आया जो एक अमीर बैंकर का बेटा था। वेल्च उसके और नाया के साथ वही ग्रुप में था और वो अक्सर उनसे मदद मांगता था। क्लाइन ने सोचा कि उसे वेल्च के पास जाके वो पुराना नोटबुक फिर से देखना चाहिए, शायद इस तरह से और क्लूज मिल जाएं। लेकिन उसने सोचा कि ऐसे सिचुएशंस अक्सर मूवीज में कैसे होती हैं। क्लाइन ने नोटबुक को देखा और उसका पोटेंशियल कनेक्शन सोचा। उसने रियलाइज किया कि अगर नोटबुक उससे सच में जुड़ी है तो शायद उसे डेंजर फेस करना पड़ेगा अगर वो और जानकारी लेने गया। लेकिन उसने ये भी जाना कि वो सिर्फ इस मैटर को इग्नोर करके नहीं भाग सकता, क्योंकि उसको इस मिस्ट्री को सॉल्व करना ही होगा। उसने पुलिस के पास जाने का आइडिया भी डिसमिस कर दिया, क्योंकि उसे लगा ये सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। जब क्लाइन वहां अपने ऑप्शंस पर सोच रहा था, तब अचानक से एक जोर की आवाज सुनाई दी। उसने अपना सर घुमाया और पूछा, कौन?
सीन शिफ्ट होता है जब एक जोर से थड़ की आवाज दरवाजे पर होती है। क्लाइन का हाथ एक गन की तरफ बढ़ता है, डेस्क के नीचे से निकालते हुए। क्लाइन, जो नर्वस लग रहा है, दरवाजे के पास जाता है और पूछता है कि कौन है। फिर वो गन को क्लिक करता है तैयार करके। कोई चीखता है कि ये माउंटबेटन है और ये पुलिस है। क्लाइन कहता है कि वो आ रहा है। वो गन को ओवन में छुपा देता है। क्लाइन ने दरवाजा खोला, यौन करते हुए और नैप लेने के लिए माफी मांगते हुए। उसने अपनी आंखें मलाई, हैरान देखते हुए। उसने कहा, क्या? और फिर कुछ आदमी सूट और टोपी में उसकी कमरे में आए। एक इंस्पेक्टर ने क्लाइन से पूछा, क्या उसे वेल्च मैकगवर्न का पता है? क्लाइन हैरान हुआ और पूछा, क्या उसके साथ कुछ हुआ है? पर इंस्पेक्टर ने बोला, पहले क्वेश्चंस पूछने दो। उसने क्लाइन को बोला, टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक रूटीन क्वेश्चनिंग है। इंस्पेक्टर ने क्लाइन से सवाल किया, पूछते हुए, क्या उसे वेल्च मैकगवर्न के बारे में पता है? क्लाइन ने गहरी सांस ली, फिर जवाब दिया कि अगर वो खोई यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट वेल्च मैकगवर्न जो कांस्टेंट से हैं की बात कर रहे हैं, तो हाँ, वो जानता है। उसने बताया कि वो दोनों क्लासमेट्स थे और एक ही मेंटर सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर क्वेंटिन कोहेन के नीचे पढ़ाई की थी। इंस्पेक्टर थोड़ी देर रुका, लगभग क्लाइन के शब्दों पर विचार करते हुए। क्लाइन थोड़ा वरीड होता है, पूछता है, क्या वेल्च के साथ कुछ हुआ है? इंस्पेक्टर ने सीरियस टोन में जवाब दिया, हाँ, मिस्टर वेल्च दुनिया से चले गए हैं। मुझे बहुत अफसोस है। क्लाइन विजिबली शॉक्ड हुआ, बोला, ये कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर ने आगे बोला, मिस नाया भी चले गई है। दोनों मिस्टर वेल्च के घर पर मिले। क्लाइन इस खबर से स्टंट हो गया और नाया के बारे में पूछा। इंस्पेक्टर ने फिर क्लाइन से पूछा कि उसका वेल्च के साथ क्या रिश्ता था। क्लाइन ने जवाब दिया कि उनका अच्छा रिश्ता था। उसने बताया कि वो, वेल्च और नाया काफी बार मिल रहे थे रिसेंटली। वो लोग फोर्थ एपक डॉक्यूमेंट को समझ रहे थे, ये क्लियर करते हुए कि डॉक्यूमेंट एक नोटबुक है। क्लाइन नाया की मौत सुन के शॉक हो गया, खास तौर पे जब उसने वेल्च की मौत के बारे में सुना। उसने पूछा, क्या उनका मर्डर हुआ है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, नहीं। इंस्पेक्टर ने समझाया कि सीन से मिलने वाले सबूत के हिसाब से उन्होंने सुसाइड किया। इंस्पेक्टर ने ग्रूसम सीन डिस्क्राइब किया, बोला कि वेल्च ने बार बार अपना सर दीवार पर मारा और दीवार खून से भरी हुई थी। उसने ये भी बताया कि नाया ने एक पानी के बेसिन में डूबकर अपनी जान दी, जो चेहरा धोने के लिए यूज होता है। क्लाइन को ये इन्फॉर्मेशन बिलीव करना मुश्किल लगा। उसने इम्पॉसिबल शब्द दोहराया। इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्होंने शुरू में भी वही सोचा था, लेकिन ऑटोप्सी रिजल्ट्स और सीन की हालत ने ड्रग्स या किसी एक्सटर्नल फोर्स को रूल आउट कर दिया। इंस्पेक्टर ने यह भी क्लैरिफाई किया कि वेल्च और नाया की बॉडीज पे कोई स्ट्रगल का निशान नहीं था। क्लाइन इस इन्फॉर्मेशन से गहराई से डिस्टर्ब दिख रहा था। इंस्पेक्टर ने क्लाइन से पूछा कि उसने आखिरी बार मिस्टर वेल्च या मिस नाया को कब देखा था। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे लगता है कि यह जून 26 था, जब उन्होंने नोटबुक का एक नया हिस्सा समझा और पढ़ा। क्लाइन ने आगे बताया कि उसके बाद वो घर आया था अपने इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए 30th को। उसने यह भी बताया कि इंटरव्यू टिंगेन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ था। तभी दूसरे इंस्पेक्टर का हाथ टेबल पर एक किताब की तरफ बढ़ा। क्लाइन को याद आया कि वो अपना जर्नल छुपाना भूल गया। फिर हमारे मेन ऑफिसर कहते हैं, हे, नर्वस मत हो। फिर एक आदमी कहता है, यह तो रिक्वायर्ड प्रोसीजर्स का हिस्सा है। क्लाइन सोचता है, क्या ये लोग बिल्कुल नहीं रुकने वाले? इन्होंने तो मुझे सर्च वारंट भी नहीं दिखाया। एक और आदमी सूट और टोपी पहने हुए क्लाइन की डायरी उठाता है। वो कहता है, कितना अजीब, ये लाइन, इसका क्या मतलब है? क्लाइन जानता है कि ये लिखा हुआ सब काम आएंगे का मतलब है। क्लाइन सोचता है, वो। क्लाइन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। एक ऑफिसर कहता है, हम बहुत खुश हैं और बहुत फॉर्चुनेट हैं ये देखकर कि आप अभी भी जिंदा हैं। क्लाइन अपने आप से सोचता है कि यह एक मौका है, लेकिन फिर जल्दी से कहता है कि उससे नहीं पता। उसको याद है कि उस दिन सुबह उठते हुए उससे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कुछ सही नहीं है, जैसे वो कुछ भूल रहा है। वो सोचता है कि लोएन किंगडम का जुडिशियल सिस्टम इतना इवॉल्व नहीं हुआ है कि वहाँ सर्च वारंट्स हो सकें, और पुलिस फोर्स तो सिर्फ 15 या 16 साल पहले बनाई गई थी। दो आदमी सूट और टोपी में उसके पास खड़े हैं। वो सिर पकड़े परेशान नजर आता। अब वो सोचता है कि क्या करे। फिर तय करता है कि वो वेल्च पर इल्जाम डाल देगा। आखिर मरे हुए लोग जवाब नहीं दे सकते। यह विचार उसे बेहुदा लगता है। क्या लोग उस पर यकीन करेंगे? उसे लगता है कि उसे अपनी बात को साबित करने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। एक आदमी जो सूट और टोपी पहने हुए है अविश्वास जताते हुए कहता है कि उन्हें लगता है क्लाइन एमनेसिया का नाटक कर रहा है। वे तो इसे इंसेनिटी की प्ली मानने को ज्यादा तैयार हैं। क्लाइन जवाब देता है कि वह सच बोल रहा है। मैन ऑफिसर क्लाइन को बुलाता है। फिर वो खुद सोचता है कि शायद क्लाइन सच कह रहा है, ये संभव है। वो बताता है कि एक एक्सपर्ट अगले 1-2 दिन में आएगी जो उसकी खोई हुई यादें वापस लाने में मदद करेगी। क्लाइन को हैरानी होती है कि उस आदमी ने उस पर भरोसा कर लिया। फिर वो कहता है कि क्लाइन का सहयोग सराहनीय है। उसे हिदायत दी जाती है कि अगले कुछ दिनों तक टिंगेन शहर ना छोड़े। अगर जरूरी हो तो पहले ऑफिसर माउंटबेटन को बताना होगा, वरना कानून का सामना करना पड़ेगा। अब क्लाइन सोचता है कि क्या ये सब खत्म हो गया?
क्या अब और सवाल नहीं पूछे जाएंगे, या शायद उसे फिर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ की जाएगी। उसके मन में आता है कि अब क्या करना चाहिए, झूठ बोलता रहे। फिर खुद से कहता है, क्या ये कॉमन सेंस नहीं है कि सभी लोग मरते हैं भगवानों को छोड़कर। उसे नहीं पता कि आगे उसे किस खतरे का सामना करना पड़ेगा। शायद पुलिस से कुछ संपर्क बनाए रखना ही सही होगा। सूट और टोपी पहने एक आदमी कहता है, तुम बहुत लकी हो। फिर वो जोड़ता है, ऐसे इंसिडेंट के बाद ज्यादातर लोग जो शामिल होते हैं मारे जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। क्लाइन राहत महसूस करता है कि वो अभी भी जिंदा है। उसे लगता है कि वो वाकई बहुत फॉर्चुनेट है। बीते दिनों की घटनाओं को याद करता है और सोचता है कि उसने वो खास वाक्य क्यों लिखा था। इसका कोई मतलब नहीं समझ आ रहा। उसे लगता है कि शायद सच बोलना ही सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम सॉल्व करने का, लेकिन इसे कैसे किया जाए ये सावधानी से तय करना होगा। उसे लगता है कि अब तक जो हुआ उसमें उसका रिएक्शन एक आम इंसान जैसा होना चाहिए था, लेकिन उसकी एक्टिंग में कुछ कमी थी। अब वो ठान लेता है कि उसे अपनी एक्टिंग स्किल्स सुधारने के लिए गंभीर मेहनत करनी पड़ेगी। क्लाइन अपने कमरे के फर्श पर लेटा है। वो बेड के नीचे हाथ डालकर एक रिवॉल्वर निकालता है। माथे से पसीना पोंछते हुए वो तय करता है कि मेलिसा के घर लौटने तक इंतजार करेगा और उसके लिए लैम और पीस्टू बनाएगा। उसे याद आता है कि मेलिसा का कुकिंग स्टाइल अभी भी बहुत सिंपल और क्रूड है। वैसे भी गरीब परिवारों के पास ज्यादा मसाले नहीं होते। अब वो अनुमान लगाता है कि अगर वो मेलिसा का इंतजार करेगा तो खाना बनते बनते 12:30 बज ही जाएंगे और तब तक वो भूखी हो जाएगी। इसलिए वो सोचता है कि अब उसे दिखाना होगा कि असली कुकिंग कैसी होती है। उसे ख्याल आता है कि क्या होगा अगर मेलिसा पूछे कि उसने अचानक कुकिंग कैसे सीख ली। फिर तय करता है वेल्च को ब्लेम कर देगा। मरे हुए लोग तो कुछ कह नहीं सकते। एक्सपर्ट के बारे में सोचता है जो उसकी यादें वापस लाने में मदद कर रही है। उसे लगता है शायद वह कोई साइकोलॉजिस्ट है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइन ध्यान से ग्रीन अनियंस को चॉपिंग बोर्ड पर काट रहा है। अगले सीन में वो रेड पेपर्स और गार्लिक जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स एक पॉट में डालता है जिसमें ब्रॉथ उबल रहा है। वो कहता है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। क्लाइन एक दरवाजे पर खड़ा मेलिसा को देख रहा है। उसे देखकर वो मुस्कुराता है और खुशी जताते हुए कहता है, तुम लौट आई। उसके हाथ में गर्म सूप का कटोरा है। मेलिसा हैरानी से उसकी तरफ देखती है। मेलिसा पूछती है, क्या तुमने ये सूप बनाया है? वो टेबल पर बैठ जाती है जहां सूप का एक बाउल और 2 ब्रेड के टुकड़े रखे हैं। क्लाइन कहता है, ट्राई करो, बताओ कैसी लगी। मेलिसा टेबल पर बैठी सोच रही थी। उसने फोक उठाया, खाने के लिए तैयार थी। पहला बाइट लेते ही उसकी आंखें हैरानी से खुल गईं। उसने बाउल टेबल पर रख दिया। अब वो बिल्कुल खाली था और चमक रहा था। वो टेबल से उठ खड़ी हुई। वो कहती है, ये सब तो तुम्हारे लिए होना चाहिए था। क्लाइन मुस्कुराकर जवाब देता है, मैं पहले ही कुछ बाइट्स ले चुका हूँ। दोनों टेबल पर बैठे एक दूसरे को देख रहे थे। मेलिसा के हाथ में फोर्क था जिस पर मीट का टुकड़ा लगा था। क्लाइन सोच रहा था, सच तो ये है कि वो खुद भी जानना चाहता है उस दिन क्या हुआ था। उसे अपने दोस्तों की हालत का भी पता लगाना था। तभी मेलिसा पूछती है, ये तुमने कैसे बनाया? क्लाइन जवाब देता है, ये एक प्रिविलेज है जो शेफ होने के साथ आता है। मेलिसा उसकी बात से सहमत होती है। क्लाइन फिर मेलिसा से कहता है कि उसने वास्तव में वेल्च से पूछा था कि वो उसे ये डिश बनाना सिखाए। इस बार वो बिल्कुल नहीं कह सकता था कि ये उसका पहली बार था ये डिश बनाने का, लेकिन वेल्च जैसे अनुभवी शेफ के मुकाबले उसका खाना अभी भी कुछ कमजोर था। उसने सोचा कि जब उसके पास पैसे होंगे वो मेलिसा और बेंसन को एक रेस्टोरेंट ले जाएगा जहां वे और भी स्वादिष्ट खाना खा सकेंगे। अचानक मेलिसा को क्लाइन का इंटरव्यू याद आया। उसने एक डकार ली और शर्म से अपना मुंह ढक लिया। क्लाइन मुस्कुराते हुए बोला कि उसका काम है सफाई करना। मेलिसा ने सिर हिलाकर हामी भरी। मेलिसा थोड़ी परेशान लग रही थी और सोच में डूबी हुई थी। उसने देखा कि क्लाइन ने काली मिर्च और लार्ड का इस्तेमाल किया है। क्लाइन ने कहा कि ये सिर्फ थोड़ा सा है और ये स्वाद के लिए है। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि अब से वो खाना बनाएगी और उसे जल्दी से अपने इंटरव्यू पर ध्यान देना चाहिए और नौकरी ढूंढने पर फोकस करना चाहिए। मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि वो जल्दी सो जाए और उसे गुड नाइट कहा। क्लाइन ने भी उसे गुड नाइट कहा। जब वो बिस्तर पर था उसे दरवाजे पर एक नॉक सुनाई दी। उसने सोचा, अब क्या टाइम हुआ है? क्या मेलिसा मुझे उठाना भूल गई? उसे हैरानी हुई, यह कौन हो सकता है? दरवाजे के इस पार से आवाज आई, मैं डन स्मिथ हूँ। क्लाइन चौंक गया। डन स्मिथ। दरवाजा धीरे से खुला। क्लाइन ने पूछा, क्या कुछ हुआ है? डन स्मिथ ने बताया कि उन्होंने एक कोचमैन ढूंढ लिया है जिसने पुष्टि की कि क्लाइन 27 तारीख को वहाँ था। वो यह भी बताता है कि उसी दिन जब मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत हुई थी, क्लाइन वेल्च के घर गया था। डन ने यह भी जोड़ा कि वेल्च ने क्लाइन की कोच की पेमेंट में मदद की थी। क्लाइन ने जवाब दिया, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जो साबित करे कि मेरा वेल्च और नाया की मौत से कोई संबंध है। उसे लगा कि वो सच में उस दिन की घटनाएं याद नहीं कर पा रहा। उसे याद नहीं था कि 27 तारीख को उसने क्या किया था। बस सोचने लगा कि शायद डन स्मिथ उस पर यकीन नहीं कर रहा। रिवाइज क्लाइन आगे कहता है कि जब वो सुबह उठा तो उसने अपने पैरों के पास खून की कुछ बूंदें देखी। उसने कहा कि सिर्फ अपनी डायरी की एंट्रीज के जरिए ही वह थोड़ा बहुत समझ पाया कि शायद वो 27 तारीख को वेल्च के घर गया था। वह सोचता है, बिल्कुल वही जो मैंने अंदाजा लगाया था।
27 जून को असली क्लाइन वाकई में वेल्च के घर गया था और उसी रात उसने आत्महत्या कर ली, जैसे वेल्च और नाया ने की। डन स्मिथ उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्लाइन की मानसिक स्थिरता, कंपोजर बहुत स्ट्रांग है। क्लाइन ने फिर डिक्लेयर किया कि जो कुछ भी उसने बोला था वो सच था, लेकिन उसके इंटरनल थॉट्स ये दिखाते हैं कि ये सिर्फ सच्चाई का एक हिस्सा था। डन स्मिथ एक हैट और सूट पहने हुए बोला कि मिस्टर वेल्च का एक रिवॉल्वर खो गया है और उसका कुछ पता नहीं है। उसने सोचा कि वो वहां उसे ढूंढ सकेगा। फिर उसने क्लाइन से पूछा कि क्या ये सही नहीं है। क्लाइन के अंदर के ख्यालात ने फिर ये सवाल उठाया कि क्या ये रिवॉल्वर वेल्च की थी। क्लाइन ने अपने हाथ ऊपर किए। उसने कहा कि बेड के नीचे फ्रेम के अंदर रिवॉल्वर है। डन स्मिथ वहां था और उसने पूछा अगर क्लाइन को और कुछ कहना है। क्लाइन ने कहा कि कुछ तो है। उसने बताया कि 2 रात पहले वो रात को बीच में उठ गया था। उसके बाद उसने देखा कि उसकी कुछ यादें खो गई हैं, इंक्लूडिंग जो भी उसने वेल्च के घर पर 27 को देखा या किया। उसने ये किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा और सच में उससे कुछ याद नहीं है। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि ये उसके पहले से सोचने के हिसाब से था और ये उन्हें पिछले कुछ इंसिडेंट्स की छुपी हुई लॉजिक भी मैच होती है। उसने ये भी बोला कि उससे नहीं पता क्लाइन कैसे सरवाइव कर गया। क्लाइन ने गहरी सांस ली, कहकर कि उससे भी नहीं पता कि वो कैसे बचा, जब तक डन स्मिथ उस पर विश्वास करता रहा। लेकिन डन स्मिथ ने कहा कि उससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने क्लाइन पर भरोसा किया, क्योंकि अभी क्लाइन पर बहुत ज्यादा शक है। डन स्मिथ क्लाइन के पास खड़ा हुआ, ये कह रहा था कि उन्हें ये पक्का करना पड़ेगा कि क्लाइन ने सच में जो हुआ उससे भूल गया है और उसने मिस्टर वेल्च और मिस नाया की मौत का कारण नहीं बना। डन स्मिथ ने क्लाइन से उनकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करने और पुलिस स्टेशन वापस आने को कहा। ये भी बताया कि पूरा प्रोसेस शायद जल्दी हो जाएगा। क्लाइन ने पूछा कि क्या एक्सपर्ट वहां पहले से है, क्योंकि डन स्मिथ ने बोला था कि 2 दिन लग सकते हैं। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि वो उम्मीद से पहले आई थी। क्लाइन ने कहा क्या वो मेलिसा के लिए एक नोट छोड़ सकता है। डन स्मिथ ने हाँ किया। क्लाइन को लगा कि एक्सपर्ट शायद ये पता कर सकेगा कि उसने ट्रांसमाइग्रेट किया है। उसने ये भी सोचा कि एम्परर रोसेल का असैसिनेशन 7 मेजर चर्चेस के सामने हुआ और यह ट्रांसमाइग्रेशन जैसे कुछ डिस्कवर हो सकता है। क्लाइन डेस्क पे बैठकर सोच रहा था कि शायद वो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के सामने आ जाएगा। उसने सोचा कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, कोई लड़ने की क्षमता नहीं है और बाहर कितने और पुलिस इंतजार कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। उससे लगा अगर उन्होंने अपने बंदूक निकाली और उस पर गोली चलाई तो वो खत्म हो जाएगा। क्लाइन ने फैसला किया कि इस सिचुएशन को एक कदम एक समय पर लेना पड़ेगा। उसने एक नोट लिखने की तैयारी की। एक चाबी और एक छोटी किताब डेस्क पर पेपर के बगल में रखी थी। डन स्मिथ, क्लाइन और एक और आदमी एक कैरेज के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा अंदर जाने के लिए। अचानक एक आदमी ने किसी को बुलाया कि जो उसने चुराया है वो दे दे। वो आदमी चिल्लाता रहा कि जो उसने चुराया वो वापस करो, उससे धमकी देते हुए। दूसरा शख्स चोरी करने से इनकार करता रहा और आजादी की मांग की। एक घोड़ा उस आदमी से टकरा गया जो क्लाइन का हाथ पकड़े हुए था। क्लाइन को लगा यह उसका मौका है। डन स्मिथ पास में खड़ा था। क्लाइन भाग गया। क्लाइन ने सोचा कि इसके बाद वो बैकलैंड जाएगा, क्योंकि उससे लगा बैकलैंड में पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां छुपना आसान होगा। डन स्मिथ ने कहा समझ गया, और क्लाइन को पता भी नहीं था कि डन स्मिथ वहां था। जब घोड़ों के नाखूनों की आवाज सड़क पर सुनाई देने लगी और एक घोड़ा गाड़ी नजदीक आ रही थी, क्लाइन को लगा कि वो ऑलमोस्ट वहां है। वो थोड़ा चकित हुआ। क्लाइन के जहन में ये चल रहा था कि वो जिस जगह पर है उसके बारे में सोच रहा है। एक गाड़ी तेज चल रही थी सड़क पर। क्लाइन सोचता है कि उसकी बातें थोड़ी वेग थीं, लेकिन उसकी ट्रांसमाइग्रेशन और गैदरिंग को छोड़कर उसने अब सब कुछ कन्फेस कर दिया था। उसने सोचा कि क्या वो पकड़ा जाएगा। क्लाइन को लगा कि जब तक वो शहर से भाग जाएगा वो उस एक्सपर्ट से नहीं मिलेगा। क्लाइन ने गाड़ियों को देखा। क्लाइन ने सोचा कि जब उससे मौका मिलेगा तो वो एक कैरेज में जंप करेगा ताकि पुलिस को थोड़ी देर के लिए अपनी तरफ से भटका सके। एक कैरेज आई। क्लाइन ने ड्राइवर को जल्दी करने को कहा ताकि वो उन्हें शहर के बाहर पियर तक ले जा सके। फिर एक हफ सुना जाता है। क्लाइन बिस्तर पर बैठता है भारी सांसों से और अपने चेहरे को हाथ से ढक लेता है। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक सपना था और शुक्रिया अदा करता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और एक पुराना लाल चांद देख रहा है। वो अपने पॉकेट वॉच को चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 2 बजे सुबह है। क्लाइन फिर बिस्तर से उठता है और अपने बेडरूम का दरवाजा खोलता है। सोचता है कि उससे खुद को हल्का करना है। बाद में क्लीन एक कमरे में खड़ा है। वो अंदर से ओवरनाइट गॉडीज के बारे में सोच रहा है। फिर वो टर्न करता है और डन स्मिथ को खिड़की के पास खड़ा देखता है। क्लीन हैरान होता है और सोचता है कि ये तो वही है। क्लीन सोचता है अंदर से कि ये डन स्मिथ है। वो अंदर से सोचता है डन स्मिथ। डन स्मिथ कहता है कि वो क्लीन के सपनों वाले सेल्फ पर अपने कॉन्शियस सेल्फ से ज्यादा विश्वास करता है, क्योंकि आम लोग अपने सपने कंट्रोल नहीं कर सकते। क्लीन सोचता है अंदर से रुको। क्लाइन सोचता है कि डन स्मिथ ने सिर्फ वही देखा जो वो चाहता था। क्लाइन सोचता है अंदर से क्या मैं अभी भी सपने देख रहा हूँ। डन स्मिथ कहता है कि वो कंफर्म कर सकता है कि क्लाइन ने इस घटना की वजह से कुछ यादें खो दी हैं।
डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करेगा और वो है डन स्मिथ अ नाइट हॉक। क्लाइन सोचता है अ नाइट हॉक, क्या नाइट हॉक्स वही बियॉन्डर्स हैं जो जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने मेंशन किया था? वो ही तो है चर्च ऑफ द एवरनाइट के नीचे। क्लाइन पूछता है कि क्या डन स्मिथ उसके सपनों को कंट्रोल कर रहा था और क्या इसी वजह से उसने अभी ऐसा सपना देखा? डन स्मिथ कहता है कि उसने बस क्लाइन के सपने में घुसकर कुछ गाइडेंस दी। वो समझाता है कि जब कोई सपने देख रहा होता है तो उनके सप्रेस्ड थॉट्स और इमोशंस बाहर आ जाते हैं जो सब कुछ क्योटिक और एब्सर्ड बना देते हैं। लेकिन सच कभी न कभी मिल ही जाता है और एक पुराने हाथ की तरह उसके लिए सच्चाई ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं। क्लाइन सोचता है यानी अगर मैं अर्थ पे कुछ सपने देखता हूं तो वो जरूर जान जाएगा। क्लाइन सोचता है अभी के सपने में मैं बहुत क्लियर हेडेड था, मुझे अच्छे से पता था कि क्या कहना है और क्या नहीं। क्लाइन डन स्मिथ से पूछता है क्या वो अब पूरी तरह से मानते हैं कि उसकी यादें खत्म हो गईं? डन स्मिथ कुछ चुप हो जाता है। डन स्मिथ पूछता है क्या क्लाइन को इस पर शॉक नहीं लग रहा? डन स्मिथ कहता है कि जिसे भी उसने पहले मिले हैं, चाहे उन्होंने अभी सपने देखे हों, वो कभी भी बियॉन्डर पावर्स पर विश्वास नहीं करते। वो बस ये सोचते हैं कि वो अभी भी सपने में है। क्लाइन फिर रिस्पॉन्ड करता है कहकर कि वो उम्मीद और दुआ करता है कि बियॉन्डर पावर्स उसकी मदद कर सके। डन स्मिथ कहता है कि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग सोच है और शायद ये सिर्फ लक की वजह से नहीं है कि क्लाइन अब तक जिंदा है। क्लाइन पूछता है क्या वो अब घर जा सकता है? डन स्मिथ कहता है नहीं और कहता है कि क्लाइन को अब भी उसके साथ जाना है और एक्सपर्ट से मिलना है। क्लाइन पूछता है क्यों? क्लाइन को अंदर से लगता है कि ये तो मजाक होना चाहिए और अगर वो एक्सपर्ट को पता है कि डन स्मिथ ने उससे अपने सपने में क्या गाइडेंस दी, वो अंदर ही अंदर सोचता है कि अगर ये एक्सपर्ट हिप्नोसिस, माइंड रीडिंग या कुछ और है तो ये उस बात को नहीं छुपा सकता कि उसने पुनर्जन्म लिया है। डन स्मिथ कहता है कि वो सपनों के मामले में बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें दोबारा चेक करने में कोई बुराई नहीं। वो आगे कहता है कि उन दोनों की स्पेशलिटीज अलग हैं और शायद वो क्लाइन को कुछ उसकी यादें वापस लाने में मदद कर सके। जैसे शायद वो उस नोटबुक की करंट लोकेशन याद दिलाने में हेल्प करे जिसकी उसने इतनी चिंता की थी, वो एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक। क्लाइन पूछता है क्या? डन स्मिथ कहता है कि उन्हें वो फोर्थ एपोक का नोटबुक नहीं मिला और उन्होंने मिस्टर वेल्च के घर में हर जगह देखा पर कुछ नहीं मिला। क्लाइन कहता है कि वेल्च मर चुका है और नाया भी मर चुकी है। डन स्मिथ क्लाइन को बताता है कि वो सिर्फ एक ही बचा हुआ क्लू है। क्लाइन सोचता है कि नोटबुक गायब हो गया और ये बहुत अजीब है, उसने कभी सोचा नहीं था फोर्थ एपोक नोटबुक कहाँ है। डन स्मिथ क्लाइन को बुलाता है, कहता है कि उन्हें वेल्च के घर जाना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट उनका इंतजार कर रहा है वहाँ। क्लाइन सोचता है अंदर ही अंदर कि वो भाग जाना चाहता है, पर बियॉन्डर्स आम इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सोचता है कि डन स्मिथ ने अपने सपने के दौरान कैसे रिएक्ट किया, इससे उसका गार्ड पहले से ही रेज्ड है। उसका सोचना है कि और क्या, डन स्मिथ जरूर गन ले जा रहा है। वो सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो ट्रांसमाइग्रेट हुआ है, इसलिए उसकी मेंटल स्टेट में कुछ खास है, या फिर ये लक एनहांसमेंट रिचुअल का किसी स्पेशल इफेक्ट है। डन स्मिथ फिर क्लाइन से पूछता है कि उसने अपने सपने के एंड में क्यों भागने की कोशिश की। पूछता है कि उन्हें किस चीज से डर लग रहा था। क्लाइन मानता है कि उससे याद नहीं है कि उसने वेल्च के घर पर क्या किया, नहीं उससे वहां पे जानों की मौत का याद है। उससे डर है कि शायद वो खुद ही दोषी है और इस पॉसिबिलिटी का सामना करने से वो बहुत स्केर्ड है, इसलिए उसने सोचा कि सदर्न कॉन्टिनेंट भागकर नई जिंदगी शुरू करना बेटर होगा। डन स्मिथ का रिस्पॉन्स है कि अगर वो उसी सिचुएशन में होते तो वही करते। क्लाइन फिर पूछता है क्या ये सच है कि क्लाइन बाद में डन स्मिथ के साथ एक कैरिज में है। डन स्मिथ एक केस याद करते हैं जो कुछ साल पहले का है, एक कल्ट से जुड़ा हुआ। उस कल्ट ने अपने फॉलोअर्स को सुसाइड करने के लिए कहा, जैसे कि लिविंग सैक्रिफाइसेस। उनमें से एक फॉलोअर अपनी भूल से जीत गया और कल्ट के बारे में रिपोर्ट की। केस जल्दी सॉल्व हो गया और उन्होंने कंफर्म किया कि उसके आसपास कोई डेमोनिक सेंट्स नहीं थे। उसके बाद उसने एक आम जिंदगी जीना शुरू कर दिया। क्लाइन जब उसने सुना कि डन स्मिथ की कहानी का आदमी ने अपने आप को गलती से मार दिया तो वो हैरानी से ये बात दोहराता है। गाड़ी के पहिए जब रास्ते पर चल रहे हैं तो आवाज भर जाती है। डन स्मिथ ये अनाउंस करता है कि वो वेल्च के घर पहुंच गए हैं और क्लाइन को गाड़ी से उतरने को कहता है। क्लाइन जवाब देता है कहकर कि वो उतर जाएगा। डन स्मिथ एक एक्सपर्ट का परिचय देता है जो बाहर की दुनिया में अव्वा काउंटी की सबसे मशहूर स्पिरिट मीडियम के रूप में जाना जाता है, पर यह सिर्फ एक ढोंग है। डन स्मिथ कहता है कि उसकी असली पहचान है, वो सबसे बड़ी स्पिरिट मीडियम डेली है। डेली एक अच्छी रोशनी वाले कमरे में सोफा पे बैठी है। उसके सामने एक टेबल पर एक दिया जल रहा है। वो डन स्मिथ और क्लाइन को गुड इवनिंग कहकर ग्रीट करती है। डन स्मिथ डेली से पूछता है क्या कोई रिजल्ट्स हैं। घर के अंदर डेली, डन स्मिथ और क्लाइन बैठे हुए हैं। डेली देखती है कि असली स्पिरिट्स पहले ही गायब हो चुकी हैं, वेल्च और नाया भी। वो कहती है कि ये तो काफी ट्रिकी है। डन स्मिथ डेली को क्लाइन मोरिटी से मिलाता है, कहकर कि वो देखने की कोशिश करे अगर उनसे कुछ पता कर सके।
डेली उन्हें थोड़ा मुस्कुराहट के साथ देखती है। क्लाइन के दिमाग में सोच चल रही है, सोचता है कि उसका क्या करना चाहिए, और अगर वो उसकी राज खुल गई, डेली कहती है कि जो वो करने वाली है वो उसे अनकंफर्टेबल करेगा, उसे तकलीफ देगा और शायद कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी ला सकती है फ्यूचर में। वो उससे फ्रेग्रेंसेस देने का ऑफर करती है, कहकर कि ये उसे एक स्मूथ और जेंटल फीलिंग देंगे और वो धीरे धीरे रिलैक्स कर सकता है, फिर वो उस फीलिंग में पूरी तरह डूब सकता है। क्लाइन अब सोचता है कि ये स्ट्रेंज लगता है। डन स्मिथ उससे कहता है कि इसमें इतना अजीब नहीं है, समझाते हुए कि ये लोग चर्च ऑफ द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स जैसे नहीं हैं और उनके तरफ औरतें भी मर्दों का मजाक उड़ा सकती हैं। डन स्मिथ को पूरा भरोसा है कि क्लाइन इस बात को समझ सकता है, क्योंकि उसकी माँ एवरनाइट गॉडेस की बहुत बड़ी भक्त थी और वो और उसका बड़ा भाई दोनों चर्च के संडे स्कूल की क्लासेस लेते थे। क्लाइन कहता है कि उससे समझ आता है, पर उसने कभी ये नहीं सोचा। डन स्मिथ उससे कहता है कि टेंशन मत लो, डेली ऐसा ज्यादा नहीं करती, वो बस ये तरीका इस्तेमाल कर रही है ताकि वो शांत हो सके। डन स्मिथ ये भी कहता है कि वो कॉर्पसेज में ज्यादा इंटरेस्टेड है न कि मर्दों में। डेली कहती है कि वो उससे इतना रीपर्स वर्स क्यों दिखा रही है। डेली समझाती है कि जो वो उससे दे रही है वो एक हर्बल डिस्टिलेट है जो नाइट वैनिला, स्लम्बर फ्लावर और कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है। डेली एक छोटी सील ट्यूब पकड़ती है और बताती है कि इसे वो अमांथा कहती हैं, जो हर्मेस भाषा में शांति का मतलब है, और उन्हें ये सुनिश्चित करती है कि इसका स्मेल बहुत अच्छा है। फिर वो एक और ट्यूब दिखाती हैं जिसे आई ऑफ द स्पिरिट कहती हैं। डेली आई ऑफ द स्पिरिट कैसे तैयार होता है ये डिटेल में बताती हैं, कहकर कि इसे ड्रैगो और पोलर ट्रीज की काठी और पत्तियों से बनाया गया है। इन्हें 7 दिन तक धूप में सुखाया जाता है, 3 बार डेकट किया जाता है और फिर सब कुछ लैंटीवाइन में डूबा दिया जाता है। और वो बताती हैं कि इस प्रोसेस के दौरान कई इनकेंटेशंस शामिल किया जाता है। वो कहती हैं कि ये मीडियमशिप में बहुत मददगार है और इतना स्ट्रांग है कि लोगों को एक खास फीलिंग से मोहित कर सकता है। क्लाइन को लगता है कि ये फीलिंग उसकी लक एनहांसमेंट रिचुअल जैसी है। उसके बाद डेली कहती है कि उनसे अपना परिचय देना चाहिए। वो एस्पिरिट मीडियम डेली हैं। क्लाइन सोचता है कि उनके पास कुछ नहीं है जिस पर वो भरोसा कर सके और बस उम्मीद कर सकता है कि उनमें कुछ स्पेशल है, पर यह बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है। डेली को लगता है कि उसे थोड़ा हेल्प चाहिए, क्योंकि वो दुश्मन नहीं है, इसलिए उससे सीधा या रफ ट्रीट नहीं करना चाहिए। क्लाइन को लगता है कि इसमें वो क्रेजीनेस नहीं है जो लक एनहांसमेंट रिचुअल में थी, वो क्रेजीनेस जो उसको एक्सप्लोड करने की फीलिंग दे रही थी। डन स्मिथ, डेली और क्लाइन एक रूम में थे, एक काउच पर बैठे, एक टेबल के चारों तरफ जिस पर एक कैंडल थी। रूम में हल्की सी लाइट थी। समझाया गया कि इंसानों के कॉग्निटिव स्कोप्स बहुत बड़े होते हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स किसी के छुपे हुए ख्यालों में मिल सकते हैं। जो चीजें खुद के बारे में पता होती हैं वो आइलैंड्स जैसे हैं, जमीन के छोटे छोटे टुकड़े जो पानी की सरफेस से ऊपर निकले हुए होते हैं। क्लाइन अपने मन में सोच रहा था कि क्या यह शुरू हो गया है। उसने सोचा यह अजीब था कि वो अभी भी शांति से और रैशनली सोच पा रहा था, जैसे लक एनहांसमेंट रिचुअल और गैदरिंग के टाइम पर समझाया गया कि आइलैंड्स के अलावा पूरा ओशन खुद है और ऊपर बाउंडलेस स्काई भी, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को सिंबलाइज करता था। डेली ने एक छोटी सी वाइल पकड़ी हुई थी। क्लाइन सोच रहा था कि पता नहीं वो उसके साथ और क्या करेगी। उसने सोचा अभी के लिए वो प्रिटेंड करेगा कि वो ऑलरेडी उसके स्पेल के नीचे आ गया है। डेली वाइल से एक लिक्विड टपका रही थी। समझाया गया कि तुम अपनी बॉडी के अंदर की स्पिरिट हो। तुम्हें ना सिर्फ आइलैंड टॉप्स यानी वो हिस्से जो ओशन की सरफेस के ऊपर दिखते हैं उनके बारे में पता है, बल्कि तुम्हें सरफेस के नीचे वाले हिस्सों के बारे में भी पता है। तुम्हें पूरे ओशन के बारे में भी पता है। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो अपने ट्रेसेस पीछे छोड़ेगी। लिक्विड की एक बूंद पानी में गिरी जिससे रिपल्स बने। एक तेज रोशनी ने डन स्मिथ, डेली और क्लाइन को घेर लिया, जो एक काउच पर बैठे थे, एक ऐसी जगह जो एक बहुत बड़ा ओशन लग रहा था। डेली सोचने लगी कि वो लोग कहाँ हैं। क्लाइन सोचने लगा कि क्या ये उसके माइंड का ओशन है। समझाया गया कि एक मेमोरी जो पानी के ऊपर रहती है उसे मिटाया जा सकता है। डेली ने समझाया कि अगर कोई मेमोरी सरफेस से मिटा भी दी जाए तो वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन जरूर छोड़ेगी। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे ऐसा नहीं लगता। डेली रुकी, फिर एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हुआ कि तुम अपनी बॉडी के अंदर की स्पिरिट हो। तुम्हें सिर्फ आइलैंड टॉप्स ही नहीं बल्कि नीचे का ओशन भी पता है। क्लाइन को ओशन के ऊपर तैरते हुए दिखाया गया। साथ में डन स्मिथ और डेली भी थे। क्लाइन ने सोचा कि उसे याद नहीं आ रहा। एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू हुआ कि अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो अपने ट्रेसेस पीछे छोड़ेगी। क्लाइन ने कहा वो भूल गया है। क्लाइन ने सोचा कि उम्मीद है उसने अपनी परफॉर्मेंस सही टाइम पर की है। डेली फिर से रुकी। फिर डेली ने कहा कि वो लोग यहीं रुकेंगे और वो
लौट सकता है। क्लाइन, डन स्मिथ और डेली एक रूम में बैठे थे। उनके बीच टेबल पर एक कैंडल रखी थी। क्लाइन नीचे देख रहा था। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि उसे लग रहा है जैसे वो सोया हुआ था और सोचने लगा कि क्या ये खत्म हो गया। डेली और डन स्मिथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। डेली समझा रही थी कि उसे लगा कि थ्योरी काफी एक्यूरेट है, कम से कम ये उससे मैच करती है जो उसने पहले देखा और एक्सपीरियंस किया है। डन स्मिथ पूछ रहा था कि डेली ने वो थ्योरी क्यों यूज की, वो वाली जो उन इवल मैडमैन, साइकोलॉजी, एल्केमिस्ट्स की है। डेली कह रही थी कि एक भी ट्रेस पीछे नहीं छूटा और क्लाइन एक ट्रिकी बंदा है। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि शुक्र है लक एनहांसमेंट रिचुअल ने उसे इस तरह की चीज के लिए थोड़ी प्रैक्टिस दे दी थी। डन स्मिथ और डेली एक दूसरे को देख रहे थे। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि ये कहना सेफ है कि उसने ये स्टेज क्लियर कर लिया है। डन स्मिथ ने कहा कि उन्हें मान लेना चाहिए कि वो हैं। डन स्मिथ ने डेली से पूछा कि क्या उसने वेल्च और नाया की बॉडीज चेक की हैं। डेली ने कहा कि लाशें उन्हें उससे कहीं ज्यादा बता सकती हैं जितना वो सोचते हैं। डेली ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली वेल्च और नाया ने सुसाइड किया। डेली ने कहा कि वो बस इतना कह सकती है कि जिस पावर ने उन्हें अफेक्ट किया वो वाकई डरावनी है और उसने कोई भी ट्रेस पीछे नहीं छोड़ा। डन स्मिथ ने कहा कि उसे अब रेस्ट करना है और क्लाइन घर जा सकता है। डन स्मिथ और क्लाइन बाहर एक कैरेज के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि उसे बिल्कुल याद रखना है कि वो अपने दोस्तों या फैमिली को इस मामले के बारे में नहीं बता सकता और उससे प्रॉमिस करने को कहा कि वो याद रखेगा। क्लाइन चिंतित दिखा। डन स्मिथ ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे भी कर्सेस या इवल स्पिरिट्स के ट्रेसेस के लिए चेक करने की जरूरत है। डन स्मिथ ने कहा कि अगर डेली ने कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब है कि कोई नहीं है। क्लाइन ने पूछा कि उसे कैसे पता चलेगा कि इसके बाद उसे और कोई ट्रबल नहीं होगी। डन स्मिथ ने क्लाइन को रिएश्योर किया कि उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने स्टेटिस्टिक्स बताए, कहा कि पास्ट में सिमिलर सिचुएशंस में 80% लोगों को कोई डरावना फॉलो अप इंसिडेंट एक्सपीरियंस नहीं हुआ। क्लाइन के मन में चिंता हुई कि 20% लोग फिर भी बहुत अनलकी रहे। डन स्मिथ ने सजेस्ट किया कि क्लाइन नाइट हॉक्स को सिविलियन पर्सनल के तौर पर ज्वाइन करने का भी सोच सकता है या वो सीधा बियॉन्डर बन सकता है। क्लाइन हैरान हुआ और पूछा कि क्या वो बन सकता है। डन स्मिथ क्लाइन के सामने खड़ा था, समझा रहा था कि वो लोग हमेशा उसके बेबी सिटर बनकर नहीं रह सकते। दिन रात उस पर नजर रखते हुए, यहाँ तक कि उसके बेडरूम में वो जो पर्सनल चीजें करता है वो भी देखते हुए। डन स्मिथ ने आगे कहा कि अगर क्लाइन उन्हें ज्वाइन करता है तो कम से कम वो उसकी तरफ आने वाले किसी भी वार्निंग साइन को तुरंत पकड़ पाएंगे। क्लाइन हैरान होकर पूछा कि क्या वो सच में ज्वाइन कर सकता है। क्लाइन के मन ही मन उलझन थी, सोच रहा था कि क्या ये कोई मजाक है और क्या बियॉन्डर बनना सच में इतना आसान है। डन स्मिथ रुका, फिर बोला कि ऐसा नहीं है कि वो बन नहीं सकता, लेकिन ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्लाइन सोच में पड़ गया। डन स्मिथ ने पूछा कि क्या क्लाइन को उस पे यकीन नहीं है। फिर बोला कि सच कहूं तो अगर क्लाइन नाइट हॉक बनता है तो उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। डन स्मिथ ने आगे कहा कि एग्जाम्पल के लिए उसे अपनी आजादी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। क्लाइन अकेला खड़ा सोच में डूबा हुआ था। डन स्मिथ ने आगे समझाया कि अगर आजादी सेक्रीफाइस करने वाली बात को इग्नोर भी कर दें तब भी बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स हैं। उसने कहा कि क्लाइन कोई क्लर्जीमैन या भक्त तो है नहीं, इसलिए उसे बियॉन्डर बनने का सबसे सेफ रास्ता चुनने की लग्जरी नहीं मिलेगी। डन स्मिथ ने ऐड किया कि मैंडेटेड पनिशर, मशीनरी हाइव माइंड और दूसरे जुडिशरी डिपार्टमेंट्स को हर साल जितने इंसिडेंट्स डील करने पड़ते हैं उनमें से 1/4 बियॉन्डर्स से जुड़े होते हैं जिन्होंने कंट्रोल खो दिया हो, और उस 1/4 में से एक अच्छा खासा हिस्सा उनके अपने कॉमरेड्स का होता है। क्लाइन के मन में सवाल उठा कि ऐसा क्यों है? क्या बियॉन्डर बनने में कोई सीरियस छुपे हुए खतरे हैं? इतने सीरियस कि चर्च के इंटरनल जुडिशरी सिस्टम्स के बियॉन्डर्स भी उनका शिकार हो जाते हैं। डन स्मिथ ने कहा कि ये वो चीज नहीं है जो क्लाइन को समझने की जरूरत है, और ना ही ये वो चीज है जो वो समझ सकता है जब तक वो उनमें से एक नहीं बन जाता। क्लाइन चुप रहा। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि जब तक वो पूरी बात समझ नहीं लेता वो उन्हें ज्वाइन करने का डिसीजन कैसे ले सकता है। डन स्मिथ और क्लाइन एक कैरेज जैसी चीज में बैठे थे। क्लाइन गहरी सोच में था। उसे रियलाइज हो रहा था कि वो कितनी अजीब सिचुएशन में फंस गया है। अगर वो ज्वाइन नहीं करता तो समझ नहीं पाएगा, और अगर समझ नहीं पाएगा तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। फिर क्लाइन को रियलाइज हुआ कि उनके रैंक्स में सिविलियंस भी हैं। उसने सोचा कि अगर वो उनका सिविलियन पर्सनल बन जाए तो वो रेलेवेंट सीक्रेट्स के बारे में जान सकता है और बियॉन्डर्स को होने वाले पॉसिबल छुपे हुए खतरों को समझ सकता है। उसके बाद वो डिसाइड कर सकता है कि वो बियॉन्डर बनना चाहता है या नहीं। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि हाँ, ये सही है, लेकिन क्लाइन गलत समझ रहा है। उसे ये चाहिए कि बियॉन्डर बनने का डिसाइड करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि वो सच में बन ही पाएगा। इस मामले में सभी अलग अलग चर्चेज इक्वली स्ट्रिक्ट हैं। क्लाइन ने सिविलियन पर्सनल बनने के बारे में पूछा, सोच रहा था कि क्या वो भी काफी स्ट्रिक्ट है।
डन स्मिथ ने जवाब दिया कि अगर वो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लाइन ने पूछा ऐसा क्यों? उसने सोचा कि शायद उसकी स्पेशलनेस ये फैक्ट कि वो एक ट्रांस माइग्रेटर है रात में जुगनू की तरह साफ साफ चमक रही है। डन स्मिथ ने समझाया कि पहली बात, क्लाइन को उस इंसिडेंट से बचने के लिए उनकी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ी जिससे वो गुजरा था। ये अकेली बात दिखाती है कि उसके पास एवरेज पर्सन के मुकाबले कुछ एडवांटेज है। एग्जाम्पल के लिए हो सकता है वो ज्यादा लकी हो। डन स्मिथ आगे समझाता रहा कि क्लाइन सिविलियन पर्सनल के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट क्यों है। उसने कहा कि लकी लोगों का उनके रैंक्स में हमेशा वेलकम होता है। क्लाइन थोड़ा अनश्योर लगा, जवाब दिया। डन स्मिथ मुस्कुराया, सजेस्ट किया कि क्लाइन उसके पहले स्टेटमेंट को एक मजाक समझ सकता है। फिर उसने अपना दूसरा रीजन बताया। क्लाइन खो यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री ग्रेजुएट है और उन्हें ऐसे किसी की सख्त जरूरत है। उसने समझाया कि उनका सामना अक्सर पुराने डॉक्यूमेंट्स और चीजों से होता है और बहुत सारे कल्ट्स और हेरेटिक्स हैं जो इन चीजों का इस्तेमाल करके खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो अजीब और भयानक चीजें हो सकती हैं। डन स्मिथ ने आगे कहा कि स्पेशल फील्ड्स के बियॉन्डर्स के अलावा उनमें से ज्यादातर लोग कुछ खास पढ़ाकू या वेल लर्न नहीं होते। पास्ट में उन्होंने बाहरी एक्सपर्ट्स के साथ कोऑपरेट करने का सोचा था, लेकिन ऐसा करने से इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है और ये उन एक्सपर्ट्स के लिए भी मिसफॉर्चून ला सकता है। डन स्मिथ ने कहा कि जब भी कोई प्रोफेशनल उन्हें ज्वाइन करना चाहता है तो ये ऐसी चीज है जिसे वो बिल्कुल मना नहीं कर सकते। वो सूखा बोरिंग नॉलेज लोगों को नींद दिलाता है, इतना ज्यादा कि स्लीपलेस लोग भी रेजिस्ट नहीं कर पाते। क्लाइन ने पूछा कि वो लोग शुरू से एक हिस्टोरियन ट्रेन क्यों नहीं करते। डन स्मिथ ने कहा कि ये इसके तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ ले जाता है। जिस तरह के इंसिडेंट से उन्हें डील करना पड़ता है, क्लाइन ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस कर चुका है और इसलिए क्लाइन को इनविटेशन देना उसके कॉन्फिडेंशियलिटी के ओथ को वायलेट नहीं करता। लेकिन अगर वो किसी को शुरू से ट्रेन करने की कोशिश करे और अगर वो फेल हो जाए तो उसके नतीजे में जो भी सीक्रेट्स एक्सपोज होंगे उसकी जिम्मेदारी उसे उठानी पड़ेगी। उनकी ज्यादातर टीम्स, सिविलियन स्टाफ इंक्लूडेड, चर्च के अंदर से ही आती हैं। क्लाइन ने पूछा कि वो सब चीजें कॉन्फिडेंशियल रखने में इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। अगर वो ज्यादा लोगों को इन चीजों के बारे में बता दें तो क्या इससे फ्यूचर में ऐसी गलतियों से बचने में हेल्प नहीं मिलेगी? क्लाइन ने एम्परर रॉजल के कोट के बारे में सोचा, उसे वो फिलोसॉफिकल सच्चाई से भरा हुआ लगा। डन स्मिथ ने काउंटर किया कि ऐसी इंफॉर्मेशन रिवील करने से सिर्फ ज्यादा लोग डेंजरस प्रैक्टिसेस की नकल करेंगे जिससे और ज्यादा सीरियस इंसिडेंट्स होंगे। उसने ऐड किया कि इंसान कभी हिस्ट्री से नहीं सीखते और वही ट्रेजेडीज दोहराने के लिए डूम्ड हैं। क्लाइन हैरान होकर पूछा कि क्या एम्परर रोजल ने ये कहा था। फिर उसने मन ही मन सोचा कि उसका ट्रांसमाइग्रेशन वाला सीनियर तो सच में ऑल एनकम्पासिंग है। उसके लिए जूनियर के लिए अपना टैलेंट दिखाने की कोई जगह ही नहीं छोड़ी। डन स्मिथ ने कहा कि बड़े चर्चेस के जुडिशरी डिपार्टमेंट्स में ऐसी ही एक कहावत है। उसने समझाया कि कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर ये स्ट्रिक्ट एडहेरेंस ही मुख्य कारण है कि वो ये सब आम आदमी को नहीं बता सकते। भगवान से ब्लेसिंग्स और मदद के लिए प्रे करने के अलावा इंसानों के पास उनके सामने आने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स को सच में सॉल्व करने का कोई और तरीका नहीं है। क्लाइन के मन में एकदम से जोश आया। उसने पूछा, वो कहावत क्या है? डन स्मिथ ने जवाब दिया, फैथ और डर परेशानी पैदा करते हैं। ज्यादा फैथ और ज्यादा डर बड़ी परेशानियां पैदा करते हैं जब तक आखिर में सब कुछ तबाह ना हो जाए। क्लाइन के मन में एकदम से जोश आया। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन से पूछा कि क्या वो उन्हें सिविलियन पर्सनल के तौर पर ज्वाइन करना चाहता है। क्लाइन थोड़ा हैरान होकर पूछा कि क्या उसे थोड़ा सोचने का टाइम मिल सकता है। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बस संडे से पहले उसका जवाब मिल जाना चाहिए। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि याद रखे कि ये सब सीक्रेट रखना है और वेल्च के साथ क्या हुआ ये किसी और को नहीं बताना है, अपने भाई या बहन को भी नहीं। उसने वार्न किया कि अगर क्लाइन ने किसी को बताया तो वो ना सिर्फ उनके लिए ट्रबल खड़ी करेगा बल्कि हो सकता है उसे एक स्पेशल कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी पेश होना पड़े। क्लाइन ने बस कहा ऑल राइट, फिर वो चला गया। उसके कदमों की आवाज रात में गूंज रही थी। गाड़ी के पहिए रुकने की आवाज से पता चला कि वो लोग पहुंच गए हैं। डन स्मिथ को आवाज दी गई और उसने बस हाँ कहा। क्लाइन ने सिविलियन पर्सनल के बारे में पूछा, स्पेसिफिकली उनकी पे और बेनिफिट्स। डन स्मिथ ने एश्योर किया कि फंडिंग चर्च और पुलिस डिपार्टमेंट जॉइंटली गारंटी करते हैं तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डन स्मिथ ने फिर सिविलियन पर्सनल की कंपनीशन डिटेल में बताई। ज्वाइन करने पर वीकली सैलरी 2 पाउंड और 10 सोली। उसने ऐड किया कि कॉन्फिडेंशियलिटी के बर्डन और जॉब के रिस्क के लिए 10 सोली का एडिशनल कंपनीशन भी है जिससे टोटल 3 पाउंड हो जाता है। क्लाइन खुश लग रहा था। डन स्मिथ ने आगे कहा, समझाते हुए कि सैलरी क्वालिफिकेशंस और कंट्रीब्यूशंस बढ़ने के साथ धीरे धीरे बढ़ेगी। फिर उसने बताया कि सिविलियन पर्सनल यूजुअली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, लेकिन वो 5 साल पूरे होने के बाद बिना किसी इशू के क्विट कर सकते हैं।
लेकिन अगर वो क्विट करते हैं तो उन्हें एक लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करने को कहा जाएगा और उन्हें टिंगल बिना प्रायर अप्रूवल के छोड़ने की परमिशन नहीं होगी। अगर वो किसी दूसरे शहर में मूव करते हैं तो उन्हें लोकल नाइट हॉक के पास रजिस्टर करना होगा। डन स्मिथ ने यह भी मेंशन किया कि वो लोग शिफ्ट्स में काम करते हैं और किसी भी टाइम कम से कम 3 सिविलियन पर्सनल को काम पर होना जरूरी है। क्लाइन ने कहा कि वो समझ गया। क्लाइन ने पूछा कि जब वो डिसीजन ले लेगा तो उसे डन स्मिथ को ढूंढने कहाँ जाना चाहिए। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि उसे बेसिक स्ट्रीट पर हाउंड पब जाना चाहिए। वहां उसे उनके बॉस राइट से पूछना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो एक मर्सनरी स्क्वाड हायर करना चाहता है। डन स्मिथ ने आगे कहा कि उनका लोकेशन कॉन्फिडेंशियल है और जब तक क्लाइन उन्हें ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं कर लेता वो उसे सीधे सीधे नहीं बता सकता। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन को उस रात अच्छे सपने आने की विश की। गाड़ी के पहियों की आवाज गूंजी जब वो वहां से निकली। क्लाइन अकेला खड़ा रह गया। उसने एक पॉकेट वॉच देखी, नोट किया कि सुबह के 4 बजने के थोड़ी देर बाद का टाइम था। क्लाइन ने सोचा कि आखिरकार वो स्पिरिट मीडियम स्टेज पार करने में सफल हो गया। उसने सोचा कि क्या उसकी शर्ट पूरे टाइम पसीने से भीगी हुई थी। क्लाइन घर लौटा, दरवाजा चरमराहट के साथ खोला। मेलिसा वहां थी और उसने तुरंत पूछा कि वो कहाँ था। क्लाइन सोचने लगा कि मेलिसा यहाँ क्यों है। उसने उम्मीद की कि उसे कुछ पता ना चला हो। उसने समझाया कि वो रात को बीच में उठ गया था और फिर सो नहीं पाया। वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक्सरसाइज करने का डिसाइड किया और रनिंग के लिए बाहर चला गया। उसने इशारा किया कि वो पसीने से भीगा हुआ है। मेलिसा ने आहें भरी। उसने क्लाइन से कहा कि उसे खुद को इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। उसे पूरा यकीन था कि वो टिंगन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू पास कर लेगा। उसने ऐड किया कि अगर वो नहीं भी कर पाया तो मेलिसा ने आगे कहा कि अगर क्लाइन इंटरव्यू पास नहीं भी कर पाया तो और भी मौके मिलेंगे। क्लाइन ने मन ही मन स्वीकार किया कि मेलिसा सही कह रही है और यह एक बड़ा अगर है। उसने सोचा कि उसे कुछ बेहतर ढूंढना चाहिए। उसने मन ही मन माना कि वो इंटरव्यू के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा था। उसने यह भी सोचा कि उसे नाइट हॉक्स के ऑफर के बारे में मेलिसा को तब तक नहीं बताना चाहिए जब तक वो उसे एक्सेप्ट न कर ले। मेलिसा ने क्लाइन को पुकारा, उससे एक मोमेंट रुकने को कहा। क्लाइन ने सवाल भरी नजरों से हम कहा। मेलिसा ने अपने हाथ आगे किए जिनमें एक छोटा सा इंट्रिकेट डिवाइस था। क्लाइन सोचने लगा कि ये क्या है। मेलिसा ने समझाया कि ये उसने फालतू पार्ट से बनाया है जो स्कूल को नहीं चाहिए थे या सड़क के किनारे पड़ी चीजों से। उसने कहा कि उसने ये अभी कुछ दिन पहले ही पूरा किया। मेलिसा ने आगे कहा कि जब वो चिंता करती है तो इसे घूमते हुए देखकर उसे काफी शांति मिलती है। उसने ऐड किया कि वो आजकल यह काफी बार कर रही है और ये बहुत इफेक्टिव है। फिर मेलिसा ने क्लाइन से कहा कि वो भी ट्राई करे। क्लाइन मान गया। डिवाइस चलते हुए क्लिक क्लिक की आवाज कर रहा था। क्लाइन मुस्कुराया और मेलिसा से कहा कि वो कमाल है। उसने पूछा कि क्या यह कछुआ है। क्लाइन ने मेलिसा के बनाए डिवाइस को देखा, रिमार्क किया कि ये एक पपेट है। मेलिसा ने जवाब दिया कि मटेरियल्स में प्रॉब्लम है, वो बहुत सिंपल और क्रूड है। बाद में क्लाइन और मेलिसा एक रूम में टेबल के पास खड़े थे। क्लाइन ने मेलिसा से पूछा कि उसे रात को बीच में बाथरूम जाने की क्या जरूरत पड़ी और क्या उसके रूम में चैम्बर पॉट नहीं है। अचानक मेलिसा के पेट से गुड गुड की आवाज आई और उसने अपना पेट पकड़ लिया। मेलिसा ने कहा कि वो सोने जा रही है। मेलिसा चली गई दरवाजे की तरफ। क्लाइन उसे जाते हुए देखता रहा, सोच रहा था कि कल का डिनर जरूर बहुत अच्छा था और उसने ज्यादा खा लिया। उसने सोचा उसकी बॉडी को इतना खाना डाइजेस्ट करने की आदत नहीं है। क्लाइन अकेला रह गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि उसे इस पर बहुत सोचना पड़ेगा और सोचने लगा कि उसे डन स्मिथ का इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। क्लाइन ने धीरे से अपनी हैट एडजस्ट की। उसकी मूवमेंट की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने सोचा कि नाइट हॉक्स की लगातार निगरानी में रहने का क्या मतलब होगा, खासकर जब वो एक ट्रांसमाइग्रेटर है। रिस्क तो अनडाउटेडली काफी बड़े होंगे, लेकिन अगर वो नाइट हॉक्स ज्वाइन करता है तो गैदरिंग्स से जो फायदे मिल सकते हैं वो भी टेम्पटिंग थे। उसका अल्टीमेट गोल बियॉन्डर बनना था। उसने फायदे और नुकसान तोले। नाइट हॉक्स एक स्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन थी और एक बार मिशन असाइन हो गया तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि सिविलियन पर्सनल को भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते थे। वो फ्रीली घूम नहीं सकते थे। इसके अलावा बियॉन्डर्स हमेशा खुद पर से कंट्रोल होने का रिस्क उठाते थे। क्लाइन ने सोचा, लेकिन अगर मेरे साथ कोई और अजीब घटना होती है तो नाइट हॉक्स ज्वाइन करके और बियॉन्डर बनकर ही मैं उसका सामना कर पाऊंगा। वो एक सड़क पर चल रहा था। शहर उसके आसपास चल फल से भरा था। वो सोचता रहा, क्योंकि मेरे पास गैदरिंग्स हैं, पोशन फॉर्मूलाज हासिल करना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मटेरियल्स इकट्ठा करना एक इशू होगा। मेरे पास कोई कैपिटल नहीं है जिससे मैं उन्हें ट्रेड कर सकूं और मटेरियल सीधे खुद जाकर हासिल करना मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज कर सकता है। उसने रीजन किया और तो और, अगर मैं नाइट हॉक्स ज्वाइन करता हूं तो मुझे बियॉन्डर्स के बारे में सीक्रेट नॉलेज मिलेगा। वो नॉलेज मुझे गैदरिंग्स से मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट लेने में हेल्प कर सकता है। इससे मुझे इनकम भी मिलेगी। क्लाइन ने खुद को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका सोचा। अमेच्योर भगोड़ा जंगल में छुपता है, एक्सपीरियंस भगोड़ा शहर में छुपता है और एक्सपर्ट तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही छुपता है।
उसने कंक्लूड किया, नाइटहॉक की आइडेंटिटी हासिल करना शायद मुझे सबसे अच्छा कवर और सबसे अच्छी प्रोटेक्शन देगा। उसने दूसरे ऑप्शंस भी कंसिडर किए। मैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में से किसी एक को भी ज्वाइन कर सकता हूँ जिन्हें अलग अलग बड़े चर्चेस दबा रहे हैं और उनके जरिए बियॉन्डर बन सकता हूँ, लेकिन ऐसा करने से भी मेरी आजादी चली जाएगी और रिस्क कहीं ज्यादा बड़े होंगे। क्लाइन एक ट्रैम के पास खड़ा गहरी सोच में था। और तो और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि अगर मैं चाहता भी तो उन्हें ढूंढना कहां से शुरू करूंगा। क्लाइन हाउंड पब के सामने खड़ा अपने ऑप्शंस पर सोचता रहा। उसने सोचा कि सिविलियन पर्सनल बनने से उसे एक बफर मिलेगा, पीछे हटने और विथड्रॉ करने की एबिलिटी बनी रहेगी। उसने ये भी सोचा कि अगर वो ट्रिब्यूनल के टॉप अथॉरिटीज में से एक बन गया तो कौन गेस कर पाएगा कि वो एक हेरेटिक है, कि वो पर्दे के पीछे काम करने वाली एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड है। हाउंड पब के अंदर एक बारटेंडर सर्व करने के लिए तैयार खड़ा था। उसने कई तरह की बियर्स ऑफर की, जिसमें राई बियर, इनमैट बियर, साउथ विल बियर और प्योर मॉल्ट से बनी लैंटी का एक ग्लास शामिल था। क्लाइन पब में एंटर हुआ। वो बारटेंडर के पास गया और कहा कि वो मिस्टर राइट को ढूंढ रहा है। बारटेंडर ने एक पल बाद रूम में अनाउंस किया कि कोई बॉस से मिलने आया है। पास की एक टेबल पर एक बोतल जोर से रखी गई। मूंछों वाला एक अधेड़ आदमी ने क्लाइन को देखा और पूछा कि क्या वो उसे ढूंढ रहा है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि वो मिस्टर राइट को ढूंढ रहा है और कहा कि वो एक छोटी मर्सिनरी स्क्वाड हायर करना चाहता है। क्लाइन मिस्टर राइट के सामने खड़ा था, जिसने पूछा कि उसे मर्सिनरी स्क्वाड हायर करने के बारे में पूछने किसने भेजा है। क्लाइन ने जवाब दिया कि डन स्मिथ ने उसे वहां आने को कहा था। मिस्टर राइट हंसा, इशारा करते हुए कि ऐसी मर्सिनरी स्क्वाड्स अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अब अलग तरीके से ऑपरेट करती हैं, खुद को कुछ ऐसा कहती हैं जो मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादा फिट हो। उसने क्लाइन को बताया कि उसे जाउटलैंड स्ट्रीट पर बिल्डिंग नंबर 36 के सेकंड फ्लोर पर ऐसी ही एक स्क्वाड मिल सकती है। क्लाइन ने मिस्टर राइट को थैंक यू कहा। उसने मन ही मन 30 गिना जब वो सड़क पर चल रहा था। उसने गिनते हुए 32 कहा जब वो बिल्डिंग्स को ऊपर देख रहा था। उसने सोचा ये है वो। जब वो बिल्डिंग नंबर 36 पर पहुंचा, क्लाइन डबल दरवाजों के एक सेट के सामने खड़ा था जिस पर एक साइन था, ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी। वो उसके बारे में सोचने लगा। उसने दरवाजा नॉक किया। एक पल बाद उसने दरवाजा थोड़ा सा खोला और सोचा कि क्या कोई अंदर है। उसने अंदर कदम रखा और देखा कि एक औरत डेस्क पर सो रही है। उसने सोचा कि भले ही ये पूरा सिक्योरिटी कंपनी वाला मामला सिर्फ एक दिखावा था, ये फिर भी थोड़ा ज्यादा ही अनप्रोफेशनल था। उसने सोचा कि कितने टाइम से उन्हें कोई बिजनेस नहीं मिला होगा, ये सोचते हुए कि उन्हें इसकी जरूरत भी नहीं थी। डेस्क पर बैठी औरत अपनी उंगलियां इम्पेशेंटली उस न्यूज़पेपर पर टैप कर रही थी जो वो पढ़ रही थी। न्यूज़पेपर में अनाउंस किया गया था सोरिंग एक्सप्रेस, एक स्टीम ट्रेन सर्विस जो सीधे कांस्टेंट सिटी से जुड़ती है और उसी दिन से ऑपरेशन शुरू कर रही थी। उसने अपनी परेशानी जाहिर की, सोच रही थी कि वो लोग आखिर डेसी बे के लिए डायरेक्ट लाइन कब खोलेंगे, क्योंकि उसे बोट से ट्रैवल करना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल होता था। वो एक आवाज से चौंक गई। उसने पूछा वो कौन है। क्लाइन ने अपना परिचय क्लाइन मोरिटी के रूप में दिया। उसने बताया कि वो वहां मिस्टर डन स्मिथ के इन्विटेशन पर आया है। रोजाने ने क्लाइन को थोड़ा वेट करने को कहा, वो किसी को बुलाने गई थी। क्लाइन थोड़ा इम्पेशेंटली मान गया। उसने नोट किया कि हॉस्पिटैलिटी की कमी थी, उसे तो ड्रिंक भी ऑफर नहीं किया गया था। फिर रोजाने वापस आई और क्लाइन को इन्फॉर्म किया कि उसे फॉलो करना है। उसने एक्सप्लेन किया कि कैप्टन चैनिस गेट पर वॉच पर था और अपना पोस्ट नहीं छोड़ सकता था। क्लाइन नाम पहचान कर समझ गया। वो साथ में चलने लगे। रोजाने ने मेंशन किया कि उन्हें सेवरल फ्लाइट्स ऑफ स्टेयर्स नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे उतरते वक्त रोजाने चकल्ड इस आयरनी पे कमेंट करते हुए कि लियोनार्ड, वो आदमी जो क्लाइन से पहले मिला था, अपने पहले दिन एक मामूली इंसिडेंट के बाद स्लीपलेस हो गया था। वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे और रोजाने ने हंसते हुए उनके अराइवल का अनाउंस किया। रोजाने और क्लाइन चैनिस गेट पर पहुंचे। रोजाने ने एक्सप्लेन किया कि जो क्रॉस रोड्स वो पहले क्रॉस करके आए थे, वहां लेफ्ट पाथ सेंट सेलेना कैथेड्रल तक जाता था, जबकि राइट पाथ आर्मरी, स्टोर रूम और आर्काइव्स तक वो सीधे चलकर अपनी करंट लोकेशन पर आए थे। फिर क्लाइन ने सेंट सेलेना कैथेड्रल की लोकेशन के बारे में पूछा, रेड मूनलाइट स्ट्रीट और जोर्टेलानो स्ट्रीट के रेफरेंस में। रोजाने ने उसे इन्फॉर्म किया कि कैप्टन गेट के अंदर है और क्लाइन खुद अंदर जा सकता है। फिर रोजाने ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, ये बताते हुए कि वो 5 साल से नाइट हॉक्स का हिस्सा थी और उसके फादर भी मेंबर थे जिन्होंने 5 साल पहले अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उसने कहा कि अब वो कलीग्स होंगे। क्लाइन ने यह ऑनर हासिल करने की उम्मीद जताई, लेकिन कहा कि उन्हें पहले डैनन स्मिथ के डिसीजन का वेट करना चाहिए। वो कैप्टन के ऑफिस की तरफ बढ़ा। एक दरवाजा क्रीक करते हुए खुला और डैनन स्मिथ दिखाई दिए, जो सरप्राइज लग रहे थे। डैनन स्मिथ ने क्लाइन को बैठने के लिए इनवाइट किया और पूछा कि क्या उसने उन्हें ज्वाइन करने का डिसीजन ले लिया है। क्लाइन ने कंफर्म किया
डैन स्मिथ ने क्लाइन को अपने ऑफिस में वेलकम करने के बाद उसे एक एग्रीमेंट प्रेजेंट किया। डैन स्मिथ ने फिर रिवील किया कि नाइट हॉक्स के पास दूसरे साइन बोर्ड्स भी हैं, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो ओवा काउंटी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट की 7th यूनिट हैं। पहली 4 यूनिट्स रेगुलर पुलिस यूनिट्स थीं, जबकि 5वीं और उसके बाद की यूनिट्स काउंटी के शहरों में पैरानॉर्मल इवेंट्स हैंडल करती थी। उनकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टिंगेन में एवरनाइट गॉडेस के फॉलोअर्स से जुड़े इंसिडेंट्स की थी। अगर दूसरे टाइप्स के फॉलोअर्स मौजूद होते तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रीजन के हिसाब से डिवाइड हो जाती थी, गोल्डन, वेस्ट और इंडस रीजन्स को कवर करते हुए। नाइट हॉक्स में शामिल होने के बाद क्लाइन ने ऑर्गेनाइजेशन के साइज के बारे में पूछा। डैन स्मिथ ने उसे इन्फॉर्म किया कि टिंगेन में सिर्फ 6 ऑफिशियल नाइट हॉक्स मेंबर्स हैं, प्लस बहुत सारे सिविलियन पर्सनेल। फिर क्लाइन ने बियॉन्डर्स के कंट्रोल खोने से जुड़े पास्ट इंसिडेंट्स के बारे में पूछा। डैन स्मिथ ने जवाब में क्लाइन से पूछा कि क्या वो क्रिएशन मिथ जानता है। क्लाइन ने जवाब दिया कि हाँ, वो जानता है। उसे याद आया कि उसने अपनी काफी रिलीजियस मदर से इसके बारे में चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस में संडे स्कूल लेसन्स के दौरान सीखा था। उसे क्रिएटर के केओस से निकलने, अंधेरे को तोड़ने और रोशनी बनाने की कहानी याद थी। फिर क्रिएटर ने खुद को यूनिवर्स में इंटीग्रेट कर लिया, सभी चीजों को जन्म देते हुए। उसका शरीर जमीन और कॉस्मॉस बन गया, एक आंख सूरज और दूसरी क्रिम्सन मून। उसका खून नदियां और समंदर बन गया। जीवन को पालते हुए डैन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि क्रिएशन मिथ कहता है कि एवरनाइट गॉडेस क्रिम्सन मून है, क्रिएटर की आंखों में से एक। इंसान क्रिएटर की विजडम से पैदा हुए इंटेलिजेंट माइंड्स रखते हैं, लेकिन उनमें दूसरी मैजिकल एबिलिटीज नहीं होती। कन्वर्सेशन तब खत्म हुई जब डैन स्मिथ ने ओवा काउंटी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर नाइट हॉक्स का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया। पहली 4 यूनिट्स स्टैंडर्ड पुलिस यूनिट्स थीं, यूनिट 5 और उसके आगे पैरानॉर्मल इवेंट्स हैंडल करती थी। डैन स्मिथ ने अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखी, ये कहते हुए कि क्रिएशन मिथ सभी चीजों का एक कॉमन ओरिजिन रिवील करता है। उसने डिटेल में बताया कि इंसान क्रिस्टल्स या दूसरे जीवित चीजों के पार्ट्स से पोशंस बनाकर बहुत तरह की पावर्स हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक हाई ग्रेड पोशन को डायरेक्टली कंज्यूम करने में 3 भयानक अंजामों का रिस्क होता है। पहला है इंडिविजुअल का कंप्लीट मेंटल और फिजिकल कोलैप्स, जिससे वो एक मॉन्स्ट्रस बीइंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरा है पर्सनैलिटी में एक बड़ा बदलाव, जिससे कोल्डनेस, चिड़चिड़ापन या लापरवाही आ जाती है। तीसरा और सबसे डरावना है कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन, जिसके नतीजे में वो डेमोनिक पागलपन में चला जाता है, जो ऑर्डिनरी डेमन से कहीं ज्यादा होता है। यही डैन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया। कंट्रोल खोने का मतलब है। क्लाइन साफ तौर पर इंटरेस्टेड ध्यान से सुन रहा था। फिर नैरेटिव क्रिएशन मिथ के एक डिटेल्ड डिपिक्शन पर शिफ्ट हो गया, जो क्रिएटर के सैक्रिफाइस और उसके बॉडी पार्ट्स से बने अलग अलग बीइंग्स के ओरिजिन्स को दिखा रहा था। मिथ ने डिटेल में बताया कि क्रिएटर का शरीर जमीन और कॉस्मॉस बना, उसकी आंखें सूरज और क्रिम्सन मून बनी, उसका खून नदियां और समंदर बना, और दूसरे बॉडी पार्ट से अलग अलग क्रीचर्स बने, जैसे डेमन्स, म्यूटेंट्स और सी मॉन्स्टर्स। उसकी स्पिरिट इटर्नल ब्लेसिंग सन, लॉर्ड ऑफ द स्टॉर्म्स और गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम बनी, जबकि उसकी विजडम ने इंसानियत को जन्म दिया। मिथ ने डार्क इपॉक में एवरनाइट गॉडेस के जागने को भी डिस्क्राइब किया, उसकी इमेंस पावर और टाइटल्स को हाईलाइट करते हुए। मिथ पढ़ने के बाद क्लाइन ने उसकी थेरोनेस पर कमेंट किया, उसकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस पर अपनी हैरानी एक्सप्रेस करते हुए। आगे क्लाइन परेशान दिखता है। फिर डैन स्मिथ एक्सप्लेन करता है कि काफी टाइम के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद एक ब्लास्फेमी स्लेट पोशन सिस्टम परफेक्ट हो गया है, और 7 मेजर चर्चेज हर एक कम से कम एक सीक्वेंस कंट्रोल करते हैं। क्लाइन फिर इस ब्लास्फेमी स्लेट के बारे में पूछता है, ये नोट करते हुए कि दे हैंग्ड मैन ने भी इसका जिक्र किया था। वो एडमिट करता है कि उसे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन समझता है कि यह कुछ इविल गॉड्स ने बनाया है। डैन स्मिथ, एक उम्र वाले आदमी जिसके सफेद बाल हैं और वैसा ही ड्रेस स्टाइल है, इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर किसी को भी क्लूज मिले तो तुरंत रिपोर्ट करें, क्योंकि इस पर हाईएस्ट ऑर्डर का रिस्पॉन्स जरूरी है। डैन स्मिथ आगे एक्सप्लेन करता है कि लूजिंग कंट्रोल पोशंस यूज करने से होता है, लेकिन और भी तरह के लॉस ऑफ कंट्रोल होते हैं। एक ऐसा टाइप उन लोगों को अफेक्ट करता है जो हाई परसेप्शन के साथ पैदा होते हैं। उन्हें बियॉन्डर की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हुए इन इंडिविजुअल्स को एक चेन के अंदर सबसे निचला टियर माना जाता है। डैन स्मिथ और क्लाइन इस पर डिस्कस करते हैं, और डैन स्मिथ कुछ सोच में डूबा हुआ लगता है। डैन स्मिथ ने क्लाइन को एक्सप्लेन किया कि ब्लास्फेमी स्लेट पोशंस के यूजर्स सिर्फ अपने सीक्वेंस पाथवेज के कॉरेस्पॉन्डिंग पोशंस ही यूज कर सकते हैं। दूसरे सीक्वेंसेस के पोशंस यूज करने से अलग अलग डिग्री के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर से लेकर मौत तक। एक ज्यादा गंभीर परिणाम है लूजिंग कंट्रोल, जिसे मौत या एक इविल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है।
तीसरी तरह का लूजिंग कंट्रोल दूसरे जैसा ही है। ये तब होता है जब कोई यूजर एक पोर्शन सिलेक्ट करने के बाद दूसरे सीक्वेंस का पोर्शन ले लेता है। इससे लगभग हमेशा पागलपन की स्थिति आ जाती है। इसके बाद कोई और पोर्शन यूज करना, चाहे किसी भी सीक्वेंस का हो, अनिवार्य रूप से लूजिंग कंट्रोल तक ले जाता है। बस फर्क मौत के तरीके का होता है, मेंटल ब्रेकडाउन, फिजिकल ब्रेकडाउन या इविल स्पिरिट में ट्रांसफॉर्मेशन। फिर क्लाइन ने चौथी तरह के लूजिंग कंट्रोल के बारे में पूछा। डैन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि चौथी तरह, जो सबसे कॉमन है, पोर्शंस कंज्यूम करने का एक रेजिड्यूल मेंटल इफेक्ट है। पोर्शंस ऐसी पावर्स देते हैं जो ओरिजिनली एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स की होती हैं। ये अननेचुरल प्रोसेस हमेशा माइंड पर कुछ हद तक रेजिडुअल इफेक्ट छोड़ जाता है। एक ही सीक्वेंस में लोअर ग्रेड पोर्शन की पावर्स को पूरी तरह समझने से पहले हायर ग्रेड पोर्शन कंज्यूम करना इस पागलपन को तेज कर देगा और लूजिंग कंट्रोल तक ले जाएगा। इसीलिए एक रूल है जिसके तहत प्रमोशन से पहले 3 साल तक बिना किसी इंसिडेंट के पोर्शन यूज करना और एक एग्जामिनेशन देना जरूरी है। इन रूल्स के बावजूद हर साल बहुत से लोग कंट्रोल खो देते हैं। आखिर में क्लाइन ने 5वीं तरह के लूजिंग कंट्रोल के बारे में पूछा। डैन स्मिथ ने कहा कि यह तरह भी बहुत कॉमन है। उसने एक्सप्लेन किया कि छोटे सीक्वेंस नंबर्स वाले बियॉन्डर्स की परसेप्शन ज्यादा होती है, जिससे वो ऐसी चीजें सुन और देख सकते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। इसका मतलब ये है कि ये बढ़ी हुई परसेप्शन एक और तरीका है जिससे इंडिविजुअल्स कंट्रोल खो सकते हैं। डैन स्मिथ ने क्लाइन को अपनी एक्सप्लेनेशन जारी रखी, ये कहते हुए कि बियॉन्डर्स हमेशा मिस्टीरियस टेम्पलेशंस और लुभावने इल्यूजन्स का सामना करते रहते हैं। अगर लालच काबू कर ले तो ये टेम्पलेशंस धीरे धीरे उन्हें कंट्रोल खोने के रास्ते पर ले जाते हैं। फिर उसने आर्क बिशप चैनिस को कोट किया, जो मॉडर्न नाइटहॉक्स सिस्टम के क्रिएटर थे, जिन्होंने बियॉन्डर्स को गार्डियंस और साथ ही दुखी लोगों का एक ग्रुप बताया जो लगातार खतरों और पागलपन से लड़ते रहते हैं। डैन स्मिथ ने देखा कि क्लाइन बियॉन्डर होने की सच्चाई से काफी डिसअपॉइंटेड लग रहा था, ये मानते हुए कि ये उतना ग्लैमरस नहीं है जितना लग सकता है और खतरा हमेशा साथ रहता है। उसने जोर दिया कि हर चीज की एक कीमत होती है और उसने अनिश्चितता जताई कि उसे कब या अगर इस कॉन्वर्सेशन जैसा मौका दोबारा मिलेगा। उसने क्लाइन की मैच्योर और सेंसिबल सोच की तारीफ की। डैन स्मिथ ने फिर एक्सप्लेन किया कि बियॉन्डर बनने के लिए सफिशिएंट कॉन्ट्रीब्यूशंस जमा करने पड़ते हैं। उसने ये भी मेंशन किया कि हायर अप्स एप्लीकेंट्स को असेस करेंगे, लेकिन कोई भी डेफिनेटिवली उनका पाथ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आखिर में डैन स्मिथ ने क्लाइन को नाइटहॉक स्क्वाड के अंदर उसके सिविलियन वर्क के नेचर से इंट्रोड्यूस कराया। फिलहाल सिविलियन स्टाफ में एक अकाउंटेंट है जो सप्लाईज मैनेज करता है और कोई जो पार्ट टाइम कोचमैन का काम करता है। ये दोनों शिफ्ट्स में काम करते हैं और संडेज ऑफ रहते हैं। बाकी सिविलियन पर्सनल में रोजाने और ओल्ड नील शामिल हैं। डैन स्मिथ ने क्लाइन का नया सिविलियन रोल नाइटहॉक्स के अंदर एक्सप्लेन किया। करंट सिविलियन स्टाफ में एक अकाउंटेंट और एक पार्ट टाइम कोचमैन है जो ड्यूटीज शेयर करते हैं और जिनका संडे ऑफ रहता है। रोजाने और ओल्ड नील भी सिविलियन टीम का हिस्सा है। अकाउंटेंट और कोचमैन रिकॉर्ड्स लिखने और ऑर्गेनाइज करने, आर्मरी, स्टोर रूम और आर्काइव्स की सुरक्षा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो हफ्ते में एक दिन काम करते हैं। संडेज को छोड़कर अपने डे ऑफ के लिए आपस में नेगोशिएट करते हैं। क्लाइन ने अपने काम के नेचर के बारे में पूछा, ये सोचते हुए कि क्या वो रोजाने और दूसरों जैसा होगा। डैन स्मिथ ने क्लियर किया कि क्लाइन का रोल स्पेशलाइज्ड है। उसका पहला टास्क रोजाना वॉक्स लेना है। वेल्च के रेजिडेंस से क्लाइन के अपने घर तक जाने वाली सड़कों पर खास ध्यान देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही वेल्च का केस ऑफिशियली क्लाइन की रिकवर हुई, मेमोरीज की वजह से क्लोज हो गया है। एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक अभी भी मिसिंग है। एक पॉसिबिलिटी है कि क्लाइन ने अनजाने में उसे घर जाते वक्त अपने रास्ते में कहीं छुपा दिया हो। क्लाइन का दूसरा टास्क एक चैनिस गेट से जुड़ा है जिसका नाम नाइटहॉक सिस्टम के क्रिएटर के नाम पर रखा गया है। इस गेट में चर्च से भेजे गए कम से कम 2 कीपर्स हैं, बहुत सारे ट्रैप्स हैं और बहुत तरह के हाईली क्लासिफाइड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। इन डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस करने के लिए सफिशिएंट अथॉरिटी जमा करनी पड़ती है। डैन स्मिथ ने सजेस्ट किया कि शायद एक जानी पहचानी फीलिंग क्लाइन को मिसिंग नोटबुक ढूंढने में मदद करे, जो अगर मिल गई तो उसके बियॉन्डर स्टेटस तक एडवांसमेंट में काफी कंट्रीब्यूट करेगी। डैन स्मिथ ने क्लाइन के नए रोल को एक्सप्लेन करना जारी रखा। उसने बताया कि क्लाइन का दूसरा टास्क अपने फ्री टाइम में आर्मरी जाना और वो लिटरेचर और एंशिएंट रिकॉर्ड्स पढ़ना है जो नाइटहॉक्स प्रिजर्व करते आ रहे हैं। ये एक स्पेशलिस्ट का काम है। जब क्लाइन पढ़ना खत्म कर लेगा तो वो रोजाने ओल्ड नेल और दूसरों के साथ रोटेट करेगा। लाइन अग्री हो गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर डैन स्मिथ ने क्लाइन को एक चैनिस गेट की पिक्चर दिखाई। उसने एक्सप्लेन किया कि हर मेजर सिटी में एक ऐसा गेट होता है जो सेंट्रल कैथेड्रल के नीचे स्थित होता है। नाइटहॉक्स के मेंबर्स बारी बारी से उसकी गार्डिंग करते हैं। उसने क्लाइन को एक डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें गेट के कंटेंट्स का एक रफ ओवरव्यू था।
डॉक्यूमेंट से पता चला कि चैनिस गेट में पोशन फॉर्मूलाज और मटेरियल्स हैं और ये हेरेटिक्स और कल्टिस्ट को टेम्परेरीली रखने के लिए भी यूज होता है। डैन स्मिथ ने ये भी मेंशन किया कि चैनिस गेट के पीछे सबसे नीचे वाले फ्लोर पर सील्ड आर्टिफैक्ट्स हैं। क्लाइन ने सील्ड आर्टिफैक्ट्स का जिक्र सुनकर हैरानी जताई। डैन स्मिथ ने आगे एक्सप्लेन किया कि कुछ आइटम्स जो वो हासिल करते हैं उनमें बहुत ज्यादा मैजिकल पावर होती है और वो बहुत डेंजरस होते हैं। उनमें से कुछ तो जिंदा होने की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखाते हैं और कीपर्स को टेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए उन्हें स्ट्रिक्ट कस्टडी में रखना जरूरी है। हेडक्वार्टर्स ने इन सील्ड आर्टिफैक्ट्स को 4 अलग-अलग ग्रेड्स में कैटेगराइज किया है, ग्रेड O से ग्रेड 3 तक। ग्रेड O आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, जबकि ग्रेड 3 आर्टिफैक्ट्स कंपैरेटिवली कम डेंजरस होते हैं। डैन स्मिथ ने अपनी ब्रीफिंग जारी रखी, 3 साल पहले हुई एक बड़ी घटना के बारे में बताते हुए। एक नए बने आर्कबिशप जिन्होंने ग्रेड O सील्ड आर्टिफैक्ट पर से कंट्रोल खो दिया था, बिना किसी निशान के गायब हो गए। आर्कबिशप इंस जैंगविल, एक 40 साल का आदमी, गेटकीपर के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया था, जिसका प्रमोशन शायद उसे बुराई की तरफ ले गया था। वो सील्ड आर्टिफैक्ट्स O00 के साथ भाग गया। डैन स्मिथ ने जैंगविल से किसी भी एनकाउंटर से बचने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया, क्योंकि ऐसा एनकाउंटर क्लाइंट के लिए लगभग निश्चित रूप से मौत का कारण बनेगा। इसके बाद डैन स्मिथ ने एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया जिसमें सील्ड आर्टिफैक्ट्स का क्लासिफिकेशन डिटेल में था। ग्रेड 3 आर्टिफैक्ट्स कंपैरेटिवली डेंजरस होते हैं और ऑपरेशन के लिए कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें कम से कम एक नाइट हॉक हो। ग्रेड 2 आर्टिफैक्ट्स डेंजरस होते हैं और क्वेश्चन की जरूरत होती है सिर्फ बिशप्स, नाइट हॉक स्क्वाड लीडर्स और हायर रैंकिंग इंडिविजुअल्स ही एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेड 8 आर्टिफैक्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं और डायोसिसन बिशप्स, नाइट हॉक डीकन्स और उनसे हायर रैंक वालों तक ही लिमिटेड होते हैं। आखिर में ग्रेड O आर्टिफैक्ट्स एक्सट्रीमली डेंजरस होते हैं, जिनके लिए सबसे स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और एटमोस्ट कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत होती है। उनके बारे में कभी भी आउटसाइडर से डिस्कस नहीं किया जा सकता और उन्हें होली कैथेड्रल के सबसे नीचे के लेवल्स में सील्ड रहना चाहिए। डैन स्मिथ ने सेफ्टी की सर्वोपरि महत्ता पर जोर देते हुए बात खत्म की। डैन स्मिथ और क्लाइन एक रूम में खड़े थे, एक फ्यूजिटिव के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फ्यूजिटिव को डिटेल में डिस्क्राइब किया गया था, लेकिन सील्ड आर्टिफैक्ट का जिक्र सिर्फ एक कोट था। डैन स्मिथ ने समझाया कि क्योंकि O सबसे हाई कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल था, O08 की सर्च के बारे में सिर्फ बात होती थी और कोई डिटेल्स लिखी नहीं जाती थी। फिर भी O08 के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी। वो दिखने में एक पंख वाला क्विल, फेदर क्विल था और बिना इंक के लिख सकता था। डन स्मिथ ने कहा बस इतना ही है और क्लाइंट से कहा कि वो आर्सेनल जाए और ओल्ड नील को ढूंढे और उससे पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट तैयार करने को कहे। उसने बताया कि ओल्ड नील पहले नाइट हॉक्स का ऑफिशियल मेंबर हुआ करता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो रहा था और प्रमोट नहीं हो पाया। वो आराम भी नहीं करना चाहता था और बस लिटरेचर के साथ अपना टाइम बिताना चाहता था। क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शंस मान लिए। क्लाइंट मन ही मन सोच रहा था कि क्या एक साधारण पंख वाला क्विल जो बिना इंक के लिख सकता है सच में इतना काम का होगा। वो सोचने लगा कि कहीं यह कोई डेथ क्विल जैसा कुछ तो नहीं जिसमें अगर तुम किसी का नाम लिखो तो वो इंसान मर जाए। उसने तुरंत इस ख्याल को हटा दिया, ये सोचते हुए कि अगर वो सच में इतना पावरफुल होता तो इंस जैंगविल को भागना नहीं पड़ता। क्लाइंट को एहसास हुआ कि वो कुछ भूल गया है। डन स्मिथ ने क्लाइंट को निर्देश दिया कि पहले अकाउंटेंट मिसेस ओरियाना से मिले। उसने बताया कि क्लाइंट को 12 पाउंड्स का एडवांस पेमेंट मिल सकता है। उसके बाद उसे हर हफ्ते अपनी आधी सैलरी मिलेगी जब तक डिफरेंस पूरा ना हो जाए। क्लाइंट जो अब चिबी फॉर्म में था सोचा कि ये तो बहुत ज्यादा है और थोड़ा कम भी चलेगा। डन स्मिथ ने क्लाइंट से पूछा कि क्या वो अभी भी अपने करंट अपार्टमेंट में रहना चाहता है। क्लाइंट के मन में ख्याल घूम रहे थे जिससे पता चल रहा था कि उसे अब सीरियस एफर्ट डालना पड़ेगा। डन स्मिथ ने बात जारी रखी, क्लाइंट से पूछते हुए कि क्या वो अपने करंट अपार्टमेंट में ही रहना चाहेगा, जहां बाथरूम भी कई दूसरे घरों के साथ शेयर करना पड़ता है। उसने यह भी कहा कि क्लाइंट को एक छड़ी और एक नया सूट भी चाहिए होगा जो सब सस्ता ही होगा। क्लाइंट मान गया। फिर डन स्मिथ ने क्लाइंट से कहा कि रोजेन उसे मिसेस ओरियाना के पास ले जाएगी। उसने एक रस्सी खींची जिससे घंटी जोर से बजी। रोजेन घंटी से चौंक गई और हैरानी से चिल्लाई। वो हांफते हुए दौड़कर अंदर आई और डन स्मिथ से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए, उम्मीद करते हुए कि उसने उनके आराम में खलल न डाला हो। डन स्मिथ ने उसे मॉरिटी को मिसेस ओरियाना के पास ले जाने का निर्देश दिया। रोजेन ने उनके इंस्ट्रक्शंस मान लिए। क्लाइंट और रोजेन बस निकलने ही वाले थे जब डन स्मिथ ने उन्हें रोका, कहते हुए कि एक आखिरी चीज है। उसने क्लाइंट से कहा कि जब वो ओल्ड नील के पास जाए तो उसे 10 डीमन हंटिंग बुलेट्स लेना याद रखे। क्लाइंट ने पूछा कि क्या बुलेट्स उसे चाहिए। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि हाँ उसे ही। उसने क्लाइंट को याद दिलाया कि उसके पास वेल्च का रिवॉल्वर है और वो लोग उससे वो वापस मांगने वाले नहीं हैं। इस तरह अगर क्लाइंट किसी खतरे में पड़ा तो वो अपनी रक्षा कर पाएगा।
डन स्मिथ ने यह भी कहा कि ब्लिट्स क्लाइन को हिम्मत देंगी और कुछ नहीं तो डन स्मिथ ने क्लाइन को बताया कि डीमन हंटिंग ब्लिट्स लेने के लिए फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो समझ गया और याद रखेगा डन स्मिथ को थैंक यू कहते हुए। फिर डन स्मिथ रुका, जिससे क्लाइन सोचने लगा कि क्या कुछ और है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि डन स्मिथ को सब कुछ एक साथ बोल देना चाहिए। वो अपनी 30s में दिखने के बावजूद सठियाने लगा था। डन स्मिथ ने कहा कि वो भूल गया था कि क्लाइन ने पहले कभी शूटिंग की ट्रेनिंग नहीं ली है। उसने वो डॉक्यूमेंट वापस ले लिया जो उसने अभी क्लाइन को दिया था। डन स्मिथ ने क्लाइन को निर्देश दिया कि वो रोज 30 नॉर्मल बुलेट्स ले और नंबर 3 जाउटलैंड स्ट्रीट के शूटिंग रेंज में प्रैक्टिस करे। उसने क्लाइन को यह भी याद दिलाया कि रेंज में एंटर करने के लिए उसे ओल्ड नील से एक बैज लेना होगा। डन स्मिथ ने यह भी कहा कि अच्छे निशानेबाज सिर्फ ढेर सारी चली हुई गोलियों से बनते हैं, इसलिए क्लाइन को इस आइडिया को हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि वो समझ गया। क्लाइन ने पूछा कि क्या कुछ और है और डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि बस इतना ही। डन स्मिथ ने क्लाइन को डॉक्यूमेंट दे दिया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि फाइनली ये खत्म हुआ। रोज़ेन और क्लाइन साथ में चलने लगे। रोज़ेन ने सोचा कि कैप्टन डन स्मिथ हमेशा इतने भुलक्कड़ रहते हैं, उसकी दादी की मेमोरी भी उनसे ज्यादा अच्छी है, हालांकि वो कभी कोई बड़ी चीज नहीं भूलते। रोज़ेन ने क्लाइन से कहा कि वो उसे क्लाइन बुलाएगी। उसने ये भी कहा कि मिसेस ओरियाना बहुत ही काइंड पर्सन है और उनके साथ घुलना मिलना बहुत आसान है। उनके पिता एक वॉचमेकर हैं और वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं। रोज़ेन ने अनाउंस किया कि वो लोग मिसेस ओरियाना के ऑफिस पहुंच गए हैं। एक औरत मिसेस ओरियाना ने उनका स्वागत किया, पूछते हुए कि क्या वो उनकी कुछ मदद कर सकती है। क्लाइन ने अपना परिचय दिया, मैं क्लाइन मोरेटी हूँ, एक नया सिविलियन पर्सनल। उसने बताया कि डन स्मिथ ने उसे यहाँ आने और 4 हफ्ते की सैलरी एडवांस में मांगने को कहा है, जो टोटल 12 पाउंड्स है। मिसेस ओरियाना ने कहा, बिल्कुल, और उससे एडवांस स्लिप पर अपना नाम साइन करने को कहा। उन्होंने पूछा कि क्या उसके पास सील मोहर है और अगर नहीं तो वो अपना फिंगरप्रिंट इस्तेमाल कर सकता है। क्लाइन ने कहा कि वो करेगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि सैलरी एडवांस में लेने जैसी चीज के लिए उसे कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी और वो हैरान था कि यहाँ का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ढीला डाला है। मिसेस ओरियाना ने क्लाइन को कुछ पैसे दिए। उन्होंने पूछा कि क्या क्लाइन को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि वो किसी चीज में स्पेशलाइज करता है। क्लाइन ने जवाब दिया कि उनका अंदाजा बिल्कुल सही था। मिसेस ओरियाना हंसी, कहते हुए कि उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। मिसेस ओरियाना अपनी चेयर पर बड़े ही एलिगेंट तरीके से बैठी थी। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उन्होंने एक डार्क ब्लाउज पहना था जिसका व्हाइट कॉलर रफल था और उस पर एक ग्रीन जेम लगा हुआ था। एक ग्रीन कॉर्सेट जैसा बेल्ट उनकी कमर पर कसा हुआ था और उन्होंने लाइट कलर की पैंट्स पहनी थी। उनके हाथ उनकी गोद में नीटली रखे हुए थे। क्लाइन के मन में ख्यालों की दौड़ लगी हुई थी। वो शर्मिंदा था। एक डायग्राम सामने आया जिसका टाइटल था एक सच्चे जेंटलमैन का पहनावा। उसमें अलग अलग कपड़ों की कीमत डिटेल में दी गई थी। एक सिल्क टॉप हैट की कीमत 5 सोली, एक ड्रेस शर्ट 3 सोली, लेदर बूट्स 9 सोली, एक बो टाई 3 सोली और एक सिल्वर इनलेट कैन 7 लेग सोली। एक वेस्ट और डबल टेल सूट की कीमत लगभग 7 पाउंड्स थी। एक कार्टून स्क्विड का इलस्ट्रेशन सामने आया जो चश्मा पहने हुए था और एक पॉइंटर पकड़े हुए था। एक स्पीच बबल में लिखा था कि इस पूरे पहनावे की टोटल कीमत कम से कम 8 पाउंड्स और 7 सोली थी, पॉकेट वॉच, चेन और वॉलेट की कीमत को छोड़कर। उस महंगे पहनावे के बगल में एक फिगर था जो सस्ते कपड़े पहने हुए था जिनकी कीमत 1 पाउंड से भी कम थी। क्लाइन के अंदर की आवाज चिल्ला रही थी कि बस करो, क्योंकि ये उसे शर्मिंदा कर रहा था। ओरियाना पूछती है कि जिससे वो बात कर रही है क्या वो उस सीरियल किलर के बारे में जानता है जिसने 16 साल पहले टिंगेन में बड़ा हंगामा किया था। वो आगे कहती है कि अगर नाइट हॉक्स टाइम पर ना पहुंचे होते तो वो छठी 6th विक्टिम होती। ओरियाना याद करती है कि वो सीरियल किलर एक बियॉन्डर था और वो अपने विक्टिम से अलग अलग ऑर्गन्स निकाल लेता था। फिर सीन बदलता है। एक रिचुअल दिखाया जाता है जिसमें एक बॉडी दिखती है जिसके ऑर्गन्स गायब हैं, एक मैजिक सर्कल से घिरी हुई। सीन में हर तरफ खून बिखरा हुआ है। सवाल उठता है कि ये कैसा रिचुअल था जिसके लिए किलर को इतने अलग अलग ऑर्गन्स निकालने पड़े। पूछने वाला सोचता है कि क्या इसका कनेक्शन उसके बियॉन्डर होने से था। फिर क्लाइन दिखता है और क्लाइन का इंटरनल मोनोलॉग बताता है कि बेंसन की मंथली सैलरी सिर्फ 5 पाउंड्स है, लेकिन यहाँ तो पूरे 12 पाउंड्स है। क्लाइन मन ही मन आगे सोचता है कि पैसों की खुशबू कितनी अच्छी है, डेड प्रेसिडेंट्स और डेड किंग्स का जिक्र करते हुए, और उन सब के लिए अपना प्यार जताता है। फिर क्लाइन सोचता है कि अब आर्मरी में रिपोर्ट करने का टाइम है। नॉक करने की आवाज आती है। नॉक की आवाज के बाद रूम के अंदर से एक आवाज ने कहा, अंदर आ जाओ। क्लाइन रूम में एंटर हुआ और मिस्टर नील को ग्रीट किया, जो एक डेस्क पर पेपर्स और एक कप के साथ बैठे थे। मिस्टर नील ने क्लाइन को देखा, ये कहते हुए कि रोज़ेन ने उन्हें बताया था कि क्लाइन बहुत वेल मैनर्ड तमीजदार है
फिर उन्होंने क्लाइन को बैठने के लिए और एक कप हाथ से पीसी हुई कॉफी ऑफर की। क्लाइन ने ऑब्जर्व किया कि मिस्टर नील खुद कोई कॉफी नहीं पी रहे थे। मिस्टर नील ने एक्सप्लेन किया कि उनका एक रूल है कि वो दोपहर 3 बजे के बाद कॉफी नहीं पीते, इस डर से कि वो आराम से सो नहीं पाएंगे और उन्हें किसी अनजान एंटिटी की फुसफुसाहट हिस पर सुनाई देगी। क्लाइन ने कॉफी के लिए मना कर दिया, उन्हें थैंक यू कहते हुए। फिर उसने मिस्टर नील से पूछा कि उसे कौन से रिकॉर्ड्स या लिटरेचर पढ़ने चाहिए। क्लाइन ने अपना इक्विपमेंट रिक्वेस्ट स्लिप उन्हें दिया। मिस्टर नील ने जवाब दिया कि हिस्ट्री से जुड़ी कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड, बिखरी हुई, फ्रैगमेंटेड और मास्टर करने में मुश्किल होती है। उन्होंने एडमिट किया कि वो सिर्फ रूडिमेंट्री बेसिक चीजें ही सीख पाए हैं, क्योंकि बाकी सब बहुत ज्यादा झंझट वाला काम था। उन्होंने क्लाइन को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए जो उनके पास थे, लेकिन कहा कि उन्हें और डिटेल्ड हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड्स चाहिए ये समझने के लिए कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट मिसिंग था। क्लाइन मन ही मन कंफ्यूज हो गया। मिस्टर नील ने समझाया कि वो डॉक्यूमेंट्स रोजेल गुस्ताव की डायरी के पन्ने थे जो उसकी मौत के बाद खो गए थे। चीजों को प्राइवेट रखने के लिए रोजेल ने कंटेंट्स अजीब सिंबल्स का इस्तेमाल करके लिखे थे जो उसने खुद इन्वेंट किए थे। क्लाइन सोचने लगा कि क्या ये एम्परर रोजेल है। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि क्या वो उसका ट्रांसमाइग्रेशन में सीनियर था। मिस्टर नील ने आगे कहा कि बहुत से लोगों को लगता था कि रोजेल सच में मरा नहीं बल्कि एक भगवान बन गया। कुछ कल्ट्स तो उसके नाम पर रिचुअल्स भी करते थे पावर हासिल करने की कोशिश में। ऐसे केसेस से डील करते वक्त उन्हें डायरी से कॉपी किए हुए कुछ पन्ने मिले थे, लेकिन अब तक कोई भी उन्हें डिसाइफर करके पढ़ नहीं पाया है। मिस्टर नील ने ये पहले ही कंफर्म कर लिया था कि कुछ सिंबल्स नंबर्स रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए गए थे, जिससे ये साबित होता था कि ये पन्ने, जैसा कि शक था, एक डायरी के ही थे। वो एम्परर के आसपास हुई हिस्टोरिकल घटनाओं को डायरी में कॉरेस्पॉन्डिंग डेट से कंपेयर करना चाहते थे, इस उम्मीद में कि वो और सिंबल्स डिसाइफर कर पाएंगे। मिस्टर नील ने पूछा कि क्या उनकी सोच जीनियस वाली है। क्लाइन ने डेफिनेटली में जवाब दिया। मिस्टर नील ने कहा कि क्लाइन भी एक नजर डाल सकता है और कल से वो भी इसी तरह का काम करेगा। क्लाइन ने हाँ में जवाब दिया। क्लाइन के मन में हैरानी हुई। उसे एहसास हुआ कि यह तो एक्चुअली चाइनीज है, और वो भी सिंप्लीफाइड चाइनीज। डायरी के पन्ने दिखाए गए जिनमें नवंबर 18, जनवरी 1 और सितंबर 23 की एंट्रीज थी। क्लाइन के मन में सवाल उठा कि वो बेचारा आदमी पिटीफुल फेलो कौन था जिससे उसने ढूंढा था। क्लाइन के मन में यह भी सवाल उठा कि डाइजेस्टिंग और एक्टिंग से उसका क्या मतलब था। मिस्टर नील ने समझाया कि ये 3 पन्ने अलग अलग टाइम पीरियड्स के थे। ऐसा लगता था कि एम्परर रोजेल सिर्फ न्यू ईयर्स डे की एंट्रीज में ही साल लिखता था। फिलहाल उन्हें ये नहीं पता था कि नवंबर और सितंबर की एंट्रीज किस साल की थी। क्लाइन ध्यान से सुन रहा था। क्लाइन डायरी के पन्नों को देख रहा था जब मिस्टर नील ने उसका नाम पुकारा। मिस्टर नील चिल्लाए। उन्हें एहसास हुआ कि अभी अभी उन्हें एक अजीब सा ख्याल आया था, सोचते हुए कि शायद वो द चोजन वन हो, इसलिए वो उसे डिसाइफर करने की कोशिश करना चाहते थे। फिर उन्होंने कहा क्लाइन तो अभी बच्चा है और कि एक जमाने में उन्हें भी लगता था कि शायद वो द चोजन वन है। मिस्टर नील ने पूछा कि क्या उनके पास सिर्फ यही पन्ने हैं। मिस्टर नील ने समझाया कि उनके पास ज्यादा नहीं है, क्योंकि बियॉन्डर्स से जुड़े इंसिडेंट्स वैसे ही बहुत कम होते हैं, और वो इंसिडेंट्स जिनमें एम्परर रोजेल को पूजने वाले बेवकूफ शामिल होते हैं वो तो और भी रेयर हैं। ये फैक्ट कि उन्हें ये 3 पन्ने मिल गए, ये भी बहुत किस्मत की बात थी। मिस्टर नील ने यह भी कहा कि कुछ दूसरे बड़े कैथेड्रल्स या डायोसीज में शायद कुछ और पन्ने हों। मिस्टर नील ने फिर एक डॉक्यूमेंट को देखा और कहा, देखते हैं तुम यहाँ क्या लेने आए हो, ऑर्डिनरी बुलेट्स और डीमन हंटिंग बुलेट्स। फिर उन्होंने पूछा कि क्या क्लाइन के पास कंसील्ड शोल्डर होल्स्टर है। क्लाइन ने जवाब दिया कि नहीं है। मिस्टर नील ने कहा कि यह उसके लिए एक जेंटलमैन के तौर पर ठीक नहीं होगा कि वो पब्लिक में घूमते वक्त अपनी कमर के नीचे एक बड़ा सा उभार बल्ज लेकर चले। मिस्टर नील ने पूछा कि क्या उसे कैप्टन से कहकर या उसके इक्विपमेंट रिक्वेस्ट में ऐड करवाना पड़ेगा। मिस्टर नील ने कहा कि उन्हें डायरी के पन्ने डिसाइफर करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस उसे रिकॉर्ड करना है। फिर उन्होंने क्लाइन से कहा कि वो उनके पीछे रिपीट करे कि एक खास चीज सिर्फ एक एक्सेसरी आइटम है। क्लाइन ने मिस्टर नील से पूछा कि क्या वो पहले कभी टीचर थे। क्लाइन ने कुछ टाइम चर्च के संडे स्कूल्स और फ्री पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाया था। क्लाइन ने सोचा कि बियॉन्डर्स आम लोगों से इतने भी अलग नहीं होते। हालांकि ऐसा लगता है कि एम्परर रोजेल सच में मिस्ट्री में लिपटा हुआ है। क्लाइन सोचने लगा कि डायरी के बाकी पन्ने कहाँ हैं और उसे उन्हें ढूंढने का कोई तरीका सोचना होगा। क्लाइन ने सोचा कि शोल्डर होल्स्टर बिल्कुल फिट बैठ रहा है और यह बुरा नहीं है। फिर उसे याद आया कि वो सीक्वेंसेस और पोर्शंस के बारे में पूछना भूल गया। ये सब एम्परर रोजेल की डायरी ने उसका ध्यान भटका दिया था। फिर क्लाइन ने सोचा कि उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि चर्च ऑफ द यावरनाइट गॉडेस के कंप्लीटेड पाथवे का सीक्वेंस 9 क्या है। फिर क्लाइन सोचने लगा फिर कि ये वो है। फिर उसने एक आदमी को अपनी जेबों में हाथ डाले सीढ़ियां चढ़ते हुए देखा। उस आदमी ने उसे गुड आफ्टरनून कहकर ग्रीट किया। उसने कहा कि शायद उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है।
उस आदमी ने कहा कि क्लाइन का उस पर बहुत गहरा इंप्रेशन पड़ा है और क्लाइन का टेम्परामेंट बहुत स्पेशल है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो आदमी सच में एक पोएट जैसा दिखता है और उसमें ऐसी गे वाइब है। उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं लेनर्ड मिचेल हूँ, एक सीक्वेंस आर्ट मिडनाइट पोएट। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे सच में नहीं लगता कि उसका टेम्परामेंट इतना स्पेशल है। लेनर्ड मिचेल ने कहा कि क्लाइन उस जैसी घटना से बच गया, भले ही उसे तुरंत उनकी प्रोटेक्शन नहीं मिली, सिर्फ यही बात उसे काफी स्पेशल बनाती है। लेनर्ड मिचेल ने कहा कि उसे कैप्टन के साथ शिफ्ट चेंज करनी है और वो क्लाइन से कल मिलेगा। फिर लेनर्ड मिचेल चला गया, क्लाइन वहीं खड़ा रह गया, मन ही मन सोचता हुआ। फिर वो सोचने लगा कि क्या लेनर्ड मिचेल ने कुछ नोटिस किया। क्लाइन ने फिर मन ही मन सोचा कि जैसा उसने सोचा था वैसा ही है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि लेनर्ड मिचेल में आखिरकार कुछ खास नहीं था। डायरी का एक पन्ना था, डेट 18। उसमें एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा था, जिसमें एक गलती से राइटर को तूफानों के गहरे अंधेरे में खोया हुआ और फंसा हुआ एक बेचारा आदमी पैथेटिक फेलो मिला था। राइटर ने लिखा कि वो आदमी हर महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन ही मटेरियल वर्ल्ड के पास आ सकता था, लेकिन वो अभी भी अपनी चीखें और पुकार ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था। राइटर को लगा कि वो आदमी किस्मत वाला था जो उससे मिला इस युग के प्रोटोगोनिस्ट से। फिर राइटर ने अपने लिखे हुए पैराग्राफ पर सोचा और अचानक थोड़ा उदास हो गया। उसे लगा कि उसकी चाइनीज लिखने की स्किल्स कम हो गई हैं और वो ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि ये एक ट्रांसलेशन जैसा लग रहा है। उसने नोट किया कि पलक झपकते ही 40 साल बीत गए और वो सोचने लगा कि क्या उसकी दूसरी दुनिया की यादें सिर्फ एक दूर के सपने का हिस्सा थी। डायरी का एक और पन्ना दिखाया गया, डेट 119/8.87। उसमें लिखा था कि लेडी फ्लोरेना न्यू ईयर गाला में बहुत स्टनिंग लग रही थी। अगली एंट्री डेट 1 में बस इतना लिखा था कि राइटर के सारे डिप्लोमेट्स बेवकूफ थे। 1-3 की एंट्री में लिखा था कि राइटर ने उस वक्त बहुत जल्दी में फैसला लिया था और पीछे मुड़कर देखने पर उसे अप्रेंटिस, सीयर या बैंडिट चुनना चाहिए था। अफसोस वो अतीत को बदल नहीं सकता था। 1-4 की एंट्री में सवाल था कि उसके बच्चे इतने बेवकूफ क्यों हैं। उसने लिखा कि उसे अनगिनत बार रिपीट करना पड़ा और वो उन धोखेबाजों शार्लटन से बेवकूफ नहीं बन सकते। उसने लिखा कि शायद वो धोखेबाज खुद बेवकूफ बन गए हों। पोशंस का कि उन्हें समझना नहीं बल्कि उन्हें डाइजेस्ट करना था। ये पावर्स को खोदकर निकालना नहीं बल्कि एक्ट करना था। उसने लिखा कि पोशन के नाम अपने कोर में सिर्फ सिंबॉलिक नहीं होते, वो बहुत स्पेसिफिक मेंटल इमेजेस देते हैं और वो डाइजेशन के कीज होते हैं। डायरी का एक और पन्ना दिखाया गया, डेट 9/22। उसमें लिखा था कि राइटर के खिलाफ एक गठबंधन अलायंस बनाया जा रहा था, नॉर्थ में लेज, ईस्ट में लोएन और साउथ में फेना पॉटर के साथ। राइटर ने लिखा कि उसके दुश्मन आखिरकार एक साथ आ गए थे, लेकिन वो डरा हुआ नहीं था। वो उन्हें सच दिखाएगा, वो सच कि उनके बीच का टेक्नोलॉजिकल गैप सिर्फ तादाद, नंबर्स और लो ग्रेड सीक्वेंसर्स से भरा नहीं जा सकता। उसने लिखा कि उसके हथियार और टैक्टिक्स बहुत सुपीरियर थे और इससे भी ज्यादा उसके पास वेसल्स, अधीनस्थ लोगों की कमी नहीं थी। फिर वो सोचने लगा कि क्या वो भूल गए हैं कि वो कौन है। 9 देश की एंट्री में लिखा था कि राइटर का उस जहाज से कॉन्टैक्ट टूट गया था जो फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स की तलाश में निकला था। उसने लिखा कि उसे जल्द ही वायरलेस टेलीग्राफी इन्वेंट करने के बारे में सोचना चाहिए और वो उम्मीद करता था कि तूफानों से ये ज्यादा अफेक्ट ना हो। 9/24 की एंट्री में लिखा था कि मिस इथाका लेडी फ्लोरेना से भी ज्यादा मेस्मराइजिंग थी, लेकिन शायद वो बस अपनी जवानी को याद करके नॉस्टैल्जिक हो रहा था। क्लाइन चिबी फॉर्मे ने कहा कि रोजेल गुस्ताव की डायरी के 3 पन्ने इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गए हैं। उसने कहा कि उसे सच में ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में अपने किसी पुराने दोस्त से मिल गया हो। रोजे ने क्लाइन को बताया कि कैप्टन ने कहा है कि उसे मंडे तक वापस आने की जरूरत नहीं है और वो चाहते हैं कि क्लाइन पहले अपने घर के मैटर्स सॉर्ट आउट कर ले। क्लाइन ने जवाब दिया, ऑल राइट। क्लाइन ने सोचा कि यार ये लोग सरप्राइजिंगली काफी कंसिडरेट हो रहे हैं। उसने ये भी सोचा कि ओरिजिनल क्लाइन को इंटरव्यू का मौका सिर्फ इसलिए मिला था क्योंकि एसोसिएट प्रोफेसर ने रिकमेंड किया था और शायद उसे जाकर एक्सप्लेन करना चाहिए कि वो कोई भी फॉलो अप इंटरव्यूज अटेंड नहीं करेगा, लेकिन वो अपने ख्यालों में रुक गया। रोजेन ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे पता है कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के कंप्लीटेड सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। क्लाइन ने रोजेन की तरफ देखा और उसने पूछा कि क्या वो बियॉन्डर बनना चाहता है। रोजेन ने क्लाइन को बताया कि उसका मानना है कि एक ऑनेस्ट सिविलियन पर्सनल बनना बेहतर ऑप्शन है। उसने पूछा कि क्या उसे पता है बियॉन्डर बनना कितना डेंजरस होता है। रिलिजन ने एक्सप्लेन किया कि एक बियॉन्डर के दुश्मन सिर्फ कल्टिस्ट्स और डार्क वॉरलॉक्स तक ही लिमिटेड नहीं होते, बल्कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। उसने बताया कि लगभग हर साल कोई न कोई कंट्रोल खो देता है और खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन और मिस डेली दोनों सीक्वेंस 7 बियॉन्डर्स हैं, नाइटमेयर और स्पिरिट मीडियम। रिलिजन ने कहा कि वो एक इनकम्प्लीट पाथवे से
सीक्वेंस 7 टाइटल स्पिरिट मीडियम के बारे में भी जानती है। डन स्मिथ एक्सप्लेन कर रहा था कि उनके चर्च का कंप्लीट सीक्वेंस 9 स्लीपलेस से शुरू होता है। उसने कहा कि नाम से ही गेस किया जा सकता है कि स्लीपलेस को सोने की जरूरत नहीं होती और रात में वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। जितनी गहरी रात उतने ही वो स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं। उसने आगे बताया कि उसके बाद सीक्वेंस 8 मिडनाइट पोएट है, फिर सीक्वेंस 7 नाइटमेयर आता है और बाकी का उसे लगता है सिर्फ कैप्टन को ही पता होगा। डन स्मिथ ने यह भी मेंशन किया कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के टिंगेन में सिर्फ 2 सीक्वेंसेस 7 बियॉन्डर्स हैं और ओल्ड नील ने एक बार मेंशन किया था कि उसका सीक्वेंस 9 टाइटल मिस्ट्री प्रायर है। डन स्मिथ ने आगे एक्सप्लेन किया कि हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स बहुत स्कार्स होते हैं। उसने ऐड किया कि एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर चर्च के बिग गन्स में से एक माना जाएगा। टेक लाइन ने सोचा कि फाइनली उसे बियॉन्डर्स के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिली है और जब वो इन्फॉर्मेशन जमा कर लेगा तो शायद वो अपनी ओरिजिनल दुनिया में वापस जा पाएगा। उसने एक भरी, फिर डिसाइड किया कि अभी के लिए ये सब सोचना बंद करेगा क्योंकि उसे उस दिन पेमेंट मिली थी। वो मेलिसा को एक अच्छे बड़े मील के लिए बाहर ले जाएगा क्योंकि चाइना फोटोहॉलिक एम्पायर में वो लोग ऐसे ही करते हैं। क्लाइन को रियलाइज हुआ कि उसके पास सिर्फ 3 पेंस खुले पैसे बचे हैं जो घर वापस कोच से जाने के लिए भी काफी नहीं थे। उसने सोचा कि जितनी दूर 3 पेंस में जा सकता है उतनी दूर राइड करे और बाकी का रास्ता पैदल चले या फिर बैंक जाकर अपने बिल्स एक्सचेंज करवा ले। उसने पैदल जाने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि वो बहुत दूर और अनसेफ था। उसने बिल्स एक्सचेंज करने का प्लान भी कैंसिल कर दिया क्योंकि बैंक बिल्स को चेंज में एक्सचेंज करने के लिए 0.5% फी चार्ज करता था और वो ऐसी सर्विस अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्लाइन ने अपने हाथ में पैसों को देखा, फिर उसकी नजर एक कपड़ों की दुकान पर पड़ी। उसने सोचा कि इससे काम चल जाएगा। उसने दुकान के ऊपर लगे साइन को देखा। वो एक बॉक्स उठाए हुए कपड़ों की दुकान की तरफ चला गया। क्लाइन एक बॉक्स उठाए हुए कपड़ों की दुकान में घुसा। एक औरत, शायद सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ने उससे ग्रीट किया और पूछा कि वो क्या खरीदना चाहता है। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो एक केन ढूंढ रहा है, एक भारी मजबूत वाली। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने आयरन हार्टवुड से बनी एक केन दिखाई, बताते हुए कि ये बहुत भारी और मजबूत है और इसका हेड गोल्ड से जड़ा हुआ है। उसने प्राइस बताया 11 सोली और 7 पेंस और पूछा कि क्या वो ट्राई करना चाहेगा। क्लाइन थोड़ा हेजिटेंट दिखते हुए ट्राई करने के लिए मान गया। क्लाइन के मन में ख्याल चीख रहे थे कि 11 सोली और 7 पेंस तो सीधी लूट है और सिर्फ इसलिए कि उसमें थोड़ा सा गोल्ड जड़ा है वो लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते। उसने ये भी सोचा कि आयरन हार्ट वुड थोड़ा ज्यादा ही भारी है। तब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने वॉलेंट वुड से बनी एक और केन सजेस्ट की जिसका प्राइस 10 सोली और 3 पेंस था। क्लाइन ने सोचा कि ये वाली भी नहीं चलेगी। फिर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक और केन सजेस्ट की जो व्हाइट सोली ट्री के कोर से बनी थी और सिल्वर से जड़ी हुई थी, प्राइस 7 सोली और 10 पेंस। क्लाइन ने एक और दिखाने को कहा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने एक और कैन दिखाई। ये एबोनी वुड से बनी थी और सिल्वर से जड़ी हुई थी। उसने बताया कि ये स्टील जितनी हार्ड है और इसका प्राइस 7 सोली और 6 पेंस है। क्लाइन ने केन को देखते हुए डिसाइड किया कि ये बुरी नहीं है और वो एबोनी वुड वाली ले लेगा। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने उसे कैन पकड़ा दी। फिर क्लाइन ने पूछा कि क्या कोई चांस है कि वो थोड़ा सस्ता कर दे, कुछ कम हो सकता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने सख्ती से जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। क्लाइन ने 1 पाउंड का नोट दिया। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने क्लाइन को उसकी केन और चेंज वापस दिया। क्लाइन ने सोचा कि सारे नोट्स असली हैं और अब उसके पास कैरेज लेने के लिए काफी चेंज है। सीन एक बिल्डिंग के बाहर के व्यू पर शिफ्ट हुआ, शायद एक घर। फिर क्लाइन का हाथ रिवॉल्वर में बुलेट्स लोड करते हुए दिखाया गया। क्लाइन ने सोचा कि फाइनली उसे सिक्योरिटी का एहसास वापस मिल गया है। क्लाइन घर वापस आया और मेलिसा ने उसे ग्रीट किया, पिछली रात का बचा हुआ खाना गर्म करने का ऑफर करते हुए। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि सिल्वर क्राउन रेस्टोरेंट चलते हैं अपनी नई जॉब सेलिब्रेट करने। उसने मेंशन किया कि उसने सुना है वहां का खाना अच्छा होता है। मेलिसा ने उसे अगले दिन टिंगेन यूनिवर्सिटी में उसके इंटरव्यू के बारे में याद दिलाया। क्लाइन ने बताया कि उसे एक सिक्योरिटी कंपनी मिली है जिसका मिशन एंशिएंट रेलिक्स को ढूंढना और प्रोटेक्ट करना है। उसने एक्सप्लेन किया कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का है और वो हफ्ते के 3 पाउंड्स कमाएगा। उसने यह भी दिखाया कि उन्होंने उसे 4 हफ्ते की सैलरी एडवांस में दी है। मेलिसा सरप्राइज हुई और सोचा कि जॉब तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हैरान थी कि वो लोग 4 हफ्ते की सैलरी एडवांस क्यों देंगे। मेलिसा ने कहा कि उन्हें कहीं नई जगह मूव करना होगा। फिर क्लाइन ने अपनी उंगली उठाई। क्लाइन के मन में चल रहा था कि उसे काफी सीरियस एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लाइन ने सोचा कि वो लोग काफी ठीक ठाक रहते हैं। वो सरप्राइज हुआ और फिर उसने सोचा कि वो कभी कभी कंप्लेन करता था कि उनका अपना बाथरूम नहीं है, लेकिन वो तो बस एक बुरी आदत थी। उसने
जेनी और उसकी के बारे में भी सोचा। मेलिसा ने बताया कि टोटल 5 लोगों को एक ही रूम में सोना पड़ता है। उसने आगे कहा कि वो लोग पहले से ही बहुत फॉर्चुनेट हैं, इसलिए उन्हें अपनी सैलरी नई जगह ढूंढने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और तो और उसे मिसेस स्मायरन की बेकरी बहुत पसंद थी। क्लाइन ने सोचा कि उसे पर्सनली करंट एनवायरनमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसे सराउंडिंग्स बहुत इनकन्वीनियंट थे। इसके अलावा उसका अभी का गोल था बियॉन्डर बनना, और अगर वो ऐसे क्राउडेड अपार्टमेंट में रह रहा होता तो उसे प्रॉब्लम्स हो सकती थी। क्लाइन ने कहा कि जिस सिक्योरिटी कंपनी में वो अभी काम करता है वो गवर्नमेंट से थोड़ी रिलेटेड है, इसलिए इनकम डेफिनेटली स्टेबल होगी। और तो और वो टाउन हाउसेस देखेगा, सिंगल फैमिली होम्स नहीं। मेलिसा ने सोचा कि कुछ भी हो, उन्हें कम से कम अपना खुद का बाथरूम तो चाहिए ही था। उससे मिसेस स्मायरन की ब्रेड भी काफी पसंद थी, इसलिए वो आयरन क्रॉस स्ट्रीट के पास कोई जगह देख सकते थे। उसने ये भी सोचा कि ऐसा नहीं है कि उन्हें मूव करने की बहुत जल्दी थी। उन्हें पहले बेंसन के वापस आने का वेट करना था, वरना वो बहुत डर जाएगा। वो जरूर कुछ ऐसा कहेगा, माय गॉडेस, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मेरा भाई और बहन कहाँ हैं? नहीं, अगर मिस्टर फ्रैंकी को पता चला कि वो लोग जल्दी मूव कर गए, बेंसन जब वापस आएगा तो बिल्डिंग में घुस भी नहीं पाएगा। लैंडलॉर्ड होने के नाते मिस्टर फ्रैंकी शायद बेंसन से उसकी कीज वापस ले लेगा। क्लाइन और मेलिसा को चिबी स्टाइल में दिखाया गया। मेलिसा ने अपनी एक पुरानी क्लासमेट के बारे में सोचा। जब उसके फादर की कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उनके फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन तेजी से खराब हो गई और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा। मेलिसा ने सोचा कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। जब कोई नई पार्टी इलेक्ट होती है, हमेशा केओस होता है, इसलिए उन्हें पैसे बचाने चाहिए अगर चीजें खराब हो जाएं तो। क्लाइन ने कहा ऑल राइट, और कि उसकी बहन को इन चीजों की काफी गहरी समझ है। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि वो लोग थोड़ा सा सेलिब्रेट करें, फिर बाहर जाकर एक फिश, एक बीफ का कट, एक क्रीम का कैन और एक जिंजर बियर की बोतल खरीदें। ये सब टोटल 1 सोली और 6 पेंस का आना चाहिए। ओह, और हाँ, मिसेस स्मायरन के पास जाना याद रखना। उसे क्लाइन को एक छोटा सा लेमन केक का पीस रिवॉर्ड करने देना। मेलिसा क्लाइन के सजेशन से एग्री कर गई। क्लाइन ने सोचा कि टिंगन यूनिवर्सिटी लोएन किंगडम की 2 सबसे रिनाउंड यूनिवर्सिटीज में से एक थी। उसने ये भी सोचा कि पास की खोई यूनिवर्सिटी उसके सामने बिल्कुल फीकी पड़ती थी। क्लाइन ने स्टाफ ऑफिस के दरवाजे पर नॉक किया। अंदर से एक आवाज ने उसे अंदर आने को कहा। ऑफिस के अंदर मिस्टर स्टोन ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे कुछ चाहिए, ये नोट करते हुए कि इंटरव्यू में अभी भी 1 घंटा बाकी था। क्लाइन ने बताया कि वो सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर कोहेन का स्टूडेंट है, क्लाइन मॉरिटी, और कि उसका मानना था कि मिस्टर स्टोन ने उसका रिकमेंडेशन लेटर पहले पढ़ा होगा। उसने ये भी कहा कि उसे ऑलरेडी जॉब मिल गई है और वो आज इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मिस्टर स्टोन ने क्लाइन को कॉन्ग्रेचुलेट किया और उन्हें बताने आने के लिए थैंक यू कहा। उसने कहा कि वो ये बात प्रोफेसर और सीनियर एसोसिएट प्रोफेसर को पास ऑन कर देगा। क्लाइन ने मिस्टर स्टोन को इन्फॉर्म करना खत्म किया कि उसे जॉब मिल गई है और वो अब इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मिस्टर स्टोन ने क्लाइन से हाथ मिलाया और उन्हें इन्फॉर्म करने के लिए थैंक यू कहा। जब क्लाइन निकल रहा था, वो प्रोफेसर कोहेन और मिस्टर एजिक से टकरा गया। प्रोफेसर कोहेन ने क्लाइन को ग्रीट किया और पूछा कि क्या उसे कोई दूसरी जॉब मिल गई है। मिस्टर एजिक ने पूछा कि वो दोनों वहां क्यों हैं, और प्रोफेसर कोहेन ने जवाब दिया कि वो लोग एकेडमिक कॉन्फ्रेंस के लिए वहां आए हैं। प्रोफेसर कोहेन ने क्लाइन से पूछा कि उसे किस तरह की जॉब मिली है। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि वो एक सिक्योरिटी कंपनी के साथ काम करेगा जो एंटिक्स ढूंढती, कलेक्ट करती और प्रोटेक्ट करती है, और कि वो लोग उसे प्रोफेशनल कंसल्टेंट के तौर पर हफ्ते के 3 पाउंड्स पे करेंगे। उसने ये भी कहा कि उसे हिस्ट्री को समराइज करने से ज्यादा हिस्ट्री एक्सप्लोर करना पसंद है। प्रोफेसर कोहेन ने कहा कि हर कोई अपना रास्ता खुद चुनता है और कि वो खुश था कि क्लाइन को याद रहा कि आकर सबको इन्फॉर्म करे, न कि बस गायब हो जाए। फिर मिस्टर एजिक ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे पता है वेल्च और नाया के साथ क्या हुआ, और क्लाइन ने जवाब दिया कि उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि उन्हें बर्गलर्स ने मर्डर कर दिया। क्लाइन ने सोचा कि पब्लिक को बताया जा रहा था कि वेल्च और नाया की मौत एक बर्गलरी थी और कि ये न्यूज़पेपर्स तक जल्दी पहुंच गई। क्लाइन को श्योर नहीं था कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। उसने सोचा कि क्या दोनों हिस्ट्री टीचर्स को कोई एडिशनल डिटेल्स पता होंगी। उसे याद आया कि वेल्च को एक नोटबुक मिली थी जो ओरिजिनली 4th एपोक में सोलोमन एम्पायर के एंटीगोनस फैमिली की थी। वेल्च ने क्लाइन से उसके कंटेंट्स डिसाइफर करने में हेल्प मांगी थी और क्लाइन ने पहले कुछ दिन हेल्प की थी। उसके बाद क्लाइन को जॉब ढूंढने पर फोकस करना पड़ा, इसलिए उसके पास और टाइम नहीं था। क्लाइन को याद आया कि कुछ दिन पहले पुलिस भी उसे ढूंढने आई थी। नाम एंटीगोनस उसे फेमिलियर लग रहा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने यह नाम पहले कहां सुना था। क्लाइन प्रोफेसर कोहेन और मिस्टर एजिक के साथ चलते हुए जा रहा था। क्लाइन को वो नाम बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन सोचा शायद ये किसी और चीज जैसा साउंड कर रहा हो।
क्लाइन ने प्रोफेसर कोहेन और मिस्टर इजिक से कहा कि अगर उन्हें कुछ याद आए या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे लेटर लिखें। क्लाइन ने मेंशन किया कि वो फोर्थ एपॉक की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्टेड है। प्रोफेसर कोहेन उससे लिखने के लिए एग्री कर गए। प्रोफेसर कोहेन ने कहा कि कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और वो लोग और डिले नहीं कर सकते। मिस्टर एजिक ने क्लाइन से पूछा कि न्यूज़पेपर्स ने वेल्च और नाया के मामले में एग्जैक्टली क्या कहा था। मिस्टर एजिक ने क्लाइन को बताया कि अगर उसे केस की डिटेल्स चाहिए तो वो टिंगन मॉर्निंग पोस्ट में पढ़ सकता है। क्लाइन ने उन्हें थैंक यू कहा। मिस्टर एजिक ने क्लाइन को याद से उन्हें लेटर लिखने को कहा, अपना एड्रेस बताते हुए। प्रोफेसर कोहेन ने क्लाइन को बताया कि एजिक और उनसे खोई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस में कांटेक्ट किया जा सकता है। क्लाइन पुलिस रिपोर्ट के बारे में सोचते हुए चला गया। पुलिस के अकॉर्डिंग मर्डर्स का सीन बहुत हॉरिफिक था और सारे वैल्यूएबल्स गायब थे। कहा गया था कि मर्डर्स एक क्रूअल और विशेष धग्स के ग्रुप ने किए थे। क्लाइन ने सोचा कि वो लोग पूरी तरह से इसे कवर अप कर रहे हैं। उसे अचानक एक डर का झटका लगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्लाइन सोचने लगा कि उसे कौन देख रहा है। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। क्लाइन को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने सोचा कि क्या उसके ट्रांसमाइग्रेशन या लक एनहांसमेंट रिचुअल ने उसका सिक्स्थ सेंस स्ट्रॉन्ग कर दिया है। उसे आयरन क्रॉस और जाउटलैंड नाम याद आए और उसने डिसाइड किया कि वो सीधा घर नहीं जा सकता। उसे नाइट हॉक्स को ढूंढना होगा क्योंकि वो ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर वो उनके पास सीधा गया तो वो उन्हें एक्सपोज कर देगा। उसने घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर को कहा कि उसे शैंपेन स्ट्रीट पर उतार दे। ड्राइवर ने उसकी रिक्वेस्ट एक्नॉलेज की, बताते हुए कि इसके 6 पेंस लगेंगे। क्लाइन ने सोचा कि उसका एक ही ऑप्शन है, चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के टिंगन हेडक्वार्टर्स सेंट सेलिन कैथेड्रल जाना। फिर उसने एक विजन देखा जिसमें लोग नंगे थे, बिना कपड़ों के और बिना खाने के। एक बड़े से चर्च के अंदर एक प्रीस्ट पोडियम पर खड़ा होकर कांग्रीगेशन को एड्रेस कर रहा था। वो उन लोगों के बारे में बोल रहा था जो ठंड से सफर करते हैं, अनक्वार्ड, भारी बारिश में भीगते हुए, कहीं शेल्टर लेने की जगह नहीं, पत्थरों के आसपास सिमटे हुए। प्रीस्ट ने उन्हें रियश्योर किया कि एवरनाइट उन्हें भूली नहीं है और उन पर दया दिखाई है। क्लाइन चर्च में खड़ा अपने मन में सोच रहा था, ये क्या हो रहा है? जो फीलिंग मुझे आ रही थी कि मुझे मॉनिटर किया जा रहा है, वो चली गई। बाद में क्लाइन एक कन्फेशनल में था। एक प्रीस्ट ने उससे पूछा कि वो वहां क्या कन्फेस करने आया है। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो एक्चुअली डन स्मिथ को ढूंढने आया है और कोई उसे फॉलो कर रहा है। प्रीस्ट ने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि कन्फेशन रूम के दरवाजे से बाहर जाकर राइट टर्न ले और सीधा चलता रहे जब तक एंड ना आ जाए। वहां उसे एक सीक्रेट डोर मिलेगा। प्रीस्ट ने ऐड किया कि जब वो अंदर चला जाएगा तो कोई उसे बाकी का रास्ता दिखा देगा। कदमों की आवाज गूंजी जब क्लाइन ने प्रीस्ट के इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स दिखाए गए। क्लाइन को याद आया रोजेन ने उसे कहा था कि अगर वो चाइनीज गेट की तरफ जाने वाले क्रॉसरोड्स पर लेफ्ट लेगा तो वो सेंट सेलिना कैथेड्रल पहुंच जाएगा। एक आदमी ने क्लाइन को उनके साथ आने को कहा। फिर उस आदमी ने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि नीचे जाकर क्रॉसरोड्स पर लेफ्ट टर्न ले और वो चाइनीज गेट पहुंच जाएगा। क्लाइन ने उस आदमी को थैंक यू कहा जिसने जवाब में कहा, मे द गॉडेस ब्लेस यू। फिर क्लाइन ने कहा, प्रेस द लेडी। क्लाइन सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। फिर वो एक रूम में घुसा जिसमें एक बुक शेल्फ थी। एक आदमी डेस्क पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। क्लाइन ने कहा, हे रोजेन। रोजेन ने क्लाइन को ग्रीट किया मौसम पर कमेंट करते हुए और फिर पूछा कि वो वहां क्यों है। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे कैप्टन से बात करनी है। रोजेन ने एक्सप्रेस किया कि क्लाइन ने उसे डरा ही दिया था, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसने पूछा कि क्या उसे पहले दरवाजा नॉक करना नहीं पता और कि उसे लगा वो कैप्टन है। फिर उसने पूछा कि क्लाइन को कैप्टन से क्या बात करनी है, बताते हुए कि वो अपने ऑफिस में है। क्लाइन ने जवाब दिया कि ये सीक्रेट है। डन स्मिथ अपने ऑफिस में एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। क्लाइन डन स्मिथ के ऑफिस में घुसा। डन स्मिथ ने क्लाइन को ग्रीट किया, पूछते हुए कि क्या उसे कुछ चाहिए। क्लाइन ने जवाब दिया कि हाँ। डन स्मिथ ने पूछा कि क्या क्लाइन कैथेड्रल से वहां आया है। क्लाइन ने जवाब दिया कि हाँ। डन स्मिथ ने कहा कि यह पॉसिबल है कि वेल्च के फादर को उनकी रिपोर्ट की हुई कॉज ऑफ डेथ पर विश्वास न हो, इसलिए शायद उन्होंने विंड सिटी से एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया हो इन्वेस्टिगेट करने के लिए। उसने ऐड किया कि ये नोटबुक से भी रिलेटेड हो सकता है। डन स्मिथ ने आगे कहा, बताते हुए कि वो लोग अभी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वेल्च को वो नोटबुक कहां से मिली और ऑफ कोर्स वो ये पॉसिबिलिटी नहीं भूल सकते कि दूसरे इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनाइजेशंस भी शायद उसे ढूंढ रहे हों। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स थे कि उसे काफी सीरियस एफर्ट डालना पड़ेगा। न स्मिथ ने एक मग पकड़े हुए क्लाइन को कहा कि जिस रास्ते से आया है उसी से वापस चला जाए और फिर जो मर्जी करे। उसने ऐड किया कि ऑफ कोर्स वो दूसरी पार्टी को डराना नहीं चाहिए और उसे लॉ वायलेट नहीं करना चाहिए। क्लाइन के इंटरनल थॉट थे कि वो समझ गया। फिर डन स्मिथ ने अपना मग टेबल पर रख दिया। क्लाइन कैथेड्रल से निकला और उसके इंटरनल थॉट्स थे कि वो देखे जाने वाली फीलिंग तुरंत वापस आ गई।
और ये अजीब था। उसने सोचा कि जो आदमी उसे देख रहा था वो उसके पीछे कैथेड्रल में क्यों नहीं आया, खासकर जब उसने कुछ ओपनली गलत नहीं किया था। उसने रीजन किया कि कोई वजह नहीं थी कि वो लोग बस कैथेड्रल में एंटर नहीं कर सकते जब तक उनका कोई डार्क हिस्ट्री ना हो। उसने कंसीडर किया कि शायद वो चर्च से डरते हो, बिशप से डरते हो, ये जानते हुए कि दूसरी पार्टी के पास बियॉन्डर पावर्स हो सकती है। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स थे कि उसे नहीं लगता कि ये बहुत लाइकली है कि ये कोई प्राइवेट डिटेक्टिव है। फिर उसने कुछ लोगों को देखा और सोचा कि क्या हो रहा है। क्लाइन अभी भी ऐसा फील करते हुए कि उसे देखा जा रहा है ने जाउटलैंड शूटिंग क्लब का एक साइन देखा। उसने अपने मन में सोचा कि क्योंकि उसे देखा जा रहा है तो शायद उसके लिए सेल्फ डिफेंस सीखना ही बेहतर होगा। फिर उसने किसी को एक कॉइन दिया। एक आवाज ने उसे फॉलो करने को कहा। शूटिंग क्लब के अंदर क्लाइन ने अपने एम की प्रैक्टिस की। उसने अपने मन में सोचा कि वो ज्यादा बुरा नहीं कर रहा है। प्रैक्टिस के साथ क्लाइन ने सोचा वो न सिर्फ टारगेट पर शॉट्स लैंड कर रहा था बल्कि सेंटर के ज्यादा करीब हिट कर रहा था। जब वो शूटिंग क्लब से निकला तो किसी ने कहा कि वो उसे दोबारा देखने के लिए लुक फॉरवर्ड करते हैं। क्लाइन ने आए भरी। वो वापस स्ट्रीट पर आ गया और उसके इंटरनल थॉट्स थे कि जैसा उसने सोचा था पीछा किए जाने वाली फीलिंग वापस आ गई। दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है और क्लाइन बाहर झांकता है, सरप्राइज्ड। वो अपने मन में सोचता है कि लगता है उसे काफी सीरियस एफर्ट डालना पड़ेगा। क्लाइन अपने भाई बेंसन को ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग से खुद को करेक्ट करके गुड आफ्टरनून कहता है। बेंसन भी ग्रीट करता है। फिर बेंसन क्लाइन से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है। क्लाइन जवाब देता है कि वो बहुत बुरा गया। बेंसन सरप्राइज्ड लगता है। क्लाइन क्लैरिफाई करता है कि उसने इंटरव्यू में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। फिर क्लाइन एक्सप्लेन करता है कि उसे टाइम से पहले एक दूसरी जॉब मिल गई, एक सिक्योरिटी कंपनी में जो एंटीक्स ढूंढती है। हफ्ते की सैलरी 3 पाउंड्स है। वो सजेस्ट करता है कि शाम को बीफ खरीदकर सेलिब्रेट करें। फिर क्लाइन कहता है कि उन्हें आफ्टरनून में इंग्रेडिएंट्स खरीदने जाना चाहिए, हालांकि उसे डर है कि इसमें 3 सोली खर्च हो जाएंगे। वो सोचता है कि 1 पाउंड 20 सोली का है और 1 सोली 12 पेंस का, और ये जरूर सबसे बेकार करेंसी सिस्टम्स में से एक है। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स एक्सप्रेस करते हैं कि एक प्रॉपर करेंसी सिस्टम डेवलप करने के लिए डेसिमल सिस्टम की मास्टरी चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली रूलिंग क्लास में बहुत कम लोग हैं जो इतने सुप्रीमली डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स कंटिन्यू होते हैं, कहते हुए कि कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि उन यूजलेस बबून्स के पास बिल्कुल भी ब्रेन्स हैं। बेंसन एक्सक्लेम करता है कि क्लाइन का सेंस ऑफ ह्यूमर अब पास्ट से बहुत बेहतर हो गया है। फिर वो लोग टोस्ट में अपने ग्लासेस उठाते हैं, एक्सक्लेम करते हुए प्रेस द लीडिंग। क्लाइन, मेलिसा और बेंसन एक टेबल पर बैठे हैं जिस पर बहुत सारा खाना रखा है। बेंसन कहता है कि ये खाना उनके कंपनी में लास्ट टाइम जो खाना खाया था उससे भी ज्यादा डिलिशियस है। मेलिसा कहती है कि क्लाइन की कुकिंग एबिलिटी ने सच में उनकी एक्सपेक्टेशन से बढ़कर काम किया है। क्लाइन जवाब देता है कि ये सब मिस्टर वेल्च के शेफ के गाइडेंस की वजह से है। मेलिसा को कहा जाता है कि उसे पहले पुडिंग खाना है, क्योंकि अगर वो पेट भरने तक वेट करेगी तो वो उतना टेस्टी नहीं लगेगा। मेलिसा जवाब देती है कि वो दोनों तरह से उतना ही टेस्टी है। क्लाइन हंसता है। वो कहता है कि उन्हें कल नई जगह देखने जाना चाहिए और उन्हें मिस्टर फ्रैंकी से भी बात करनी है, क्योंकि उनका लीज अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स दिखाए जाते हैं, कहते हुए कि मिस्टर फ्रैंकी उन्हें निकाल देगा अगर वो 1 हफ्ते का रेंट भी मिस कर देंगे, और कि उसकी इंटेलिजेंस एक यूजलेस बबून से भी कम है। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स ने कंसिडर किया कि मिस्टर फ्रैंकी डेफिनेटली एक बबून से ज्यादा इंटेलिजेंट था, कम से कम जब वो अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होता था। फिर क्लाइन के इंटरनल थॉट्स हंसी में फूट पड़े। फिर क्लाइन को अपने रूम में अपने बंक बेड पर सोता हुआ दिखाया गया। अचानक क्लाइन ने अपना नाम पुकारते हुए सुना, पहले धीरे से फिर ज्यादा अर्जेंसी के साथ। डन स्मिथ को दिखाया गया। उसका चेहरा पार्शियली शैडो से ढका हुआ था। क्लाइन अपरेंटली अभी भी सो रहा था, नंग बड़बड़ाते हुए। क्लाइन का चेहरा दिखाया गया, पसीने से भीगा हुआ। क्लाइन अब जाग चुका था और खड़ा था। उसने पूछा कि क्या वो कैप्टन है। डन स्मिथ को फिर से दिखाया गया। क्लाइन के रूम में खड़ा था। क्लाइन ने डन स्मिथ से पूछा कि वो वहां क्यों है। डन स्मिथ ने क्लाइन को बताया कि कोई उसके रूम में घुस आया है। उसने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि अपना रिवॉल्वर उठाए और इंट्रूडर को हॉलवे में बाहर निकाले, और बाकी वो लोग संभाल लेंगे। क्लाइन ने अफर्म किया कि वो समझ गया। एक आदमी डेस्क पर खड़ा था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो एक खिड़की की तरफ फेस कर रहा था जिसका पर्दा पार्शियली खिंचा हुआ था। डेस्क पर किताबें और एक लैंटर्न रखे थे। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स ने रजिस्टर किया कि रूम में सच में कोई था। क्लाइन रिवॉल्वर पकड़े हुए उस आदमी से बोला, हेलो देयर सर। उस आदमी के हाथ डेस्क पर थे। क्लाइन ने उस आदमी को कहा कि अपने हाथ ऊपर करे और घूमे।
उस आदमी ने अपने हाथ ऊपर किए, उसकी पीठ अभी भी क्लाइन की तरफ थी। क्लाइन ने रिवॉल्वर ऊपर उठाया, उसे आदमी की पीठ पर पॉइंट करते हुए। क्लाइन ने उस आदमी को कहा कि जितना हो सके धीरे मूव करने की कोशिश करे और कि वॉर थोड़ा डरपोक है। उसने वार्न किया कि अगर आदमी ने उसे चौंका दिया तो वॉर गारंटी नहीं दे सकता कि वॉर गलती से ट्रिगर नहीं दबा देगा। उस आदमी का चेहरा दिखाया गया, एप्रीहेंसिव लग रहा था। आदमी घूमा और क्लाइन को लगा जैसे उसे एक जंगली खतरनाक जानवर घूर रहा है। आदमी ने सजेस्ट किया कि वो लोग बाहर इस बारे में बात करें ताकि जो लोग अभी भी सो रहे हैं उन्हें डिस्टर्ब ना हो। क्लाइन ने आदमी को कहा कि थोड़ा धीरे मूव करे और चुपचाप चले, क्योंकि एक जेंटलमैन को बेसिक कटसीज का पता होना चाहिए। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स थे कि अगर उसने एक भी गलत मूव किया तो आदमी शायद उसे टुकड़े टुकड़े कर देगा। आदमी ने आंखों पर पट्टी बांधे हुए दरवाजे के हैंडल तक हाथ बढ़ाया। क्लाइन अपना रिवॉल्वर पकड़े हुए उसे देख रहा था। आदमी ने दरवाजा खोला और क्लाइन चौंक गया। दरवाजा जोर से बंद हो गया। क्लाइन ने सोचा कि इस रेट पर बेंसन जाग जाएगा। बेंसन करा। क्लाइन के इंटरनल थॉट्स हॉरर के थ्रेट और क्रिम्सन क्राइस की उम्मीद के थे। फिर हम एक गाना सुनते हैं जो डन स्मिथ बेंसन को फिर से सुलाने के लिए गा रहा था। कम से कम एक चीज तो पक्की थी, यह जिंदगी जल्दी से गुजर जाएगी। एक चीज सच थी और बाकी सब झूठ थे। जो फूल एक बार खिल चुका है वो हमेशा के लिए मर जाता है। क्लाइन को राहत मिली कि बेंसन फिर से सो गया था। ये सॉल्व हो गया था। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो क्लाइन के रूम में आया था। वो अब हॉलवे में सो रहा था। ये भी डन स्मिथ ने किया था। डन स्मिथ ने क्लाइन को बताया कि उसे उसके सपनों में घुसने के लिए थोड़ा टाइम वेस्ट करना पड़ा। क्लाइन ने डन स्मिथ से पूछा कि क्या वो उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानता है। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि वो एक एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशन से था जिसका नाम सीक्रेट ऑर्डर था। डन स्मिथ ने आगे कहा, बताते हुए कि सीक्रेट ऑर्डर ही एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का सोर्स था। उनकी अपनी लापरवाही की वजह से नोटबुक एक मार्केट में पहुंच गई और वेल्च उसे हासिल कर पाया। इसलिए यह इनएविटेबल था कि वो लोग किसी को उसे ढूंढने के लिए भेजेंगे। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि वो लोग चीजों को पलट देंगे और बदले में उनका पीछा करेंगे, लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनके पास पहले से ही सिचुएशन पर स्ट्रॉन्ग हैंडल है, और उस केस में जब तक नोट्स उनके लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट नहीं होंगे वो शायद पूरी तरह से गिव अप कर देंगे। क्लाइन रुका, फिर पूछा कि अगर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हुए, अगर वो क्रिटिकल हुए तो? डन स्मिथ ने जवाब दिया कि वो सीक्रेट ऑर्डर के बारे में बहुत कम जानते हैं और आज रात की सक्सेस क्लाइन की वजह से थी। वो इसे उसके कॉन्ट्रीब्यूशंस में से एक कंसीडर करेंगे। डन स्मिथ ने आगे कहा, पोटेंशियल डेंजर्स को ध्यान में रखते हुए और इस फैक्ट को कंसीडर करते हुए कि हाइटेंड परसेप्शन क्लाइन को नोटबुक ढूंढने में हेल्प करेगी। क्लाइन के पास अभी एक अपॉर्चुनिटी है। डन स्मिथ ने क्लाइन से पूछा कि क्या वो बियॉन्डर बनना चाहता है, हालांकि वो सिर्फ एक इनकम्प्लीट सीक्वेंस से स्टार्टिंग सीक्वेंस चुन पाएगा। क्लाइन सरप्राइज्ड था। क्लाइन सोच रहा था कि वो कौन से सीक्वेंस 9 चूज कर सकता है। फिर कहानी चर्च के सीक्वेंस 9 पोर्शन फॉर्मूलाज के डिस्क्रिप्शन पर चली गई। पहला था मिस्ट्री प्रायर, जिससे इंसान अलग अलग तरह का मिस्टिकल नॉलेज समझ सकता था, मैजिकल रिचुअल्स में अच्छा हो सकता था और सीक्रेट एग्जिस्टेंसेस को महसूस कर सकता था। दूसरा था कॉप्स कलेक्टर, जो ठंड, सड़न और लाशों की ऑरा से होने वाले कोरोजन से रेसिस्टेंस देता था। इससे अनडेड का नॉलेज भी मिलता था, कुछ बुरी आत्माओं को देखने की एबिलिटी और यूजर के कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी इंप्रूव होते थे। तीसरा था सियर, जिससे एस्ट्रोमैंसी, कार्टोमैंसी, स्पिरिचुअल पेंडुलम्स चलाना और स्क्राइंग जैसी स्किल्स सीखने की एबिलिटी मिलती थी। क्लाइन ने ट्रांसलेटेड पेज देखा जिसमें उसके पास्ट में किए गए एक जल्दबाजी वाले चॉइस के बारे में लिखा था। पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि उसे अप्रेंटिस, सियर या बैंडेड चूज करना चाहिए था। वो पछता रहा था कि वो पास्ट को बदल नहीं सकता। क्लाइन के मन में सियर शब्द सुनकर एम्परर रोजल की डायरी वाली बात याद आ गई। क्लाइन और डन स्मिथ ने सियर सीक्वेंस के बारे में डिस्कस किया। मिस्टिकल नॉलेज के मामले में एक सियर मिस्ट्री प्रायर से बेहतर था, लेकिन उनकी कॉम्बैट एबिलिटी बहुत कम थी। उनके पास सिर्फ सियर का सीक्वेंस 9 था और डन स्मिथ को नहीं पता था कि होली कैथेड्रल के पास आगे के सीक्वेंसेस हैं या नहीं। डन स्मिथ ने आगे कहा कि लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स के पास जो एबिलिटीज होंगी वो शायद ओपोनेंट्स के सामने एक फायर आर्म जितनी इफेक्टिव ना हो, इसलिए तीनों सीक्वेंसेस आखिरकार क्लाइन की जरूरतों को पूरा कर देंगे। उसने ये भी ऐड किया कि होली कैथेड्रल का मतलब कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी है, जो चर्च का हेडक्वार्टर्स है। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि वो मंडे सुबह तक अपना डिसीजन बता दे। क्लाइन जो भी डिसाइड करेगा, नाइट हॉक्स में से कोई ऑब्जेक्ट नहीं करेगा या उसका डिसीजन बदलने की कोशिश नहीं करेगा। क्लाइन के मन में ख्याल आया कि उसे मामले को शांति से अप्रोच करना चाहिए और अपने दिल से पूछकर जवाब हासिल करना चाहिए। डन स्मिथ क्लाइन के साथ एक हॉलवे में चल रहा था। क्लाइन मन ही मन सोच रहा था कि डिसीजन कितना भी मुश्किल क्यों न हो, यह उतना बुरा नहीं हो सकता जितना एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स पर अपना फ्यूचर करियर डिसाइड करना होता है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स? हाँ,
अगर उसे वापस जाने का कोई चांस चाहिए तो उसे बियॉन्डर पावर्स हासिल करनी होंगी। कहानी क्लाइन पर शिफ्ट हुई, जो एक डेस्क पर बैठा डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। उसने एक सिंगल फैमिली होम के बारे में सोचा जिसमें 6 कमरे और 2 बालकनीज थी, साथ ही एक प्राइवेट लॉन और गार्डन भी। हफ्ते का रेंट 1 पाउंड और 6 सोली था। वो घर उनका फ्यूचर का गोल था। मेलिसा ने सजेस्ट किया कि वो टिंगन हाउसिंग इंप्रूवमेंट एसोसिएशन से वर्किंग क्लास हाउसिंग देखें। क्लाइन ने जवाब दिया कि उस तरह की हाउसिंग गरीबों के लिए रखी जाती है और टिंगन सिटी हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी उनके लिए बेहतर रहेगी। एक्चुअली कुछ हाउसिंग कंपनीज ऐसी भी थी जो पूरी तरह से चैरिटी वाली थी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थी। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो आपको वैक्सीनेटेड होना पड़ेगा, बिल्डिंग की सफाई की बारी लेनी पड़ेगी, आप सबलेट भी नहीं कर सकते और आपको कचरा न फैलाने का भी ध्यान रखना होगा। बेंसन मनी मन सोच रहा था कि जो सच में गरीब है वो वैक्सीनेट होने का खर्चा कैसे उठा सकता है। ऐसे लोगों की स्टेबल इनकम नहीं होती और क्योंकि उन्हें सबलेट करने की परमिशन नहीं है तो वो कोटेनेंट्स के साथ रेंट शेयर नहीं कर सकते। उस केस में अगर उनकी नौकरी चली गई तो गरीबों को जिंदा रहने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ती है। उनके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो उन रूल्स को फॉलो करने में खर्च करें। मेलिसा ने सोचा कि तभी तो जेनी ने उसे अपने घर आने से मना कर दिया था जब उसकी फैमिली लोअर स्ट्रीट शिफ्ट हो गई थी। मेलिसा ने अपना विश्वास जताया कि चीजें बेहतर होंगी। बेंसन सहमत हुआ, यह कहते हुए कि उनकी उस दिन की प्रायोरिटी एक नया अपार्टमेंट ढूंढना है। वो टिंगन सिटी हाउसिंग इंप्रूवमेंट कंपनी के डेफोडिल स्ट्रीट हाउसिंग पहुंचे। एक आदमी ने उनका स्वागत किया, ये समझाते हुए कि यूनिट का एंट्रेंस एक लिविंग रूम से जुड़ा है जिसमें डैफोडिल स्ट्रीट की तरफ एक ओरियल विंडो है जिससे भरपूर धूप आती है। उसने आगे बताया कि लिविंग रूम पार्लर के तौर पर भी यूज करने के लिए सूटेबल है, किचन राइट में है और एक बड़ा फायरप्लेस लेफ्ट में। उसने ये भी कहा कि सेकंड फ्लोर पर 4 कमरे हैं, 2 बाथरूम, एक छोटी बालकनी और बेसमेंट में एक स्टोरेज रूम। आदमी ने बताया कि रेंट 13 सोली पर वीक है, साथ में एडिशनल फर्नीचर डिप्रिसिएशन फीस और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट। बेंसन ने पूछा कि घर को पूरा खरीदने में कितना खर्चा आएगा। आदमी ने जवाब दिया कि यूनिट का लिस्ट प्राइस 850 पाउंड्स है, लेकिन हर कोई इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। उसने क्लियर किया कि वो सिर्फ लीज देते हैं, रियल एस्टेट सेल्स नहीं करते। क्लाइन ने घर की कीमत के बारे में सोचा, ये सोचते हुए कि उसकी वीकली सैलरी 3 पाउंड्स और बेंसन की 1 पाउंड और 10 सोली और रेंट 13 सोली और वीकली खर्चा लगभग 2 पाउंड्स के साथ वो हर हफ्ते लगभग 19 सोली बचा सकते हैं। ये साल में लगभग 35 पाउंड्स हो जाएगा, मतलब उन्हें 850 पाउंड्स जमा करने में 29 साल लग जाएंगे। उसने अफसोस जताया कि इस दुनिया में अभी तक इंडिविजुअल हाउसिंग लोन्स नहीं है। सोचा कि घर खरीदना कितना मुश्किल है। क्लाइन घर में खड़ा सोच रहा था कि यह जगह अमेजिंग है। मेलिसा की ओपिनियन तो और भी ज्यादा ऑब्वियस थी। बेंसन ने अपना गला साफ किया। उसने पॉइंट आउट किया कि डाइनिंग रूम में रोशनी काफी कम है और बालकनी बहुत छोटी है। उसने ये भी कहा कि फर्नीचर भी बहुत पुराना और आउटडेटेड है और अगर वो शिफ्ट होते हैं तो उन्हें कम से कम आधा फर्नीचर बदलना पड़ेगा। और तो और सिर्फ एक बेडरूम में फायरप्लेस था। क्लाइन ने मिस्टर स्काटर को थैंक यू कहा, लेकिन कहा कि लगता है उन्हें किसी और से कुछ और प्रॉपर्टीज दिखवानी चाहिए। मिस्टर स्काटर ने उनसे रुकने को कहा, ये कहते हुए कि वो रेंट थोड़ा कम कर सकते हैं। 10 मिनट बाद मिस्टर स्काटर ने बताया कि वीकली रेंट 12 सोली होगा, फर्नीचर यूजेज फी 3 पेंस और डिपॉजिट 2 पाउंड्स। उसने कहा कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया है, जैसा बेंसन चाहता था। मिस्टर स्काटर और बेंसन ने हाथ मिलाया, डील पक्की हो गई। मिस्टर स्काटर ने कहा कि उनके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। फिर सीन डस्क में बिल्डिंग के एक एक्सटीरियर व्यू पर शिफ्ट हो गया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसे लैंडलॉर्ड को मनाने के लिए बेंसन को थैंक यू कहना चाहिए और उन्हें सिर्फ 3 सोली डिपॉजिट देने के बाद टाइम से पहले मूव इन करने की परमिशन मिल गई। फिर क्लाइन को अपने हाथ हवा में उछालते हुए देखा गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो फाइनली फ्री हो गया है। फिर उसने अपने नए घर के इंटीरियर को देखा, सोचते हुए कि अब से ये उनका घर है। क्लाइन, बेंसन और मेलिसा अपने नए घर में खड़े थे। क्लाइन उन दोनों को देख रहा था और मेलिसा और बेंसन मुस्कुरा रहे थे। फिर क्लाइन को रोज़ैन को ग्रीट करते हुए देखा गया। रोज़ैन ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे गर्मी लग रही है। इस मौसम में फॉर्मल कपड़े पहनकर क्लाइन सूट और टॉप हैट पहने हुए ने जवाब दिया कि स्टाइल के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। क्लाइन अभी भी अपने फॉर्मल कपड़ों में रोज़ैन को बताता है कि जो स्टाइल उसने पहना है उसकी टोटल कॉस्ट 8 पाउंड्स है। फिर वो पूछता है कि कैप्टन कहाँ है। रोज़ैन जवाब देती है कि वो अपनी यूजुअल जगह पर है। क्लाइन थैंक यू कहता है। एक दरवाजे पर नॉक होता है और डन स्मिथ कहता है कम इन। क्लाइन कमरे में एंटर करता है और डन स्मिथ पूछता है कि क्या उसने डिसाइड कर लिया है। क्लाइन कंफर्म करता है कि उसे पता है वो क्या चूज करना चाहता है। डन स्मिथ कहता है ऑल राइट, लेट्स हियर इट। क्लाइन एक गहरी सांस लेता है और फिर कहता है सीयर। डन स्मिथ ने कहा कि एक बार पोषण ले लिया तो पछताने की कोई गुंजाइश नहीं। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो समझ गया, लेकिन उसने अपनी इंस्टिंक्ट सुनने का फैसला किया था। क्लाइन के मन में सवाल उठा कि क्या वो लोग ह्यूमन गिनी पिग्स हैं। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि वो उसके साथ आए, वो लोग अंडरग्राउंड जा रहे हैं। क्लाइन ने जवाब दिया
यस कैप्टन। क्लाइंट को याद आया डन स्मिथ ने कहा था कि पोषण लेने से सिर्फ सीखने की कैपेसिटी मिलेगी, एक्चुअल नॉलेज नहीं। क्लाइंट सोचने लगा कि ये सारा मिस्टिकल नॉलेज आखिर आता कहां से है। क्या उनके प्रेडिसेसर्स को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी थी इसे पाने के लिए, या ये दूसरे सोर्सेज से आता था। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि एक तरीका एक्सपेरिमेंटेशन और पास्ट रिजल्ट्स को इंप्रूव करके था, एक और तरीका था जब गॉड्स उन्हें नॉलेज देते थे। उसने ऐड किया कि तीसरा तरीका था कि पोषण लेने के बाद जो हिस्पर्स सुनाई देने लगते हैं वो हमेशा क्रेजी नहीं होते, कभी कभी वो मिस्टिकल नॉलेज के टुकड़े रिवील कर देते हैं। उसने बताया कि जहां तक वो जानता है, जो लोग उन विस्पर्स को लंबे टाइम तक सुनते हैं वो सब आखिर में पागल हो जाते हैं। ऑफ कोर्स जो नोट्स वो पीछे छोड़ जाते हैं वो सब इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं। क्लाइन मन ही मन सोचने लगा कि जो विस्पर्स उसने लक एनहेंसमेंट रिचुअल करते वक्त सुने थे, क्या उनका भी सेम इफेक्ट होगा। डन स्मिथ क्लाइन को एल्केमी रूम तक ले गया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि यहीं वो सीयर पोषण के फॉर्मूलाज और इंग्रेडिएंट्स रखते थे। उसने क्लाइन को अंदर जाने और ओल्ड नील को पोषण बनाते हुए देखने को कहा, ये कहते हुए कि प्रोसेस बेसिक था और क्लाइन को ये सीखना चाहिए। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो समझ गया। डन स्मिथ ने फिर क्लैरिफाई किया कि वो क्लाइन को बियॉन्डर बनने दे रहे थे, क्योंकि नोटबुक ढूंढते वक्त उसे खतरे का सामना करना पड़ेगा। उसने ऐड किया कि क्लाइन ने अभी तक उनकी मेन टीम ज्वाइन करने के लिए इनफ कंट्रीब्यूट नहीं किया था, इसलिए वो उसे वैसे ही ट्रीट करेंगे, बस फर्क ये होगा कि वो ओल्ड नील से मिस्टिसिज्म सीखेगा। क्लाइन ने मन ही मन अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की कि उसकी सैलरी नहीं बढ़ेगी। डन स्मिथ ने मेंशन किया कि उन्हें सीक्रेट ऑर्डर के एक्शंस के बारे में कुछ डिटेल्स पता चली है। फिलहाल वो लोग आकर उन्हें प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं करेंगे, लेकिन क्लाइन को फिर भी विजिलेंट रहना चाहिए। डन स्मिथ ने यह भी कहा कि भले ही ये कंफर्म करना इम्पॉसिबल है कि वो नोटबुक को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, वो ये कंफर्म कर सकते हैं कि उनका सोलोमन एम्पायर के टाइम के करप्टेड नोबल से कुछ लेना देना है। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो समझ गया और डन स्मिथ को थैंक यू कहा। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चला कि अपनी सेफ्टी के लिए उसे जल्द से जल्द बियॉन्डर बनना होगा। फिर क्लाइन एल्केमी रूम में एंटर हुआ, जो काफी हद तक एक केमिस्ट्री लैब जैसा दिख रहा था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो एल्केमी रूम में है। ओल्ड नील ने क्लाइन को ग्रीट किया। उसके आने पर नोटिस करते हुए ओल्ड नील ने कहा कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्लाइन सीयर चूज करेगा, ये मेंशन करते हुए कि क्लाइन में स्पंक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसमें सालों पहले था। ओल्ड नील ने कहा नॉट बैड, नॉट बैड। क्लाइन ने ओल्ड नील को ग्रीट किया। ओल्ड नील ने क्लाइन को पास आने को कहा, यह कहते हुए कि वो उसे पोषण प्रिपेयर करना सिखाएगा। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो रेडी है। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि सीक्वेंस 7 से नीचे के पोर्शंस के लिए बस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इंग्रेडिएंट्स ऐड करने होते हैं। ओल्ड नील ने एक वाइल उठाया और एक्सप्लेन किया कि कोई एडिशनल रिचुअल्स परफॉर्म करने या कोई इनकेंटेशंस कहने की जरूरत नहीं है। फिर ओल्ड नील ने सीयर पोषण का फॉर्मूला एक्सप्लेन करना शुरू किया। उसने इंस्ट्रक्ट किया कि पहले 100 मिलीलीटर्स प्योर वाटर और 13 ड्रॉप्स नाइट वनलीला एक्सट्रैक्ट ऐड करो। ओल्ड नील ने आगे कहा 7 गोल्ड मिंट लीव्स, 3 ड्रॉप्स पॉइजन हेमलॉक जूस और 9 ग्राम्स पाउडर्ड ड्रैगन ब्लड ग्रास ऐड करो। क्लाइन के मन ने मिस्टिकल स्मेल नोट की। एक हाइसिंग साउंड आई। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि अभी तक उन्होंने सिर्फ ऑक्सिलरी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं और उन्हें थोड़ा कम या ज्यादा डालने से पोषण के फाइनल इफेक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसने जोर दिया कि बचे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ प्रिसिजन बहुत मैटर करती है। लावोज स्क्विड, ब्लड और स्टेलर एक्वा क्रिस्टल। ओल्ड नील ने क्वेश्चन किया कि अगर वो जरूरत से थोड़ा कम डाल दे तो ऑल राइट है, लेकिन वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकता। अगर उसने बहुत कम डाला तो उसका एडवांसमेंट फेल हो जाएगा, और अगर उसने थोड़ा सा भी ज्यादा डाल दिया तो उसका माइंड गड़बड़ हो जाएगा और वो मर भी सकता है। ओल्ड नील ने कहा कि पोषण तैयार है। क्लाइन को पकड़े हुए ने पूछा कि क्या वो इसे ऐसे ही पी ले और क्या उन्हें पहले कोई और प्रिपरेशंस करने की जरूरत नहीं है, जैसे कोई रिचुअल या प्रेयर। ओल्ड नील ने ह्यूमर के साथ जवाब दिया, सजेस्ट करते हुए कि वो पहले एक ग्लास वाइन पी सकता है, सिगार स्मोक कर सकता है या किसी म्यूजिक पर डांस कर सकता है। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चला कि उसे ओल्ड नील को पंच करने की तेज इच्छा हो रही थी। ओल्ड नील ने क्लाइन को हेजिटेट न करने की सलाह दी, क्योंकि वो जितना नर्वस और डरा हुआ होगा उतना ही पोषण का एब्जॉर्प्शन नेगेटिवली अफेक्ट होगा। क्लाइन ने कप में पोषण को देखा, उसका रिफ्लेक्शन लिक्विड में दिख रहा था। उसने गहरी सांस ली, फिर पोषण पीना शुरू किया, ग्लग की आवाजें निकालते हुए जैसे वो निगल रहा था। जब वो पी रहा था, क्लाइन के मन के ख्याल
हॉर्नासिस शब्द पर फोकस थे। जैसे ही क्लाइन ने पोशन पीना कंटिन्यू रखा, उसके दिमाग में हॉर्नासिस से फ्लेग्रिया तक आवाजें गूंज रही थी। वो सोच रहा था कि आवाज कहां से आ रही है। वो क्लियरली कुछ अजीब एक्सपीरियंस कर रहा था। ओल्ड नील पास में खड़ा क्लाइन को ऑब्जर्व कर रहा था। उसने नोट किया कि क्लाइन का विजन अब एबनॉर्मल था और वो ऐसी चीजें सुन सकता था जो वो पहले नहीं सुन सकता था। क्लाइन ने कंफर्म किया कि ओल्ड नील सही है और उसने पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि क्लाइन पोशन की पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था जो बाहर निकल रही थी। उसने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो किसी कॉमन सिंपल ऑब्जेक्ट के बारे में सोचे और अपना सारा अटेंशन उस पर फोकस करे, उसकी इमेज अपने मन में बार बार बनाए। क्लाइन स्ट्रेंज दिखते हुए ने इंटेंटली फोकस किया। एक पल बाद ओल्ड नील ने पूछा कि क्या क्लाइन बेहतर फील कर रहा है। क्लाइन अपने हाथ को देखते हुए ने जवाब दिया कि उसे लगा कि वो सक्सीड हो गया है। क्लाइन ने अपने हाथ को देखा, ये मानते हुए कि वो अपने माइंड को फोकस करने में सक्सीड हो गया था। ओल्ड नील ने उसे अपनी आंखों में देखने को इंस्ट्रक्ट किया। क्लाइन ने एक मिरर उठाया और अपना रिफ्लेक्शन एग्जामिन किया। ओल्ड नील ने उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये इन्फॉर्म करते हुए कि वो अब एक सीयर और एक बियॉन्डर है। क्लाइन के चेहरे का एक क्लोज अप ने एक स्ट्रेन्ड एक्सप्रेशन दिखाया और पसीने की बूंदें उसके चेहरे से नीचे टपक रही थी। कहानी फिर एक स्क्रॉल पर शिफ्ट हुई जिसमें सीयर पोशन फॉर्मूला डिटेल में था। इंग्रेडिएंट्स में 100 मिलीलीटर्स प्योर वाटर, 13 ड्रॉप्स नाइट, वनीला एक्सट्रैक्ट, 7 गोल्ड मिंट लीव्स, 3 ड्रॉप्स पॉइजन, हेमलॉक जूस, 9 ग्राम्स पाउडर ड्रैगन ब्लड ग्रास, 10 मिलीलीटर्स लावो स्क्विड ब्लड और 50 ग्राम स्टेलर एक्वा क्रिस्टल शामिल थे। ये नोट किया गया कि लावोस स्क्विड एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीशीज है और स्टेलर एक्वा क्रिस्टल डिविनेशन क्रिस्टल्स के लिए बेस्ट मटेरियल्स में से एक है। एक कार्टूनिश इमेज एक चश्मा पहने स्क्विड की दिखाई दी जो एक स्टिक से पॉइंट कर रहा था। यह नोट किया गया कि पॉइजन हेमलॉक जूस अगर रेकलेसली कंज्यूम किया जाए तो स्टिफनेस और डेथ कॉज कर सकता है। क्लाइन एक चिबी स्टाइल में गुस्से वाले एक्सप्रेशन के साथ दिखाया गया ने एक्सक्लेम किया कि वो स्टूपिड नहीं है। जिस तरह से क्लाइन के प्यूपल्स का कलर चेंज हुआ है वो पोशन की पावर्स का मैनिफेस्टेशन है। क्लाइन पूछता है कि वो कॉजिटेशन कब सीख सकता है। ओल्ड नील जवाब देता है कि वो अभी सीख सकता है और अपने दिमाग में ऑब्जेक्ट्स पिक्चर करना कॉजिटेशन का पहला स्टेप है। फिर क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपना माइंड एम्प्लीस ऑब्जेक्ट्स को ऐसी चीजों से रिप्लेस करे जो इस दुनिया में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। क्लाइन फोकस करता है और उसके मन के ख्याल लाइट के स्फीयर्स के बारे में सोचते हैं और क्या वो उसकी कॉजिटेशन से क्रिएट हुए थे। वो अपनी आंखें खोलता है। ओल्ड नील क्लाइन को बताता है कि वो उसे एक एबिलिटी सिखाएगा जो सबसे सिंपल है लेकिन बहुत यूजफुल भी है, स्पिरिट विजन। क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो अपने हाथ अपनी आंखों के सामने उठाए, अपनी इंडेक्स फिंगर्स एक दूसरे की तरफ पॉइंट करे लेकिन उन्हें टच न होने दे। उसे कहा जाता है कि वो अपना विजन अपने हाथों के पीछे फोकस करे, फिर अपनी फिंगर्स मूव करे और उन्हें टच न होने दे या अपनी साइड से बाहर न जाने दे। क्लाइन टेक्निक ट्राई करता है, उसे कलर दिखता है और ओल्ड नील कहता है कि ये बुरा नहीं है और ये स्पिरिट विजन का पहला स्टेप है। ओल्ड नील क्लाइन को कहता है कि वो इसे कुछ और बार ट्राई करे और स्टेबलाइज करे जब तक उसे बताता है कि अलग अलग पॉसिबल कलर्स का क्या मतलब है। ओल्ड नील एक्सप्लेन करता है कि मिस्टिसिज्म की स्टडी में एक इंसान का नॉन फिजिकल पार्ट 4 अलग अलग लेवल्स में डिवाइड होता है, कोर लेयर से आउटमोस्ट लेयर तक। वो है स्पिरिट बॉडी, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड और ईथरू बॉडी। ओल्ड नील आगे एक्सप्लेन करता है कि जो कलर क्लाइन ने देखा वो उसका ईथरू बॉडी था। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी बैलेंस्ड होगी और वो व्हाइट में क्लोक्ड होगी। फिर वो अलग अलग बॉडी पार्ट से एसोसिएटेड अलग अलग कलर्स का विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है। सिर और ब्रेन की सरफेस पर्पल दिखेगी, गला और नर्वस सिस्टम ब्लू दिखेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम येलो दिखेगा, हार्ट और दूसरे रेगुलेटरी सिस्टम्स ग्रीन दिखेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑरेंज दिखेगा और लिम्ब्स साथ इमोशन के लिए जरूरी कोई भी और पार्ट्स रेड दिखेंगे। फिर ओल्ड नील कहता है कि अगर कोई भी कलर चेंज होता है तो इसका मतलब है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट थका हुआ है या बीमार है। क्लाइन के मन के ख्याल ऑब्जर्व करते हैं कि ओल्ड नील के सिर के आसपास के वाइब्रेंट पर्पल के अलावा बाकी सब कुछ डिम है। क्लाइन सोचता है कि क्या ये इसलिए है क्योंकि वो बूढ़ा है। अचानक क्लाइन का स्पिरिट विजन ओल्ड नील के पीछे एक जोड़ी आंखें रिवील करता है। क्लाइन चौंक जाता है और एक्सक्लेम करता है कि उसके पीछे एक जोड़ी आंखें हैं। ओल्ड नील शांति से क्लाइन को कहता है कि उनके बारे में चिंता न करे, ये एक्सप्लेन करते हुए कि ये रिचुअलिस्टिक मैजिक के बहुत सारे साइंस में से एक है। क्लाइन के मन के ख्याल सोचते हैं कि क्या स्पिरिट विजन बेसिकली यिन यांग आइज का एक एनहांस वर्जन है और फिर क्वेश्चन करते हैं कि क्या डेड नॉन लिविंग चीजों में स्पिरिचुअलिटी होती है। क्लाइन ओल्ड नील से पूछता है कि क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स से आने वाले मटेरियल्स में अभी भी कुछ लाइफ रहती है, भले ही ओरिजिनल क्रीचर मर चुका हो।
ओल्ड नील जवाब देता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि टेक्निकली ये ज्यादा इस तरह है कि उनमें रेसिडुअल स्पिरिचुअलिटी होती है। वो ऐड करता है कि ये फैक्ट पोर्शंस को सक्सेसफुली बनाने के लिए क्रूशियल है और ये भी एक रीजन है कि एक बियॉन्डर कंट्रोल क्यों खो सकता है। फिर क्लाइन पूछता है कि अगर स्पिरिट्स की दुनिया ऑल एनकम्पासिंग है तो वो वहां बॉक्स के अलावा कुछ क्यों नहीं फील कर सकता। ओल्ड नील हंसता है और कहता है, यंगस्टर, अभी हम चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के नीचे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि हम स्पिरिट्स को ऐसी जगह पर घूमने देंगे? क्लाइन कहता है, आई सी। फिर वो मिस्टर नील को पुकारता है, ये कहते हुए कि उसके ब्राउ के आसपास का एरिया स्पास्मिंग कर रहा है और दर्द हो रहा है। वो अपना ब्राउ रब करता है। ओल्ड नील पूछता है कि वो क्या है। ओल्ड नील एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत नॉर्मल है, वो भी बियॉन्डर बना है और स्पिरिट विजन यूज करने से उसकी बॉडी पर भारी बोझ पड़ता है, ये उसे हेलुसिनेट भी करवा सकता है। वो ऐड करता है कि वो आसपास के सराउंडिंग्स और लोगों के इमोशंस से भी आसानी से अफेक्ट हो जाएगा, इसलिए उसे इसे स्पेरिंगली यूज करना चाहिए। क्लाइन के मन के ख्याल क्वेश्चन करते हैं कि वो चीज क्या थी, क्योंकि वो गायब हो गई। वो सोचता है कि क्या वो सिर्फ एक इल्यूजन था। फिर वो पूछता है कि वो स्पिरिट विजन यूज करना कैसे बंद करे और उसे डीएक्टिवेट कैसे करे। ओल्ड नील क्लाइन को स्पिरिट विजन डीएक्टिवेट करना सिखाता है। वो कहता है कि क्लाइन को एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचना चाहिए और खुद को कॉजिटेशन की स्टेट से बाहर निकालना चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। उसे बार बार खुद से कहना चाहिए कि टर्मिनेट करो, और फिर जब वो अपनी आंखें दोबारा खोलेगा तो उसका स्पिरिट विजन एक्टिव नहीं रहेगा। ओल्ड नील क्लैरिफाई करता है कि ये सबसे कम्बरसम मेथड है, लेकिन जब क्लाइन को ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो एक सिंपल एक्शन चूज कर पाएगा जो एक स्विच की तरह काम करेगा। ओल्ड नील डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो अपनी आईब्रोज के बीच की जगह को 2 बार टैप करके अपनी मर्जी से स्पिरिट विजन स्टार्ट और एंड कर सकता है। क्लाइन के मन के ख्याल स्पिरिट विजन के लिए स्विच के आइडिया पर क्वेश्चन करते हैं। ओल्ड नील आगे कहता है कि क्लाइन का एग्जैक्ट एक्शन उसकी पर्सनल हैबिट्स और प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करेगा। क्लाइन अपना फोरहेड टच करता है, अपनी आईब्रोज के बीच की जगह को टैप करने की कोशिश करता है। फिर वो कहता है, अब क्लाइन के मन के ख्याल कहते हैं कि उसे फाइनली इसकी समझ आ गई है। ओल्ड नील क्लाइन को बताता है कि वो लोग स्लीपलेस नहीं हैं। जब वो ज्यादा प्रैक्टिस करने या स्पिरिट विजन यूज करने से ओवर एक्सर्ट हो जाते हैं तो उन्हें रिकवर करने के लिए सोना पड़ता है। फिर ओल्ड नील क्लाइन को कहता है कि फिलहाल उसे वापस जाकर कुछ रेस्ट करना चाहिए। फिर आफ्टरनून में वो जाकर आसपास देख सकता है और जल्द से जल्द नोटबुक के बारे में क्लूज ढूंढने की कोशिश कर सकता है। ओल्ड नील ऐड करता है कि वो क्लाइन को कल और सिखाएगा। क्लिंग जवाब देता है, कहते हुए ऑल राइट मिस्टर नील। फिर क्लिंग को एक सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा जाता है। वो कहता है, फ्यू। डन स्मिथ कहता है कि ओल्ड नील ने जो उसे बताया उससे लगता है कि क्लीन ने कॉजिटेशन और स्पिरिट विजन दोनों को काफी जल्दी क्लाइमेट कर लिया। फिर क्लिंग और डन स्मिथ को देखा जाता है। क्लिंग के मन के ख्याल कहते हैं कि शायद ये सीयर होने का एक स्पेशल पर्क है। फिर डन स्मिथ क्लाइन को याद दिलाता है कि क्यूरियोसिटी किल्स द कैट और ये बियॉन्डर्स को भी मार सकती है। वो क्लाइन को सलाह देता है कि वो उन विस्पर्स को इग्नोर करे जो उसे नहीं सुनने चाहिए, उन एग्जिस्टेंसेस को इग्नोर करे जो उसे नहीं देखने चाहिए, और उन्हें इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश ना करे। क्लाइन अलार्म्ड दिखते हुए डन स्मिथ की वार्निंग को एक्नॉलेज करता है, कहते हुए कि वो समझ गया कैप्टन। क्लाइन व्यू कहता है और इमेज एक बड़ी बिल्डिंग दिखाती है। फिर क्लाइन को बेड पर लेटे हुए देखा जाता है, कहते हुए कि वो बहुत थक गया है। फिर वो एक घड़ी देखता है और रियलाइज करता है कि मंडे है। वो थैंकफुल है कि उसने उनकी गैदरिंग का टाइम मिस नहीं किया। इमेज एक लंबी टेबल दिखाती है जिसमें चेयर्स हैं और क्लाइन उसके एंड पर बैठा है। वो कहता है, मिस जस्टिस, मिस्टर हैंगमैन। कहानी एक मिस्ट्रीज मिनी क्लासरूम सेगमेंट्स के साथ कंटिन्यू हुई। उसमें एक्सप्लेन किया गया कि स्पिरिट बॉडी एक इंसान की स्पिरिचुअलिटी है और हर लिविंग चीज में स्पिरिचुअलिटी होती है, जो एक इंसान के एग्जिस्टेंस का सबसे फाउंडेशनल एस्पेक्ट है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन स्पिरिट बॉडी का एक एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है। जो सीन्स पोषण कंज्यूम करने के बाद दिखते हैं वो सीन्स होते हैं जो इंसान का एस्ट्रल प्रोजेक्शन दुनिया में घूमते हुए देख रहा होता है। डिविनेशन, साथ ही बहुत सारे मैजिक स्पिल्स एस्ट्रल प्रोजेक्शन के थ्रू कास्ट किए जाते हैं। बॉडी ऑफ हार्ट एंड माइंड रीजन करने, एनालाइज करने, परसीव करने और रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी का एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनिफेस्टेशन है। कुछ पोर्शंस होते हैं जो इसे इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं और कुछ पोर्शंस ऐसे भी होते हैं जो स्पेसिफिकली इसे टारगेट करते हैं। ईथर बॉडी एक इंसान की वाइटल एनर्जीज और उसके फिजिकल और इमोशनल स्टेट्स का मैनिफेस्टेशन है। ईथर बॉडी इमोशंस को एक्सटर्नली एक्सप्रेस कर सकती है, लेकिन सिर्फ हमारे जैसे सेम सीक्वेंस के बियॉन्डर्स ही इसे देखने की एबिलिटी गेन कर सकते हैं। ओल्ड नील ने क्लेम किया कि जिनकी विजन सबसे स्ट्रांग होती है वो कुछ भी कहीं भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि पास्ट और फ्यूचर की चीजें भी। एक एक्साइटेड एक्सक्लेमेशन, ओह दैट्स अमेजिंग, कि गई। ओल्ड नील मुस्कुरा रहा था और क्लैन एक्साइटेड था
फिर ऑड्री हॉल ने मिस्टर फूल और मिस्टर हैंगमैन को ग्रीट किया। एल्गर विल्सन ने कहा, गुड आफ्टरनून। क्लाइन अपने मन में एक लड़की के बारे में सोच रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे डर नहीं लगता कि वो एक बुरा इंसान हो सकता है। उसने डिसाइड किया कि वो ट्राई करेगा और देखेगा कि स्पिरिट विजन काम करता है या नहीं। क्लाइन को अपनी उंगलियां आंखों के पास रखे हुए दिखाया गया, जैसे फोकस कर रहा हो। ऑड्री हॉल खुश और एक्साइटेड थी और उसे एक जिंदा दिल यंग वुमन की तरह डिस्क्राइब किया गया। एल्गर विल्सन शांत, सोच में डूबा हुआ, सावधान और थोड़ा सा सेटिस्फाइड था। एल्गर विल्सन की आवाज आई, वेट। सीन एल्गर विल्सन और ऑड्री हॉल पर शिफ्ट हुआ। एल्गर विल्सन ग्रास्प ना करने, डाइजेस्ट ना करने, अनर्थ ना करने, बल्कि एक्ट करने के बारे में सोच रहा था, और यह कि एक्टिंग ही की है। ऑड्री हॉल ने मिस्टर हैंगमैन से पूछा कि क्या हुआ। एल्गर विल्सन ने मिस्टर फूल को थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि भले ही वो अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है, इस हिंट ने उसे काफी चीजें समझने में मदद की है। फिर क्लाइन ने कहा कि वो एडवांस पेमेंट था। एल्गर विल्सन और ऑड्री हॉल क्लाइन के साथ एक मीटिंग के बीच में थे। ऑड्री हॉल ने मिस्टर फूल से पूछा कि वो उनसे बदले में क्या चाहेंगे। क्लाइन ने कहा कि वो चाहता है कि वो लोग रोजेल गुस्ताव की डायरी के कंटेंट्स कलेक्ट करने में उसकी मदद करें। एक सिंगल पेज भी चलेगा। क्लाइन अपने मन में सोच रहा था कि उसे ये भी नहीं पता कि एम्परर रोजेल का उन शब्दों से क्या मतलब था, और उसने आखिर समझा क्या है। ऑड्री हॉल ने कहा कि कहते हैं एम्परर की डायरी उनके इन्वेंट किए हुए मिस्टीरियस सिंबल्स में लिखी गई थी। उसने ऐड किया कि किसी को नहीं पता कि उन्हें कैसे पढ़ते हैं और वो डायरी के कंटेंट्स उसे कैसे रिले करेंगे। एल्गर विल्सन सोच रहा था कि वो कैसे कंफर्म कर पाया कि ये एम्परर की डायरी है, और क्या हो सकता है कि उसने उन सिंबल्स को पढ़ना सीख लिया हो। क्लाइन अपने मन में सोच रहा था, हाँ, मिस्टीरियस सिंबल्स। वो सोच रहा था कि क्या इस दुनिया में कोई ऐसा है जो एम्परर को इतना प्यार करता हो कि वो उन सिंबल्स को अपनी बॉडी पर टैटू करवा ले। फिर उसने सोचा कि ये फैक्ट कि वो लोग चाइनीज नहीं समझ सकते डेफिनेटली एक इश्यू होगा। फिर क्लाइन को एक आइडिया आया। उसने सोचा कि उसे एक सेंटेंस सोचना चाहिए और अपने मन में सोचना चाहिए कि उसे ये जितना जल्दी हो सके लिखना है। फिर ये पेन और पेपर लो और लिखना शुरू करो। ऑड्री हॉल ने कहा, ऑल राइट। अचानक पेपर पर राइटिंग अपीयर हुई। क्लाइन शॉक हो गया कि पेन अपने आप मूव कर रहा है और वो लिख रही है। ऑड्री हॉल फैसिनेटेड थी और उसने क्लाइन से पूछा कि क्या वो उसके थॉट्स पढ़ सकता है। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो सिर्फ उसे गाइड कर रहा था और प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया था, और जब तक वो ना चाहे कुछ भी अपीयर नहीं होगा। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि उसे सिर्फ डायरी के सिंबल्स याद रखने की जरूरत है, उन्हें उसके सामने प्रेजेंट करने के लिए। ऑड्री हॉल ने कहा कि वो समझ गई और क्लाइन और एल्गर विल्सन को थैंक यू कहा। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि स्पेक्टेटर के लिए यूजर को मोर और लेस एकदम ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल ऑडियंस मेंबर होना चाहिए। वो सोचने लगा कि क्या ये वो एक्टिंग हो सकती है जिसके बारे में एम्परर रोजेल कह रहे थे। फिर उसने सोचा कि क्या उसे भी सीयर की तरह एक्ट करना पड़ेगा ताकि वो पोषण को धीरे धीरे डाइजेस्ट कर सके। ऑड्री हॉल ने कहा कि वो एम्परर रोजेल की डायरी के ज्यादा से ज्यादा पीसेस कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगी। क्लाइन ने रिट्रेट किया कि उसे फेयर और इक्वल एक्सचेंज पसंद है, और जो एडवांस पेमेंट उसने दिया था वो सिर्फ उनमें से हर एक से डायरी के 2 पेजेस ट्रेड करने के लिए काफी था। उसने ऐड किया कि अगर वो एडिशनल पेजेस ढूंढ पाते हैं तो वो अपनी तरफ से डील में और ऐड करेगा। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि नेचुरली जो एडिशनल पेमेंट वो देगा वो उनके ढूंढे हुए पेजेस से आएगा, और इस तरह वो एक वर्चुअस सर्कल बनाएंगे। फिर क्लाइन ने कहा कि उसके पास उस दिन एड्रेस करने के लिए और कुछ नहीं है, और अगर वो दोनों चाहें तो एक कैजुअल चैट कर सकते हैं उन चीजों के बारे में जो उनके आसपास होती हैं। क्लाइन, एल्गर विल्सन और ऑड्री हॉल एक कैजुअल चैट कर रहे थे। जहां तक क्लाइन को पता था, सीक्रेट ऑर्डर ने एक नोटबुक खोदी थी जो कभी एंटीगोनस फैमिली की थी। वो 4th एपक की वो नोटबुक ढूंढ नहीं पाए, और उन्होंने मिस्टर वेल्च के घर पर हर जगह देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वेल्च मर चुका था और नय मर चुकी थी। क्लाइन ही एक अकेला बचा हुआ क्लू था। क्लाइन एंटीगोनस फैमिली की एक नोटबुक के बारे में सोचने लगा। एल्गर विल्सन बहुत क्यूरियस था कि चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ऐसी खबर सुनने के बाद कैसे रिएक्ट करेगी। ऑड्री हॉल ने पूछा कि वो इस बारे में इतना क्यूरियस क्यों है, स्पेसिफिकली कि क्या चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का कोई स्पेशल रिएक्शन होगा। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि एंटीगोनस फैमिली को चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस ने 4th एपक के एंड के आसपास डिस्ट्रॉय किया था। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि लगता है नोटबुक उसके इमेजिन किए हुए से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्लाइन ने यह भी सोचा कि उन्होंने उसे बियॉन्डर बनने की परमिशन इसलिए दी क्योंकि वो चाहते थे कि वो नोटबुक ढूंढने में उनकी मदद करे। ऑड्री हॉल ने कहा कि बालम के ईस्टर्न कोस्ट पर बैटल में हार के बाद किंग और प्रीमियर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस था।
ऑड्री हॉल ने आगे कहा कि उन्हें लगता था कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बहुत कोटिक है और जब भी रूलिंग पार्टी चेंज होती है गवर्नमेंट में काम करने वाले स्टाफ का एक बड़ा हिस्सा ऊपर से नीचे तक भी चेंज हो जाता है। ऑड्री हॉल ने सोचा कि ये बहुत इनएफिशिएंट था, लेकिन इससे बेहतर कोई सिस्टम नहीं था। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि क्या एम्परर रोजल ने सिविल सर्विस का सिस्टम इन्वेंट नहीं किया था, या क्या अपनी लाइफ के लेटर स्टेजेस में उसने अपना अटेंशन कहीं और फोकस कर लिया था। क्लाइन ने कहा कि एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। एग्जामिनेशंस होल्ड किए जा सकते हैं जो पब्लिक के हर मेंबर के लिए ओपन हो, और गवर्नमेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस उन एलिट इंडिविजुअल्स को दी जा सकती हैं जो पास होते हैं। पॉलिटिकल पोजीशंस उन पार्टीज को दी जाएंगी जो इलेक्शन जीतेंगी और वो उनका हिस्सा है। ये एग्जामिनेशंस हर 1 से 3 साल में एक बार होल्ड किए जा सकते हैं और स्टाफ को टाइम के साथ धीरे धीरे रिप्लेस किया जा सकता है। इस तरह रूलिंग पार्टी कोई भी हो किंगडम इफेक्टिव ऑपरेशंस मेंटेन कर पाएगा। ऑड्री हॉल ने सोचा कि क्लाइन का सजेशन ऐसा लग रहा था जैसे ये एक्चुअली काम कर सकता है। ऑड्री हॉल ने ये भी सोचा कि क्लाइन जरूर एक एल्डर होगा जिसके पास बहुत सारा लाइफ एक्सपीरियंस और आउटस्टैंडिंग विजडम होगी। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि अगर ऑड्री हॉल इस आइडिया को सक्सेसफुली प्रमोट कर पाती है तो वो बेंसन को एग्जाम्स देने की तरफ स्टीयर कर सकता है और वो शायद ऑड्री हॉल की रियल आइडेंटिटी भी पता लगा सकता है। ग्रुप ने आज की गैदरिंग एंड करने का डिसाइड किया। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि ग्रे फॉग में एंटर करना और लीव करना और अपने एस्ट्रल प्रोजेक्शन को स्पिरिट वर्ल्ड में घुमाना अभी भी काफी अजीब लगता था। मोरोवर अब उसके पास दूसरे क्रिम्सन स्टार्स को टच करने के लिए काफी एक्स्ट्रा पावर लग रही थी। क्लाइन लेटा हुआ था। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि क्या उसे किसी और को समन करने की कोशिश करनी चाहिए। फिर एल्गर विल्सन स्पेक्टेटर का फॉर्मूला एक्सप्लेन करता है। इंग्रेडिएंट्स में 80 मिलीलीटर प्योर वाटर, 5 ड्रॉप्स ऑटम क्रॉक्स एसेंस, 13 ग्राम्स काउटीथ प्योनॉल पाउडर, 7 पेटल्स एल फ्लावर्स, एक मैच्योर मनहल फिश का आईबॉल और 35 मिलीलीटर गोट हॉर्न ब्लैक फिश ब्लड शामिल थे। आखिरी 2 इंग्रेडिएंट्स समुद्र में रहने वाले एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रीचर से आते हैं। इंग्रेडिएंट्स को ऑर्डर में एक करना याद रखें। ऑड्री हॉल ने एल्गर विल्सन और क्लाइन को उनके टिप्स के लिए थैंक यू कहा। ऑड्री हॉल को अपनी सिचुएशन की रियलिटी पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जानती थी कि उसे स्पेक्टेटर पोशन का फॉर्मूला जल्दी से लिखना होगा इससे पहले कि वो भूल जाए। इंग्रेडिएंट्स के लिए उसने पहले अपने फैमिली के ट्रेजर वॉल्ट में सर्च करने का प्लान बनाया। अगर उसे वहां कुछ नहीं मिला तो वो उन्हें ट्रेड करने की कोशिश करेगी, और अगर वो भी काम नहीं आया तो उसे बस अगली गैदरिंग तक इंतजार करना होगा और मिस्टर फूल और मिस्टर हैंगमैन से मदद मांगनी होगी। फिर ऑड्री हॉल ने सूजी को बुलाया, एक गोल्डन रिट्रीवर जिसके गले में पिंक बो था। ऑड्री हॉल ने सूजी की तारीफ की कि उसने अपना मिशन बहुत अच्छे से पूरा किया, ये नोट करते हुए कि कहानियों में डिटेक्टिव्स के पास हमेशा एक केपेबल और रिलायबल असिस्टेंट होता है। ऑड्री हॉल ने सोचा कि जब वो स्पेक्टेटर बन जाएगी तो उसे सपोर्ट करने के लिए एक बड़े डॉग की जरूरत होगी। इस बीच एल्गर विल्सन एक डेस्क पर बैठा क्विल से लिख रहा था। उसे सिचुएशन अभी भी बहुत मिस्टीरियस लग रही थी और वो स्पेसिफिक डिटेल्स ग्रास्प नहीं कर पा रहा था। भले ही एल्गर विल्सन ने पहले से सारी प्रिपरेशंस कर ली थी, वो अभी भी फूल को समझ नहीं पा रहा था। वो सीफेरर के बारे में नोट्स लिख रहा था। क्लाइन सोच रहा था कि कैप्टन और बाकी लोगों ने वेल्च की जगह की बहुत थरो सर्च की होगी, इसलिए शायद उसे वहां नोटबुक के बारे में कोई क्लू नहीं मिलेगा। क्लाइन एक केन के साथ गली में चलते हुए एक नए इंसान को समन करने के बारे में सोच रहा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि उससे पहले एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके बारे में उसे पहले चिंता करनी थी। क्लाइन साइड में देख रहा था, डिविनेशन क्लब के बारे में सोचते हुए। उसने सोचा कि शायद वो वहां सीयर की तरह एक्ट करना सीख सकता है। एंजेलिका नाम की एक औरत जो रिसेप्शनिस्ट थी ने क्लाइन का स्वागत किया। उसने पूछा कि क्या वो अपनी किस्मत पूछने आया है या वो उनका क्लब ज्वाइन करना चाहेगा। क्लाइन सवाल के बारे में सोच रहा था। क्लाइन ने पूछा कि ज्वाइन करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट्स हैं। एंजेलिका ने एक्सप्लेन किया कि उसे बस जरूरी फॉर्म्स भरने हैं और मेंबरशिप ड्यूज पे करने हैं। ड्यूज पहली पेमेंट के लिए 5 सोली थे और फिर हर साल 1 सोली। मेंबर्स अपनी मर्जी से उनकी फैसिलिटीज यूज कर सकते थे, फ्री टी और मील्स एंजॉय कर सकते थे और वहां बहुत कम दाम पर मील्स खरीद सकते थे। सबसे इंपॉर्टेंट, वो लाइक माइंडेड फ्रेंड्स का एक ग्रुप पा सकता था। क्लाइन सोच रहा था कि यह काफी अच्छा डील लग रहा है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। फिर उसने पूछा कि अगर वो अपनी किस्मत पूछना चाहे तो। एंजेलिका ने एक्सप्लेन किया कि उनके मेंबर्स अपने कस्टमर्स के लिए डिविनेशन सर्विसेज परफॉर्म करने के लिए फ्री हैं और अपनी प्राइसेस खुद सेट कर सकते हैं। उसने क्लाइन को मेंबर्स की एक लिस्ट दिखाई जिसमें उनकी प्राइसेस और शॉर्ट इंट्रोडक्शंस थे। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि हनास विंसेंट टिंगन का एक फेमस फॉर्चून टेलर पर सेशन 4 सोली चार्ज करता था, जो बहुत महंगा था। क्लाइन ने कहा कि वो मिस्टर ग्लेसिस के साथ जाना चाहेगा, जो 2 पेंस चार्ज कर रहा था। एंजेलिका ने उसे वार्न किया कि मिस्टर ग्लेसिस को बिगनर माना जाता है। क्लाइन समझ गया और कहा कि वो अपने डिसीजन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। एंजेलिका ने उसे अपने पीछे आने को कहा। एंजेलिका ने मिस्टर ग्लेसिस को बुलाया
उसे बताते हुए कि कोई अपनी किस्मत पूछने आया है। मिस्टर ग्लेसिस हैरान लगा और पूछा, मैं? एंजेलिका ने कंफर्म किया और पूछा कि वो कौन सा डिविनेशन रूम यूज करना चाहेगा। क्लाइन ने कहा कि वो टोपाज रूम चाहता है क्योंकि उसे टोपाज पसंद है। मिस्टर ग्लेसिस ने एक्सप्लेन किया कि डिविनेशन सिर्फ उसका हॉबी है और उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसने सजेस्ट किया कि वो इसे एक फ्री सेशन की तरह ट्रीट करें और वो क्लब का कॉस्ट का हिस्सा कवर करेगा, भले ही वो कितना भी कम हो। मिस्टर ग्लेसिस और क्लाइन एक टेबल पर बैठे थे। मिस्टर ग्लेसिस ने कहा कि क्लाइन एक बहुत ऑनेस्ट जेंटलमैन है। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि वो बता सकता है कि मिस्टर ग्लेसिस के पास एक डिसेंट और अच्छी पेइंग जॉब है। मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसे हेडेक है और क्या वो चाहेगा कि वो उसकी हेल्थ के बारे में उसकी किस्मत बताए। मिस्टर ग्लेसिस ने अपने मन में क्लाइन के लंग्स के बारे में सोचा। क्लाइन ने कहा कि बस थोड़ा सा है। उसने कहा कि वो जिस चीज के बारे में डिवाइन करना चाहता है वो एक सर्टेन आइटम का वेयर अबाउट्स है। मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को अपना माइंड शांत करने और अपने थॉट्स उस आइटम पर फोकस करने को कहा। उसने क्लाइन को अपने मन में बार बार क्या वो अभी भी मिल सकता है रिपीट करने को कहा जब तक वो डेक ऑफ कार्ड्स शफल और कट कर रहा था। क्लाइन ने कहा, ऑल राइट। क्लाइन ने अपने मन में सोचा, क्या मैं एंटीगोनस फैमिली की वो नोटबुक ढूंढ पाऊंगा। मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को कार्ड्स टर्न करने को इंस्ट्रक्ट किया ताकि वो उसके रिलेटिव वर्टिकल हो जाएं। फिर टॉप कार्ड फ्लिप करो। अगर कार्ड पर इमेज इन्वर्टेड है तो इसका मतलब है कि वो उस आइटम को ढूंढ नहीं पाएगा। क्लाइन ने अपने मन में सोचा, द फूल दोबारा, क्या कोइंसिडेंस है। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि हैंग्ड मैन के अकॉर्डिंग डिविनेशन एक इंसान की इनेट स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच कम्युनिकेशन के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने का एक टूल है। डिविनेशन के लिए कौन सा स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन टूल यूज किया जाता है उससे रिजल्ट्स अफेक्ट नहीं होने चाहिए। मिस्टर ग्लेसिस ने कहा कि वो इन्वर्टेड है और उसे अफसोस है। क्लाइन ने पूछा कि क्या वो उसे यह डिवाइन करने के लिए कह सकता है कि आइटम किसी और के हाथ लगा है या नहीं। मिस्टर ग्लेसिस ने कहा कि उन्हें बस प्रोसेस दोबारा करना होगा शुरू से। कार्ड द स्टार रिवील हुआ। मिस्टर ग्लेसिस ने कहा कि लगता है आइटम अभी तक किसी और को नहीं मिला है। क्लाइन ने उसे थैंक यू कहा और टेबल पर कुछ कॉइन्स रखे। मिस्टर ग्लेसिस ने पूछा क्यों, क्योंकि उसने कहा था कि ये फ्री होगा। क्लाइन ने कहा कि ये डिविनेशन को मिलने वाला मिनिमम रिस्पेक्ट है। क्लाइन उठकर जाने लगा। मिस्टर ग्लेसिस ने कहा, ऑल राइट देन, और उसकी जेनरोसिटी के लिए उसे थैंक यू कहा। क्लाइन दरवाजे के पास था और कहा, राइट मिस्टर ग्लेसिस। उसने क्लाइन को सलाह दी कि वो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से अपने लंग्स पर स्पेशल अटेंशन देने को कहे। मिस्टर ग्लेसिस मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि क्या वो डॉक्टर है और सोचा कि यह जरूर एक जोक होगा लेकिन बहुत एंटरटेनिंग नहीं। क्लाइन बाहर चला गया और कहा, गुड आफ्टरनून। क्लाइन सोचने लगा कि लियोनार्ड वहां क्यों है और रोज़ैन कहां है। लियोनार्ड ने कहा कि उसकी शिफ्ट आज रात आर्मरी में है। लियोनार्ड ने मेंशन किया कि एक चीज है जिसके बारे में वो कंफ्यूज्ड था। वो सोच रहा था कि वेल्च और नाया दोनों ने ऑन द स्पॉट सुसाइड क्यों किया और फिर क्लाइन से पूछा कि क्या वो पहले घर गया था। क्लाइन और लियोनार्ड एक कमरे में थे। लग रहा था किसी सीरियस मैटर पर डिस्कस कर रहे हैं। लियोनार्ड एक डेस्क पर बैठा था। उसके पास एक कैंडल और एक कप था जबकि क्लाइन पास में खड़ा था। लियोनार्ड ने अपने ख्याल जाहिर किए, यह सजेस्ट करते हुए कि कोई अननोन एंटिटी शायद चाहती थी कि क्लाइन नोटबुक को कहीं और छुपाने के लिए ले जाए। उसने सवाल किया कि अगर गोल उन तीनों को खत्म करना और सारे क्लूज मिटाना था तो एंटिटी नोटबुक को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं करेगी। क्लाइन के मन में अनसर्टेनिटी का तूफान था। उसने सोचा कि नोटबुक शायद कहीं छुपा दी गई होगी या डिस्ट्रॉय कर दी गई होगी, लेकिन अगर गोल उसे डिस्ट्रॉय करना था तो उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ऑन द स्पॉट डिस्ट्रॉय की जा सकती थी। फिर क्लाइन ने अपनी थ्योरी पेश की, यह सजेस्ट करते हुए कि शायद कोई अननोन एंटिटी इंसानी जानों को सैक्रिफाइसेस के तौर पर लेना एंजॉय करती थी और चाहती थी कि ऐसी सिचुएशंस होती रहें। उसका मानना था कि इसलिए उसे नोटबुक ले जाने पर मजबूर किया गया और उसका फेल्ड सुसाइड सिर्फ एक एक्सीडेंट था। लियोनार्ड ने एक्नॉलेज किया कि क्लाइन का एक्सप्लेनेशन बुरा नहीं था, लेकिन उसने ये भी सजेस्ट किया कि नोटबुक शायद कुछ बुरा पैदा करने में केपेबल हो सकती है और ये सिर्फ वेल्च और नाया के ब्लड सैक्रिफाइस से ही वो बुराई बढ़ना शुरू हो सकती थी। लियोनार्ड ने एक्सप्लेन किया कि उसने क्लाइन को नोटबुक ले जाने दिया क्योंकि उसे डर था कि वो उसके पैदा होने से पहले ही उसे रोक देंगे। फिर लियोनार्ड ने क्लाइन से पूछा कि वो क्या सोचता है। क्लाइन के मन में सस्पिशन घूम रहा था। वो सोच रहा था कि क्या लियोनार्ड उस पर शक करता है, क्या वो सोचता है कि क्लाइन की बॉडी बढ़ती हुई बुराई को पनाह देने के लिए यूज की जा रही है, या क्या वो शक करता है कि क्लाइन एक ट्रांसमाइग्रेटर है। लियोनार्ड ने आगे कहा, यह सजेस्ट करते हुए कि नोटबुक शायद उसके कंटेंट्स या बढ़ती हुई बुराई की प्रेजेंस को छुपाने के लिए डिस्ट्रॉय कर दी गई होगी। उसने कहा कि अगर ऐसा है तो यह क्लाइन के सुसाइड के फेल होने का सफिशिएंट
एक्सप्लेनेशन देगा। क्लाइन एक कमरे में खड़ा ने कहा कि उसे याद नहीं कि क्या हुआ था, इसलिए वो खुद को एक्यूरेट तौर पर डिफेंड नहीं कर सकता। उसने ऐड किया कि कैप्टन और बाकी लोगों ने कंफर्म किया है कि उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। फिर उसने कहा कि उसे कहना पड़ेगा कि लियोनार्ड के जोक्स बहुत फनी नहीं थे। लियोनार्ड एक डेस्क पर बैठा ने जवाब दिया कि वो सिर्फ अलग अलग पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर रहा था। उसने ये भी कहा कि वो इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करेगा कि अननोन एग्जिस्टेंस के साथ किसी तरह की मिसहैप हुई हो। फिर उसने कहा कि क्लाइन के सुसाइड के फेल होने के बारे में उन्हें विश्वास रखना चाहिए कि गॉडेस हमेशा उन पर नजर रखती है, उन्हें प्रोटेक्ट और ब्लेस करती है। फिर लियोनार्ड ने क्लाइन से पूछा कि उसके वहां आने का क्या रीजन था। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो आर्मरी से कुछ बुलेट्स कलेक्ट करने आया था और उसे अपनी शूटिंग स्किल्स प्रैक्टिस करनी थी। लियोनार्ड बस क्लाइन को घूरता रहा। वक्त जल्दी बीत गया और जब तक क्लाइन ने प्रैक्टिस खत्म की लगभग 7 बज चुके थे। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि उसे बाद में कुछ खाना खरीदना है। फिर उसने सोचा कि क्या मेलिसा वहां है। क्लाइन और मेलिसा एक दरवाजे के पास खड़े थे। मेलिसा ने ब्रेड का एक बैग पकड़ा हुआ था। मेलिसा ने कहा कि वो सोच रही थी कि क्लाइन और बाकी लोग उस रात थोड़ा लेट घर आएंगे, इसलिए जब वो सुबह बाहर गई तो उसने उस जगह से एक सोली निकाल ली जहां वो अपने पैसे छुपाते थे। फिर उसने पूछा कि क्या क्लाइन उस दिन स्कूल पैदल गया था और क्या उसके पास कुछ पैसे थे। क्लाइन ने मेलिसा से पूछा कि अगर उसके पास पैसे थे तो वो कैरेज क्यों नहीं लिया। फिर मेलिसा ने कहा कि स्कूल तक का राउंड ट्रिप 8 पेंस का है और अगर वो बेंसन का ट्रैवल भी ऐड कर दें तो हर हफ्ते टोटल 12 सोली खर्च होंगे, जो उनके रेंट जितना है। मेलिसा ने ऐड किया कि पैदल चलना अच्छी एक्सरसाइज है और वो अक्सर सड़क के किनारे टूटे हुए लेकिन सैल्वेजेबल कंपोनेंट्स ढूंढ लेती है। क्लाइन ने मेलिसा को रुकने को कहा, ये ऐड करते हुए कि वो जरूर उन खर्चों को अफोर्ड कर सकते हैं और भले ही वो हर रोज मीट खाएं, उनके पास फिर भी कुछ पैसे बच जाएंगे। मेलिसा ने जवाब दिया कि उन्हें एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी को कंसिडर करना होगा। क्लाइन ने मेलिसा से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि हर रोज सड़क पर 100 मिनट बिताना बहुत बड़ा टाइम वेस्ट है। ये ऐड करते हुए कि वो उस टाइम को स्टडी करने, अपने ग्रेड्स इंप्रूव करने और एक अच्छी जॉब ढूंढने में यूज करे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि जब वो टाइम आए तो उसे और चिंता ना करनी पड़े। मेलिसा ने कहा कि वो ऑलराइट है। फिर मेलिसा ने कहा कि वो स्कूल के लिए निकल रही है और क्लाइन ने सेफ ट्रेवल्स कहकर जवाब दिया। क्लाइन और मेलिसा सीढ़ियों के पास खड़े थे। मेलिसा दूर जा रही थी। क्लाइन ने मेलिसा से कहा कि वो रात वाली उनकी कन्वर्सेशन ना भूले और उसे पैदल चलने की परमिशन नहीं है। मेलिसा कैरेज लेने पर एग्री हो गई। अगले सीन में ओल्ड नील ने क्लाइन को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट किया। ओल्ड नील ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसने रात को कुछ ऐसा सुना जो उसे नहीं सुनना चाहिए था। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो बहुत अच्छे से सोया, लेकिन उसे लगा कि उसका परसेप्शन शायद उतना अच्छा नहीं है। ओल्ड नील ने क्लाइन को चिंता न करने को कहा, यह कहते हुए कि उन्हें सुनना उतना आसान नहीं है। फिर ओल्ड नील ने कहा कि उन्हें आज अपनी मिस्टिसिज्म लेसन्स कंटिन्यू करनी चाहिए। ओल्ड नील ने कहा कि शुरू करने से पहले वो क्लाइन को एक इंटरेस्टिंग ट्रिक सिखाएगा। क्लाइन सोचने लगा कि वो इंटरेस्टिंग ट्रिक क्या है। ओल्ड नील ने कहा कि वो आर्मरी, स्टोर रूम और आर्काइव्स का एक क्विक पेट्रोल करेगा। जब तक वो ये कर रहा है, क्लाइन को 2 कप कॉफी बनानी चाहिए और 1 कप में कुछ बुरा डालना चाहिए। ओल्ड नील ने ऐड किया कि वो कुछ भी हो सकता है जो वो चाहे, बस ये ध्यान रखे कि बहुत ज्यादा कॉफी पाउडर वेस्ट ना हो। और उसने पाउडर बहुत हाई क्वालिटी बीन से हैंड ग्राउंड किया है। क्लाइन ने ऑल राइट कहकर जवाब दिया। क्लाइन सोचने लगा कि उसे क्या ऐड करना चाहिए। ओल्ड ने क्लाइन से पूछा कि क्या उसने कॉफी प्रिपेयर कर ली है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि उसने कर ली है। फिर ओल्ड नील ने एक पेंडुलम निकाला, एक सिल्वर चेन जिसके एंड पर एक जेमस्टोन था। उसने एक्सप्लेन किया कि ये पेंडुलम डाउजिंग है, जिसे कभी कभी स्पिरिट डाउजिंग भी कहते हैं, और इसका यूज ये डिवाइन करने के लिए किया जाता है कि कोई चीज अच्छी है या बुरी। ओल्ड नील ने एलेबोरेट किया कि अगर पेंडुलम काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑब्जेक्ट बुरा है, अगर वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑब्जेक्ट अच्छा है, अगर वो बिल्कुल नहीं हिलेगा तो ऑब्जेक्ट ना तो अच्छा है ना बुरा। उसने ऐड किया कि एक स्टेटमेंट भी पेपर पर लिखा जा सकता है, ये एम्फसाइज करते हुए कि वो एक स्टेटमेंट होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं। ओल्ड नील ने पेंडुलम को एक कॉफी कप के ऊपर रखा। पेंडुलम एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगा। ओल्ड नील ने कहा कि ये वो कप है जिसमें कुछ बुरा है। क्लाइन हैरान था, सोच रहा था कि क्या ओल्ड नील का डिविनेशन बहुत एक्यूरेट है और क्या ये मूनस्टोन के पीस पर डिपेंड करता है। ओल्ड नील ने कंफर्म किया कि वो मूनस्टोन है। क्लाइन अपने यूजुअल अटायर में ओल्ड नील से क्लैरिफिकेशन मांग रहा था। वो कंफर्म करना चाहता था कि पेंडुलम डाउजिंग के लिए यूज किए गए स्टेटमेंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती। ओल्ड नील ने इस बात की पुष्टि की, ये एक्सप्लेन करते हुए कि कोई क्या वो मेरी फैन से बनने को तैयार है नहीं लिख सकता। इसके बजाय स्टेटमेंट डेफिनेटिव होना चाहिए, जैसे वो मेरी फियांसे बनने को तैयार है। उसने यह भी रिट्रेट किया कि काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब नहीं है, जबकि क्लॉकवाइज का मतलब हाँ है।
और इन आउटकम्स को अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल के तौर पर भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। क्लाइंट के मन के ख्याल सामने आए जिससे उसकी जल्दी से पैसे बचाने की इच्छा रिवील हुई ताकि वो अपना स्पिरिट पेंडुलम बनाने के लिए जरूरी चीजें खरीद सके। फिर ओल्ड नील ने क्लाइंट को इन्फॉर्म किया कि वो बस एक के लिए अप्लाई कर सकता है क्योंकि वो बियॉन्डर्स के लिए स्टैंडर्ड इश्यू है, खासकर उनके जैसे सपोर्ट रोल्स वालों के लिए। ओल्ड नील ने ऐड किया कि बियॉन्डर होने से ऑटोमेटिकली सैलरी इंक्रीज नहीं होती, इसलिए इसे दूसरे पक्ष और कन्वीनियंसेस से कंपनसेट करना पड़ता है। क्लाइंट चिब्बी फॉर्म में ने जोश से जवाब दिया, यह कहते हुए कि वो थोड़ी देर में कैप्टन के पास जाएगा और एक के लिए अप्लाई करेगा। फिर ओल्ड नील ने क्लाइंट से पूछा कि उसने कॉफी में क्या डाला था। क्लाइंट ने जवाब दिया कि वो उसके जूते के सोल से थोड़ा सा कीचड़ था, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो बेसिकली कॉफी पाउडर जैसा ही कलर का था। ओल्ड नील ने तेजी से एक कप की तरफ इशारा किया, साथ में जल्दी से उसे फेंकने का कमांड देते हुए। कहानी फिर एक पेंडुलम डाउजिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल के एक पेज पर शिफ्ट हुई। मैनुअल ने एक्सप्लेन किया कि पेंडुलम डाउजिंग, जिसे स्पिरिट डाउजिंग भी कहते हैं, इंसान के एस्ट्रल प्रोजेक्शन और स्पिरिट वर्ल्ड और कॉस्मोस के बीच के लिंक पर डिपेंड करता है। नेचुरल मटेरियल्स जैसे क्रिस्टल्स, जेम्स और स्पेशल मेटल्स की मदद से किसी ऑब्जेक्ट की स्पिरिचुअलिटी से कम्युनिकेट करने और उसकी नेचर डिवाइन करने के लिए। उसने रिट्रेट किया कि अगर पेंडुलम काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑब्जेक्ट बुरा है, क्लॉकवाइज का मतलब ऑब्जेक्ट अच्छा है, और अगर पेंडुलम नहीं घूमेगा तो ऑब्जेक्ट ना तो अच्छा है न बुरा। मैनुअल पेंडुलम डाउजिंग यूज करने के इंस्ट्रक्शंस के साथ कंटिन्यू हुआ, सलाह देते हुए कि अपना हाथ सीधा स्ट्रेच करो और पेंडुलम चेन की लेंथ एडजस्ट करो ताकि मूनस्टोन डिवाइन किए जाने वाले ऑब्जेक्ट के एंड ऊपर हैंग करे, इतना पास कि वो ऑलमोस्ट टच कर रहा हो। उसने इंस्ट्रक्ट किया कि अपनी आंखें बंद करो और अपना माइंड डिविनेशन के ऑब्जेक्ट पे फोकस करो। फिर आखिर में अपनी आंखें खोलो और देखो कि पेंडुलम मूव कर रहा है या नहीं। प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक मूवमेंट ना हो। मैनुअल ने एम्फसाइज किया कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है उस पर पेंडुलम डाउजिंग यूज कर रहे हैं तो ये श्योर करें कि आपने एक स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन नहीं। मैनुअल ये कहकर कंक्लूड हुआ कि ये आज की क्लास का एंड है, याद दिलाते हुए कि जो उन्होंने सीखा है वो ना भूलें। ओल्ड नील ने मिस्टिसिज्म लेसन्स शुरू किए, सिंबोलिज्म की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हुए। उसने एक्सप्लेन किया कि सिंबोलिज्म मिस्टिसिज्म का फाउंडेशन है और पूछा कि क्या दूसरे इंसान को पता है कि सिंबोलिज्म क्या है। ओल्ड नील ने इलेबोरेट किया कि सेंसरी वर्ल्ड के बाहर ऐसे रेल्म्स हैं जिन्हें सिर्फ 5 सेंसेस का यूज करके एक्यूरेट तौर पर डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, और वहां से सिर्फ रेवलेशंस और एक्सपीरियंसेस हासिल किए जा सकते हैं जिन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल है। क्लाइंट ने अपने मन में सोचा कि उन्हें इसमें कुछ सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। क्लाइंट ने एक्नॉलेज किया कि सिंबल्स एक्सट्रैक्ट इमेजेस के तौर पर अपीयर होते हैं और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और मीनिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। ओल्ड नील अग्री हुआ, ये कहते हुए कि सिंबोलिज्म मास्टर करने के बाद ही कोई सच में मिस्टिसिज्म की दुनिया में कदम रख सकता है। उसने टैरो कार्ड्स को मैन मेड सिंबल्स का एग्जाम्पल दिया जो ओरिजिनल रेवलेशन को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। फिर ओल्ड नील ने क्लाइंट से पूछा कि क्या उन्हें पता है कि एक पर्टिकुलर सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सिंबल की ड्राइंग दिखाते हुए। क्लाइंट ने गेस किया कि वो आलिशेज हैं। ओल्ड नील ने उन्हें करेक्ट किया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो बम्पर हार्वेस्ट कॉन्स्टिलेशन का सिंबल है। क्लाइंट ने इंटरनली सोचा कि कॉन्स्टिलेशन का नाम अनसोफिस्टिकेटेड और लेम है, उसे याद दिलाते हुए कि कैसे एम्परर रोजेल कॉन्स्टिलेशन नेम्स को वर्गो, कैंसर और स्कॉर्पियो जैसी चीजों में बदलना चाहता था। क्लाइंट ने इंटरनली सोचा कि एम्परर शायद एक डिसेंट और रिस्पेक्टफुल इंसान था। फिर क्लाइंट ने एक स्पिरिट पेंडुलम और नॉर्थ बोरो के डिविनेशन क्लब की मेंबरशिप फीस के बारे में सोचा। ओल्ड नील ने दुखी होकर कहा कि एम्परर ट्रेडिशन की पावर को ओवरकम नहीं कर पाया। क्लाइंट को लिखते हुए देखा गया। क्लाइंट ने इंटरनली सोचा कि वेरियस सिंबल्स के अलावा उसे इनकेंटेशन चॉइसेस, क्रिस्टल बॉल कैसे ड्रॉ करते हैं, यह भी सीखना होगा। क्लाइंट ने जवाब दिया कि वो समझ गया। ओल्ड नील ने कहा कि वो आज के लेसन्स वहीं खत्म करेंगे और क्लाइंट को सोचना चाहिए कि उसने क्या सीखा है और जहां हो सके वहां अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे वो नॉलेज को इंस्टिंक्टिव बना सकता है। क्लाइंट ने इंटरनली सोचा कि उसका पोषण सियर है और अगर वो जल्दी इंप्रूव करना चाहता है तो उसे जितना हो सके दूसरे लोगों के लिए डिविनेशन परफॉर्म करना होगा। क्लाइंट ने यह भी सोचा कि जब उसके पास इनफेक्स्ट्रा मनी सेव हो जाएगा तो वो डिविनेशन क्लब ज्वाइन करने और एक रियल थ्रू एंड थ्रू सियर बनने का प्लान बनाएगा। ओल्ड नील ने कहा कि डेली का भी सिमिलर अप्रोच था और वो हमेशा एक ट्रूसियर होने के बारे में बात करता रहता था, लेकिन पूछा कि क्लाइंट को अपनी सेविंग्स से पैसे क्यों यूज करने पड़ रहे हैं। ओल्ड नील ने सजेस्ट किया कि क्लाइंट डन के पास जा सकता है और नाइट हॉक से इसके लिए पे करवाने के लिए अप्लाई कर सकता है। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि डिविनेशन क्लब जैसी जगहों पर कल्टिस्ट्स और हेरेटिक्स का मिक्सअप होना आसान है,
उसने ऐड किया कि अगर क्लाइन नाइट हॉक सिविलियन पर्सनल के तौर पर ज्वाइन करता है तो वो उन्हें मॉनिटर करना आसान बना देगा, यह कहते हुए कि ये एक बिजनेस नीड है। क्लाइन हैरान था और इंटरनली सोचा कि उसे ऐसे मैटर्स के बारे में नहीं पता और वो सच में सिर्फ एक कीबोर्ड वॉरियर है। क्लाइन सोचने लगा कि क्या वो सच में अपने एम्प्लॉयर से ऐसे पर्सनल एक्सपेंस के लिए पे करवा सकता है। ओल्ड नील ने पूछा कि क्या क्लाइन इस पर अपने पैसे यूज करना प्रेफर करेगा। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो इसके ऐन बाद कैप्टन से बात करने जाएगा। क्लाइन कैप्टन के साथ एक कमरे में था जो एक डेस्क पर बैठा था। कैप्टन ने पूछा कि क्या ओल्ड नील ने क्लाइन को यह करना सिखाया है। क्लाइन ने कंफर्म किया। कैप्टन ने इंटरनली कहा सेंज। कैप्टन ने कहा कि यह फाइनली हो गया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो एक्चुअली जुलाई से सितंबर तक की फंडिंग के लिए अप्लाई करने ही वाला था। उसने कहा कि जब वो यह सबमिट कर देगा और जब यह अप्रूव हो जाएगा तो क्लाइन वो कलेक्ट कर पाएगा जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। कैप्टन ने ऐड किया कि स्पिरिट पेंडुलम के लिए क्लाइन शायद आज आफ्टरनून तक ही उसे पिकअप कर पाएगा। क्लाइन ने पूछा कि क्या अभी जुलाई नहीं है और क्या जुलाई की फंडिंग जून में अप्लाई नहीं होनी चाहिए। कैप्टन ने जवाब दिया कि जून में उसके पास डील करने के लिए 3 बड़े केसेस थे और वो बिजी था, बहुत बिजी, इसलिए वो कुछ चीजें भूल गया। क्लाइन ने इंटरनली सोचा कि ये उनके भूलने वाले कैप्टन से एक्सपेक्टेड था। ऑड्री हॉल को पोशन की एक बोतल पकड़े हुए देखा गया। ऑड्री हॉल ने कहा कि उसे डर था कि वो पहले फेल हो जाएगी, इसलिए उसने इंग्रेडिएंट्स के 2 पूरे सेट्स प्रिपेयर किए थे। ऑड्री हॉल खुश थी कि वो अपनी पहली ही ट्राई में सक्सीड हो गई और उसमें सच में टैलेंट था। ऑड्री हॉल एक पिंक एप्रन पहने हुए ने सोचा कि उसे स्पेक्टेटर बनने के लिए पोशन पीना होगा। सूजी ने भौंका, लग रहा था ऑड्री हॉल से सवाल कर रही है। ऑड्री हॉल ने सूजी से पूछा कि क्या कोई वहां है। एनी ने जवाब दिया कि वो है। एनी और ऑड्री हॉल अभी भी हॉलवे में थे। ऑड्री हॉल ने एनी को बताया कि उसे लगा कि उसने उसे कहा था कि जब वो अपने केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स कर रही हो तो वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। सूजी पास में थी। ऑड्री हॉल ने एनी को कहा कि वो अपनी माँ को बताए कि उसे हेडेक है और डचेस डेला से उसके लिए प्लीज अपोलोजाइज करे। डचेस डेला ने उसे और उसकी माँ को आफ्टरनून टी के लिए इन्वाइट किया था। उसने पैलेस के बेकर मैडम विवी को भी इन्वाइट किया था। एनी ने पूछा कि क्या ऑड्री हॉल को उसे अपने कमरे में वापस जाने में मदद चाहिए। ऑड्री हॉल ने जवाब दिया कि कोई जरूरत नहीं है। उसने एनी को जल्दी से अपनी माँ को रिपोर्ट करने को कहा और कि वो अब अपनी लेबोरेटरी क्लीन करने जा रही है। एनी ने कहा ऑल राइट। ऑड्री हॉल ने इंटरनली सोचा कि वो फाइनली अपना पोषण पी सकती है। एनी चली गई। ऑड्री हॉल हंसी और एक खड़खड़ाहट की आवाज आई। ऑड्री हॉल ने इंटरनली सोचा कि वो भूल गई कि सूजी को हैंडल्स वाले दरवाजे खोलना आता है। ऑड्री हॉल ने कहा ओ नो। एक जहाज समुद्र पर तैर रहा था। एक इंसान ने एल्गर विल्सन को बताया कि वो आसानी से किंगडम वापस जा सकता था और एक मैंडेटेड पनिशर टीम का कैप्टन या एक डिसेंट बिशप बन सकता था। उन्हें समझ नहीं आया कि उसने इसके बजाय समुद्र में जाने और ब्लू एवेंजर का कैप्टन बनने का फैसला क्यों किया। एल्गर विल्सन ने कहा कि समुद्र तूफान का है। उसने ऐड किया कि ये लॉर्ड का किंगडम है और वो लॉर्ड की विल फॉलो करने को तैयार है। वो उसके लिए उसके किंगडम के इस एरिया में पेट्रोल करने को तैयार था। किसी ने जवाब दिया कि वो समझते हैं और तूफान उसके साथ हो। ऑड्री हॉल ने इंटरनली सोचा कि ये सब सूजी की गलती थी कि उसने पहला पोषण पी लिया। शुक्र है वो इस दूसरी बार भी सक्सीड हो पाई। ऑड्री हॉल ने एक पोषण बॉटल पकड़ी हुई थी। सूजी ने भौंका। ऑड्री हॉल चिंतित दिखी। ऑड्री हॉल ने पोषण बॉटल से पिया। ऑड्री हॉल के मन के ख्याल थे कि वो लोग नहीं समझे क्योंकि उन्हें इनफ पता नहीं था। कहानी ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन रूम से शुरू होती है जहां खिड़की पर बारिश टप टप कर रही है। अंदर क्लाइन एक काउच पर बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। उसे पता चलता है कि मिस्टर वेल्च और मिस नाया को मर्डर करने वाले क्रिमिनल्स अरेस्ट हो गए हैं। वेल्च के फादर बैंकर मिस्टर मैकगवन अपने बेटे की बॉडी को कांस्टेंट सिटी वापस ले गए और वहां उसका शानदार फ्यूनरल किया। क्लाइन सोचता है कि वेल्च के फादर ने पुलिस की बात मान ली और मामले की जांच के लिए प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर नहीं किया। रोजेन और क्लाइन को इन्फॉर्म किया जाता है कि आज सिर्फ एक ही नाइट हॉक अवेलेबल है। गोल्डन इंडस बरो में कल्टिस्ट से जुड़ा एक केस है। पुलिस ने कॉप्स कलेक्टर फ्राई और स्लीपलेस रीडिंग से उनकी मदद करने की रिक्वेस्ट की है। दरवाजे पर नॉक सुनाई देता है। क्लाइन सोचता है कौन हो सकता है। वो उन्हें अंदर आने को कहता है। रोजेन दरवाजा खोलती है तो एक लंबा आदमी सूट और हैट में दिखता है। सूट और हैट पहने लंबे आदमी ने, जो अभी ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के रिसेप्शन रूम में एंटर हुआ था, उन्हें ग्रीट किया। उसने रिमार्क किया कि इस जगह को पहले मर्सिनरीज कहते थे। रोजेन एग्री हुई कि वो ऐसा कह सकता है। आदमी ने कहा कि उसके पास एक काम है जो वो उन्हें देना चाहेगा। रोजेन ने एक्सप्लेन किया कि उनके सारे सिक्योरिटी पर्सनल अभी टास्क पर बाहर गए हुए हैं और लगभग 1 घंटे तक वापस नहीं आएंगे। उसने ऐड किया कि कैप्टन और बाकी सब बाहर गए हुए हैं। लियोनार्ड को चांस गेट गार्ड करना है और मिस्टर नील शायद बहुत बूढ़े हैं।
आदमी ने पूछा कि क्या अभी उनमें से कोई अवेलेबल नहीं है। फिर उसने पूछा कि क्या वो वहां थोड़ी देर वेट कर सकता है, और पूछा कि क्या उनके मर्सनरीज यानी उनके सिक्योरिटी पर्सनल जल्दी वापस आ जाएंगे। रोजेन ने उसे एश्योर किया कि वो बैठ सकता है और वो लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। जब आदमी उसके पास से गुजरा, रोजेन ने मन ही मन सोचा कि क्लाइन अभी भी सिर्फ एक नॉविस है, इसलिए उन्हें बाकी लोगों के वापस आने तक वेट करना पड़ेगा। लियोनार्ड सोचता हुआ दिखा, ये तो एक क्लाइंट है। आदमी बैठ गया और रोजेन ने पूछा कि क्या कैप्टन वापस आ गए हैं। सूट वाला आदमी कहता है वापस, लेकिन दरवाजे से कोई और अंदर नहीं आया था। फिर उसने कहा कि एक सिक्योरिटी कंपनी होने के नाते उन्हें सिर्फ एक दरवाजे से ज्यादा रखना समझदारी लगता है। आदमी ने जवाब दिया कि वो समझ गया। लियोनार्ड ने चुटकी बजाई और लियोनार्ड ने खुद को ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के सिक्योरिटी पर्सनल का मेंबर इंट्रोड्यूस किया और पूछा कि वो क्लाइंट को क्या कहकर पुकार सकता है। फिर लियोनार्ड ने पूछा कि आदमी उन्हें कौन सा काम सौंपना चाहेगा। आदमी ने खुद को क्ली इंट्रोड्यूस किया, मिस्टर विक्रॉय का बटलर, जो एक टोबैकोनिस्ट हैं। उसने एक्सप्लेन किया कि उसके मास्टर के इकलौते बेटे छोटे एलियट को सुबह किडनैप कर लिया गया है। उन्होंने पुलिस को ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया है, लेकिन उसके मास्टर मर्सनरीज यानी एक सिक्योरिटी कंपनी को भी यूज करना चाहते हैं ताकि यंग मास्टर को सेफली रेस्क्यू किया जा सके। आदमी क्ली ने कहा कि अगर वो किडनैपर्स के छुपने की जगह ढूंढ पाते हैं तो उसका मास्टर 100 पाउंड का रिवॉर्ड देने को तैयार है। अगर वो यंग मास्टर को भी बचा पाते हैं तो वो एक साथ 200 पाउंड देने को तैयार है। लियोनार्ड ने सोचा कि एक टोबैको ट्रेडर जिसका सदर्न प्लांटेशन से क्लोज रिलेशनशिप है, वो सिर्फ 200 पाउंड ही अफोर्ड कर सकता है। वो सोचने लगा कि क्या वो सच में सिर्फ किडनैपर्स का ठिकाना ढूंढने में इंटरेस्टेड है। लियोनार्ड ने सोचा कि मिस्टर विक्रॉय उतने अमीर नहीं हैं जितने वो दिखते हैं, और उसका मानना था कि पुलिस होस्टेजेस को बचाने के लिए बेहतर है। फिर लियोनार्ड ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और रोजेन से कॉन्ट्रैक्ट लिखने को कहा। रोजेन चिबी फॉर्म में ने सोचा कि लियोनार्ड को हमेशा खुद को पोएट नहीं समझना चाहिए और दूसरों की रचनाएं रिसाइट करना ही बस उसे आता है। फिर रोजेन ने कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर क्ली को दिया। मिस्टर क्ली ने उसे थैंक यू कहा और कहा कि वो उनसे अच्छी खबर सुनने का इंतजार करेगा। फिर लियोनार्ड ने क्लाइन से उसकी असिस्टेंस मांगी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, हम। लियोनार्ड ने एक्सप्लेन किया कि वो फाइटिंग, शूटिंग, क्लाइंबिंग, चीजें सेंस करने, चांटिंग और कुछ और सपोर्ट रोल्स में अच्छा है, लेकिन वो लोगों को ढूंढने में अच्छा नहीं है। लियोनार्ड ने ऐड किया कि वो नहीं चाहेंगे कि ओल्ड नील को इस मौसम में बाहर जाना पड़े। क्लाइन और लियोनार्ड एक दूसरे के पास थे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर अपनी स्किल्स पर काम करेगा और सोचने लगा कि उसकी सीयर एबिलिटीज कितनी यूजफुल हो सकती हैं। लेकिन उसने ये भी एक्नॉलेज किया कि उसे लियोनार्ड के साथ कोऑपरेट करना होगा। लियोनार्ड ने क्लाइंट से पूछा कि क्या उसे क्लाइंट से कुछ चाहिए। क्लाइंट ने एलियट के कुछ हाल ही में पहने हुए कपड़े मांगे जो अभी तक धुले ना हो, और अगर उसने पहले कोई एक्सेसरीज पहनी हो तो वो और भी बेहतर होगा। क्लाइंट ने सवाल किया कि उन्हें उन चीजों की क्या जरूरत है, जबकि उसके पास यंग मास्टर का फोटोग्राफ है। लियोनार्ड ने एक्सप्लेन किया कि उसके कलीग के पास एक पेट है जिसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत अच्छा है, इसलिए उन्हें छोटे एलिट की सेंट वाली कोई चीज चाहिए ताकि वो उसे ढूंढने में मदद कर सके। रही बात फोटोग्राफ की, तो वो भी उन्हें चाहिए होगा ताकि पता चल सके कि छोटा एलियट कैसा दिखता है। क्लाइंट समझ गया। क्लाइंट ने मन ही मन जेंटलमैनली कपड़ों और एक स्टॉर्म एमुलेट के बारे में सोचा। क्लाइंट के अनुसार टोटल 3 किडनैपर्स थे जो नॉर्मल और साधारण दिखते थे, लेकिन तीनों के पास एक्चुअली फायर आर्म्स थे। लियोनार्ड सोचने लगा कि उन्हें आगे कहां जाना चाहिए। लियोनार्ड ने क्लाइंट को कहा कि बस एक मोमेंट वेट करे। क्लाइंट ने मन ही मन सोचा कि शायद वो डाउजिंग रॉड सीकिंग ट्राई कर सकता है। क्लाइंट ने अपनी केन पकड़ी और जब उसने उसे जमीन पर टैप किया तो एक आवाज आई। क्लाइंट ने एलियट की लोकेशन के बारे में सोचा। क्लाइंट ने एक्सक्लेम किया कि उसने एलियट का लोकेशन ढूंढ लिया है और उन्हें जाना चाहिए। केन ने जमीन पर टैप करने पर आवाज की। एक कैरेज बारिश से भीगी सड़कों पर सीधी चली जा रही है। डेस्टिनेशन एक बिल्डिंग है जिसकी खिड़की में रोशनी है। फिर हम डाउजिंग रॉड सीकिंग का एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखते हैं। ये एक्सप्लेन करता है कि ये बहुत सारी सीयर एबिलिटीज में से एक है जिसमें डाउजिंग रॉड्स का यूज करके किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन का लोकेशन डिटरमाइन किया जाता है। इसे यूज करने के लिए इंसान को एक जोड़ी डाउजिंग रॉड्स हासिल करनी होती हैं, जो सीधी रॉड्स होती हैं जिन्हें 90 डिग्री एंगल पर मोड़ा जाता है। छोटे एंड्स पकड़े जाते हैं और लंबे एंड सामने सीधे रखे जाते हैं। रॉड्स ढूंढे जा रहे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए मुड़ेंगी। प्रोसेस को प्रैक्टिस के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है और एक्चुअल डाउजिंग रॉड्स के बजाय एक केन यूज की जा सकती है। रॉड्स या केन लकड़ी, मेटल या दोनों के किसी कॉम्बिनेशन से बनी होनी चाहिए। मैनुअल पढ़ा और याद किया जाना चाहिए। अगले सीन में हम सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनते हैं। डायलॉग से पता चलता है कि डेस्टिनेशन ऊपर है, 3रे फ्लोर पर। कदमों की थक थक की आवाज गूंजती है। क्लाइन और लियोनार्ड एक बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं, अंदर जाने के लिए तैयार। उन्हें लगता है कि उनका टारगेट अंदर है।
क्लाइन अंदर के लोगों को काउंट करता है, डिटरमाइन करता है कि 3 किडनैपर्स और एक हॉस्टेज हैं। वो आगे डिड्यूस करता है कि एलियट वो है जिसका ऑरा सबसे छोटा है। क्लाइन को याद आता है कि मिस्टर क्ली ने कहा था कि किडनैपर्स के पास 2 शॉटगन्स और 1 रिवॉल्वर है। क्लाइन सोचता है कि वो सिविलाइज्ड इंडिविजुअल्स बनने के बजाय किडनैपर्स क्यों बने। लियोनार्ड उन्हें एक चांद गाकर सुलाने का ऑफर करता है, जैसे डम स्मिथ ने पास्ट में किया था। क्लाइन लियोनार्ड के सजेशन से हैरान है। फिर वो गाता है, हाँ, हॉरर और क्रिमिसन चीखों का खतरा। ये तो पक्का है कि ये जिंदगी अंधेरे से भरी है, लेकिन एक चीज सच है और बाकी सब झूठ। जो फूल कभी खिला था वो हमेशा के लिए मर जाता है। क्लाइन को अचानक लगता है कि उसे एक इनविजिबल, मिस्टीरियस और इंडिफरेंट नजर देख रही है, जैसे वो स्पिरिट वर्ल्ड में घूम रहा हो। एक जोर की बैंग की आवाज गूंजती है। लियोनार्ड कहता है कि आवाजों से लगता है वो सब सो गए हैं। क्लाइन और लियोनार्ड दरवाजा तोड़कर खोलते हैं, जिससे चरचर की आवाज आती है। क्लाइन शुक्रगुजार है कि लियोनार्ड ने जब अभी दरवाजा तोड़कर खोला तो उस आवाज ने उसे उसकी सोच से जगा दिया। अंदर ड्रंक मैन सोफास पर पड़े हुए हैं, लग रहा है बेहोश हैं। एलियट फर्श पर बंधा हुआ पड़ा है। क्लाइन कंफर्म करता है कि ये एलियट है। कदमों की आवाज सुनने के बाद क्लाइन एक कदम आगे बढ़ाता है। क्लाइन ने आदमी पर गन पॉइंट की और कहता है, हिलो मत, हाथ ऊपर करो। आदमी अपने हाथ ऊपर करता है और कहता है कि शायद कोई गलतफहमी हुई है। क्लाइन कहता है, इससे बचने की कोशिश मत करो, कोई जल्दी ही आएगा यह पता लगाने के लिए कि यह गलतफहमी है या नहीं। फिर आदमी चिल्लाते हुए सीढ़ियों से नीचे भागने की कोशिश करता है। क्लाइन ने फिर अपनी गन से 2 गोलियां चलाईं कि जोर की बैंग की आवाज आती है। आदमी को गोली लगती है और खून निकलता है। क्लाइन के मन के ख्याल हैं कि उसे अपनी गन स्किल्स में कुछ सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चला कि उसने 2 में से 1 गोली मिस कर दी। क्लाइन लियोनार्ड को देख रहा है जो उसके पीछे है। लियोनार्ड कूद कर आता है और दुश्मन को किक मारता है। दुश्मन की पीठ टूट जाती है। लियोनार्ड दुश्मन के ऊपर खड़ा है जो जमीन पर पड़ा है और चिल्ला रहा है। फिर लियोनार्ड कहता है कि क्लाइन काफी अच्छा शॉट है। लियोनार्ड क्लाइन को थम्स अप दे रहा है। फिर लियोनार्ड कहता है कि अब बस एलियट को वहां से निकालना बाकी है। एक सरसराहट की आवाज आती है। क्लाइन सिचुएशन के बारे में सोच रहा है। एलियट फर्श पर बंधा हुआ है। ड्रंक मैन कमरे में आसपास बैठे हैं। एलियट को उठाया जा रहा है। एलियट पूछता है कि वो लोग कौन हैं। लियोनार्ड एलियट को बताता है कि वो उसके फादर द्वारा हायर किए गए मर्सिनीज हैं और वो बहुत जल्द उसे दोबारा मिलगी पाएगा। लियोनार्ड क्लाइन को कहता है बाकी पुलिस पर छोड़ देते हैं। लियोनार्ड क्लाइन के साथ ताली बजाता है, कहता है कि क्लाइन के साथ काम करके मजा आया। क्लाइन और लियोनार्ड एक कैरेज में बैठे हैं। लियोनार्ड कहता है कि कभी कभी वो ओल्ड नील जैसे बियॉन्डर से जलता है। इसी तरह ये काम करते हुए उसने खुद को क्लाइन से भी जलते हुए पाया। क्लाइन पूछता है कि क्या उसका मतलब है कि वो लोग डिविनेशन कैसे यूज कर सकते हैं। लियोनार्ड जवाब देता है कि यह मुश्किल नहीं है, बस एफर्ट करने की जरूरत है। वो कहता है कि क्लाइन का स्पिरिचुअल परसेप्शन शायद बहुत हाई है। क्लाइन कहता है कि यह जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो। लियोनार्ड पूछता है कि क्या वो लोग मिस्टर क्ली से चीजें कंफर्म करने नहीं जाएंगे। लियोनार्ड कहता है कि अगर वो ये सोचने लगा कि पुलिस ने छोटे एलियट को रेस्क्यू किया है तो उन्हें 50% कम कंपेंसेशन मिलेगा। लियोनार्ड क्लाइन को चिंता न करने को कहता है। उनके जैसे लोगों के लिए पैसा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लाइन जवाब देता है कि काफी सारे पोएट्स गरीबी के कारण जल्दी मर जाते हैं। क्लाइन के मन के ख्याल एक्सप्रेस करते हैं कि उसके लिए पैसा सुपर इम्पोर्टेंट है। लियोनार्ड कहता है कि उसे यकीन है कि छोटा एलियट इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा। लियोनार्ड ऐड करता है कि उन 200 पाउंड्स में से क्लाइन को खुद बहुत ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्लाइन हैरान है। लियोनार्ड एक्सप्लेन करता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग आधा ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ेगा, बाकी पार्टिसिपेट करने वाले लोगों में बांट दिया जाएगा। लेकिन क्लाइन नाइटहॉक प्रॉपर नहीं है, इसलिए उसे सिर्फ 10% मिल सकता है। क्लाइन कहता है ऑलराइट, लेकिन 10% भी बुरा नहीं है। बाद में रात को क्लाइन बेड पर है। उसे बाहर एक ससराहट की आवाज सुनाई देती है। क्लाइन सोचता है कि वो आवाज क्या है। उसे एक चर की आवाज सुनाई देती है। उसे रियलाइज होता है कि यह उस कमरे से आई है। फिर वो देखता है कि किताब एक ऐसे पेज पर खुली है जिस पर एक टैरो कार्ड है। क्लाइन एक किताब पकड़े हुए है जो एक ऐसे पेज पर खुली है जिस पर एक टैरो कार्ड है, स्पेसिफिकली द फूल। कार्ड में एक फिगर दिखाया गया है जिसके हाथ में फूल है, कंधे पर बैग है और पास में एक छोटा कुत्ता है। कार्ड के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में नंबर 0 भी है और नीचे ओ एनोंटोस लिखा हुआ है। क्लाइन के मन के ख्याल एक्सप्रेस करते हैं कि हर कोई मरेगा, उसमें वो भी शामिल है। क्लाइन का चेहरा दिखाया गया है, उसकी आंखें डर और घबराहट से फैली हुई हैं। पसीने की एक बूंद उसके गाल से नीचे टपकती है। टैरो कार्ड पर बने फिगर का चेहरा दिखाया गया है। फिगर अपने चेहरे पर एक खबीस मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा है। अगले सीन की शुरुआत में घबराहट है। क्लाइन चौंक कर उठ जाता है, तेज सांस लेते हुए।
उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन वो सोचता है कि उसने ऐसा सपना क्यों देखा और ये उसे क्या जाहिर करने की कोशिश कर रहा था। उसे वो एहसास याद आता है जो उसने एक्सपीरियंस किया था जब लियोनार्ड अपना चांट गा रहा था, और कैसे वो वैसा एहसास नहीं था जैसा वो कॉजिटेट करते वक्त या स्पिरिट विजन यूज करते वक्त महसूस करता है। उसे डेजा वू वाला एहसास याद आता है। फिर क्लाइन एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बारे में सोचता है और कैसे ये बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है कि नोटबुक किडनैपर्स के कमरे के सामने वाले कमरे में थी। वो जल्दी से बिस्तर से उठता है, ये फैसला करते हुए कि उसे जाकर कैप्टन को ढूंढना है। क्लाइन और लियोनार्ड दरवाजे पर दिखते हैं। क्लाइन तेजी से कैप्टन को पुकार रहा है। लियोनार्ड क्लाइन की जल्दी पर हैरानी जताता है, पूछता है कि कैप्टन कहाँ है। लियोनार्ड समझाता है कि वो अपने ऑफिस में है और स्लीपलेस बियॉन्डर्स को हर दिन सिर्फ 2 घंटे आराम करने की जरूरत होती है। फिर लियोनार्ड सोचता है कि हर बैंकर या फैक्ट्री ओनर शायद चाहता होगा कि उनके पास ऐसा पोषण हो। लियोनार्ड खड़ा रहता है जब क्लाइन तेजी से उसके पास से गुजरता है। क्लाइन कहता है, ऑल राइट। क्लाइन कैप्टन के ऑफिस में है। क्लाइन एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने एक सीरियस डेजा वू का मोमेंट एक्सपीरियंस किया और उसे काफी यकीन है कि ये एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक की वजह से हुआ था। डन स्मिथ पूछता है कि नोटबुक कहाँ है। क्लाइन जवाब देता है कि वो उस कमरे के सामने है जहां उन्होंने कल किडनैपर्स को पकड़ा था, और उसे कल एहसास नहीं हुआ, लेकिन उसे रात को एक सपने के जरिए रेवलेशन हुआ। अचानक लियोनार्ड आता है और कहता है कि उसने कल एक बहुत बड़ा पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन मिस कर दिया। लियोनार्ड पास में खड़ा सुन रहा है। डन स्मिथ किसी से कहता है कि केनली को आर्सेनल गार्ड करने को कहे और ओल्ड नील और फ्राई को नोटिफाई करे और वो सब साथ में चलेंगे। क्लाइन जवाब देता है, समझ गए कैप्टन। क्लाइन एक्सप्लेन करता है कि उसे अपने सपने तक एहसास नहीं हुआ कि नोटबुक वहां हो सकती है। क्लाइन और डन स्मिथ लियोनार्ड के साथ उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक हो सकती है। ओल्ड नील पहले से वहां है। क्लाइन और ओल्ड नील सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ओल्ड नील कहता है कि उसे कोई बुरी आत्मा डिटेक्ट नहीं हो रही, ना ही अंदर कोई है और कोई ऐसे स्पिरिचुअल ग्लोज भी नहीं है जो मैजिक की प्रेजेंस इंडिकेट करें। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसे इसमें कुछ सीरियस एफर्ट करना पड़ेगा। फिर क्लाइन दरवाजे को देखता है। क्लाइन और लियोनार्ड दरवाजे के सामने खड़े हैं। एक जोर की बैंग की आवाज आती है जब लियोनार्ड अपनी मुट्ठी से दरवाजा तोड़कर खोलता है। क्लाइन हैरान है। अंदर एक बूढ़ी औरत एक रॉकिंग चेयर पर बैठी है। वो ऊपर देखती है और क्लाइन कहता है, ओह। बूढ़ी औरत का चेहरा अचानक एक भयानक सड़ते हुए चेहरे में बदल जाता है जिस पर कीड़े रेंग रहे हैं। कुर्सी चर-चर करती है। क्लाइन और लियोनार्ड ओल्ड नील और डन स्मिथ के साथ उस कमरे में है जहां भयानक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। फ्राया साफ तौर पर परेशान है, अपना चेहरा अपने हाथ से ढके हुए है। क्लाइन फ्राई को एक छोटा कंटेनर ऑफर करता है और कहता है कि इसे सूंघने से उसे बेहतर महसूस होगा। फ्राई उसे थैंक यू कहता है। फिर डन स्मिथ लियोनार्ड को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो एरिया में पेट्रोल करने वाले लोकल पुलिस को ढूंढे और सिचुएशन के बारे में जितनी हो सके इंफॉर्मेशन गैदर करे। वो फ्राई को बॉडी एग्जामिन करने का भी इंस्ट्रक्ट करता है। लियोनार्ड ऑर्डर एक्नॉलेज करता है। फिर डन स्मिथ क्लाइन से पूछता है कि क्या ये जगह फैमिलियर लग रही है। क्लाइन जवाब देता है कि हाँ, थोड़ी सी। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि वो शायद यहाँ पहले आ चुका है और उसे अपने दिमाग में हॉर्नेसिस और फ्लेग्रिया की आवाजें याद आती हैं। वो सोचता है कि जो विस्पर्स उसने अभी सुने, क्या वो उसी हॉर्नेसिस के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में ओरिजिनल क्लाइन ने अपनी डायरी में लिखा था। क्लाइन और ओल्ड नील बॉडी एग्जामिन कर रहे हैं। ओल्ड नील कहता है कि डिसीज्ड 5 दिन से ज्यादा समय से मरा हुआ है। कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है और कोई क्लियर साइंस नहीं है कि उसे बियॉन्ड पावर से मारा गया हो। वो मेंशन करता है कि मौत का एग्जैक्ट कॉज पता लगाने के लिए उन्हें एक ज्यादा डिटेल्ड इंस्पेक्शन की जरूरत होगी। डन स्मिथ जवाब देता है, ऑल राइट। डन स्मिथ क्लाइन और ओल्ड नील से पूछता है कि क्या उन्होंने कुछ डिस्कवर किया है। ओल्ड नील जवाब देता है कि उसने नहीं किया। ओल्ड नील कहता है कि जब वो अंदर आए तो उसने एक इनविजिबल फोर्स महसूस की जो कमरे को सील किए हुए थी, जैसे वो रिचुअल मैजिक परफॉर्म करते वक्त यूज करते हैं। लियोनार्ड रिपोर्ट करता है कि उसने इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है। डिसीज्ड का नाम केटी स्टेफानिया बीबर है। वो 55 से 60 साल के बीच की थी और वो एक विडो थी। वो यहाँ अपने बेटे रे बीबर के साथ 10 साल से ज्यादा समय से रहती थी। उसका बेटा लगभग 30 साल का है और उसने अपने फादर का ट्रेड इनहेरिट किया है। ज्वेलर के तौर पर काम करता है। उसकी वीकली सैलरी लगभग 1 पाउंड और 15 सोली है। पड़ोसियों के अनुसार रे बीबर को देखे हुए 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि नोटबुक यहाँ नहीं है और रे बीबर गायब हो गया है। क्लाइन के मन के ख्यालों से पता चलता है कि बहुत अच्छा चांस है कि वो एंशिएंट नोटबुक अभी उसके पास है। ओल्ड नील और डन स्मिथ बात कर रहे हैं। डन स्मिथ ओल्ड नील को कहता है कि वो बाकी उस पर छोड़ देगा
और उसे पता लगाना चाहिए कि रे बीबर कैसा दिखता है। डन स्मिथ किसी कही हुई बात से एग्री करता है। फिर ओल्ड नील कहता है गॉडेस उसे शक्ति दे और हम रात के प्रोटेक्शन का इंतजार करते हैं। अगले ही सेकंड ओल्ड नील की आंखें पूरी तरह काली हो जाती हैं। फिर ओल्ड नील अचानक एक पेन से कुछ नीचे ड्रॉ करना शुरू कर देता है। ओल्ड नील को रे बीबर की एक ड्राइंग पकड़े हुए दिखाया गया है। वो कहता है कि रे बीबर ऐसा दिखता है उन निशानों के अनुसार जो उसने इस कमरे में छोड़े हैं। वो रे बीबर को काले बाल, गहरी नीली आंखें और उसके मुंह के लेफ्ट साइड में एक सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट वाला डिस्क्राइब करता है। क्लाइन एक दरवाजे के पास खड़ा था, सोच रहा था कि उनका मिशन पूरा हो गया। डन और बाकी लोग पोर्ट्रेट का इस्तेमाल करके रे बीबर के अरेस्ट के लिए वारंट जारी करेंगे। ओल्ड नील पास में खड़ा था। दरवाजे के बंद होने की क्लिक की आवाज गूंज रही थी। उसने सवाल किया कि उसने एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक क्यों ली और रे बीबर के घर क्यों पहुंचाई। जवाब था कि यह तो साफ होना चाहिए। वो एक काउच पर बैठ गया। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि क्लाइन ने एक ऐसे एग्जिस्टेंस को प्रोवोक किया है जिसे उसे नहीं करना चाहिए था और उसका मकसद नोटबुक को रे बीबर के हाथों में पहुंचाना था। क्लाइन ने ऊपर देखा, उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था। वो चुना गया था। ओल्ड नील का हाथ दिख रहा था और उसने एक्सप्लेन किया कि क्लूज की चेन तोड़ने के लिए वेल्च और नाया ने मौके पर ही सुसाइड कर लिया था। उसे समझ नहीं आया कि क्लाइन आज तक जिंदा कैसे बच गया। क्लाइन ने सवाल किया कि वो नोटबुक रे बीबर को क्यों देगा। क्लाइन और ओल्ड नील अलग अलग काउचेस पर बैठे थे। ओल्ड नील कह रहा था कि शायद उसका लाइफ पाथ नंबर कुछ खास रिक्वायरमेंट्स पूरा करता है या शायद वो एंटीगोनस फैमिली के बचे हुए डिसेंडेंट्स में से एक है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थीं। ओल्ड नील ने आगे कहा कि आखिरकार नोटबुक उसके हाथों में आ ही गई थी। इसके अलावा यह पूरा मामला एक्सपोज हो चुका था। बहुत जल्द रे बीबर के अरेस्ट वारंट की खबर सीक्रेट ऑर्डर तक पहुंच जाएगी। ओल्ड नील ने यह कहकर बात खत्म की कि क्लाइन के जिंदा बचने का अब इस सिचुएशन के अंजाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब तक वो खुद पर ध्यान नहीं खींचता, उनका फोकस उस पर नहीं होगा। ओल्ड नील ने क्लाइन को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ये कहते हुए कि वो अपनी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है जो धूप से भरा होगा। उसने ऐड किया कि क्लाइन बहुत लकी है। ज्वाइन करने के एन बाद ही उसे 200 पाउंड्स वाली जॉब मिल गई। ओल्ड नील ने क्लाइन से कहा कि अगर ऐसी ही कोई जॉब दोबारा आए तो उसे बताए। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि क्या उसके पास पैसों की कमी है और वो हर हफ्ते कितना कमा पाता है। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि उसकी सैलरी 12 पाउंड्स पर वीक है और उसे टैक्स नहीं देना पड़ता। उसने आगे कहा कि भले ही यह काफी जेनरस है, उनके जैसे बियॉन्डर्स के लिए यह कभी काफी नहीं होता। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि रिचुअल्स अटेम्प्ट करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे मटेरियल्स की जरूरत होती है, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशन कितना फ्री में प्रोवाइड करेगी इसकी एक रिलेटिवली स्ट्रिक्ट लिमिट है। इसलिए बाकी के मटेरियल्स जो उन्हें चाहिए होते हैं उन्हें अंडरग्राउंड मार्केट्स और दूसरी जगहों से खुद ही हासिल करने पड़ते हैं। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसे लगा था कि चर्च बियॉन्डर मटेरियल्स के लिए अंडरग्राउंड मार्केट्स को जरूर बैन कर देगी। फिर उसने एक्सक्लेम किया कि यह तो वंडरफुल है, क्योंकि वो अभी चिंता कर रहा था कि उसके पास मटेरियल्स हासिल करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि क्या वो उसे इनमें से किसी अंडरग्राउंड मार्केट में ले जा सकता है, क्योंकि एक सीयर होने के नाते उसे प्रैक्टिस भी करनी होगी। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि अंडरग्राउंड मार्केट्स को बैन करना कहने में जितना आसान है, करने में उतना नहीं, और फिलहाल उसके लिए वहां जाना एक्चुअली कन्वीनियंट नहीं होगा। फिर उसने एडमिट किया कि वहां उसका 30 पाउंड का डेट है जो एक्सपायर होने वाला है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसने कभी गेस नहीं किया होगा कि ये इसलिए है क्योंकि ओल्ड नील पर पैसा उधार था। ओल्ड नील ने कहा कि उसे थोड़ा रेस्ट करने जाना है क्योंकि बुढ़ापा सच में सबसे बुरा दुश्मन हो सकता है। उसने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो दिन भर में जो सीखा है उसका खुद रिव्यू करे और कल वो उसे रिचुअलिस्टिक मैजिक के फाउंडेशन सिखाएगा। क्लाइन ने जवाब दिया कि ऑलराइट है। क्लाइन ने मन ही मन सेल्फ रिव्यू के बारे में सोचा और फिर याद आया कि छोटे एलियट को रेस्क्यू करने से मिले 10 पाउंड से वो डिविनेशन क्लब ज्वाइन कर पाएगा। किसी ने मिस्टर मॉरिटी, क्लाइन के एलियास, का स्वागत किया और उसे इन्फॉर्म किया कि वो अब उनके डिविनेशन क्लब का ऑफिशियल मेंबर है। उन्होंने उसे उसकी रिसीट और कफलिंग्स दिए जिन्हें उसकी मेंबरशिप के प्रूफ के तौर पर यूज किया जा सकता था। क्लाइन ने उन्हें थैंक यू कहा और पूछा कि क्या वो अब लोगों की किस्मत बताना शुरू कर सकता है। उसे बताया गया कि वो अब क्लब के मेंबर के तौर पर किस्मत बता सकता है और वहां सिखाई जाने वाली किसी भी क्लास में पार्टिसिपेट कर सकता है। उसे यह भी बताया गया कि फेमस फॉर्चून टेलर मिस्टर हनास विंसेंट अभी एक लेक्चर दे रहे हैं और अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो जाकर सुन सकता है। क्लाइन ने इन्फॉर्मेशन एक्नॉलेज की और उन्हें थैंक यू कहा। एंजेलिका और क्लाइन साथ थे और क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो वहां सीयर की तरह एक्ट करने आया है, ना कि डिविनेशन के वो मेथड सीखने जो आम लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। लेक्चर में मिस्टर हनास विंसेंट ने कहा कि उसने हाल ही में एक नया डिविनेशन मेथड मैजिक मिरर डिविनेशन मास्टर किया है और पूछा कि क्या सब लोग भी उसे सीखना चाहेंगे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा मैजिक मिरर डिविनेशन। मिस्टर हनास विंसेंट ने आगे कहा कि ये आम तौर पर सेफ डिविनेशन मेथड नहीं है,
उन्होंने आगे कहा कि सबसे पहले इंसान को अपने माने हुए देवता के अनुसार एक सूटेबल डेट और टाइम चूज करना होगा और वो इसके लिए एस्ट्रोमेंसी मैनुअल की मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट उन्हें बताया गया कि एक सिल्वर प्लेटेड मिरर को ध्यान से साफ करें और उसे अपने देवता को सिंबलाइज करने वाली पोजीशन पर रखें। मैजिक मिरर डिविनेशन पर लेक्चर जारी रहा। स्पीकर ने इंस्ट्रक्ट किया कि खुद नहाने के बाद मिरर वाले कमरे में अंधेरा कर देना चाहिए, एक मोमबत्ती जलाकर मिरर के सामने रखनी चाहिए। प्रैक्टिशनर को अपने देवता से सच्चे दिल से प्रार्थना करनी चाहिए और 7 बार प्रार्थना करने के बाद सिल्वर मिरर को हल्के से टॉस करना चाहिए। जिस तरह से वो टूटता है वो देवताओं से मिला एक रिवेशन होता है। क्लाइन वहां मौजूद था और मन ही मन सोचा कि मिस्टर हनास विंसेंट का ऑरा गहरा लाल था, जो इशारा कर रहा था कि वो थोड़ा एंग्शियस फील कर रहा है। बाकी सब कुछ बहुत हेल्दी लग रहा था। तो बस वही एक हिस्सा था जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी। स्पीकर अब ध्यान देने लायक मुख्य सिंबोलिज्म्स का एक ओवरव्यू देगा। ये हालांकि ऑर्थोडॉक्स मैजिक मिरर डिविनेशन था, इसलिए रात के बीच में कैप्टन को उसका गैस मीटर चेक करने के लिए नोटिफाई करने की जरूरत नहीं थी। वो सोचने लगा कि इसका कारण क्या है। बाद में एक पूरे लाल चांद की रोशनी में मेलिसा और बेंसन ने एक्सक्लेम किया, ओ माय गॉडेस, 5 पाउंड्स। मेलिसा और बेंसन टेबल पर थे। मेलिसा ने कहा कि नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है और वो कुछ किताबें खरीदने और अकाउंटिंग पढ़ने जा रही है। वो नहीं चाहती थी कि 5 साल बाद भी उसकी वीकली सैलरी सिर्फ 2 पाउंड्स हो। बेंसन ने जवाब दिया कि सिक्योरिटी कंपनी बहुत जेनरस है। क्लाइन मेलिसा और बेंसन के साथ टेबल पर था। बेंसन ने कहा कि ये चीजें जो वो उन्हें बता रहा है, क्या उन्हें उस पर बिल्कुल शक नहीं है। उसने ऐड किया कि उसे नहीं लगता कि उनमें बैंक लूटने की एबिलिटी या हिम्मत है। मेलिसा ने कहा कि क्लाइन झूठ बोलना जानने वाला इंसान नहीं है। क्लाइन ने जवाब दिया, आहा राइट। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो एक्चुअली झूठ बोलने का बहुत आदी हो गया। क्लाइन ने मेलिसा को कहा कि उसे जाकर अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदनी चाहिए और ये ना कहें कि पैसे बचाना बेहतर होगा जब तक कि वो सेलेना के 16वें बर्थडे बैंक्वेट में पुरानी ड्रेस पहनना ना चाहती हो। बेंसन भी कुछ ग्रामर बुक्स देख सकता है। अगर वो चाहता है कि सोसाइटी उसे सच में डिग्निफाइड तरीके से ट्रीट करे तो अच्छे से बोल पाना क्रिटिकल है। मेलिसा, बेंसन और क्लाइन अभी भी टेबल पर थे। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो भूल गया था कि सिविल सर्वेंट एग्जामिनेशंस लोएन किंगडम में जल्द ही अपीयर होने वाले हैं। अगर बेंसन एडवांस में प्रिपेयर करना शुरू कर दे तो उसे अपने कंपटीशन पर जरूर एक सिग्निफिकेंट एज मिलेगा। बेंसन ने रिमार्क किया कि यह सच था, वो एक्चुअली यह फैक्ट भूल गया था। तीनों ने अपने ग्लासेस उठाए और एक खूबसूरत फ्यूचर के लिए टोस्ट किया। सीन ब्लैकथॉर्न सिक्योरिटी कंपनी के बाहर शिफ्ट हो गया। हम मैडम रिडीन को सीढ़ियों पर चलते हुए देखते हैं। उसके जूतों से चलते वक्त एक अलग आवाज आ रही थी। वो रुक गई। क्लाइन ने मैडम रिडीन को गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट किया। मैडम रिडीन ने जवाब दिया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक बहुत खतरनाक चीज है। क्लाइन अभी जो हुआ उससे हैरान था और उसने एक्सक्लेम किया, हैं? फिर क्लाइन को ओल्ड नील ने गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट किया। ओल्ड नील ने पूछा कि वो क्या था। क्लाइन कंफ्यूज्ड था। ओल्ड नील ने उन्हें अपने घर जाने का सुझाव दिया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उसने जरूरी मटेरियल्स पहले ही कलेक्ट कर लिए हैं। ओल्ड नील ने क्लैरिफाई किया कि वो वहां रिचुअलिस्टिक मैजिक प्रैक्टिस नहीं कर सकते क्योंकि वहां कोई ओपन स्पेस नहीं है। क्लाइन रिचुअलिस्टिक मैजिक के जिक्र से हैरान था। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि जब उसकी वाइफ जिंदा थी तो उसे म्यूजिक पसंद था, इसलिए उन्होंने वहां एक पियानो रखा। फिर उसने क्लाइन को बताया कि वो रिचुअलिस्टिक मैजिक डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहा है और क्लाइन को ध्यान से देखना चाहिए और जो वो देखे उसे याद रखना चाहिए। क्लाइन और ओल्ड नील एक टेबल पर आमने सामने बैठे थे। क्लाइन अग्री हुआ। क्लाइन के मन के ख्याल ओल्ड नील जो लिख रहा था उसके बारे में थे। क्लाइन ने ओल्ड नील से पूछा कि वो किस तरह का रिचुअलिस्टिक मैजिक परफॉर्म करने जा रहा है। ओल्ड नील ने अपना गला साफ किया, फिर एक्सप्लेन किया कि वो रिचुअलिस्टिक मैजिक का इस्तेमाल करके अपना 30 पाउंड का डेट चुकाने जा रहा है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि वो हैरान है कि ओल्ड नील ऐसा कर सकता है। डिविनेशन कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन वाला एक पेज दिखाया गया। पेज डिविनेशन कैटेगरीज के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ जारी रहा। दूसरी कैटेगरी में स्पिरिट न्यूमोलॉजी, एस्ट्रोमेंसी और उनके वेरियस डेरिवेटिव फॉर्म्स का इस्तेमाल करके की जाने वाली डिविनेशन शामिल थी। इनमें से किसी एक मेथड का इस्तेमाल करने वाले फॉर्चून टेलर्स इंक्वायरर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते, या तो उनसे पूछकर या उनके नेचुरल चेंजेस ऑब्जर्व करके, और फिर उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके रेलेवेंट आंसर्स कैलकुलेट, इन्फर और इंटरप्रेट करते। इन मेथड्स में इंक्वायरर इनिशिएटिव नहीं लेता था, फॉर्चून टेलर लेता था। तीसरी कैटेगरी इंक्वायरर और फॉर्चून टेलर से अलग एक तीसरी पार्टी की पावर का इस्तेमाल करती थी
उइजा बोर्ड्स और प्लेंचेट का इस्तेमाल फॉर्च्यून टेलर को एक अननोन और मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस से डायरेक्ट आंसर्स हासिल करने की कोशिश करने देता था, जबकि ये आमतौर पर सक्सेसफुल नहीं होता था जब यह सक्सीड होता है। और अगर कॉन्टैक्टेड एग्जिस्टेंस एक मेलिशियस वन है तो अक्सर ट्रेजेडी हो सकती है। हनास विंसेंट ने जिस मैजिक मिरर डिविनेशन का जिक्र किया वो डिविनेशन की तीसरी कैटेगरी में आता है। मिरर्स अननोन से जुड़े होते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के दरवाजे होते हैं। ओल्ड नील ने नापसंदी जाहिर की, यह कहते हुए कि क्लाइन की अनजानापन और बेवकूफ़ी साफ दिख रही है, और सवाल किया कि क्या डन स्मिथ ने उसे मिस्ट्री प्रायर्स के नियम के बारे में बताया था। ओल्ड नील ने जोर देकर कहा कि क्लाइन के शक मिस्ट्री प्रायर्स का अपमान है। क्लाइन ने माफी मांगी। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक परफॉर्म करने के लिए टाइम चूज करते वक्त बियॉन्डर्स के लिए एक वाइब्रेंट स्पिरिचुअलिटी होना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर श्योर नहीं है तो वो रेलेवेंट मैनुअल्स चेक कर सकते हैं। क्लाइन और ओल्ड नील एक ही कमरे में हैं। ओल्ड नील ने जोर दिया कि अगर परफॉर्म किए जा रहे मैजिक के रूल्स हैं तो उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। क्लाइन सीयर्स के नियम के बारे में सोचता है और एम्परर की नोटबुक रेफर करने का कंसिडर करता है। क्लाइन को याद दिलाया जाता है कि कोई सिर्फ ऑर्थोडॉक्स गॉड्स जैसे एवरनाइट गॉडेस और लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स से ही प्रे कर सकता है, और अननोन एग्जिस्टेंसेस से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने से वो एक खाई में गिर जाएगा। क्लाइन कहता है कि वो ये ध्यान में रखेगा। क्लाइन उस लक एनहांसमेंट सेरेमनी के बारे में सोचता है जो उसने परफॉर्म की थी और सोचता है कि क्या उसने किसी अननोन एग्जिस्टेंस की पावर मांगी थी। ओल्ड नील कहता है कि रिचुअल में लाल कैंडल गॉडेस की लेडी ऑफ क्रिम्सन के रूप में पहचान रिप्रेजेंट करती है, काली कैंडल रात को रिप्रेजेंट करती है और सफेद कैंडल मुझे रिप्रेजेंट करती है। ओल्ड नील आगे कहता है कि रिचुअल प्रोसेस में एक साफ स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है जहां कोई डिस्टर्ब ना हो, जिसे वो कॉजिटेशन और सप्लीमेंट्री आइटम्स का यूज करके क्रिएट करते हैं। ओल्ड नील कहता है कि वो रिचुअल पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करेगा और कोई भी सवाल उसके कंप्लीट होने के बाद पूछा जाना चाहिए। ओल्ड नील एक सफेद पाउडर की प्लेट पर कुछ डालता है। ओल्ड नील ने रिचुअल शुरू किया, एक शुद्ध चांदी के ब्लेड को पवित्र करके उसे साफ और शुद्ध करके रिचुअल में सेवा करने के लिए एवरनाइट गॉडेस लेडी ऑफ क्रिम्सन के नाम का आह्वान करते हुए उसने ब्लेड को पवित्र घोषित किया। क्लाइन रिचुअल को ऑब्जर्व करते हुए अंधेरी रात की शक्ति के लिए प्रार्थना की। इनकेंटेशन को एक्नॉलेज करते हुए ओल्ड नील ने जारी रखा, क्रिम्सन की शक्ति और गॉडेस की प्यार भरी कृपा के लिए प्रार्थना करते हुए उसने कर्ज चुकाने के लिए पैसे के लिए भी प्रार्थना की। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ओल्ड नील की प्रार्थना बहुत डाउन टू अर्थ थी और उसकी सिंप्लिसिटी को छुपाने के लिए काफी नहीं थी, चिंता करते हुए कि गॉडेस शायद गुस्सा हो जाए और कर्ज डबल कर दे। ओल्ड नील ने लेडी की प्रशंसा की। रिचुअल कैंडल्स के क्रैकल करने और एक प्लेट में एक लाल एक्स बने हुए कागज के जलने के साथ जारी रहा। ओल्ड नील ने रिचुअल को पूरा घोषित किया। क्लाइन सोचने लगा कि क्या कर्ज चुकाया जा चुका है और आखिर कैसे चुकाया गया। ओल्ड नील पवित्र ब्लेड पकड़े हुए ने जवाब दिया कि उसे भी नहीं पता, लेकिन ये जरूर एक रीजनेबल तरीके से चुकाया जाएगा। ऑल्ड्री हॉल एक बैंक्वेट में थी और उसके मन के ख्याल वहां के लोगों के बारे में थे कि वो सब डिसेंट एक्टर्स हैं। उसने नोट किया कि काउंट वुल्फ का सबसे छोटा बेटा अपने हाथों से बहुत इशारे करता था, जिससे उसकी बातें अविश्वसनीय लगती थीं। डचेस डेला अपनी हंसी को कई बार अपने बाएं हाथ से ढक रही थी, अपने हाथ पर लगे सफायर को दिखाते हुए। ऑड्री हॉल ने यह भी ऑब्जर्व किया कि बैंक्वेट शुरू होने के बाद से उसने अपने हस्बैंड ड्यूक नेगन से आई कांटेक्ट नहीं किया था और वो एक दूसरे से उतना प्यार करते हुए नहीं लग रहे थे जितना वो सबको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे। ऑड्री हॉल एक पर्दे के पास खड़ी थी जो सरसराया। सूजी पर्दे के पीछे से झांकी और उसने सोचा, सूजी? क्लाइन के मन के ख्याल थे कि फिर से लगभग मंडे होने वाला है। वो एक जहाज पर था, पानी में सफर कर रहा था। एल्गर विल्सन से उनके करंट सफर के मकसद के बारे में पूछा गया। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो एक आदमी का पीछा कर रहे हैं जिसके साथ 7 या 8 साल का एक बच्चा है। एल्गर विल्सन ने आगे कहा कि वो आदमी ऑरोरा ऑर्डर का लिसनर है। एक बिना चेहरे वाले इंसान ने पूछा कि क्या एक वॉलेट खो गया था। बिना चेहरे वाले इंसान ने कहा कि उसमें लगभग 300 पाउंड होने चाहिए और उनका मास्टर इतनी ईमानदारी दिखाने के लिए उस इंसान को इनाम देगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि ओल्ड नील ने एक खोया हुआ वॉलेट उठाकर अपनी कर्ज की समस्या हल कर ली थी और उसने इस तरह के इवेंट्स की उम्मीद नहीं की थी। क्लाइन ने सोचा कि यह सिर्फ मैजिक की पावर है। क्लाइन ने ओल्ड नील के कर्ज के बारे में सोचना बंद करने का फैसला किया। इसके बजाय क्लाइन ने सोचा कि क्या उसे अपनी आफ्टरनून वहीं बितानी चाहिए या क्या उसे डिविनेशन क्लब जाना चाहिए। डर्डन स्मिथ ने पूछा कि सिचुएशन कैसे प्रोग्रेस कर रही है। किसी ने जवाब दिया कि उन्होंने पहले ही डिटरमाइन कर लिया है कि नोटबुक रेबीबर के हाथों में है, लेकिन वो पूरी तरह से गायब हो गया है। डर्डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि वेरियस नाइटहॉक टीम्स रेबीबर के ठिकाने पर नजर रखे हुए हैं। उसने ऐड किया कि बैकलैंड डायोसिस सील्ड आर्टिफैक्ट टू T049 को भी वहां एस्कॉर्ट करेगा।
जो कभी एंटिगोनस फैमिली का था और रेबीबर के वंशज को कंफर्म करने में उनकी मदद कर सकता है। डनस्मिथ ने क्लाइन को फिलहाल बाहर जाते रहने को कहा, यह सजेस्ट करते हुए कि वो शायद घूमते वक्त सेंस कर पाएगा कि नोटबुक अभी कहाँ है। क्लाइन ने एक्नॉलेज किया और कहा कि वो बाहर जा रहा है। डनस्मिथ और क्लाइन साथ खड़े थे। डनस्मिथ काउंटडाउन कर रहा था, कहते हुए 3, 2। क्लाइन ने बीच में टोका, कहते हुए वेट। डनस्मिथ ने पूछा कि क्या कुछ और है। क्लाइन ने एक्सक्लेम किया, मुझे पता था। डनस्मिथ ने कहा कि कभी कभी सपोर्ट रोल्स में बियॉन्डर्स को भी फाइट करना पड़ सकता है। उसने ऐड किया कि अपनी फायर आर्म्स ट्रेनिंग मेंटेन करने के अलावा क्लाइन को एक कॉम्बैट ट्रेनर लेने का भी कंसिडर करना चाहिए। उसने क्लैरिफाई किया कि शर्त यह है कि क्लाइन एक फॉर्मल मेंबर बने। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि उसने अपनी ट्रेनिंग और डेली टास्क पूरे कर लिए हैं और अब उसके डिविनेशन क्लब जाने का टाइम है। एंजेलिका और क्लाइन एक कमरे में थे। एंजेलिका ने कहा, गुड आफ्टरनून मैडम एंजेलिका। क्लाइन ने कहा, गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरिटी। एंजेलिका ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर ग्लेसिस कल वहां था और वो दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए। उसने कहा कि वो क्लाइन को उसकी लंग कंडीशन के बारे में बताने के लिए थैंक यू कहना चाहता था। फिर उसने पूछा कि क्या उसने ये भी कहा कि वो एक डॉक्टर है। एंजेलिका ने क्लाइन से पूछा कि क्या ये सच है कि वो मिस्टर ग्लेसिस को सिर्फ ऑब्जर्व करके बता सकता है कि उसे एक छुपी हुई लंग डिजीज है। क्लाइन ने जवाब दिया कि उसे लगा मिस्टर ग्लेसिस ने गलत समझा और ये एक्चुअली एक तरह की डिविनेशन थी। फिर क्लाइन ने एंजेलिका को बताया कि उसकी बॉडी बहुत हेल्दी है, लेकिन कुछ ऐसे दर्द और दुख हैं जिन्हें उसे अपने दिल में बंद नहीं रखना चाहिए। एंजेलिका हैरान थी। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि वो माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाए या एक ट्रेजिक स्टेज प्ले देखे ताकि उसके इमोशंस पूरी तरह से बाहर निकल सकें। किसी ने दरवाजे पर नॉक किया और क्लाइन ने कहा, प्लीज कम इन। एक यंग वुमेन एंटर हुई, क्लाइन को ग्रीट करते हुए और कहते हुए कि रिसेप्शन डेस्क पर लेडी ने उसे उसके पास आने की सलाह दी। क्लाइन ने बदले में उसे ग्रीट किया, पूछते हुए कि उसे क्या कहकर पुकारना चाहिए। एक अन्ना नाम की औरत ने अपने फियांसे की सिचुएशन डिवाइन करने के लिए हेल्प मांगी। उसने एक्सप्लेन किया कि वो मार्च में बिजनेस के लिए सदर्न कॉन्टिनेंट गया था और एक टेलीग्राम भेजा था जिसमें लिखा था कि वो जून 3 को घर वापस आने के लिए निकलेगा, लेकिन वो अभी तक लौटा नहीं था। क्लाइन ने अन्ना की रिक्वेस्ट सुनी, फिर उससे अपने फियांसे का नाम, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ लिखने को कहा और अगर हो सके तो उसके जन्म का एग्जैक्ट टाइम भी। जब अन्ना लिख रही थी, क्लाइन ने ऑब्जर्व किया कि उसके पेट के आसपास का पीला रंग थोड़ा डल था और उसके इमोशंस का रंग बहुत गहरा डार्क था, मेनली चिंता और बेचैनी की वजह से। अन्ना ने लिखना खत्म किया। क्लाइन ने अपने मन में सोचा कि उस आदमी का नाम जॉयस मेयर था और उसकी नाक बात जैसी हॉकिश चोंच जैसी थी, बाल छोटे सुनहरे ब्लॉन्ड थे और वो अभी 27 साल का भी नहीं हुआ था। क्लाइन ने अन्ना को बताया कि डिविनेशन करने के लिए उसे थोड़ा टाइम और बिल्कुल शांति चाहिए होगी और उसे बाहर वेट करने को कहा। अन्ना मान गई। क्लाइन ने सोचा कि यह उसकी पहली रिक्वेस्ट थी, इसलिए वो इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं कर सकता था। उसने जॉयस मेयर का पता लगाने के लिए ड्रीम डिविनेशन यूज करने का सोचा। क्लाइन ने फोकस किया जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए। क्लाइन के अंदर के विचार गूंज रहे थे। जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन पर फोकस करते हुए क्लाइन एक कुर्सी पर बैठा था, जॉयस मेयर की इंफॉर्मेशन वाला पेपर पकड़े हुए। क्लाइन ने पूरा ध्यान लगाया जॉयस मेयर की करंट सिचुएशन के बारे में सोचते हुए। सीन बदला और जॉयस मेयर कमर तक एक गुलाबी लाल लिक्विड में दिखा। बहुत शॉक्ड लग रहा था। वो सोच रहा था कि क्या वो सच में जॉयस मेयर है। अचानक टूटे हुए कांच की तरह बिखरे हुए इमेजेस फ्लैश हुए जिसमें एक शानदार बिल्डिंग दिखी। क्लाइन के मन की आवाज ने इशारा किया कि ऐसा लग रहा था जैसे जॉयस मेयर सुरक्षित वापस आ गया है। बिखरे हुए इमेजेस वापस आए और क्लाइन का चेहरा दिखा जो एक बर्बाद बिल्डिंग की तरफ ऊपर देख रहा था। वो सोच रहा था कि ये जगह क्या है। क्लाइन एक बर्बाद बिल्डिंग में खड़ा था, एक बड़े लाल घूमते हुए पैटर्न की तरफ ऊपर देख रहा था। वो हैरान हुआ और पूछा कि उसे कौन देख रहा है। एक पत्थर के स्ट्रक्चर के अंदर एक चमकता हुआ बादल जैसा शेप दिख रहा था। हवा में एक हिस की आवाज गूंज रही थी। एक डार्क सूट पहने हुए फिगर हवा में गिर रहा था। टूटे हुए पत्थरों और मलबे के बीच छोटे नुकीले टुकड़े नीचे गिर रहे थे। क्लाइन सांस लेने के लिए हाँफ रहा था। उसका हाथ उसके चेहरे पर था। वो सोच रहा था कि जो सीन उसने शुरू में देखा था वो उसके डिविनेशन का रिजल्ट था और वो सोच रहा था कि उसके बाद क्या हुआ। क्लाइन अपने सिर पर हाथ रखे दिखा पहाड़ों पर बने एक महल के बारे में सोच रहा था जो इंसानों के लिए नहीं बना था और एक शांत निगाह के बारे में। क्लाइन सोच रहा था कि क्या यह वो एंटिटी थी जिससे उसने अपने लक एनहाउसमेंट सेरेमनी के दौरान कांटेक्ट किया था या फिर यह एंटिगोनस फैमिली की नोटबुक से बाहर आई थी। क्लाइन सोच रहा था कि नोटबुक में एक नेशन ऑफ एवरोनाइट का जिक्र था जो हॉर्नाकिस माउंटेन्स में एग्जिस्ट करता था और अब उस सपने में महल एक पहाड़ की चोटी पर था।
क्लाइन के अंदर के विचारों ने इशारा किया कि वो सच में इन चीजों से दूर नहीं भाग सकता और वो बस यही उम्मीद कर सकता था कि वो लोग रे बीबर को जल्द ही पकड़ लें। क्लाइन के अंदर के विचारों ने इशारा किया कि उसे रिसेप्शन रूम में जाकर मिस अन्ना को अपने डिविनेशन के रिजल्ट्स बताने चाहिए। किसी ने पूछा कि क्या वो जवाब डिवाइन कर पाया। क्लाइन ने पूछा कि क्या उस व्यक्ति के घर के सामने या मिस्टर मेयर के घर के सामने कोई खिलौना विंडमिल पवन चक्की है। वो व्यक्ति हैरान रह गई और बोली कि वो एक गिफ्ट था जो मिस्टर मेयर ने उसे दिया था और उसने उसे अपने फ्रंट डोर के ठीक बाहर लगा रखा था। उसने पूछा कि क्लाइन को इसके बारे में कैसे पता चला। क्लाइन ने कहा कि मिस्टर जॉयस मेयर इस वक्त उसके घर पर मेहमान हैं और उनके साथ एक हादसा हुआ है और उन्हें उसके कंफर्ट और गर्म झप्पी की जरूरत है। वो व्यक्ति चिल्ला उठी लॉर्ड ऑफ स्टीम को पुकारते हुए और पूछा कि क्या यह सच है कि उसका बेचारा जॉयस वापस आ गया है। उसने क्लाइन का शुक्रिया अदा किया। क्लाइन ने सोचा कि उसने उसे पूरा एक सोली दिया जबकि उसकी कीमत सिर्फ 8 पेंस थी। उसने सोचा कि ये बुरा नहीं है और ये उसकी पहली रिक्वेस्ट थी और उसे पहले से ही टिप मिल गई। क्लाइन घर वापस आ गया। बेंसन ने गुड आफ्टरनून कहा। बेंसन ने मिसेस शॉर्ड के विजिट के बारे में बताया और कैसे वो उन स्नैक्स से सैटिस्फाइड थी जो उन्होंने उसे ऑफर किए थे। उन्होंने मेंशन किया कि उसने उन्हें कभी अपने घर आने का इनविटेशन दिया था और वो एक काइंड लेडी थी। मेलिसा ने कहा कि बस एक ही प्रॉब्लम थी कि उसकी पूरी फैमिली लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स में विश्वास रखती थी। उसने ऐड किया कि वो मानते थे कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए और लड़कियां सिर्फ घर पर ही एजुकेशन ले सकती हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और जब तक वो उनके मामलों में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करती वो एक अच्छी पड़ोसी रहेगी। क्लाइन ने मेलिसा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि उनका लोएन किंगडम बहुत से अलग अलग फेथ्स और बिलीव्स वाला देश है। मेलिसा सहमत हुई। क्लाइन ने सोचा कि बेंसन और मेलिसा आखिरकार सो गए। क्लाइन अपने बेड पर बैठा था कुछ सोचते हुए। उसे रियलाइज हुआ कि उसने मिस्टिसिज्म के बारे में बहुत कुछ सीख लिया था और बहुत सी अलग अलग चीजें हो चुकी थीं। उसने डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि वो बैठे और अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करे, ये मानते हुए कि इससे उसके लिए फ्यूचर का सामना करना आसान हो जाएगा। वो अपनी डेस्क पर बैठा, सामने एक खुली नोटबुक और इनकेवल रखे हुए। उसने लिखना शुरू किया, ये सवाल करते हुए कि पोशंस को डाइजेस्ट करने के लिए एक्टिंग की क्यों है। उसने लिखा कि अगर वो पोशंस के साथ प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बल्कि डाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। उसने रीजन दिया कि पोषण को कंट्रोल करना एक जानवर को पालतू बनाने जैसा है, चाहे कितना भी अच्छा कंट्रोल हो। वो कभी अपने मास्टर का हिस्सा नहीं बनेगा और हमेशा यह रिस्क रहेगा कि वो अपने मास्टर पर ही हमला कर दे। डाइजेशन हाउएवर यूजर द्वारा उसे तोड़ने, एब्जॉर्ब करने, उसके साथ फ्यूज होने और उसे अपने अंदर इंटीग्रेट करने जैसा है। वो डाइजेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में श्योर था, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि एक्टिंग डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। एक सीयर के तौर पर अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर वो फिलहाल 2 हाइपोथेसिस बना सकता था जिन्हें वो फ्यूचर में टेस्ट करेगा। उसने लिखा कि पहला हाइपोथेसिस ये था कि पोषण के नाम के बेसिस पर एक्ट करने से किसी के बॉडी, हार्ट और सोल की स्टेट्स बदल जाती हैं, जिससे वो पोषण के कोर में बचे हुए जिद्दी साइकीज के नेचर के करीब आ जाते हैं। इससे पोषण और यूजर के बीच रेजोनेंस होता है, जिससे ग्रेजुअल एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो पाता है। दूसरा हाइपोथेसिस ये था कि बचे हुए साइकीज कंप्लीट डिफेंसिव मैकेनिज्म्स वाले कंप्यूटर्स की तरह थे। अगर पोषण यूजर पोषण पर अटैक करके उसे तोड़ना चाहता है तो पहले उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बग, एक सिक्योरिटी होल या एक की ढूंढनी होगी। किसी भी पोषण का नाम इस दिशा में एक क्लू देता है, इसलिए वो एक्टिंग के थ्रू अपने बॉडी, हार्ट और सोल को डिस्गाइज कर सकता है। सिस्टम के डिफेंसेस को यह धोखा दे सकता है कि वो कोई आउटसाइडर नहीं बल्कि उन्हीं में से एक है। उसका मानना था कि यह हाइपोथेसिस एम्परर रोजिल के डिस्क्रिप्शन के अनुसार था। क्लाइन लिखता रहा सोचते हुए कि एक्टिंग का सच में इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो ये जानना चाहता है कि इससे क्या स्पेसिफिक चेंजेस आते हैं तो उसे इंतजार करना और ऑब्जर्व करना होगा। उसके अंदर के विचार उभरे ये सवाल करते हुए कि सीयर्स जो मिस्टिसिज्म के तरीकों में बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास कॉम्बैट में इफेक्टिवली फाइट करने के मीन्स क्यों नहीं होते। वो सोच रहा था कि क्या ये एक गेम जैसा हो सकता है और अलग अलग कैरेक्टर क्लासेस को बैलेंस करने की जरूरत होती है। वो सोचता रहा शायद इसलिए क्योंकि किसी भी पोषण की एफिकेसी को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, या शायद इसलिए क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ एक ही सोर्स से आया है और क्योंकि सब कुछ क्रिएटर के टुकड़ों से बना है जो मूल रूप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने थे। हर चीज की अपनी शॉर्टकमिंग्स होनी ही चाहिए। अब जब उसने सोचा तो लक एनहांसमेंट रिचुअल को क्लासिक रिचुअलिस्टिक मैजिक में कैटेगराइज किया जा सकता था और उस तरह के रिचुअलिस्टिक मैजिक के हमेशा 3 पार्ट्स होते हैं, एक सैक्रिफाइस, एक इनकंटेशन और एक स्पेसिफिक सब्सटेंटिव गोल। दिमाग में उसने अपनी नोटबुक को देखा, रियलाइज करते हुए कि उसने उस लक एनहाउसमेंट रिचुअल को परफॉर्म करते वक्त कभी कोई स्पेसिफिक गोल इंडिकेट नहीं किया था। उसने ये भी क्लियर नहीं किया था
कि वो रिचुअल किस एग्जिस्टेंस के लिए था। वो किताब क्विंटेसेंशियल डिविनेशन एंड आर्कन आर्ट्स ऑफ द छिन एंड हान डायनेस्टी, उसने सच में उसे बर्बाद कर दिया था। उसे अचानक कुछ रियलाइज हुआ और वो चिल्ला उठा, रुको। क्लाइन, जिसने अभी रुको कहा था, अब रिचुअलिस्टिक मैजिक के बारे में सोच रहा था और कैसे ये हमेशा वेरियस एग्जिस्टेंस से हेल्प मांगने के लिए यूज किया जाता था। वो सोच रहा था कि अगर उसने इनकेंटेशन को मॉडिफाई किया ताकि उसके शुरुआती शब्द उसकी तरफ डायरेक्टेड हों, तो अगर कोई वो रिचुअल परफॉर्म करे तो क्या वो उनकी रिक्वेस्ट सुन पाएगा। क्लाइन ने फिर मेलिसा को अपने मेंटर कोहेन क्विंटन के लिए एक लेटर दिया, साथ में पोस्टेज स्टैंप के लिए पैसे भी। उसने मेंशन किया कि उसकी छुट्टी है और पूछा कि क्या वो स्कूल जाते वक्त लेटर मेल कर सकती है। मेलिसा मान गई। क्लाइन ने सोचा कि शायद कोहेन क्विंटन और दूसरों को हॉर्नाकस माउंटेन्स के बारे में कुछ पता हो। बेंसन ने मेलिसा से कहा कि उनके निकलने का टाइम हो गया है। मेलिसा ने जवाब दिया कि वो आ रही है। क्लाइन ने फिर सोचा कि फिर से मंडे आ गया है और शायद उसे अपने हाइपोथेसिस टेस्ट करने चाहिए। क्लाइन के अंदर के विचार फिर उभरे, नोट करते हुए कि जस्टिस के ऑरा की गहराइयों में रंग मिल गए थे और एक हो गए थे और जस्टिस सच में एक बियॉन्डर बन गई थी। इस बीच हैंडमैन के ऑरा की गहराइयों में रंग पहले से कहीं ज्यादा प्योर था। वो सोच रहा था कि क्या वो एक लेवल आगे बढ़ गया है। क्लाइन के अंदर के विचार फिर उभरे, चिल्लाते हुए, रुको। उसने नोटिस किया कि जस्टिस की चेयर के पीछे का पैटर्न बदल रहा था। उसने पहचाना कि ये मिस्टिसिज्म के सिंबल्स में से एक था और इसका मतलब जायंट ड्रैगन था। उसने ये भी नोट किया कि हैंगड के पीछे का सिंबल विंडस्टॉर्म, सेलर और कीपर ऑफ द सी का मतलब वाला सिंबल था। उसने सोचा कि ये आम बात है और उसे इसमें कोई इशू नहीं दिखा। क्लाइन सोच में था, ये सोचते हुए कि उसकी चेयर के पीछे कौन सा सिंबल था। फिर किसी ने जस्टिस को कॉन्ग्रेचुलेट किया, उसे इन्फॉर्म करते हुए कि वो अब एक बियॉन्डर बन गई है। जस्टिस ने मिस्टर फूल और मिस्टर हैंगमैन का शुक्रिया अदा किया, उनकी हेल्प के लिए अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए और नोट करते हुए कि वो जितनी जल्दी उसने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा जल्दी बियॉन्डर बनने में कामयाब हो गई थी। ऑड्रे हॉल और एल्गर विल्सन से पूछा गया कि क्या उनमें से किसी को एम्परर रोजिल की डायरी के कोई टुकड़े मिले हैं। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि उसे 2 पेजेस मिले हैं और उसने उनके कंटेंट्स याद कर लिए हैं। ऑड्रे हॉल ने कहा कि उसके पास एक पेज है। क्लाइन ने अपनी जगह से कहा कि ये बहुत अच्छा है और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो उन कंटेंट्स को एक्सप्रेस करें। एल्गर विल्सन और ऑड्रे हॉल ने फिर उन डायरी पेजेस के कंटेंट्स प्रोजेक्ट किए जो उन्हें मिले थे। डायरी पेज में ये एंट्रीज थी। पहली एंट्री में सवाल किया गया था कि सीयर्स, जो मिस्टिसिज्म के तरीकों में बहुत नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास कॉम्बैट में इफेक्टिवली फाइट करने के मीन्स क्यों नहीं होते। डायरी ने फिर पॉसिबल रीजंस ऑफर किए। ये वैसा है जैसा अतीत पास्ट में वेब नॉवेल्स में पढ़ा गया था, जहां गेम रियलिटी बन गया है। ऐसे में अलग अलग कैरेक्टर क्लासेस अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के साथ आएंगे जिन्हें एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस करना होगा। लेकिन इसका कोई इंडिकेशन नहीं था कि ये दुनिया एक गेम में सेट है और कोई मिशंस या इस तरह की कोई चीज नहीं थी। यह सोचने का तरीका छोड़ दिया गया क्योंकि इसके सही होने की संभावना बहुत कम थी। इस दुनिया का फंडामेंटल लॉ बैलेंस है। क्रिएटर ने यह दुनिया बैलेंस के कोर आइडिया को ध्यान में रखकर बनाई है। सिमिलर सीक्वेंस लेवल्स पर पोशंस की पावर लेवल्स भी सिमिलर होनी चाहिए। अगर कोई पोशन जिस सीक्वेंस लेवल पर है उसके लिए बहुत पावरफुल है तो उसके यूजर के लिए कोलैप्स होना और कंट्रोल खोना बहुत आसान हो जाएगा। अगर कोई पोशन बहुत वीक है तो वो अपने यूजर को डिजायर्ड बियॉन्डर पावर्स नहीं दे पाएगा। इसलिए सभी पोशंस के ओवरऑल पावर लेवल्स बैलेंस्ड होने चाहिए। अगर कोई पोशन किसी एक चीज के लिए खास तौर पर स्ट्रांग है तो उसे दूसरी चीज के लिए वीकर होना चाहिए। इस दुनिया में सब कुछ एक ही सोर्स से आया है, यानी टेक्निकली सब कुछ क्रिएटर के टुकड़ों से बना है। क्योंकि वेरियस टुकड़े मूल रूप से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए बने थे, उन सब की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन अपनी शॉर्टकमिंग्स भी हैं। डायरी पेज में ये एंट्री भी थी। आज जो सीखा उसके अनुसार लक एनहाउंसमेंट रिचुअल को क्लासिक रिचुअलिस्टिक मैजिक में कैटेगराइज किया जाता है। ऐसे मैजिक के लिए हमेशा 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक सैक्रिफाइस जो कांटेक्ट किए जा रहे एग्जिस्टेंस की इंटरेस्ट जगाए, इनकैंटेशंस का एक सेट जो उस एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करे और अपनी रिक्वेस्ट के एग्जैक्ट गोल को कन्वे करने का एक सिंपल तरीका। इस नॉलेज के साथ अब ये क्लियर है कि लक एनहांसमेंट रिचुअल में एक सीरियस इशू था। उसमें सिर्फ डायरी पेज एंट्री के साथ कंटिन्यू हुआ, एक्सप्लेन करते हुए कि लक एनहांसमेंट रिचुअल में एक सीरियस इशू था क्योंकि उसमें सिर्फ पहली 2 चीजें थीं, तीसरी नहीं। राइटर ने स्टेपल फूड्स के रूप में एक सैक्रिफाइस प्रोवाइड किया था और एक स्क्वायर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हर बार 4 कदम चले थे। राइटर ने यह भी क्लियरली इंडिकेट किया था कि रिचुअल किसकी तरफ डायरेक्टेड था, क्योंकि इनकांटेशन में ब्लेसिंग्स स्टेम फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ फ्रेज शामिल था। लेकिन राइटर ने रिचुअल के किसी भी पार्ट में लक एनहांस करने का गोल डिस्क्राइब नहीं किया था।
दूसरे शब्दों में, कांटेक्ट किए गए एग्जिस्टेंस को ये पता ही नहीं चला कि लक एनहाउसमेंट रिचुअल से क्या मांगा जा रहा था, तो उसने बस वैसा ही किया जैसा उसे सही लगा। राइटर ने रिचुअल को रिडिजाइन करने और उसे ज्यादा कंप्लीट बनाने का सोचा। रिचुअल का गोल अर्थ पर वापस जाना, राइटर की दुनिया, दोस्तों और फैमिली के पास वापस जाना हो सकता था। लेकिन फिर इससे एक सवाल उठता था, क्या कांटेक्ट किया गया एग्जिस्टेंस अपनी मर्जी से काम कर रहा था या उसके एक्शंस का कोई गहरा मतलब था? साथ ही वो एग्जिस्टेंस जिसे इनकैंटेशन डिस्क्राइब करता है, क्या वो इस दुनिया में वही एग्जिस्टेंस है जो दूसरी दुनिया में है? राइटर को लक एनहाउसमेंट रिचुअल परफॉर्म करने पर पहली और दूसरी बार बिल्कुल अलग रिजल्ट्स मिले। तो अगर ये दोनों दुनियाओं में सचमुच वही एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वो एग्जिस्टेंस बस अपनी मर्जी से काम कर रहा था। लेकिन फिर राइटर दूसरी और तीसरी बार के बाद ग्रे फॉग के ऊपर अपीयर हुआ और दोनों बार जस्टिस और द हैंग्ड मैन से बेसिकली बिना किसी डिफरेंस के कनेक्ट कर पाया। ऐसा क्यों है? फिर अगर कल जब राइटर चौथी बार रिचुअल परफॉर्म करेगा, अगर वही रिजल्ट्स मिलते हैं, तो इसका मतलब होगा कि रिचुअल के इफेक्ट्स कंसिस्टेंट हैं। इसका मतलब होगा कि अननोन एग्जिस्टेंस का एक एजेंडा है जिसके बारे में राइटर को नहीं पता। अगर ऐसा है तो रिचुअल में नए डिस्क्रिप्शंस और रिक्वेस्ट्स ऐड करने से जरूरी नहीं कि डिजायर्ड रिजल्ट्स मिले, बल्कि ऐसा करने से रिचुअल कॉम्प्लिकेट हो सकता है और एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। पहली बार जब राइटर ने रिचुअल परफॉर्म किया तो उसके रिजल्ट्स बाद के टाइम से अलग थे। ये मानते हुए कि हर बार वही एग्जिस्टेंस कांटेक्ट किया जाता है, क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि राइटर जिस दुनिया में है उसके अनुसार अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये एक अलग इंटरफेस यूज करने जैसा होगा? तो फिर राइटर रिचुअल को कैसे रिडिजाइन कर सकता है ताकि उसे डिजायर्ड आउटकम मिले? अगर राइटर इस असम्पशन के साथ आगे बढ़ता है कि पहली बार रिचुअल परफॉर्म करते वक्त एक अलग एग्जिस्टेंस कांटेक्ट किया गया था बाद के टाइम्स के मुकाबले, तो राइटर के बहुत से सवालों का जवाब आसानी से मिल सकता है। इसी तरह ये पैक्ट की दूसरी और तीसरी बार रिचुअल से वही रिजल्ट मिला, इसका मतलब है कि राइटर जिस एग्जिस्टेंस से कांटेक्ट कर रहा है उसका एक सर्टेन एजेंडा है। राइटर को नहीं लगता कि उसे बदला जा सकता है, कम से कम अभी के लिए तो नहीं। फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, रिचुअल किसको कांटेक्ट कर रहा है, वो कहाँ है और वो कोई क्लूज या गाइडेंस क्यों नहीं दे रहे? शायद वो फॉग की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं कहीं गहराई में। क्या राइटर उन्हें एक सोता हुआ स्लेम्बरिंग एग्जिस्टेंस मान सकता है जो कुछ स्टिमुलाई पर फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज देता है? लेकिन अगर राइटर दूसरे तरह के स्टिमुलाई प्रोवाइड करे तो क्या वो इंटरफेयर नहीं करेगा? अगर ऐसा है तो राइटर स्टिमुलस के तौर पर एक मॉडिफाइड रिचुअल यूज कर पाएगा और ये गेज कर पाएगा कि कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सेज मिलते हैं या नहीं। इस तरह राइटर आखिरकार अर्थ पर वापस जाने का सही तरीका पता लगा पाएगा। लेकिन इस अप्रोच के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो एग्जिस्टेंस शायद सो नहीं रहा होगा। ऐसे में जैसे टेस्ट राइटर ने अभी लिखे हैं, उनके पोटेंशियली भयानक टेरिफाइंग आउटकम्स हो सकते हैं। ऐसे टेस्ट सच में खतरनाक हो सकते हैं। राइटर जो पहला अटेम्प्ट करेगा उसे बहुत ज्यादा सावधानी, कॉशन के साथ करना होगा। राइटर को उसे इस तरह डिजाइन करना होगा कि वो एग्जिस्टेंस गुस्सा न हो। क्लाइन के बाकी नोट्स चाइनीज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए डिस्प्ले हुए। एक छोटा कार्टनिश क्लाइन अपीयर हुआ कहते हुए कि जल्दी करो और उसे नोट्स डिस्ट्रॉय करने दो, क्योंकि अगर ओल्ड नील को पता चला कि वो चाइनीज लिख सकता है तो वो गया काम से। अप्रैल 11 की डायरी एंट्री में एक नेमलेस आइलैंड की डिस्कवरी के बारे में लिखा था जो सेफ सी रूट्स से दूर था और एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर से भरा हुआ था। एंट्री से ये सवाल उठा कि क्या एम्परर रोजेल ने समुद्री सफर किया था। फिर अप्रैल 15 की एंट्री में नोट किया गया कि ग्रिम अजीब तरह से एक्ट करने लगा था, जिससे पॉसिबल इन्फेक्शन की चिंता बढ़ गई थी। बाद में मई 21 की एंट्री में मेंशन किया गया कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप ने 2 चॉइसेस प्रेजेंट किए थे, 7th जो उनका था और मिस्ट्री प्रायर। राइटर ने सोचा कि उनके पास 7th के लिए कंप्लीट सीक्वेंस पाथवे था, जिससे वो ऑब्वियस चॉइस बन गया। उन्होंने ये भी नोट किया कि जब उन्होंने खुद को 7th के रूप में असर्ट किया और वैसा एक्ट किया तो वो विस्पर्स जो उन्हें पागल कर रहे थे काफी हद तक शांत हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या ये वो एक्टिंग थी जिसका जिक्र मिस्ट्रियस मिस्टर जराटुल ने किया था। फिर राइटर ने डायरी के एक्टिंग के डिस्क्रिप्शन पर सोचा और कंक्लूड किया कि उनका पिछले दिन का असेसमेंट शायद सही था। फिर उन्होंने मिस्टर फूल को एड्रेस किया। क्लाइन ने माफी मांगी, ये एक्सप्लेन करते हुए कि वो डायरी के कंटेंट्स में बहुत ज्यादा डूबा हुआ था। फिर ऑड्री हॉल बोली मिस्टर फूल और मिस्टर हैंग्डमैन को एड्रेस करते हुए, ये कहते हुए कि उसके पास 3 सवाल हैं और वो वैल्यूएबल आंसर्स के लिए कीमत चुकाने की पूरी कोशिश करेगी। ऑड्री हॉल को आगे बढ़ने को कहा गया। ऑड्री हॉल का पहला सवाल था कि एक्टिंग का असल मतलब क्या है। पहला तरीका है कासल पर जबरदस्ती इन्वेड करना। दूसरा तरीका है कासल के मालिक से उन्हें अंदर बुलवाना, गेस्ट्स की तरह डिस्गाइज करके कासल में इन्फिल्ट्रेट करना। फिर ऑड्री हॉल ने सवाल किया कि क्या एक पोशन का नाम एक्चुअली एक इन्विटेशन है
एल्गर विल्सन ने कंफर्म किया कि हाँ, ऑड्री हॉल ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक्टिंग इस तरह से यूज होती है। फिर उसने कहा कि ऐसे वैल्यूएबल आंसर को फ्री में नहीं लिया जा सकता और मिस्टर फूल से पूछा कि वो बदले में क्या चाहेंगे। क्लाइन ने सोचा कि वो भूला नहीं है कि उसे अभी भी उसे एम्परर रोजेल की डायरी का एक और पेज देना है। फिर उसने सोचा कि वो रोजेल की डायरी के और पेजेस या एंटिगोनस फैमिली के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है। फिर क्लाइन ने सोचा कि सियर के बारे में इंफॉर्मेशन मांगना शायद उसकी द फूल वाली प्रोफाउंड इमेज को डैमेज कर देगा। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि उस केस में ऑड्री हॉल मिस्टर फूल को उसके आंसर के लिए यहीं और अभी पे कर सकती है। फिर उसने कहा कि एंटिगोनस फैमिली की हिस्ट्री कैटेक्लिज्म एपक तक ट्रेस की जा सकती है जो फोर्थ एपक से पहले आया था। फिर उसने कहा कि उनका सेकंड ब्लेस्फेमी स्लेट से भी कुछ लेना देना है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ब्लेस्फेमी स्लेट डिवाइन के 22 रस्ते रिकॉर्ड करता है, इतना इंपॉर्टेंट आइटम, और सच में एक दूसरा भी है। फिर ऑड्री हॉल ने कहा द सेकंड ब्लेस्फेमी स्लेट। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि पहला ब्लेस्फेमी स्लेट सेकंड एपक डार्क एपक के दौरान अपीयर हुआ था, दूसरा स्लेट थर्ड एपक के एंड में अपीयर हुआ था। फिर उसने कहा कि ब्लेस्फेमी स्लेट्स पर इंफॉर्मेशन को 7 मेजर चर्चेस द्वारा स्ट्रिक्टली सीक्रेट रखा जाता है। वो बस इतना जानता है कि दोनों डिवाइन के रास्तों से इन्वॉल्व हैं। ऑड्री हॉल ने पूछा कि एम्परर रोजेल ने जो ब्लेस्फेमी स्लेट देखा था वो पहला था या दूसरा। एल्गर विल्सन ने जवाब दिया कि वो दूसरा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि द हैंगमैन ने एक बार कहा था कि वेरियस सीक्वेंस पोशंस के नाम ब्लेस्फेमी स्लेट से डिराइव किए गए हैं। फिर क्लाइन ने सोचा कि कहते हैं एम्परर रोजील ने एक बार ब्लेस्फेमी स्लेट देखा था और वो स्लेट डिवाइन के 22 रास्ते रिकॉर्ड करता है जो एक डेक ऑफ कार्ड्स की तरह हैं। फिर क्लाइन ने सोचा कि एक लंबे पीरियड के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद और ब्लेस्फेमी स्लेट के जन्म के साथ पोशन सिस्टम धीरे धीरे परफेक्ट हो गया था और सीक्वेंस चेन्स बन गई थी। फिर क्लाइन ने सोचा कि उस पॉइंट पर 7 मेजर चर्चेस में से हर एक कम से कम एक कंप्लीट सीक्वेंस कंट्रोल करता है। फिर क्लाइन ने सोचा कि द कैप्टन ने भी मेंशन किया था कि पोशंस ब्लेस्फेमी स्लेट से रिलेटेड हैं और सच में डिवाइन के रास्ते ही सीक्वेंस पाथवेज हैं। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि सोलोमन डायनेस्टी के टाइम फोर्थ एपक में एंटिगोनस फैमिली अभी भी सिर्फ एक ऑर्डिनरी नोबल फैमिली थी। जब तक उन्होंने ट्यूडर एम्पायर की स्थापना को सपोर्ट नहीं किया तब तक वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं बने, लेकिन वॉर ऑफ द 4 सॉवरेंस के बाद ट्यूडर एम्पायर का ब्लड एम्परर मर गया। एंटिगोन्स, एमन, अब्राहम और जेकब फैमिलीज सब अपने पेडेस्टल से गिर गए और उन्हें 7 गॉड्स द्वारा शिकार किया गया। एंटिगोन्स फैमिली को चर्च ऑफ द एवरोनाइट गॉडेस ने खत्म कर दिया। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि मिस्टर फूल चर्च ऑफ द एवरोनाइट गॉडेस या वो कुछ एंशिएंट सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस शायद उसे और बता सकते हैं। फिर एल्गर विल्सन ने कहा कि रोज स्कूल ऑफ थॉट एक है, मोसेस एसेटिक ऑर्डर दूसरा। वो सोचने लगा कि क्या साइकोलॉजी एल्केमिस्ट भी गिने जाते हैं। ऑड्री हॉल ने कहा कि पेमेंट बहुत अच्छी थी और वो उससे सेटिस्फाइड थी। फिर उसने कहा कि ये उसकी खुशी है। फिर ऑड्री हॉल ने कहा कि वो अपना दूसरा सवाल पूछने जा रही है। ऑड्री हॉल ने पूछा कि स्पेक्टेटर में अगला पोर्शन क्या कहलाता है और वो उसके बारे में क्लूज कहाँ ढूंढ सकती है। एल्गर विल्सन ने कहा कि वो ही उसे इस रास्ते पर लाया था, इसलिए वो इस सवाल का जवाब फ्री में देने के लिए ऑब्लिगेटेड है। उसने कहा कि स्पेक्टेटर के बाद सीक्वेंस एट टेलीपैथिक है। सीक्वेंस 7 को एंशिएंट टाइम्स में साइकी एनालिस्ट कहते थे, लेकिन अब उसे साइकेट्रिस्ट कहते हैं। उसने ये सब साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के एक मेंबर से पता किया था, लेकिन इससे पहले कि वो पूछे कि वो इस इंडिविजुअल को कहाँ ढूंढ सकती है, उसे अफसोस था। उसने उसे पहले ही समुद्र की तह में भेज दिया था। ऑड्री हॉल हैरान थी कि एल्गर विल्सन ने साइकोलॉजी अल्केमिस्ट के मेंबर को समुद्र की तह में भेज दिया था। फिर उसने अपना गला साफ किया और अपना तीसरा सवाल पूछा। उसने पूछा कि अगर एक ऑर्डिनरी एनिमल सीक्वेंस 9 पोर्शन पी ले तो क्या होगा। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये एक अजीब सवाल है और सोचने लगा कि क्या ऑड्री हॉल ने ऐसी कोई बेवकूफी की है। एल्गर विल्सन ने कहा कि ऑर्डिनरी एनिमल्स इंसानों की तरह कॉजिटेशन नहीं सीख सकते, इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी है कि एनिमल ऑन द स्पॉट मर जाएगा। ये भी पॉसिबल है कि एनिमल एक मॉन्स्टर में ब्रेक डाउन हो जाए, लेकिन अगर एनिमल सर्वाइव कर पाता है तो वो एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर बन सकता है। वो शायद और भी स्मार्ट हो जाए। ऑड्री हॉल ने कहा कि वो समझ गई और उसके पास कोई और सवाल नहीं है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि अब उसके मॉडिफाई किए हुए रिचुअलिस्टिक मैजिक को ट्राई करने का टाइम है। फिर क्लाइन ने कहा कि उसके पास कुछ है जिसके लिए उनके कोऑपरेशन की जरूरत है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो ये उनके लिए फायदेमंद होगा, इसलिए वो एडिशनल कॉम्पेंसेशन नहीं देगा। उसने मेंशन किया कि पास्ट में उसने एक तरीका ढूंढने का जिक्र किया था जिससे वो लोग लीव्स ऑफ एब्सेंसेस मांग सकें जब उनके लिए यहाँ ना कन्वीनियंट ना हो। क्लाइन ने ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन को रिचुअलिस्टिक मैजिक एक्सप्लेन किया। उसने उन्हें इंस्ट्रक्ट किया
कि जब वो वापस जाएं तो उन्हें एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां वो अकेले हो सके। फिर उन्हें एक ऑल्टर के चारों कोनों पर 4 बिल्कुल नई कैंडल्स रखनी चाहिए। नेक्स्ट, उन्हें हर 4 कैंडल के पास स्टेपल फूड की सर्विंग्स रखनी चाहिए और एक सिल्वर नाइफ का यूज करके एक सिल्ड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। फिर उसने उन्हें मून फ्लावर्स, गोल्ड मिंट, स्लम्बर फ्लावर्स, फिंगर्ड सिट्रन और रॉक रोज को मिक्स करने, डिस्टिल करने और फिर हर कैंडल पर एक ड्रॉप डालने को कहा। ऑड्री हॉल ने कॉरेस्पॉन्डिंग इनकेंटेशन के बारे में पूछा। क्लाइन ने इनकेंटेशन रिसाइट करना शुरू किया, उस फूल को डिस्क्राइब करते हुए जो इस एरा का नहीं है, ग्रे फोक के ऊपर का मिस्टीरियस रूलर, येलो और ब्लैक का किंग, वो जो गुड लक विल्ड करता है। एल्गर विल्सन इनकेंटेशन से हैरान था, सोच रहा था कि फूल कितना पावरफुल है और क्या वो एक गॉड के लेवल पर है। ऑड्री हॉल ने सोचा कि अगर ये रिचुअलिस्टिक मैजिक सच में मिस्टर फूल की तरफ ही डायरेक्टेड है तो उन्हें उसे बहुत ज्यादा रेवरेंस के साथ बात करना शुरू करना होगा। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि वो सोच रहा था कि क्या फूल एक एंशिएंट एग्जिस्टेंस है और शुक्र है वो हमेशा उसके प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल रहा है। क्लाइन ने इनकेंटेशन जारी रखा, मदद के लिए प्रे करते हुए और फिंगर्ड सिट्रन, सूरज से बिलोंग करने वाली हर्ब से रिक्वेस्ट करते हुए कि वो प्लीज अपनी पावर्स उसके इनकेंटेशन को दे। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि जस्टिस और हैंगमैन जिस तरह से रिएक्ट कर रहे थे उन्हें धोखा दिया गया है। फिर क्लाइन ने कहा कि लेडी और सर, क्या आप दोनों ने इसे याद कर लिया है? उसने उम्मीद की कि वो वेडनेसडे से पहले ये रिचुअल परफॉर्म कर सकते हैं। ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन ने कहा कि वो करेंगे। फिर क्लाइन ने कहा कि अब जब उन्होंने बिजनेस खत्म कर लिया है तो कैजुअल कॉन्वर्सेशन का टाइम है और उनमें से कोई एक शुरू कर सकता है। ऑड्री हॉल ने ये बात उठाई कि मिस्टर फुल, उसने जो एग्जाम, स्क्रीनिंग्स और सिविल और पॉलिटिकल अफेयर्स के सेपरेशन का प्रपोज किया था उसे बहुत सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से काफी अप्रूवल मिला है और बहुत लाइकली है कि वो 6 महीने बाद रियलिटी बन जाएंगे। क्लाइन ने बात जारी रखी, ये मेंशन करते हुए कि हाल के डेकेड्स में वेरियस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस अपनी एक्टिविटीज हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हैं और उन्होंने कई नए और लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस का उदय भी देखा है। उसने ऐड किया कि कुछ एंशिएंट पावर्स अपनी नींद से जाग रही हैं। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि लीव ऑफ एनविल थे, रिचुअल का इनकेंटेशन अब सीधे उसकी और इस ग्रे फॉग की दुनिया की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए और भले ही वो उनकी रिक्वेस्ट रिसीव ना कर पाए, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रे फॉग नहीं कर सकता। ऑड्री हॉल और एल्गर विल्सन अब दिखाई नहीं दे रहे थे। क्लाइन ने कहा कि अगर शेयर करने के लिए और कुछ नहीं है तो उन्हें आज की गैदरिंग वहीं खत्म करनी चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, गैदरिंग खत्म करने पर एग्री करते हुए। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि यह प्यूपिल लेस आई है जो सीक्रेसी को सिंबलाइज करता है और चेंज की कंटोर्टेड लाइंस, लेकिन दोनों सिंबल्स अपने आप का एक हिस्सा मिस कर रहे हैं। क्लाइन ने अपना हाथ एक लाल सिंबल पर रखा जो दीवार पर चमक रहा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये इनकम्प्लीट सीक्रेट्स और इनकम्प्लीट चेंजेस हैं और वो सोचने लगा कि जब वो उन्हें ऐड करेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। क्लाइन ने सोचा कि उस वक्त उसने सिर्फ कैजुअली इमेजिन किया था और उसने कोई स्पेसिफिक डिटेल्स नहीं सोचे थे कि ये महल कैसा दिखना चाहिए। तो वो सोचने लगा कि अब इस जगह का डिजाइन आखिर किस पर बेस्ड है। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि ये जगह सच में मिस्ट्रीज से भरी हुई है और वो सोचने लगा कि क्या यहाँ कोई नए चेंजेस होंगे जब वो और भी स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। उसने गैदरिंग के दौरान उनकी बातों के सारे की पॉइंट्स याद कर लिए हैं और सेफ्टी के लिए वो डेफिनेटली उनमें से किसी को भी राइटिंग में सरवाइव नहीं करने दे सकता। क्लाइन एक मोमबत्ती से कागज का एक टुकड़ा जला रहा था। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि भले ही उसने बेसिकली एक्टिंग का मतलब समझ लिया है, अलग अलग लोगों की सीयर क्या होना चाहिए इसके लिए अलग अलग डेफिनेशंस हैं। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि अगर वो चाहता है कि उसकी एक्टिंग पोर्शन की डेफिनेशन को सबसे ज्यादा क्लोजली मिमिक करे तो उसे नॉन स्टॉप प्रैक्टिस और एडजस्टमेंट के जरिए ही वहां तक पहुंचना होगा। क्लाइन, एंजेलिका और मिस्टर ग्लेसिस एक बिल्डिंग के बाहर थे। एंजेलिका और मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को ग्रीट किया। एंजेलिका ने क्लाइन को पिछले दिन दी गई सलाह के लिए थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि वो अब बहुत बेहतर फील कर रही है और ये इस पूरे साल में सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रही है। क्लाइन ने जवाब दिया कि ये उसकी खुशी है। मिस्टर ग्लेसिस सोचने लगा कि क्या क्लाइन उस दिन आएगा। क्लाइन और मिस्टर ग्लेसिस बात कर रहे थे और मिस्टर ग्लेसिस ने मेंशन किया कि लगता है वो अपनी बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा चुका है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि हाँ सही है। मिस्टर ग्लेसिस ने मेंशन किया कि शुक्र है उसकी वाइफ अपने घर के पास एक अमेजिंग अपोथेकरी से एक मैजिकल मेडिसिन हासिल कर पाई और यही वजह थी कि वो मौत से लड़ पाया। क्लाइन के मन के ख्याल थे कि एक अमेजिंग अपोथेकरी और मैजिकल मेडिसिन बियॉन्डर के जुरिस्डिक्शन में कुछ हो सकता है। एक कागज के टुकड़े पर डायरी की एंट्रीज दिखाई गईं। पहली एंट्री अप्रैल 8 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ऑथर ब्लैक किंग के बो पर खड़ा था अपने हाथ फैलाए हुए और ग्रिम और एडवर्ड्स से कहा, मेरी किस्मत तुम्हारी है। मैंने ग्रिम और एडवर्ड्स से कहा, मेरी किस्मत तुम्हारी है। मैंने अपनी हर चीज फॉग सील के अंत में छोड़ दी है। उन्हें मेरा जोक बिल्कुल समझ नहीं आया
और उन्होंने पूछा कि क्या मेरे पास सच में और भी खजाने हैं। ऑथर को ये बोरिंग लगा और कहा कि अगर वो ऐसे ही करते रहे तो वो उसके 4 हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स नहीं बन सकते। अगली एंट्री अप्रैल 11 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ऑथर ने एक नेमलेस आइलैंड डिस्कवर किया जो सेफ सी रूट पर नहीं था। वहां बहुत सारी एक्स्ट्रॉर्डिनरी क्रीचर्स की स्पीशीज थी। ऑथर उन्हें एनिमल्स कहता, लेकिन उन्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बीइंग्स कहना प्रेफर करता था। किसी भी हालत में उस आइलैंड पर कई पर्टिकुलरली अजीब तरह की क्रीचर्स रहते थे। अगर डार्विन वहां ट्रांसमाइग्रेट हो गया होता तो वो किसी भी तरह अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन नहीं लिख पाता। आखिरी एंट्री अप्रैल 15 की थी और उसमें मेंशन किया गया था कि ग्रिम अचानक थोड़ा अजीब बिहेव करने लगा है और ऑथर सोचने लगा कि क्या वो किसी चीज से इन्फेक्ट हो गया है। डायरी एंट्रीज जारी रहीं। अक्टूबर 2 को ऑथर ने लिखा कि उसे कंसल्ट किए बिना ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उसे एबल फैमिली की मैटिल्डा से शादी करनी होगी। वो उसे पहले कभी मिला भी नहीं था। वो मना करने वाला था, भले ही उसे घर से भागना पड़े और खुद सरवाइव करना पड़े। वो इस शादी के खिलाफ लड़ेगा। अक्टूबर 5 को ऑथर ने लिखा कि मिस मैटिल्डा बहुत खूबसूरत थी। अक्टूबर 6 को ऑथर ने लिखा कि उसकी पर्सनैलिटी और डिमीनर बिल्कुल उसके टाइप के थे और वो इस शादी का इंतजार करने लगा था। अक्टूबर 9 को ऑथर ने लिखा कि उन्होंने एक्चुअली उसे द सन ऑफ द स्टीम कहा और उसे वो बहुत पसंद आया। मई 21 को ऑथर ने लिखा कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप ने उसे 2 चॉइसेस दिए, 2 शुरुआती सीक्वेंस पाथवेजेस। एक 7 था जो उनका था और एक मिस्ट्री प्रायर था जो उन्होंने मोसेस एसेटिक ऑर्डर से हासिल किया था। मई 22 को ऑथर ने लिखा कि उनके पास 7 के लिए कंप्लीट सीक्वेंस पाथवे था, लेकिन मिस्ट्री प्रायर के लिए नहीं, इसलिए 7 ऑब्वियस चॉइस था। भले ही मिस्टिसिज्म के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन उसे घर वापस जाने में मदद कर सकती है, अगर वो इनफ स्ट्रांग नहीं है तो अगर वो दोबारा ट्रांसमाइग्रेट करना चाहता है तो उसे एक्सटर्नल हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या ये एक्सटर्नल हेल्प का सोर्स, ये एक्सटर्नल एंटिटी अच्छा होगा या बुरा, दयालु या दुष्ट, वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यह बहुत डेंजरस होगा। ऐसा होने पर क्यों ना खुद को स्ट्रांग करने पर फोकस किया जाए ताकि वो अपनी पावर से वापस जा सके। और इसलिए क्या कंप्लीट सीक्वेंस उसके लिए अवेलेबल है या नहीं, यह उसके डिसीजन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मई 23 को ऑथर ने लिखा कि वो एक 7 बन गया है। पोशन की पावर से उसने एक्चुअली पास्ट में सीखा हुआ सारा नॉलेज याद कर लिया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और वगैरह। उसने ना सिर्फ नॉलेज याद किया बल्कि उस नॉलेज और उसके पॉसिबल एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस की गहरी समझ भी हासिल की। उसने कहा कि ये एक जॉब है जो उसके जैसे किसी के लिए एक ऑल्टरनेट रेल्म से ट्रांसमाइग्रेट हुए इंसान के लिए स्पेसिफिकली टेलर की गई है। वो इस एडवांटेज का पूरा फायदा उठाएगा। उसने कहा कि अगर वो अपनी प्रेजेंट स्टेट में अपने हाई स्कूल के 3रे साल में वापस जाता तो वो डेफिनेटली एक टॉप टियर स्कॉलर बन जाता। अगर वो फिर किसी सर्टेन एरिया में स्पेशलाइज कर सकता तो वो बिना ज्यादा मुश्किल के एक साइंटिस्ट भी बन सकता था। मई 26 को ऑथर ने लिखा कि वो एक 7 होने का स्टेटस एंजॉय कर रहा है। एक अजीब बात जो मेंशन करने लायक है वो ये है कि जब वो खुद को 7 के रूप में असर्ट करता है और वैसा दिखने की पूरी कोशिश करता है तो वो जो विस्पर सुनता है, वो जो उसे लगभग पागल कर चुके थे, काफी हद तक शांत हो गए। वो अपने कभी कभार गुस्से के आउटबर्स्ट को भी कंट्रोल कर पाया था। उसने डायरी के मामले को भी याद किया था। वो सोचने लगा कि क्या ये वो एक्टिंग है जिसका जिक्र मिस्टीरियस मिस्टर जराटुल ने उसे किया था। यह पोशन से होने वाले साइड इफेक्ट्स को रिजॉल्व करने की हो सकती है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि यह पेजेस रोजल गुस्तावो की डायरी के हैं जो जस्टिस और द हैंग्ड मैन ने ढूंढे हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसका ट्रांसमाइग्रेशन में सीनियर और वो सच में अलग हैं, लेकिन उसे ये एडमिट करना पड़ेगा कि वो उसके जैसे लोगों से काफी जलता है। क्लाइन और मिस्टर ग्लेसिस बातचीत में लगे हुए थे। मिस्टर ग्लेसिस ने एक अपोथेकरी के नाम और लोकेशन के बारे में पूछा, यह एक्सप्लेन करते हुए कि फॉर्चून टेलर्स कभी कभी बीमार हो जाते हैं और वो फ्यूचर में उनसे मेडिसिन खरीदना चाहेगा। क्लाइन ने जवाब दिया, अपोथेकरी का नाम लॉसन उल्टा स्पेल करके और उसकी शॉप का एड्रेस लॉसन फोल्ड हर्ब स्टोर 18 लॉर्ड स्ट्रीट ईस्ट बरो में। मिस्टर ग्लेसिस ने अपनी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस की। फिर मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन से उसके लिए कुछ डिविनेशन परफॉर्म करने को कहा, ये प्रॉमिस करते हुए कि वो क्लाइन के सेट किए हुए प्राइस के अकॉर्डिंग पे करेगा। क्लाइन एग्री हो गया, ये कहते हुए कि 8 पेंस काफी होंगे, और सजेस्ट किया कि वो डिविनेशन रूम्स में से किसी एक में चलें, स्पेसिफिकली टोपाज रूम। मिस्टर ग्लेसिस सहमत हो गया और वो टोपाज रूम जाने पर एग्री हो गए। मिस्टर ग्लेसिस ने एक्सप्लेन किया कि उसके पास एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है और वो इन्वेस्टमेंट फेल होने का रिस्क नहीं उठा सकता। वो जानना चाहता था कि क्या वो सक्सेसफुल होगा। क्लाइन ने उसे सिचुएशन डिस्क्राइब करने को कहा। मिस्टर ग्लेसिस ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर लेनेवस ने हॉर्नासिस माउंटेन्स में हाई क्वालिटी आयरन ओर का एक बहुत बड़ा डिपॉजिट डिस्कवर किया है। उसने जमीन खरीद ली है और एक स्टीलवर्क्स कंपनी सेटअप की है।
जेनरस रिटर्न्स वाले अर्ली शेयर्स इश्यू करके कैपिटल रेज करने का प्लान बना रहा है। जब क्लाइन ने एक पेन से कागज पर एक सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया तो उसने पूछा कि क्या मिस्टर ग्लेसिस श्योर है कि मामला ड्यूबियस नहीं है और क्या मिस्टर लानेवस ट्रस्टवर्दी है। मिस्टर ग्लेसिस ने जवाब दिया कि मिस्टर लानेवस के लैंड रीड पर गवर्नमेंट सील है और उसने सर ड्यूविविल और मेयर के साथ उसका एक ग्रुप फोटो देखा है। क्लाइन ने रिटॉर्टेड किया कि एक ग्रुप फोटो कुछ भी प्रूव नहीं करता। क्लाइन ने अपनी डिविनेशन खत्म की। उसने कहा कि एस्ट्रोलैब के अकॉर्डिंग मामला बहुत बुरा जाएगा। उसने वार्न किया कि मिस्टर ग्लेसिस सरफेस पर जो प्रॉस्पेरिटी देख रहा है उसके नीचे एक गहरा अंधेरा है और उसने दूर रहने की सलाह दी। मिस्टर ग्लेसिस ने क्लाइन को थैंक यू कहा, ये कहते हुए कि जब वो घर वापस जाएगा तो क्लाइन की सलाह पर सीरियसली कंसीडर करेगा। क्लाइन ने इंटरनली सीयर की हेल्पलेसनेस के बारे में सोचा, ये नोट करते हुए कि वो सजेशंस दे सकता है लेकिन दूसरों के लिए डिसीजंस नहीं ले सकता। बाद में क्लाइन अपनी डेस्क पर बैठा था जब मिस्टर मेयर आया, उसे गुड आफ्टरनून मिस्टर मोरेटी कहकर ग्रीट करते हुए। मिस्टर मेयर ने क्लाइन को एना को दी गई इंफॉर्मेशन के लिए थैंक यू कहा, ये ऐड करते हुए कि वो क्लाइन की एबिलिटीज की लगातार तारीफ कर रही थी। फिर मिस्टर मेयर ने एक्सप्लेन किया कि वो एक सपना इंटरप्रेट करवाने आया है। क्लाइन हैरान लगा, पूछते हुए, एक सपना? मिस्टर मेयर ने कंफर्म किया कि जब से वो वापस आया है उसे हर रात वही बुरा सपना आ रहा है। मिस्टर मेयर ने अपना बुरा सपना डिस्क्राइब किया। वो सपना देखता कि जब वो अल्फाल्फा से गिरा तो किसी ने उसे पकड़ लिया लेकिन वो कभी उनका चेहरा साफ नहीं देख पाता। इसके अलावा वो अपने दूसरे हाथ से किसी और को पकड़े हुए होता, एक फेलो पैसेंजर जिसका नाम यूनिस किम था। यूनिस किम के स्ट्रगल करने की वजह से मिस्टर मेयर को लगता कि वो यूनिस किम का वेट सहन नहीं कर पाएगा और उसके पास छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उसी पल उसके ऊपर वाला इंसान भी छोड़ देता। मिस्टर मेयर कुछ पकड़ने की बहुत कोशिश करता लेकिन वो हमेशा अनेबल रहता। फिर उसकी बॉडी गिरने लगती तेजी से और फिर वो जाग जाता। क्लाइन ने ध्यान से सुना और फिर मिस्टर मेयर को बताया कि अगर उसे बार बार वही बुरा सपना आ रहा है तो ये उसकी स्पिरिचुअलिटी का एक रिमाइंडर है, साथ ही डिवाइन से मिला एक रेवलेशन भी। क्लाइन ने कहा कि मिस्टर मेयर ने अल्फाल्फा पर जो ट्रेजेडी एनकाउंटर की वो जो भी थी उसने उसे ट्रॉमेटाइज कर दिया है। उस ट्रॉमा ने उसे बहुत सारे डिटेल्स ओवरलुक करने पर भी मजबूर कर दिया है जो वो पहले ही डिस्कवर कर चुका था। फिर क्लाइन ने पूछा कि क्या यूनिस किम ने मिस्टर मेयर से कुछ मांगा था जब वो बोट पर थे और क्या मिस्टर मेयर फिर मदद नहीं कर पाया और क्या यूनिस किम आखिरकार अपनी किस्मत के आगे हार गया। क्लाइन मिस्टर मेयर का किस्सा सुनता रहा। क्लाइन ने कहा कि उसे उस आदमी के लिए कोई सिंपैथी नहीं है जिसने बोट के क्रू और पैसेंजर्स को मार डाला। क्लाइन ने क्लैरिफाई किया कि वो मिस्टर मेयर को ब्लेम या डाउट नहीं कर रहा है लेकिन सवाल किया कि क्या यूनिस किम का हाथ छोड़ने का बार बार सपना आना रिग्रेट इंडिकेट करता है। मिस्टर मेयर ने एडमिट किया कि वो इस एहसास से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है कि अल्फाल्फा पर कुछ एबनॉर्मल हुआ था। वो सोचने लगा कि अगर उसने हाथ नहीं छोड़ा होता तो वो शायद यूनिस किम से पूछ पाता कि उसने अचानक ऐसा क्यों किया, जैसे उस पर कोई शैतान सवार हो गया हो। क्लाइन ने पॉइंट आउट किया कि मिस्टर मेयर चीजों पर डाउट कर रहा है और ओवरलुक डिटेल्स एक भयानक कंक्लूजन की तरफ ले जा रहे हैं। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टर मेयर की स्पिरिचुअलिटी उसे बता रही है कि जो इंसान उसे गिरने से रोक रहा था वो सीरियसली सस्पेक्ट है लेकिन उसका सबकॉन्शियस उसे ये देखने से रोक रहा है कि वो कौन है। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि वो इंसान कभी मिस्टर मेयर का कंपेनियन था, उसकी किस्मत पर कंट्रोल रखता था या शायद उसकी जान भी बचाई थी। मिस्टर मेयर को रियलाइज हुआ कि उसने अपने सपने में जिस इंसान को देखा वो मिस्टर ट्रिस था। मिस्टर मेयर ने क्लाइन को अपना सपना इंटरप्रेट करने के लिए थैंक यू कहा और कहा कि वो अब समझ गया है और पुलिस स्टेशन जाएगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि अल्फाल्फा पर कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ था और अगर कैप्टन मौजूद होते तो वो मिस्टर मेयर के सपनों से पूरी सच्चाई पता लगा पाते। बाद में डन स्मिथ और क्लाइन साथ थे। डन स्मिथ ने क्लाइन को गुड मॉर्निंग कैप्टन कहकर ग्रीट किया। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन को एक अरेस्ट वारंट दिखाया, ये कहते हुए कि एक बहुत ही ब्रूटल बियॉन्डर टिंगन में एंटर हुआ। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि इनिशियल एस्टिमेट्स के अनुसार ट्रिस थियोसोफी ऑर्डर का सीक्वेंस एट इंस्टिगेटर है। डन स्मिथ ने ऐड किया कि अल्फाल्फा पर हुई ट्रेजेडी के लिए जिम्मेदार इंसान अभी अननोन है और टिंगन पहुंचने के बाद उसका ठिकाना भी अननोन है। डन स्मिथ और क्लाइन साथ थे और डन स्मिथ ने कहा कि ट्रिस और अल्फाल्फा इंसिडेंट में एक बियॉन्डर शामिल है। डन स्मिथ ने रिवील किया कि वो इंसिडेंट में शामिल किसी को जानता है, जॉयस मेयर, और उसने पिछली रात मशीनरी हाइव माइंड स्क्वाड की मदद की थी। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि ट्रेजेडी के लिए ट्रिस जिम्मेदार है। क्लाइन और ओल्ड नील साथ थे और क्लाइन ने इंस्टिगेटर के सीक्वेंस पाथवे और थियोसोफी ऑर्डर के नेचर के बारे में पूछा। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि अब वक्त आ गया है कि क्लाइन को बियॉन्डर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी जाए। क्लाइन के मन के ख्याल डन स्मिथ से सहमत थे, बियॉन्डर्स और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस की बेहतर समझ की जरूरत को एक्नॉलेज करते हुए, खासकर क्योंकि वो अगली रात अंडरग्राउंड मार्केट जाने वाला था।
क्लाइन और ओल्ड नील साथ चल रहे थे और क्लाइन ने अंडरग्राउंड मार्केट विजिट के टाइमिंग पर सवाल किया। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि वो उस तरह का इंसान है जो कर्ज अदा न होने पर चैन से सो नहीं सकता और वो हमेशा जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाने की कोशिश करता है। ओल्ड नील ने कहा कि वो चाइनीज गेट जाएगा रेवेंट डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने, जिन्हें सिर्फ वहीं पढ़ा जा सकता है और साथ नहीं ले जा सकते। क्लाइन के मन के ख्याल ओल्ड नील के कर्ज चुकाने के लिए रखे पैसों को खर्च करने के यूफेमिस्टिक अप्रोच पर सवाल कर रहे थे। क्लाइन एक टेबल पर बैठा डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहा था। उसने डिटेल पर रिमार्क किया और पूछा कि क्या डॉक्यूमेंट्स में सीयर पाथवे से रिलेटेड पोर्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। क्लाइन एक टेबल पर बैठा जो उसे डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन कर रहा था। उसके मन के ख्याल सीयर के बाद उसके सीक्वेंस में आने वाले पोर्शंस पर फोकस थे और इस फैक्ट पर कि दूसरे सीक्वेंस पाथवेज पर भी इंफॉर्मेशन थी। क्लाइन ने सीक्वेंस एट पर इंफॉर्मेशन कंसिडर की, ये नोट करते हुए कि करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर फाइटिंग में स्किल्ड और बहुत चालाक था और सोचने लगा कि क्या इंफॉर्मेशन सही है। क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता रहा और उसके मन के ख्याल सीक्वेंस 7 पर फोकस थे, जिसमें लिखा था कि कॉरेस्पॉन्डिंग बियॉन्डर बहुत तेजी से स्पेल्स कास्ट कर सकता है और उसकी बॉडी की इनहेरेंट स्किल्स और सुपरनैचुरल पावर्स एक हो जाती हैं। क्लाइंट के मन के ख्याल एक्सप्रेस करते हैं कि सीक्वेंस 7 वही है जो वो एक अपग्रेडेड सेयर के लिए एक्सपेक्ट करता। क्लाइंट डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करता रहा और उसके मन के ख्याल इस फैक्ट पर फोकस थे कि सीक्वेंस पाथवे पहले सोलोमन एम्पायर के ज़राटल फैमिली द्वारा बनाया गया था और ये शक था कि यहाँ एंशिएंट सीक्रेट ऑर्डर के साथ कोई कनेक्शन है। क्लाइंट ने डॉक्यूमेंट्स देखे और उसके मन के ख्याल ज़राटल नाम पर फोकस थे और ये उस इंसान का नाम था जिसने एम्परर रोजेल को एक्ट करने की याद दिलाई थी। उसने ये भी नोट किया कि इंस्टिगेटर और थियोसॉफी ऑर्डर पर भी इंफॉर्मेशन थी। क्लाइंट और ओल्ड नील एक टेबल पर बैठे थे और क्लाइंट एक डॉक्यूमेंट एग्जामिन कर रहा था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि थियोसॉफी ऑर्डर के ओरिजिन्स को 2 अलग अलग सीक्वेंस पाथवेज के जरिए एग्जामिन किया जा सकता है। पहले में अप्रेंटिस और ट्रिकमास्टर शामिल थे। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि दूसरे में असैसिन और इंस्टिगेटर शामिल थे जो डेमोनस सेक्ट की तरफ इशारा करते थे। क्लाइंट ने ओल्ड नील से पूछा कि डेमोनस सेक्ट किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ये नोट करते हुए कि डॉक्यूमेंट उनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं दे रहा था। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि डेमोनस सेक्ट प्राइमोर्डियल डेमोनस में विश्वास रखती है और उसे क्रिएटर से पैदा होने वाली सबसे पहली बीइंग मानती है। वो यह भी मानते हैं कि वो आखिरकार हर चीज की अंडर होगी। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि उनके सीक्वेंस पाथवे सब इस एंड से रिलेटेड हैं और प्राइमोर्डियल डेमोनस उस सीक्रेट एग्जिस्टेंस के करीब पहुंचने के लिए। डॉक्यूमेंट में लिखा था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अपर एशेलॉन्स पूरी तरह से औरतों से बने हैं। उनके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होली कैथेड्रल में छुपाई गई है। हालांकि सुना है कि उनका मिशन डिजास्टर्स फैलाना है। क्लाइंट के मन के ख्याल इस फैक्ट पर फोकस्ड थे कि डिजास्टर फैलाना इंस्टिगेटर और असैसिन जो कर सकते हैं उसके साथ पूरी तरह से लाइन में था। क्लाइंट एक टेबल पर बैठा पड़ी हुई इंफॉर्मेशन पर विचार कर रहा था। उसने सोचा कि डेमोनन सेक्ट के सीक्वेंस पोर्शंस औरतों के लिए ज्यादा सूटेबल लगते हैं, इसलिए मिस्टर ट्रिस का फ्यूचर थोड़ा अंधेरा लग रहा था। क्लाइंट के मन के ख्याल सोचते हैं कि उसने जो इन्फॉर्मेशन पढ़ी उसके अनुसार सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेसिकली 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी में 4th एपक के दौरान पैदा हुई एंशिएंट ऑर्गेनाइजेशंस शामिल थीं। इसमें मोसिस एसेटिक ऑर्डर, सीक्रेट ऑर्डर, ब्लड सैंक्टिफाई सेक्ट और डेमोनस सेक्ट शामिल थे। दूसरी कैटेगरी 5th एपक, करंट एपक के शुरू में पैदा हुई ऑर्गेनाइजेशन से बनी थी। इसमें थियोसॉफी ऑर्डर, न्यूमन्स एपिस्कोपेट, लाइफ स्कूल ऑफ थॉट और रोड स्कूल ऑफ थॉट शामिल थे। तीसरी कैटेगरी उन ऑर्गेनाइजेशंस से बनी थी जो सिर्फ पिछले 1 या 200 सालों में अपेयर हुई थी। इसमें ऑरोरा ऑर्डर, आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर, एलिमेंट डॉन और साइकोलॉजी एल्केमिस्ट शामिल थे। क्लाइंट एक कुर्सी पर बैठा था और उसके मन के ख्याल उम्मीद कर रहे थे कि उसका टैरो क्लब किसी लिस्ट पर ना आ जाए। क्लाइंट को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ। उसके मन के ख्याल सोचने लगे कि क्या हो रहा है। क्लाइंट ने अपने हाथ को देखा, नोटिस करते हुए कि लक एनहांसमेंट सेरेमनी से काले डॉट्स दोबारा अपेयर हो गए हैं। उसके मन के ख्यालों को रियलाइज हुआ कि जस्टिस या हैंगमैन ने उसके सिखाए हुए रिचुअलिस्टिक मैजिक को ट्राई किया है। क्लाइंट ने आगे देखा और उसके मन के ख्याल सोचते हैं कि वो अभी भी उनके रिक्वेस्ट के कंटेंट सुनने के लिए इनफ स्ट्रांग नहीं है। वो सोचने लगा कि क्या उनका कन्वे किया गया मैसेज ग्रे फॉग के अंदर स्टोर हो जाएगा। कहानी क्लाइंट के साथ जारी रहती है जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस और लक एनहेंसमेंट सेरेमनी से काले डॉट्स के दोबारा अपीयर होने पर विचार कर रहा था। अब खुद को एक गली के सेटिंग में पाता है। घोड़ों के टप टप की आवाज गूंजती है जब वो अफर्म करता है कि वो उस रात कुछ चेक करेगा।
वो क्या चेक करेगा? इसका कॉन्टेक्स्ट अभी भी अनक्लियर है, लेकिन लगता है ये एक टास्क या जिम्मेदारी है जो उसने एक्सेप्ट की है। एक कैरेज की प्रेजेंस सजेस्ट करती है कि वो शायद सफर कर रहा है या कहीं सफर करने की तैयारी कर रहा है। बैकग्राउंड में बिल्डिंग्स और स्ट्रीट लैंप्स इंडिकेट करते हैं कि वो एक शहर में है, शायद बैकलैंड पिछले कॉन्टेक्स्ट को देखते हुए। ओवरऑल एटमॉस्फेयर कुछ हद तक मिस्टीरियस है, उसके टास्क के नेचर और उसके पोटेंशियल इम्प्लीकेशंस को अननोन छोड़ते हुए। कहानी रीडर को सस्पेंस में छोड़ देती है, ये सोचते हुए कि क्लाइन क्या चेक करेगा और उसे क्या मिलेगा। क्लाइन घर पहुंचता है और मेलिसा से पूछता है कि बेंसन कहाँ है। मेलिसा जवाब देती है कि बेंसन ने कहा काम बहुत थका देने वाला था और वो रिलैक्स करने के लिए नहा रहा है। फिर मेलिसा पूछती है कि क्या क्लाइन ने उसकी नई ड्रेस नोटिस की। मेलिसा बताती है कि मिसेस रोशेल ने बनाई है और ये बहुत अच्छी फिट हो रही है और हैरोड्स डिपार्टमेंट स्टोर की सिमिलर ड्रेस से 6 सोली और 7 पेंस कम की है। मेलिसा कहती है कि उसने सोचा कि बाद में तो धोना ही पड़ेगा, तो अभी ट्राई कर लेती हूँ। क्लाइन सोचता है कि मेलिसा कितनी फ्रुगल है और उनके मेहनतकश पुराने पड़ोसी के लिए उसकी सिंपैथी ही कम से कम आधा रीजन है ड्रेस खरीदने का। फिर बेंसन पूछता है क्लाइन से, तुम वापस आ गए? बेंसन कहता है कि बिश माउंटबेटन आज आया था, पूछ रहा था कि क्या उन्होंने 891 साल का गोल चेहरे वाला लड़का देखा है और उस पर इनाम भी है। मेलिसा कहती है कि उसने तो वो लड़का नहीं देखा। बेंसन सर पर टॉवल रखे हुए कहता है कि उसने भी नहीं देखा। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि ट्रिस इविल ड्रैगन बार से क्रॉस स्ट्रीट और डैफोडिल स्ट्रीट के पास वाले एरिया में भाग गया था और लगता है कि वो उसे अरेस्ट करने में फेल हो गए। बेंसन पूछता है कि क्या दूसरे ने अभी तक मेलिसा की नई ड्रेस की तारीफ की। क्लाइन जवाब देता है कि वो भूल गया और सिर्फ यह पूछा कि उसने कहां से ली। बेंसन कहता है, क्लाइन तुम कितने बुरे बड़े भाई हो। मेलिसा उदास हो जाती है। बेंसन कहता है कि नई ड्रेस मिलने के बाद वो पहनने के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कर पाई और अभी तक उतारी भी नहीं है। क्लाइन ने कहा कि उसने मेंशन किया था कि क्योंकि उसने अभी तक धोई नहीं है। आसमान में एक बिल्डिंग के ऊपर चांद दिखाया गया है, क्लाइन दिखाया गया है और कहा जाता है कि जैसा उसने सोचा था आज दोपहर को जो उसे हेडेक महसूस हुआ था वो सच में जस्टिस और हैंगमैन के रिचुअल ट्राई करने की वजह से था। क्लाइन अपना इनकेंटेशन दोहराता है और वो कह रहा है कि ए बेवकूफ, जो इस युग का नहीं है, तुम ही ग्रे फॉग के ऊपर के रहस्यमयी शासक हो। फिर हम ऑड्रे हॉल को देखते हैं। वो प्रार्थना करती है कि वो उसे एक अच्छा सपना दे। फिर एल्गर विल्सन मदद के लिए प्रार्थना करता है। क्लाइन कहता है यह हैंग्ड मैन और जस्टिस हैं। क्लाइन कहता है कि जो इनकेंटेशन उसने सोचा था वो सच में इस जगह तक पहुंच रहा है। क्लाइन इस बात को एक्नॉलेज करता है। सीन रात में एक डॉक के व्यू पर शिफ्ट होता है जहां एक छोटी सी बोट है। कोई पूछता है कि दूसरे को कैसा लग रहा है। जवाब मिलता है कि वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, बिल्कुल जैसा वो चाहते थे और उन्होंने अपना टास्क पहले ही पूरा कर लिया है और अपने एडवांसमेंट के लिए जरूरी तैयारियां भी कर ली हैं। एक और आदमी जिसके हाथ में एक किताब है कहता है कि पोशन का नाम किताब के कवर पर है और अंदर सीक्वेंस 77 का फॉर्मूला है। उनके एग्रीमेंट के मुताबिक वो 3 मेन इंग्रेडिएंट्स भी देंगे, लेकिन बाकी के खुद ही प्राप्त करने होंगे। एक हुडेड क्लोवर्क पहने हुए व्यक्ति कहता है कि वो समझ गया। जिस व्यक्ति को किताब मिली वो उसे देखता है और चिल्लाकर कहता है कि यह पोशन तो विच के लिए है। वो सवाल करते हैं कि क्या यह कोई मजाक है। पूछते हैं कि क्या वो विच बनने के लिए एडवांस करेंगे। क्लोक वाला फिगर पूछता है कि क्या उन्होंने कभी सोचा नहीं कि उनके अपर एशेलोन्स के सारे मेंबर्स औरतें क्यों हैं, और कहता है कि यही जवाब है। सेटिंग एक लकड़ी के स्ट्रक्चर में बदल जाती है, चमकदार आसमान के नीचे। ओल्ड नील कहता है कि वो पहुंच गए हैं और मार्केट अंदर ही है, क्लाइन को साथ आने के लिए इनवाइट करते हुए। जैसे ही ओल्ड नील क्लाइन को अंदर आने के लिए इनवाइट कर रहा था, वो बीच में रुक जाता है और क्लाइन को आवाज देता है। क्लाइन एक हाई प्रेशर स्टीम राइफल नोटिस करता है और सोचता है कि क्या इविल ड्रैगन बार ऐसे हथियार प्रोक्योर कर सकता है। यह नोट किया जाता है कि आइटम मिलिट्री द्वारा स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है, जिस पर सवाल उठता है कि यह वहां कैसे पहुंचा। ओल्ड नील बताता है कि एक वांटेड क्रिमिनल मार्केट में इंग्रेडिएंट्स खरीदने आया था और पहचान लिया गया। गन विल्डिंग लोग आ गए और बार लगभग टूट ही गया था, लेकिन क्रिमिनल कमाल की स्पीड से भागने में कामयाब रहा। ओल्डर नील को लगता है कि क्रिमिनल का नाम ट्रिस है। क्लाइन को एहसास होता है कि यह वही है, इंस्टिगेटर ट्रिस। हालांकि मार्केट अब अपने नॉर्मल ऑपरेशंस में वापस आ चुका है और वो अंदर जा सकते हैं। ये पता चलता है कि मार्केट में होने वाले प्रॉफिट्स का बीवान हिस्सा स्वेन, बार के ओनर, को देना पड़ता है। वो मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड का कैप्टन हुआ करता था और अब एक बूढ़ा आदमी है जो ज्यादा दारू पीने से मरना चाहता है। मार्केट काफी प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पर सवाल उठाए जाते हैं। वो अंदर है। ओल्ड नील एक लकड़ी का दरवाजा खोलता है और जैसे ही वो बसलिंग मार्केट में एंटर करते हैं, बातचीत की आवाजें हवा में गूंज उठती हैं। ग्रुप बसलिंग मार्केट में एंटर हुआ। ये नोट किया गया कि वहां जरूरत के सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स मिल सकते थे। अगर किसी के पास पैसे कम होते तो वो स्वेन से उधार ले सकता था, हालांकि इंटरेस्ट काफी हाई था। किसी ने सवाल किया कि क्या मिस्टर स्वेन एक सीफेरर हैं
ये मेंशन किया गया कि मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड का एक्स कैप्टन शायद सीक्वेंस 7.7 पर होगा, लेकिन स्वेन सिर्फ एक फोक ऑफ रेस था। उसे कंट्रोल खोने का डर था, इसलिए उसने विलिंगली अपने एडवांस करने का मौका छोड़ दिया। क्लाइन कुछ सोचता हुआ लग रहा था। फिर एक ढके हुए चेहरे वाला फिगर सामने आया जो मौत के स्वाद का मजा ले रहा था और पागलपन से हंस रहा था। क्लाइन को इस व्यक्ति से स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल परसेप्शन महसूस हुआ और वो सोचने लगा कि क्या ये डिस्टॉर्टेड है। अचानक एक ढके हुए चेहरे वाला फिगर दर्द से चीखा। अपना सर पकड़कर उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो घुटनों के बल गिर गया दर्द से बेबस होकर। क्लाइन सोचने लगा कि क्या वो व्यक्ति बता सकता है कि उसका शरीर एक बार पहले मर चुका है। ओल्ड नील ने कहा कि उसे उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्लाइन चिंतित दिखते हुए ओल्ड नील के पास खड़ा था। ओल्ड नील ने एक्सप्लेन किया कि जिस व्यक्ति ने क्लाइन को दर्द पहुंचाया उसका नाम एडी मिसवेल था, एक अनाथ जिसे मॉन्स्टर के नाम से जाना जाता था। वो बहुत हाई स्पिरिचुअल परसेप्शन के साथ पैदा हुआ था। ऐसी चीजें देख और सुन सकता था जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते और अक्सर अनाप शनाप बातें करता था। ओल्ड नील ने आगे बताया कि एडी मिसवेल पैदाइशी तौर पर स्टार्टिंग सीक्वेंस से मिलने वाली आधे से ज्यादा चीजों का मालिक था। उसने सोचा कि क्या नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पेनिशर्स या मशीनरी हाइव माइंड ने कभी उसे अपने साथ लेने का सोचा था। ओल्ड नील ने कहा कि उसके निकनेम से पता चलता है कि मॉन्स्टर ही उसके लिए सुटेबल सीक्वेंस होगा, लेकिन सिर्फ लाइफ स्कूल ऑफ थॉट के पास ही उस सीक्वेंस की मास्टरी थी, न कि मेंशन किए गए दूसरे ग्रुप्स के पास। क्लाइन को डॉक्यूमेंट्स याद आए जिनमें लिखा था कि यह ग्रुप अननोन ओरिजिन्स का था और अप्रेंटिसशिप सिस्टम पर चलता था। यह भी लिखा था कि इस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ने कभी एक सूदसेयर पैदा किया था, लेकिन वो उस सीयर के सीक्वेंस पाथवे से मैच नहीं करता था। एडी मिसवेल जमीन पर घायल पड़ा हुआ दिखा। ऑर्लिन ने क्लाइन को कहा कि वो थोड़ी देर अकेले घूमकर शॉपिंग कर ले, क्योंकि वो अपना कर्ज चुकाने जा रहा था। क्लाइन मान गया। कोई सेलर से पूछता है, क्या ये पाउडर काउ टीथ पियोनॉल से बना है? क्लाइन ने फिर उस व्यक्ति को देखा और मन ही मन सोचा कि काउ टीथ पियोनॉल स्पेक्टेटर पोशन के लिए एक सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट है। उसने ये भी सोचा कि क्या ये जस्टिस हो सकती है। फिर क्लाइन ने अपनी स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। दूसरा व्यक्ति फिर सेलर से पूछता है कि क्या प्राइस थोड़ा कम हो सकता है। उसे एक बॉटल वाइटेस्ट सनफ्लावर पेटल्स भी खरीदनी थी। क्लाइन ने अपने शरीर के बारे में सोचा, नोट करते हुए कि कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसका शरीर हेल्थी था और मूड स्टेबल था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वो एक नेक इंसान है। उसने दूसरे व्यक्ति के बारे में चिंता करना छोड़ने का फैसला किया, ये सोचते हुए कि एक सीक्वेंस न्यामा स्पेक्टेटर सोसाइटी के लिए कोई खास खतरा पैदा नहीं कर सकता। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि उसे बेंसन और मेलिसा के लिए एक जोड़ी एम्यूलेट्स चुनने थे। 2 एम्यूलेट्स डिस्प्ले किए गए थे, डोरियों से लटके हुए। एक आवाज ने पूछा कि क्लाइन कंप्लीट एम्यूलेट्स क्यों नहीं देख रहा, जिन पर पहले से इनकेंटेशंस और सिंबल्स कार्व किए हुए हैं। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो उन्हें खुद से प्रोटेक्शन एम्यूलेट्स बनाने का प्लान कर रहा है, कुछ ऐसा जो मिस्टिसिज्म के सभी एंथुजियास्ट करना चाहते हैं। एक औरत ने क्लाइन से पूछा कि वो कौन से एम्यूलेट्स खरीदने के लिए कैसे चूज कर रहा है। उसने एक्सप्लेन किया कि वो अपनी फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट खरीदना चाहती है। उम्मीद करती है कि इससे उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी। क्लाइन ने एक प्रोटेक्शन एम्यूलेट को एग्जामिन किया, कहते हुए कि इनकैंटेशन और सिंबल सब एवन लग रहे हैं। उसने औरत से कहा कि अब उसे सेलर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसे कुछ और काम है और वो अब निकलेगा। औरत ने क्लेन को थैंक यू कहा। क्लेन चला गया। ऑल नील ने क्लेन से पूछा कि क्या उसे वो चीजें मिल गईं जो वो चाहता था। क्लेन ने ऑल नील से पूछा कि क्या उसने अपना कर्ज चुका दिया। क्लेन ने एडमिट किया कि वो पूरी जगह घूम आया, लेकिन उसे इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खास नहीं मिला। ऑल नील ने कहा कि अगर क्लेन को इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खरीदना या बेचना है तो उसे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। ओल्ड नील ने सजेस्ट किया कि अगर क्लाइन को इंग्रेडिएंट्स के अलावा कुछ खरीदना या बेचना है तो उसे किसी दूसरी जगह जाना चाहिए। उसने एक दिशा में इशारा करते हुए एक्सप्लेन किया कि ज्यादातर लोग अपने खरीदे हुए स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स को सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। फिर ओल्ड नील ने डिक्लेयर किया कि उन्हें अपना दिन वहीं खत्म करके वापस चलना चाहिए। क्लाइन मिस्टर नील कहकर मान गया। क्लाइन और ओल्ड नील एक सड़क पर चल रहे थे। क्लाइन ने एक औरत को नोटिस किया जो बीमार लग रही थी। उसने पूछा, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? औरत ने जवाब दिया, नहीं, बस थोड़ी ज्यादा थक गई हूं, बस इतना ही। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, क्या ये सच में ठीक है, सोचते हुए कि उसे स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके चेक करना चाहिए कि कहीं उसे कोई बीमारी तो नहीं, ताकि वो उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज सके। जैसे ही वो आगे बढ़े, क्लाइन रुका, कुछ एहसास करते हुए। उसने देखा कि वो औरत एक ट्रेन में चढ़ गई। क्लाइन ने आहें भरी, अफसोस करते हुए कि वो काफी तेज नहीं था। उसने उम्मीद की कि वो ठीक रहेगी। फिर हम देखते हैं क्लाइन ग्रीट कर रहा है, गुड आफ्टरनून मिस रोजेन। रोजेन भी क्लाइन को ग्रीट करती है, गुड आफ्टरनून क्लाइन। रोजेन क्लाइन को बताती है कि कल रात का ऑपरेशन एक क्रिमिनल को अरेस्ट करने का फेल हो गया था। वो यह भी बताती है कि मैंडेटेड पनिशर स्क्वाड के इन्फॉर्मेंट ने हार्बर पर एक इंस्टिगेटर को ढूंढा। रोजेन और क्लाइन ओरिजिनली प्लान कर रहे थे कि सपोर्ट का वेट करेंगे कोई मूव करने से पहले,
लेकिन इंस्टिगेटर के सेंसेस बहुत तेज थे। उसने पहला मूव किया और भाग गया। क्लाइन सजेस्ट करता है कि ऐसे टाइम पर उन्हें ट्रैकिंग एबिलिटीज वाले बियॉन्डर की मदद लगेगी। खुद का एग्जाम्पल देते हुए डन एंड स्मिथ बताता है कि उनके पास ट्रैकर्स की कमी नहीं थी। कल रात मैंडेटेड पनिशर्स, मशीनरी हाइव माइंड और नाइट हॉक्स के लोगों को मिलाकर 6 बियॉन्डर्स मौजूद थे। उन्होंने घायल ट्रेस को आयरन क्रॉस स्ट्रीट तक ट्रेस कर लिया था, लेकिन वहां उसका निशान पूरी तरह से गायब हो गया। राजन हैरानी जाहिर करती है। क्लाइन पूछता है कि क्या उसे लोकेशन डिवाइन करने में उसकी मदद चाहिए। डन स्मिथ मना कर देता है, कहते हुए कि वो ठीक रहेंगे क्योंकि मशीनरी हाइव माइंड के पास एक मिस्ट्री प्रायर है। उसे शक है कि वो असल में पहले से ही सीक्वेंस अटेन पर है, लेकिन उसे नहीं पता कि कॉरेस्पॉन्डिंग पोर्शन का नाम क्या है। डन स्मिथ क्लाइन को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो उसके साथ चाइनीज गेट चले। सील्ड आर्टिफैक्ट 259T पहले ही आ चुका है और उन्हें क्लाइन की जरूरत है बाद में एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक को सेंस करने की कोशिश करने के लिए। क्लाइन मान जाता है डन स्मिथ को कैप्टन कहकर। डर्न स्मिथ क्लाइन को कहता है कि उसे फॉलो करे और ये एक्शन करे, इस बात पर जोर देते हुए कि वो बिल्कुल रुक नहीं सकता और कि ये उसकी पर्सनल सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। क्लाइन इस बात को मान लेता है। डर्न स्मिथ सोचता है कि 2N2499 अजीब है, सोचते हुए कि इस एक्शन का क्या मतलब है। वो नोट करता है कि क्लाइन मोरेटी का बहुत ही इंट्रिगिंग कनेक्शन है। एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक से डर्न स्मिथ बैकलैंड डायोसीज से आए कलीग्स को इंट्रोड्यूस कराता है जो 2N2499 को वहां तक एस्कॉर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। वो मैडम लोराटा सीक्वेंस 8 ग्रेवडिगर को इंट्रोड्यूस कराता है जो एक एक्सपर्ट मार्क्समैन भी है। फिर वो आयर हार्सन को इंट्रोड्यूस कराता है जो बिल्कुल उसके जैसा है, और फिर बोर्जिया को। क्लाइन ग्रुप को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे महसूस होता है कि उसका हाथ मोड़ना मुश्किल हो रहा है, जैसे कोई चीज उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। वो नोटिस करता है कि उसके आसपास सबके मूवमेंट्स भी स्लो हो गए हैं। उसे अपने जॉइंट्स ऐसे लगते हैं जैसे उनमें जंग लग गया हो और उसकी विजन स्लो और डिस्टॉर्टेड हो जाती है। उसे एहसास होता है कि यह इक्सिमा वंदरबातीस से लीक हो रहे खतरे का मैनिफेस्टेशन है। डन एक्सप्लेन करता है कि इक्सिमा वंदरबातीस पहले 5 मीटर के अंदर ह्यूमनॉइड क्रीचर्स को टारगेट करेगा और जो जितना करीब होगा उतना ही आसानी से अफेक्ट होगा, लेकिन यह एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान को अफेक्ट करता है और जब तक कम से कम 3 लोग उसे घेरे हुए हैं, आने जाने वाले लोग अफेक्ट नहीं होंगे। आयर हार्सन कहता है कि उन्हें निकलना चाहिए और जल्दी से काम खत्म करना चाहिए ताकि वो 2Z² - 5Z² को जितनी जल्दी हो सके फिर से सील कर सकें। उसने एक केस पकड़ा हुआ है और इससे लगता है कि 2Z² - 5Z² अंदर है। क्लाइन सोचता है कि वो कैसा दिखता होगा। डन स्मिथ ने डिक्लेयर किया कि वो रे बीबर के अपार्टमेंट जा रहे हैं और लियोनार्ड को कैरेज चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया। लियोनार्ड ने ऑर्डर एक्नॉलेज किया। क्लाइन सोचने लगा कि क्या 2Z² - 5Z² कोई जिंदा चीज है। अचानक वो स्लो और सुस्त फीलिंग वापस आ गई। एक तेज थप्पड़ की आवाज आई। कैरेज के अंदर क्लाइन और डन स्मिथ दोनों अफेक्ट हो गए। उन्होंने हैरानी से एक दूसरे को देखा। क्लाइन सोचने लगा कि 4569 आखिर है क्या, क्योंकि उसने सोचा था कि ये एक टाइम पर सिर्फ एक ही इंसान को अफेक्ट कर सकता है। उसने सवाल किया कि वो और डन स्मिथ एक साथ कैसे अफेक्ट हो गए। लोरोटा ने बताया कि जब 45699 फ्रैंटिक हो जाता है तो वो एक साथ 2 लोगों को अफेक्ट कर सकता है। ये भी पता चला कि रे बीबर एंटीगोनस फैमिली का डिसेंडेंट था और जब XBX49 एंटीगोनस फैमिली के निशानों के कांटेक्ट में आता है तो वो बहुत एजिटेटेड हो जाता है। एलोरोटा ने कहा कि जब तक रे बीबर टिंगन शहर से भागा नहीं है, XBX49 उन्हें उस तक जरूर पहुंचा देगा और उन्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि आखिर है क्या। फोकस एक अजीब डरावने पपट जैसे फिगर पर शिफ्ट हुआ जिसके फीचर्स सिले हुए थे और चेहरे पर डायमंड शेप था। पपट बैंडेजेस में लिपटा हुआ था। डन स्मिथ ने लियोनार्ड को हार्बर की तरफ जाने का इंस्ट्रक्शन दिया। लियोनार्ड ने ऑर्डर एक्नॉलेज किया। पपट का हाथ उठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये पपट जिन जिंदा चीजों को कंट्रोल करता है उन्हें एसिमिलेट कर सकता है। पपेट एक केस के पास खड़ा था। क्लाइन ने सोचा कि अगर उन्हें टाइम पर होश में ना लाया गया होता तो वो एक लाइफ साइज डॉल बन गए होते। डन स्मिथ कैरेज में था और बोला उस तरफ। कैरेज हार्बर पर पहुंच गई। डन स्मिथ और लियोनार्ड ने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो अपनी डिविनेशन इस्तेमाल करके अंदर और आसपास के एरिया में खतरा चेक करे, ये सजेस्ट करते हुए कि सीक्रेट ऑर्डर शायद शुरू से ही मिस्टर बीबर के घर पर नजर रखे हुए था। क्रिटिकल मोमेंट पर ट्रबल क्रिएट करने का इंतजार कर रहा था। क्लाइन ने एक पेंडुलम पकड़ा हुआ था। डन स्मिथ और बाकी लोग क्रेट्स के पास खड़े थे। क्लाइन की डिविनेशन ने वेयरहाउस और उसके आसपास खतरा रिवील किया। क्लाइन ने कंफर्म किया कि वेयरहाउस में और आसपास भी खतरा है। अगले ही सेकंड एक भयंकर आग का धमाका हुआ। लियोनार्ड और क्लाइन शॉक्ड दिख रहे थे। एक जोरदार धमाका होता है। डन स्मिथ, लियोनार्ड और क्लाइन इधर उधर बिखर जाते हैं। क्लाइन चिल्लाता है कि वो लोग एक्सप्लोजन से बिखर गए हैं और अगर वो एक दूसरे को टाइम पर नहीं जगा पाए तो वो सब लकड़ी की गुड़िया बन जाएंगे। क्लाइन और लियोनार्ड फर्श पर घुटनों के बल बैठे हैं जो खाली लग रहा है।
क्लाइन की हैट पास में ही गिरी पड़ी है। क्लाइन सोचता है कि क्या आग एक इल्यूजन थी, क्योंकि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। आयर हार्सन एक ब्रीफकेस पकड़े हुए उसे दूर फेंक देता है, चिल्लाते हुए कि उससे दूर रहो और उस पे नजर रखो। क्लाइन सोचता है कि कैप्टन और मिस्टर आयर दोनों नाइटमेयर बेऑन्डर्स हैं और सोचता है कि क्या वो डायरेक्ट कॉम्बैट में लड़ते हुए ठीक रहेंगे। आयर हार्सन अपनी तलवार पकड़े हुए है, एक गाना गा रहा है। जब सूरज पश्चिम में डूबता है, शबनम की बूंदें सांझ के सीने पर होती हैं या जैसे चांद के साथ तारे। क्लाइन एक गन पकड़े हुए है और उसे याद आता है कि नाइटमेयर वो है जिसमें सीक्वेंस 8 मिडनाइट पोएट्स एडवांस करते हैं। आयर हार्सन गाना जारी रखता है, एलिगेंट और ग्रेसफुल फूल सब खिलाए गए। फिर क्लाइन सोचता है कि वो एडवांसमेंट से पहले जो उनके पास स्किल्स थे उन्हें वो बरकरार रख सकते हैं या इन्हांस भी कर सकते हैं। मिडनाइट पोइट्स एक्सपर्ट फाइटर्स होते हैं। फिर अचानक एक फिगर एक घूमते हुए नीले पोर्टल से निकलता है। फिगर का चेहरा पेंटेड है। फिगर को किसी तरह की पावर इस्तेमाल करते हुए देखा जाता है। अलोडोटा को एक्शन में जंप करते हुए दिखाया जाता है। वो पेंटेड फेस वाले फिगर पर स्ट्राइक करती है। पेंटेड फेस वाले फिगर का हाथ एनर्जी से क्रैकल करता है जब लोरोटा उस पर स्ट्राइक करती है। क्लाइन चिल्लाकर वार्निंग देता है, संभल के। क्लाइन चिंतित होकर देखता है, एक बड़ा आग का गोला फट जाता है। लोरोटा ब्लास्ट के फोर्स से पीछे की तरफ उड़ जाती है। आग एरिया को घेर लेती है। फिर पता चलता है कि पेंटेड फेस वाला फिगर गायब हो गया है। पेंटेड फेस वाला फिगर अपनी उंगलियां चटकाता है। लोरोटा पीछे की तरफ गिरती रहती है। क्लाइन और आयर हार्सन को एक साथ दिखाया जाता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि इस बार यह इल्यूजन नहीं था और सोचता है कि ऐसी चीज से कैसे डील किया जाए। आयर हार्सन अभी भी गा रहा था। उसकी खूबसूरती सिर्फ रात के लिए खुली है, लेकिन रात खूबसूरती की तरफ आंखें फेर लेती है। क्लाइन सोच रहा है कि गाने का कोई असर नहीं हो रहा। सोच रहा है कि क्या उसने पहले से ही अपने कान बंद कर लिए थे, जबकि क्लाइन पेंटेड फेस वाले फिगर पर गोली चला रहा है। क्लाइन सोचता है कि सीक्रेट ऑर्डर के पास जो सीक्वेंस पोशन है वो काफी अजीब है। क्लाइन चिल्लाता है कि वहां कोई है। क्लाइन सोचता है कि रे बीबर की छुपने की जगह बस थोड़ी ही आगे है। एक आदमी छत पर भाग रहा है और क्लाइन उस पर गोली चला रहा है। क्लाइन सोचता है कि सूट पहना हुआ क्लाउन सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और नोटबुक रिट्रीव करने के लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल है और उसे रोकना होगा। आदमी छत तोड़कर अंदर घुस जाता है। क्लाइन सोचता है रुको और पूछता है कि उन्हें उसे रोकने की क्या जरूरत है। क्लाइन सोचता है कि उसकी डिविनेशन ने उसे बताया था कि अंदर बहुत बड़ा खतरा है और सोचता है कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि उसे पहले अंदर जाने दिया जाए और चीजों का पता लगाने दिया जाए। लोरोटा अपना हाथ पीछे खींच लेती है। लकड़ी के टूटने की आवाज हवा में भर गई जब पेंटेड फेस वाला फिगर छत तोड़कर नीचे गिरा। लोरोटा ने अपना एडवांस रोक दिया। उसकी मुट्ठी हवा में ही रुकी हुई थी। सूट और हैट पहना हुआ फिगर टूटे हुए तख्तों से नीचे गिरा। डन स्मिथ और क्लाइन अंदर खड़े थे। क्लाइन एक ग्रेव डिगर एबिलिटी पर कमेंट कर रहा था और क्लाइन के पास डन स्मिथ गाना गा रहा था। आयर हार्सन ने अपनी गन उठाई। वो चौंक गया और गोली चला दी। ऐसा करते हुए चिल्लाया भी। हैट पहना हुआ फिगर कुछ क्रेट्स पर लैंड हुआ। क्लाइन सोचने लगा कि वेयरहाउस के अंदर आखिर हो क्या रहा है। आयर हार्सन और क्लाइन वेयरहाउस के अंदर थे। डन स्मिथ भी मौजूद था। आयर हार्सन ने अपनी गन उठाई जैसा कि क्लाइन ने किया। डन स्मिथ और क्लाइन हैरान थे। हैट पहना हुआ फिगर जो अभी अभी छत से गिरा था क्रेट से कूदा और छतों पर दौड़ने लगा। कोई चिल्लाया कि वो भाग रहा है। आयर हार्सन और डन स्मिथ और क्लाइन ने भागते हुए फिगर पर अपनी गन से फायर किया। हैट पहने हुए फिगर को गोली लगी। उसके पेट पर खून था। उसने जख्म को अपने पेट से अपने हाथ पर ट्रांसफर कर दिया। रहस्यमयी ब्रीफकेस उनके सामने जमीन पर पड़ा था। आयर हार्सन और क्लाइन बाहर थे, अपनी गन्स छत की तरफ एम किए हुए। आयर हार्सन और क्लाइन बाहर खड़े हैं, छत की तरफ देख रहे हैं जहां हैट पहना हुआ फिगर लैंड हुआ था। अचानक वेयरहाउस में धमाका हुआ और एक काला सा मांस क्लाइन के आगे ही खड़ा था। काला मांस एक अजीब मांसल फ्लैशी क्रीचर निकला जो खून और गोर से बना हुआ लग रहा था। वो हल्का सा इंसानी शक्ल का था। वो काला फिगर खून और मलबे के एक पूल के बीच में खड़ा है। किसी चीज के क्लिक होने की आवाज सुनाई दे रही है। फोकस फर्श पर शिफ्ट होता है जो खून, टूटे हुए लकड़ी के टुकड़ों और दूसरे मलबे से ढका हुआ है। एक आवाज सिरेमिक डेंटल इम्प्लांट के बारे में चिल्लाती है। काला फिगर एक बिगड़ा हुआ और भयानक फिगर निकला, खून और गोर से सना हुआ। फिगर को रे बीबर के रूप में पहचाना जाता है। रे बीबर का चेहरा जख्मों से भरा और एक अजीब सी मुस्कान के साथ दिखाया गया। उस क्रीचर का शरीर दुबला पतला और अननेचुरल सामने आया। उसके पैर उतने ही सूखे हुए खून के पूल और बिखरे हुए मलबे के बीच खड़े थे। क्लाइन ने सोचा कि डीमन हंटिंग बुलेट्स का उस पे कोई असर नहीं हो रहा। क्लाइन और लियोनार्ड एक साथ खड़े थे। उनके चेहरों पर चिंता का भाव था। रे बीबर तेजी से आगे लपका, एकदम धुंधली सी हरकत में।
डन स्मिथ ने वार्निंग चिल्लाई। डन स्मिथ चिल्लाया कि रे बीबर ने अपनी बियॉन्डर पावर्स पर कंट्रोल खो दिया है और लोरेटा को इंस्ट्रक्ट किया कि जितनी जल्दी हो सके उसकी कमजोरी ढूंढने की कोशिश करे। डन स्मिथ ने अपनी गन फायर की, चिल्लाते हुए। क्लाइन उसके पास था, परेशान दिख रहा था। क्लाइन ने सोचा कि जब डीमन हंटिंग बुलेट्स रे बीबर को चोट नहीं पहुंचा पा रही हैं, तो उन्हें वेस्ट करते रहने की कोई जरूरत नहीं। क्लाइन को उम्मीद थी कि उसका स्पिरिट विजन लोरेटा को रे बीबर की कमजोरी ढूंढने में मदद कर सकता है। उसने अपनी स्पिरिट विजन इस्तेमाल करके रे बीबर की कमजोरी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसके आसपास के ग्रेश वाइट पागलपन भरे तूफान के अलावा उसे कुछ नहीं दिखा। आयर हार्सन और लियोनार्ड एक चैंट गा रहे थे, दहशत का खतरा और लाल चीखों की उम्मीद। कम से कम एक बात तो पक्की थी, ये जिंदगी उड़ जाएगी। एक बात सच थी और बाकी सब झूठ। रे बीबर बाहर खड़ा था और क्लाइन ने नोटिस किया कि चैंट का असर हो रहा है। रे बीबर चिल्लाया। रे बीबर का चेहरा पास से दिखाया गया, दर्द से बिगड़ा हुआ। डन स्मिथ, लियोनार्ड और क्लाइन ने दर्द से अपने सर पकड़ लिए। क्लाइन ने सोचा कि उसका सर बहुत दर्द कर रहा है और कहा कि यह बहुत डरावना है और इस मॉन्स्टर को सिर्फ एक बार चिल्लाना पड़ा और वो लोग लगभग सहन नहीं कर पा रहे थे। भले ही वो सब बेअंडर्स थे, रे बीबर को गोलियों से चोट लगी और वो लगभग सहन नहीं कर पा रहा था। रे बीबर जेड्स नो नोए के पीछे जा रहा था। रे बीबर जोर से ब्रीफकेस पर मार रहा था। फिर क्लाइन ने अपनी गन फायर की, ब्रीफकेस को रे बीबर से दूर फेंक दिया। लोरेटा ने चिल्लाकर कहा कि उसने रे बीबर की कमजोरी ढूंढ ली है। लोरेटा ने कहा कि उसे कम से कम 3 कॉन्सिक्यूटिव सेकंड्स के लिए रे बीबर को कंट्रोल करने के लिए किसी की जरूरत होगी। डन स्मिथ ने जवाब दिया कि वो समझ गया। डन स्मिथ कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उसकी उंगलियां उसके माथे पर दबी हुई थी। रे बीबर अचानक हिलना बंद हो गया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, ये रुक गया। लोरेटा बहुत तेजी से हिली, उसकी मुट्ठी रे बीबर से टकराई। ब्लो के फोर्स से रे बीबर पीछे की तरफ उड़ गया। लोरेटा दर्द और फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाई। रे बीबर को चोट लगी। लोरेटा खड़ी थी, उसकी पीठ इम्पैक्ट के सोर्स की तरफ थी। गहरे लाल छींटे उसके कोट और आसपास के एरिया पर लगे हुए थे। खून से सना एक हाथ एक सरफेस पर दबा, एक निशान छोड़ता हुआ। एक चीख गूंजी, जिसके बाद एक गुरगलिंग साउंड आया। रे बीबर, उसका शरीर अजीब तरह से सूज गया था, लड़खड़ाते हुए पीछे गिरा। रे बीबर का वो सूजी हुई मांस गरजता रहा। आयर हार्सन पास में खड़ा था, चिल्लाया, नीचे झुक जाओ। एक बड़ा धमाका हुआ, एरिया में खून और मलबा बरस गया। बाद का मंजर तबाही का सीन दिखा रहा था। डन, स्मिथ, क्लाइन, लोरेटा और बाकी सब फर्श पर बिखरे पड़े थे। क्लाइन उल्टा लेटा हुआ सोच रहा था कि क्या रे बीबर मर गया है और क्या वो लोग कामयाब हुए, क्योंकि एक्सप्लोजन के फोर्स से क्लाइन पीछे की तरफ उड़ गया था। वो पॉपेट ब्रीफकेस के पास था। जैसे पॉपेट ब्रीफकेस से निकल रहा था, उसे महसूस हुआ कि वो पॉपेट के कंट्रोल में आ रहा है। उसे पता था कि खुद को मारने से काम नहीं बनेगा, उसे खुद को बचाने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स को ट्राई करना होगा। क्लाइन फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। वो अपने साथियों के शरीरों से घिरा हुआ था। उसने चैंट करना शुरू किया, स्वर्ग और पृथ्वी के अमर स्वामी, स्वर्ग और पृथ्वी के आकाश स्वामी। वो कहता रहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के अमर स्वामी से आशीर्वाद प्राप्त होंगे। क्लाइन एकदम फ्रीज होकर खड़ा हो गया, जैसे वो चैंट करते हुए भी हिल नहीं पा रहा था। क्लाइन हल्की सी कराहता है। वो वापस ग्रे फॉगी वर्ल्ड में था। फ्यू, उसने आहें भरी, राहत महसूस करते हुए कि चैंटिंग ने काम किया, लेकिन वो जानता था कि वो वहां हमेशा नहीं रह सकता। उसने अपने फिजिकल बॉडी के बारे में सोचा, रियलाइज करते हुए कि वो शायद एक ज़ॉम्बी से अलग नहीं दिख रहा होगा। उसे चिंता हुई कि क्या होगा अगर कैप्टन और बाकी लोगों ने नोटिस किया। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। उसने वापस लौटने के रिस्क के बारे में सोचा, 5th करंट नॉय के फिर से कंट्रोल करने की पॉसिबिलिटी। फिर एक ख्याल आया, वो शायद वहां अपनी सीयर एबिलिटीज इस्तेमाल कर सकता है। उसे एहसास हुआ कि उसे अभी तक सीयर होने की आइडेंटिटी की सच में आदत नहीं हुई थी। उसने नीचे अपने एम्यूलेट को देखा जो वो कैरी कर रहा था। वो अपने फिजिकल बॉडी पर कैरी की हुई चीजों के प्रोजेक्शंस क्रिएट कर सकता था। सिर्फ लिमिटेशन यह थी कि वो काफी इल्यूजरी दिखेंगे। उसने एक पेपर के टुकड़े को देखा जिस पर टेक्स्ट लिखा था, रियल वर्ल्ड में वापस जाना बहुत सेफ है। उसने राहत की सांस ली। खुशकिस्मती से वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था। क्लाइन ने अपनी आंखें खोली। क्लाइन ने खुद को रियल वर्ल्ड में वापस पाया। लोरेटा बेहोश फर्श पर पड़ी थी। क्लाइन उठकर बैठ गया, अभी भी अपनी हैट और सूट पहने हुए। उसे एहसास हुआ कि 100 में लाइक आमई अब उसे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहा था। एक आवाज बोली, पूछती हुई कि क्या वो जागना चाहता है। क्लाइन सोचने लगा कि यह किसकी आवाज है। पेंटेड फेस वाला फिगर सामने आया, वादा करते हुए कि अगर क्लाइन एंटिगोनस फैमिली का नोटबुक उठाने में उसकी मदद करेगा तो उसे बचा लिया जाएगा। पेंटेड फेस वाले फिगर ने ऐड किया कि सीक्रेट ऑर्डर उसे एडिशनल रिवॉर्ड्स भी देगा। क्लाइन को एहसास हुआ कि सीक्रेट ऑर्डर पहले वाला सूटेड क्लाउन था। क्लाइन फर्श पर लेटा हुआ था। पेंटेड फेस वाले फिगर ने कहा कि वो जानता है कि क्लाइन एक सीयर है,
और चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस के पास उस सीक्वेंस का अगला पोर्शन नहीं है, लेकिन उनके पास है। पेंटेड फेस वाले फिगर ने कहा कि वो भी कभी एक सीयर हुआ करता था। अपनी सच्चाई दिखाने के लिए वो क्लाइन को अगले सीक्वेंस 8 पोर्शन का नाम बताएगा। क्लाउन पेंटेड फेस वाले फिगर ने क्लाइन से सर हिलाने को कहा अगर वो एग्री करता है और कि वो जानता है कि क्लाइन अभी भी वो मोशन परफॉर्म कर सकता है। क्लाइन ने सर हिलाया। क्लाइन ने सोचा क्लाउन सीयर के बाद आता है। इस केस में उसने जरूर डिवाइन किया होगा कि अगर उसने नोटबुक उठाने की कोशिश की तो वो खतरे में पड़ जाएगा, इसलिए वो ये काम मुझसे करवा रहा है ना, मुझे कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करने के लिए। पेंटेड फेस वाला फिगर लंबा खड़ा क्लाइन पर हमला करने के लिए तैयार था, जो फर्श पर बैठा था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि पेंटेड फेस वाले फिगर ने नोटिस नहीं किया कि उसने खुद को पपेट के कंट्रोल से पहले ही आजाद कर लिया है और लक एनहांसमेंट रिचुअल का कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं दिख रहा। पेंटेड फेस वाला फिगर एक सख्त पेपर की रॉड इस्तेमाल कर रहा था। क्लाइन को एहसास हुआ कि यह उसका चांस है। उसने सख्त पेपर की रॉड पकड़ ली। पेंटेड फेस वाले फिगर को क्लाइन ने लात मारकर पीछे फेंक दिया। क्लाइन अब खड़ा होकर पेंटेड फेस वाले फिगर पर गन फायर की। पेंटेड फेस वाला फिगर जमीन पर गिर गया। क्लाइन ने पेंटेड फेस वाले फिगर को गिरते हुए देखा। पेंटेड फेस वाला फिगर जमीन पर लेटा हुआ क्लाइन की तरफ देखा और बस इतना कह पाया, तुम। क्लाइन लंबा खड़ा अपनी गन पकड़े हुए था। पेंटेड फेस वाला फिगर आगे बोला, सवाल करते हुए कि क्लाइन ने उसे एंटीगोनस पपेट की दिशा में डॉज कैसे करवा दिया। फिर पेंटेड फेस वाला फिगर सोचने लगा कि क्लाइन एंटीगोनस पपेट के कंट्रोल में कैसे नहीं आया। गोलियों की आवाज गूंजी। क्लाइन का हाथ खून से सना हुआ नीचे अपनी हैट उठाने के लिए पहुंचा, जो भी खून से सानी हुई थी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि यह पहली बार है जब उसने किसी को मारा है और ये बहुत अजीब सा लग रहा है। क्लाइन अपनी गन पकड़े हुए फर्श पर एक बुलेट केसिंग के साथ सोचने लगा कि क्या पेंटेड फेस वाले फिगर के पास सीक्वेंस 8 पोर्शन का फॉर्मूला है। क्लाइन ने डिसाइड किया कि उसे कैप्टन डन स्मिथ और बाकी लोगों के बॉडी कलेक्ट करने का इंतजार करना चाहिए। क्लाइन और आयर हार्सन मौजूद थे। आयर हार्सन घायल और जमीन पर लेटा हुआ क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि बोर्जिया की जैकेट में गॉडेसेस गेज की एक बॉटल ढूंढे। उसने क्लाइन से कहा कि याद रखे कि बोर्जिया को उसका आधा हिस्सा पिलाना है, एक्सप्लेन करते हुए कि यह उनके शरीरों में छिपी हुई एनर्जी को निचोड़ सकता है, उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने तक खुद को संभालने में मदद करता है। क्लाइन और बोर्जिया एक साथ थे। बोर्जिया ने क्लाइन को थैंक यू कहा। यह नोट किया गया कि गॉडेसेस गेज काफी इफेक्टिव लग रही थी। आयर ने क्लाइन को अपने कलीग की मदद करने के लिए कहा। क्लाइन तुरंत जाने के लिए मान गया। क्लाइन ने पूछा कि क्या लियोनार्ड ठीक है और मदद ऑफर की। लियोनार्ड ने कहा कि वो ठीक है और खुद पी सकता है। फिर उसने गॉडेसेस गेज पी ली। क्लाइन ने सोचा कि लियोनार्ड की चोटें उम्मीद से काफी हल्की थी, इसलिए वो शुरू से ही दवा खुद पी सकता था और इसका मतलब यह था कि उसने शायद क्लाइन को उसका लक एनहांसमेंट रिचुअल परफॉर्म करते हुए देखा होगा। क्लाइन ने कहा कि वो ओरिजिनली लियोनार्ड को बचाने जा रहा था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि लियोनार्ड को उसकी मदद की जरूरत नहीं है। लियोनार्ड बोला, क्लाइन को रिएश्योर करते हुए कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत से स्पेशल लोग हैं जो ऐसे काम कर सकते हैं जो बाकी लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, खुद उसको मिलाकर। डन स्मिथ, क्लाइन और लियोनार्ड खून से सने फर्श के पास खड़े थे। डन स्मिथ ने किताब उठाई। क्लाइन ने सोचा कि ऐसा लगता है कि लियोनार्ड भी बहुत से राज छिपा रहा है। डन स्मिथ ने किताब पकड़ी हुई थी, कंफर्म करते हुए कि उसमें कुछ गलत नहीं है। डन स्मिथ ने कहा कि फिलहाल के लिए वो नोटबुक और 8223-120 को टिंगेन के चाइनीज गेट के पीछे स्टोर करेंगे और सबके ठीक होने का इंतजार करेंगे। फिर उन्हें होली कैथेड्रल ले जाएंगे। डन स्मिथ, क्लाइन और लियोनार्ड एक साथ खड़े थे। डन स्मिथ ने क्लाउन की बॉडी सर्च की थी। डन स्मिथ ने नोट किया कि वॉलेट, हैंडकरचीफ, पोकर कार्ड्स और कुछ दूसरे प्रॉप्स के अलावा उन्हें ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे कोई क्लू मिल सके। क्लाइन अपने फटे हुए कपड़ों को देख रहा था, नोट करते हुए कि यह उसके पास एक ही सेट था जिसकी कोई असली कीमत थी और एक ही फाइट ने उसे बुरी तरह डैमेज कर दिया था। डन स्मिथ ने कहा कि मिशंस करते वक्त होने वाले नुकसान का रीइंबर्समेंट मिल सकता है। क्लाइन सोच रहा था कि रीइंबर्समेंट कितना शानदार शब्द है, क्योंकि सूट अभी भी पहना जा सकता था। उसने ये भी सोचा कि उसे कॉम्बैट क्लोथ्स के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक सस्ता सा सेट खरीदना चाहिए। डन स्मिथ ने लियोनार्ड को इंस्ट्रक्ट किया कि वो वेयरहाउस में रुके और आम लोगों को ज्यादा करीब आने से रोके। बाकी लोग रे बीबर के अवशेषों को सर्च करने जाएंगे। क्लाइन ने डन स्मिथ से पूछा कि वो क्या ढूंढ रहे होंगे। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि नोटबुक से पावर लेने के बाद रे बीबर को पहले उसे डाइजेस्ट करना पड़ता, लेकिन उसके जल्दी जागने का मतलब था कि उसने अभी तक नोटबुक की पावर पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं की थी। डन स्मिथ ने कहा कि दूसरे शब्दों में रे बीबर के शरीर का एक हिस्सा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन गया होगा, जो उसे एक एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी मटेरियल बना देगा। डन स्मिथ ने चिल्लाकर कहा, मिल गया।
क्लाइन और डन स्मिथ चमकदार आसमान के नीचे लकड़ी के क्रेड्स के बीच खड़े थे। डन स्मिथ ने ग्लव्ड हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था जिससे एक चिपचिपा सा सब्सटेंस टपक रहा था। डन स्मिथ ने इसे रे बीबर द्वारा छोड़ा गया एक्स्ट्राऑर्डिनरी मटेरियल बताया। डन स्मिथ ने कहा कि अगर फ्यूचर में ऐसी ही सिचुएशंस आती हैं तो एक थरो सर्च करनी चाहिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट आइटम पीछे रह गया। फिर डन स्मिथ ने लियोनार्ड को पीछे रुककर एरिया पर नजर रखने का और बोर्जिया को कैरेज चलाने का इंस्ट्रक्शन दिया। वो सील्ड आर्टिफैक्ट और नोटबुक वापस ले जाएंगे। घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनाई दी। डन स्मिथ और क्लाइन फिर कैरेज में थे और डन स्मिथ ने कहा कि वो जानता है कि क्लाइन एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में बहुत क्यूरियस है, लेकिन उन्हें होली कैथेड्रल के कॉन्फिडेंशियलिटी लेवल डिटरमाइन करने का इंतजार करना होगा। उसके बाद ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि क्लाइन को उसे पढ़ने देना है या नहीं। क्लाइन ने कहा कि वो ठीक है। उसने मन ही मन सोचा कि किताब बदकिस्मती से भरी हुई है और उसे उसके बारे में बिल्कुल भी क्यूरियोसिटी नहीं है। फिर डन स्मिथ ने नोट किया कि क्लाइन ने दिन भर के इवेंट्स में बहुत ही शानदार परफॉर्म किया। डन स्मिथ ने क्लाइन की दिन भर के इवेंट्स में शानदार परफॉर्मेंस की तारीफ की, नोट करते हुए कि उन्होंने सीक्रेट ऑर्डर के प्लान्स को नाकाम कर दिया था और एक ईविल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पर्सनली मार भी दिया था। फिर डन स्मिथ ने क्लाइन मोरिटी से पूछा कि क्या वो टिंगन सिटी के नाइट हॉक्स स्क्वाड का फॉर्मल मेंबर बनने के लिए तैयार है। उसने एक्सप्लेन किया कि अगर क्लाइन फॉर्मल मेंबर बन जाता है तो उसकी वीकली सैलरी 6 पाउंड्स तक बढ़ जाएगी और उसे प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर का स्टेटस मिल जाएगा। डन स्मिथ ने ऐड किया कि एक सपोर्ट टाइप बियॉन्डर होने के नाते क्लाइन को ज्यादातर दुश्मन का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसे टिंगेन छोड़ने की हर बार एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और उसे अपनी फैमिली से यह सब सीक्रेट रखने की पूरी कोशिश करनी होगी। क्लाइन ने जवाब दिया कि वो नाइट हॉक्स का फॉर्मल मेंबर बनना चाहता है। डन स्मिथ ने कहा कि वो होली कैथेड्रल को एक प्रपोजल भेजेगा और जब वो अप्रूव हो जाएगा तो क्लाइन ऑफिशियली उनमें से एक होगा। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि सिर्फ इसी तरह वो और सीक्रेट्स के कांटेक्ट में आ सकता है, जैसे कि सीक्रेट ऑर्डर की करंट सिचुएशन। फिर डन स्मिथ ने नोट किया कि क्लाइन एक बियॉन्डर को मारने में कामयाब रहा जिसके बारे में उसे शक था कि वो सीक्वेंस 17 पर है, और पूछा कि उसने ये कैसे किया। क्लाइन ने सोचा कि उन्होंने ये सवाल तब तक रोका जब तक वो ज्वाइन करने के लिए मान नहीं गया और कि वो इस तरह की चीजों में पुराने खिलाड़ी हैं। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि उस वक्त वो सील्ड आर्टिफैक्ट से 5 या 6 मीटर दूर था और उसका सर अभी भी एक्सप्लोजन से चक्कर आ रहा था और उसके मूवमेंट्स भी सुस्त थे। नतीजतन क्लाउन ने सोचा कि वो सील्ड आर्टिफैक्ट के कंट्रोल में है। इनविजिबल स्टेट में रहते हुए क्लाउन चुपके से उसके पास आया और फिर उसे बचाने और सीयर का अगला पोषण देने का ऑफर करके उसने उसे नोटबुक उठाने में मदद करने के लिए लुभाने की कोशिश की। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि उसने एग्री करने का नाटक किया। फिर क्लाउन ने उसे 2 या 3 मीटर दूर से एक सख्त पेपर की रॉड से टटोलना शुरू किया। क्लाइन ने रॉड पकड़ ली और उसे साइड में घुमा दिया। उसके बाद उसने उस पर गोली चलाई ताकि उसे सील्ड आर्टिफैक्ट के रेंज में धकेल सके। आयर हार्सन ने कहा कि उस पर सीधे गोली चलाने से फेटल हिट की गारंटी नहीं थी, इसलिए उसने एक बेहतरीन चॉइस की। क्लाइन को याद आया कि सीयर पाथवे में सीक्वेंस 8 पोशन का नाम क्लाउन था और सीक्रेट ऑर्डर के पास पोशंस का कंट्रोल था। डन स्मिथ को अजीब लगा कि क्लाउन सीयर के बाद आता है क्योंकि दोनों के बीच कोई कनेक्शन नहीं लग रहा था। क्लाइन ने काउंटर किया कि उनमें असल में कुछ कॉमन है। सीयर्स और क्लाउन्स दोनों सर्कस में मिल सकते हैं। मैडम लॉर्टा को क्लाइन का सीयर्स और क्लाउन्स के बीच कनेक्शन के बारे में जवाब काफी अच्छा लगा। उसने कहा कि उसे उसके जैसे यंग लोगों से मिलकर अच्छा लगा। आयर हर्सन ने सोचा कि सेल्फ डिप्रेकेटिंग स्पिरिट वाले जेंटलमैन मिलना अब बहुत मुश्किल हो गया है और वो खुशकिस्मत है कि उसे आज एक मिला। क्लाइन इस बीच सोच रहा था कि क्या सीक्वेंस में बीस्ट टेमर और मैजिशियन जैसी चीजें भी हैं, क्योंकि तब तो यह सच में एक वन मैन सर्कस बन जाएगा। बाद में डन स्मिथ, जिसके पीछे क्लाइन था, ने एक दरवाजा खोला और एक कमरे में एंटर किया। डन स्मिथ ने फिर फ्राई और रॉयल को इंस्ट्रक्ट किया कि वो तुरंत हार्बर जाएं और लियोनार्ड को आफ्टरमैथ डील करने में मदद करें। फ्राई ने कंफर्म किया कि वो इंस्ट्रक्शन समझ गए। डन स्मिथ ने इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए, किसी को डायरेक्ट करते हुए कि वो तुरंत पुलिस को नोटिफाई करे और उनसे रोड ब्लॉक करवाए। उसने इस बात पर जोर दिया कि जब तक कॉप्स यहाँ मूव ना कर दिया जाए, किसी को भी एरिया के पास आने से रोका जाए। बाद में रॉयल ने पूछा कि क्या कुछ और है। डन स्मिथ ने कंफर्म किया कि कुछ और नहीं है। फिर डन स्मिथ ने कहा, एक्चुअली रोजेन, मिसेस ओरियाना और बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि वो काम पर वापस आ सकते हैं और उन्हें अब 0.452 से बचने की जरूरत नहीं है। रॉयल ने इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेज किए। औरत के जाने के बाद डन स्मिथ ने क्लाइन को इंस्ट्रक्ट किया कि वो आर्सेनल जाए और ओल्ड नील को ढूंढे। वो चाहता था कि ओल्ड नील चाइनीज गेट जाए ताकि वो अपनी रिचुअलिस्टिक मैजिक से उन्हें हील कर सके।
क्लाइन ने इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेज किए। फिर क्लाइन ने कहा कि वो ओल्ड नील की जगह आर्सेनल की गार्ड करेगा। वो कम से कम 20 और डीमन हंटिंग बुलेट्स के लिए भी अप्लाई करेगा। होली कैथेड्रल से जवाब का इंतजार करते हुए उसे अपने माइंड को ऑक्यूपाई करने के लिए कुछ चाहिए था और उसे एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक के बारे में क्यूरियोसिटी थी। क्लाइन ने कंफर्म किया कि अगर कुछ और नहीं है तो वो अब ओल्ड नील को ढूंढने जाएगा। डन स्मिथ एक पल के लिए रुका, फिर क्लाइन चला गया। क्लाइन ने सांस छोड़ी, राहत महसूस करते हुए। उसने सोचा कि उसने असल में किसी को मार दिया था और उसे एंटीगोनस पपेट की दिशा में डॉज करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ओल्ड नील मेडिकल ट्रीटमेंट देते हुए थका हुआ महसूस कर रहा था। उसने क्लाइन से कहा कि बाकी लोगों से कहे कि अगले 1 घंटे तक अंदर ना आए, कहते हुए कि उसे कुछ रेस्ट किए। क्लाइन ने सजेस्ट किया कि ओल्ड नील ऊपर जाकर रेस्ट करे, एरिया देखने का ऑफर करते हुए। ओल्ड नील ने जवाब दिया कि ऊपर बहुत शोर है क्योंकि रोजन ऐसी लड़की है जो बस बातें करना बंद नहीं कर सकती। क्लाइन ने इस बात को एक्नॉलेज किया और ठीक है कहा। फिर क्लाइन सोचने लगा कि क्या वहां कोई सीक्रेट डोर है। उसने एक दरवाजे से फ्राई को देखा जो एक कॉर्प्स के ऊपर खड़ा था। क्लाइन सोचने लगा कि क्या वो कॉर्प्स वही है जिससे वो आज सुबह मिले थे। फिर उसने दरवाजे पर नॉक किया और फ्राई को डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगी। उसने पूछा कि क्या कॉर्प्स उस बेयॉन्डर का है जिससे वो आज मिले थे। फ्राई ने कंफर्म किया कि वो अंदर आकर देख सकता है, कहते हुए कि कॉर्प्स अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉर्प्स है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि क्या फ्राई चिंतित है कि कहीं उसे ट्रॉमा ना हो रहा हो। कॉर्प्स को करीब से देखने पर उसके माथे में एक छेद दिखा। क्लाइन ने फ्राई से पूछा कि क्या वो कुछ ड्रॉ कर रहा है। फ्राई ने एक स्केच उठाया और क्लाइन उसकी स्केचिंग स्किल से हैरान रह गया। फ्राई ने एक्सप्लेन किया कि नाइटहॉक बनने से पहले उसका सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उसके पिता की इच्छा थी कि वो उनकी तरह एक प्रीस्ट बने और उसने कुछ समय तक वो किया भी और उसमें बुरा भी नहीं था। क्लाइन ने पूछा कि वो आखिर नाइटहॉक क्यों बना और उसने स्लीपलेस क्यों चुना। फ्राई ने जवाब दिया कि उसने बाद में कुछ चीजें एक्सपीरियंस की और नतीजतन नाइटहॉक बन गया। उसने कॉप्स कलेक्टर पर्सनल रीजंस की वजह से चुना और मैडम डेली एक अच्छी रोल मॉडल थी। फ्राई ने ऐड किया कि उसे जाकर वो पोर्ट्रेट कैप्टन को देना है और ये तुरंत देना है। सीक्रेट डोर बंद करना बहुत ट्रबलसम था, इसलिए उसने क्लाइन से कहा कि वो वहां रुके और चीजों पर नजर रखने में उसकी मदद करे। क्लाइन मान गया। क्लाइन कॉप्स के साथ अकेला रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसे उसके साथ अकेला रहना है। क्लाइन की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। वो एकदम फ्रीज होकर खड़ा हो गया और फिर एक हाथ बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। आवाजें गूंज रही थीं, हॉर्नस सिस्टस आनम बार बार दोहराते हुए। कॉर्प्स की आंखें झट से खुल गईं। क्लाइन चौंक जाता है, चिल्लाते हुए, जिंदा लाश। क्लाइन अब कॉर्प्स के ऊपर खड़ा है, गन पकड़े हुए और तेज सांस ले रहा है। वो सोचता है कि क्या और कोई मूवमेंट होगी। क्लाइन को राहत मिलती है कि यह बहुत डरावना था। वो सोचता है कि वो फ्राई को यह मेस नहीं देखने दे सकता और कॉर्प्स को वापस मूव करना चाहिए। क्लाइन फिर से हॉर्नाकस के बारे में सोचता है, नोट करते हुए कि एंटीगोनस फैमिली के नोटबुक में हॉर्नाकस माउंटेन्स में एवरनाइट के देश का जिक्र है। वो उन आवाजों के बारे में सोचता है जो उसे स्पिरिट विजन इस्तेमाल करते वक्त सुनाई देती हैं, नोट करते हुए कि जब कॉप्स जिंदा हुआ तो सबने हॉर्नाकस शब्द बोला। क्लेन सोचता है कि उस जगह पर आखिर क्या छुपा है और क्या वहां जवाब मिलेंगे या किसी तरह का खतरा है। क्लेन कॉप्स के हाथ को देख रहा है और एक नीली रोशनी नोटिस करता है। वो जो देखता है उससे हैरान रह जाता है। फ्राई एक दरवाजे पर खड़ा है, सोच रहा है कि क्या हो रहा है। क्लेन फ्राई के पास खड़ा है और वो अजीब घटनाओं पर डिस्कस कर रहे हैं। क्लेन एक्सप्लेन करता है कि फ्राई के जाने के बाद क्या हुआ। फ्राई एक्सप्लेन करता है कि एक बेयॉन्डर की लाश हमेशा अजीब बदलाव से गुजरेगी। वो स्किन से एक ब्रांड के निकलने का भी जिक्र करता है जो खून के एक गोले में बदल जाता है। क्लाइन सोचता है कि इसे छुपाने की कोशिश करने से बेहतर होगा कि ऑर्गेनाइजेशन की पावर इस्तेमाल करके इसकी जांच की जाए। फ्राई क्लाइन को बताता है कि कैप्टन और कैनेली कीपर के कमरे में हैं और उसे कैप्टन को बुलाकर बताना चाहिए कि क्या हुआ। फ्राई क्लाइन को सलाह देता है कि वो कैप्टन के साथ वापस ना आए क्योंकि उसे लगता है कि क्लाइन नहीं चाहेगा कि आगे क्या होने वाला है वो देखे। क्लाइन जवाब देता है, अग्री करते हुए कि यही वो चाहता था। क्लाइन, डन स्मिथ और कैनेली एक कमरे में हैं। क्लाइन कहता है कि वो समझता है और बाद में होली कैथेड्रल को इस मामले के बारे में इन्फॉर्म करेगा। उसे लगता है कि इसके नतीजे में वो हॉर्नेकिस माउंटेन्स की जांच के लिए लोगों को भेज सकते हैं। डन स्मिथ कैनेली से स्लीपलेस कहता है। क्लाइन पूछता है कि क्या मिस्टर आयर और बाकी लोग रेस्ट करने चले गए। डन स्मिथ जवाब देता है कि जेंटलमैन सेंट सेलेना कैथेड्रल में है और लोरेटा एक कॉफी शॉप में गई। डन स्मिथ उठ खड़ा होता है। वो कहता है कि कॉफी डेजर्ट्स और बड़े चेस्ट वाली मेड्स लोरेटा के 3 सबसे बड़े इंटरेस्ट हैं। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसके इंटरेस्ट तो बड़े अजीब हैं। क्लाइन, कैनेली और डन स्मिथ एक साथ हैं। कोई काउंटडाउन करता है, 3, 2। डन स्मिथ को याद आता है कि वो यह कहना भूल गया कि बेयॉन्डर पहले टिंगन में जरूर रहा होगा। उसे ये भी याद आता है कि लियोनार्ड पहले ही उसके जैसा स्केच लेकर पुलिस के पास जा चुका है और वो उसकी जांच करेंगे।
डन स्मिथ कहता है कि जो भी चीज गुजरती है वो अपने निशान छोड़ जाती है। उसे लगता है कि एम्परर रॉजल ने जो रिमार्क किया था उसमें सच में बहुत सच्चाई है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि एम्परर के शब्द बहुत मायने रखते हैं। डन स्मिथ क्लाइन से कहता है कि आज उसने बहुत कुछ झेला है और उसे घर जाकर अच्छा खासा रेस्ट करना चाहिए। वो क्लाइन से कहता है कि उस बेयॉन्डर को मारने के बारे में ज्यादा चिंता न करे, क्योंकि उसकी जान लेना बहुत से दूसरे लोगों की जान बचाने के बराबर था। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि वो पहले से बहुत बेहतर है, और तो और भले ही उनके पास सीयर सीक्वेंस पाथवे का कंट्रोल हो, अगर उन्हें नहीं पता कि नाइट हॉक्स के सारे मेंबर्स कौन हैं, तो उनकी डिविनेशंस उसके जैसे सिविलियन तक उन्हें बिल्कुल नहीं पहुंचा पाएंगी। जब तक उनके पास प्रोफेट ना हो, वो स्पेसिफिकली उससे बदला नहीं ले पाएंगे। सूरज शहर पर डूबता है जब क्लाइन घर लौटता है। मेलिसा और क्लाइन एक साथ हैं और मेलिसा क्लाइन को बताती है कि उसके मेंटर से उसके लिए एक लेटर आया है। क्लाइन अपने मेंटर के लेटर के बारे में सोचता है, याद करते हुए कि उसने उन्हें हॉर्नाकस माउंटेन्स के मेन पीक के बारे में हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन मांगते हुए लिखा था। क्लाइन लेटर अपने हाथों में पकड़ता है। लेटर क्लाइन का लेटर मिलने पर खुशी और अतीत के बारे में नॉस्टैल्जिया जाहिर करता है, लेकिन वेल्च और नाया के गुजर जाने पर दुख भी। फिर लेटर क्लाइन द्वारा मांगी गई हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पर आता है, जिक्र करते हुए कि आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर जॉन जोसेफ ने उस टॉपिक पर एक मोनोग्राफ पब्लिश किया था। लेटर आगे कहता है कि मिस्टर जोसेफ ने माउंटेन पीक पर कई प्राचीन इमारतें ढूंढी, इमारतें जो कम से कम 1000 साल पुरानी थी। लेटर इस बात पर डिसबिलीव जाहिर करता है कि इतने ऊंचे माउंटेन पीक पर इंसानी बस्ती, सजेस्ट करते हुए कि इन इंसानों ने अपनी अलग यूनिक सिविलाइजेशन डेवलप की। लेटर रिकमेंड करता है कि क्लाइन ड्यूविविल लाइब्रेरी जाए और रिसर्च ऑफ द हॉर्नाकस मेन पीक्स रिलिक्स नाम का मोनोग्राफ बोरो करे। लेटर न्यू आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी रिव्यू जैसे जर्नल्स में पब्लिश हुए दूसरे पेपर्स का भी जिक्र करता है। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि वो कल ड्यूविविल लाइब्रेरी जाएगा। फिर क्लाइन मेलिसा से कहता है कि उसके पास पोस्टेज फी के लिए पैसे हैं और उससे कल अपने मेंटर को उसका जवाब मेल करने को कहता है। मेलिसा जवाब देती है कि पोस्टेज फी उतनी ज्यादा नहीं है। क्लाइन जवाब देता है कि सभी लड़कियों को थोड़ा बहुत पॉकेट मनी चाहिए होता है। क्लाइन मेलिसा से पैसों के बारे में डिस्कस करना जारी रखता है, कहते हुए कि बचे हुए पैसे उसे जरूरी टूल्स और मटेरियल्स खरीदने में मदद कर सकते हैं। क्लाइन की तारीफ की जाती है कि उसके परसुएशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेलिसा की कमजोरी को एवन तरीके से पिन पॉइंट करते हुए। बेंसन फिर पूछता है कि उसे किसी और को कैसे परसुएट करना चाहिए। क्लाइन बताता है कि उसे ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने पर फोकस करना चाहिए और मैथमेटिक्स और लॉजिक भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। बेंसन कहता है कि जब वो किताबें पढ़ता है तो उसे एक बेकार बबून जैसा लगता है। क्लाइन जवाब देता है कि वो सच में बहुत यूजफुल है। मेलिसा पूछती है कि क्या वो संडे को फ्री हैं, क्योंकि सेलेना ने उन्हें अपने बर्थडे बैंक्वेट में इनवाइट किया है। बेंसन कहता है कि वो फ्री होगा। क्लाइन कहता है कि वो भी होगा और कि वो प्रेजेंट तैयार करना मेलिसा पर छोड़ देंगे और बेंसन और वो वही करेंगे जो जेंटलमैन को करना चाहिए, पैसे देंगे। बेंसन कहता है कि ये पहली बार है जब उसने किसी को आलसी होने को इतने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हुए सुना है। क्लाइन कहता है कि ये ग्रामर और क्लासिकल लिटरेचर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। बेंसन फिर कहता है, क्लाइन को डन स्मिथ ग्रीट करता है और पूछता है कि क्या वो कल रात अच्छी तरह सोया। क्लाइन कहता है कि वो जितना सोचा था उससे बेहतर सोया और उसे असल में कोई बुरा सपना नहीं आया। वो कहता है कि बस जब वो जो हुआ उसके बारे में सोचता है तो उसे थोड़ा बोझ और घिन्न महसूस होती है। क्लाइन डन स्मिथ के साथ है। डन स्मिथ कहता है तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। डन स्मिथ कहता है कि होली कैथेड्रल ने एक टेलीग्राम भेजा है। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आयर और बाकी लोग 227499 और नोटबुक को तुरंत बैकलैंड ले जाएं। वो एडिशनल हेल्प के तौर पर एक नया नाइट हॉक भी भेज रहे हैं। क्लाइन कहता है भगवान उन पर कृपा करे। क्लाइन सोचता है कि नोटबुक ले जाया जा चुका है और सोचता है कि क्या वो आखिरकार उस साये से छुटकारा पा सकता है जो एंटिगोनस फैमिली के नोटबुक ने उस पर डाला हुआ है। डन स्मिथ कहता है कि उसे रैफल सिमेट्री में पेट्रोल करने जाना है। वो जिक्र करता है कि उन्हें क्लाइन की नाइट हॉक्स का फुल मेंबर बनने की एप्लीकेशन पर जवाब मिलने में और 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। डन स्मिथ ऐड करता है कि लियोनार्ड टिंगन में सीक्रेट ऑर्डर के टेम्परेरी ठिकाने को ट्रैक करने में कामयाब रहा, लेकिन वो काफी सावधान थे और उन्होंने कोई वैल्यूएबल क्लू पीछे नहीं छोड़ा। डन स्मिथ और क्लाइन एक साथ हैं और डन स्मिथ अपनी हैट एडजस्ट करता है। क्लाइन कहता है कि एक प्राचीन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन से यही उम्मीद थी। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि डन स्मिथ को रीइंबर्समेंट के लिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं भूलना चाहिए। ओल्ड नील क्लाइन को ग्रीट करता है गुड आफ्टरनून कहते हुए और कि क्लाइन बहुत जल्द फॉर्मल मेंबर बनने वाला है।
है ना? कैप्टन ने कहा कि उन्हें अभी भी 2 से 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। और तो और उन्हें पक्का नहीं पता कि होली कैथेड्रल उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव करेगा या नहीं। ओल्ड नील कहता है कि होली कैथेड्रल ऐसी रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, खासकर जब क्लाइन पहले से ही एक बेयॉन्डर है। ओल्ड नील कहता है कि क्लाइन को मेंटली प्रिपेयर होना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हर फॉर्मल नाइट हॉक मेंबर को एक राइट ऑफ पैसेज से गुजरना पड़ता है, जो है अकेले एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि उसे अकेले एक मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा, लेकिन कभी कभी उन्हें पूरे हफ्ते एक भी मिशन नहीं मिलता। क्लाइन मन ही मन सोचता है कि इसका मतलब है कि उसे अपनी प्रमोशन और सैलरी इंक्रीज 1 या 2 महीने बाद तक नहीं मिलेगी। ओल्ड नील कहता है कि नाइट हॉक्स को खतरे के खिलाफ फाइट में फ्रंट लाइन्स पर खड़ा होना चाहिए और वो दूसरों पर उनका ख्याल रखने के लिए डिपेंड नहीं कर सकते। ओल्ड नील कहता है कि यह राइट ऑफ पैसेज सिर्फ क्लाइन के लिए दूसरे नाइट हॉक्स का एक्नॉलेजमेंट अर्न करने का एक तरीका है और इससे उसकी ऑफिशियल सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्लाइन चुप है। क्लाइन सोचता है कि ओल्ड नील ने इस बात पर क्यों जोर दिया कि राइट ऑफ पैसेज से उसकी सैलरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और सवाल करता है कि क्या उसने अपनी डिसअपॉइंटमेंट इतनी ऑब्वियस कर दी थी। क्लाइन को एहसास होता है कि उसे ओल्ड नील के आसपास ज्यादा सावधान रहना चाहिए। फिर क्लाइन ओल्ड नील से पूछता है कि क्या सीयर के लिए कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आर्ट्स सच में क्लाउन है। ओल्ड नील ने इस पॉसिबिलिटी पर सोचा कि क्लाउन का अगला सीक्वेंस तेज हरकतों और स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी वाला हो सकता है, नोट करते हुए कि कई दूसरे चैनल्स भी यही कहते हैं। उसे मशीनरी हाइव माइंड के एक पुराने एक्वेंटेंस की याद आई, जो मजाक में कहता था कि मिस्ट्री प्रायर के लिए सीक्वेंस आर्ट 8 मेली स्कॉलर है, जो मिस्ट्री प्रायर के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं लगता था। क्लाइन ने ओल्ड नील की बात पर सोच रहा था कि क्या सीयर का अगला सीक्वेंस सच में क्लाउन है। वो समझ सकता था कि मेली स्कॉलर मिस्ट्री प्रायर के बाद क्यों आता है, क्योंकि मिस्ट्री प्रायर्स दुनिया के कई राज के जवाब ढूंढते हैं और उनके लिए मेली कॉम्बैट भी एक ऐसा ही राज था। क्लाइन ड्यूविल लाइब्रेरी में था। उसने लाइब्रेरियन से पूछा कि क्या उनके पास रिसर्च ऑन द होराकिस मेन पीक्स रेलिक्स, न्यू आर्कियोलॉजी और आर्कियोलॉजी रिव्यू की कॉपीज हैं। लाइब्रेरियन ने माफी मांगी, कहते हुए कि उनके पास रिसर्च ऑफ द हॉर्नाकिस मेन पीक्स रेलिक्स नहीं है, लेकिन बाकी 2 टाइटल्स अभी अभी एक जेंटलमैन ने वापस किए हैं जिन्होंने उन्हें बोरो किया था, और वो वहां शेल्फ पर हैं। क्लाइन ने लाइब्रेरियन को थैंक यू कहा। क्लाइन एक टेबल पर बैठा हॉर्नाकिस माउंटेन्स के मेन पीक और उसके आसपास मिलने वाली एक प्राचीन सभ्यता के अवशेषों के बारे में एक किताब पढ़ रहा था। खंडहर कम से कम 75 साल पुराने थे। उनके महल इतने बड़े और शानदार थे कि लगता था जैसे वो नॉन ह्यूमंस ने बनाए हों। उनके पीछे छोड़े गए म्यूरल से लगता था कि वो मानते थे कि एवरनाइट मरने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रियजनों को आशीर्वाद देगी। एवरनाइट के सिंबल्स खंडहरों में हर जगह मिल सकते थे, लेकिन सिंबल्स एवरनाइट के पवित्र चिन्ह जैसे नहीं थे। महल नॉन ह्यूमंस द्वारा बनाए गए महलों जैसे लगते थे, जैसे क्लाइन ने अपने सपने में देखा था। उसकी इच्छा थी कि वो वहां जाकर देख सके, लेकिन अगर उसे जाने का मौका मिलता भी तो वो दूर ही रहता। वहां जाना मौत को बुलावा देने जैसा था। क्लाइन गया मैडम एंजेलिका को गुड आफ्टरनून कहते हुए। एंजेलिका मिस्टर मोरिटी को ग्रीट करती है, एक्सप्लेन करते हुए कि मिस्टर बोगड़ा चाहते हैं कि वो कुछ डिविनेशन करे। मिस्टर बोगड़ा अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि एना और जॉयस ने उसे वहां आने की सलाह दी। क्लाइन को प्रोफाइल में दिखाया जाता है जब वो इंटरेक्शन ऑब्जर्व करता है। वो स्पिरिट विजन इस्तेमाल करता है और पता लगाता है कि मिस्टर बोगड़ा का लिवर लगभग पूरी तरह काला हो चुका है और उसके शरीर के दूसरे हिस्से अनबैलेंस्ड हैं, जो एक सीरियस प्रॉब्लम का इशारा है। क्लाइन मिस्टर बोगड़ा को सलाह देता है कि वो फॉर्चून टेलर की जगह डॉक्टर के पास जाए। मिस्टर बोगड़ा हैरानी जाहिर करता है कि क्लाइन एक ही नजर में इतना कुछ कैसे बता सकता है, कंफर्म करते हुए कि एना क्लाइन की एबिलिटीज के बारे में सच कह रही थी। मिस्टर बोगड़ा बताता है कि वो पहले ही डॉक्टर से मिल चुका है और जल्द ही उसकी सर्जरी होने वाली है। वो एक्सप्लेन करता है कि वो चाहता है कि क्लाइन उसकी सर्जरी के आउटकम को डिवाइन करे ताकि पता चल सके कि वो अच्छी तरह से होगी या नहीं। क्लाइन सोचता है कि एम्परर रोजेल के पुशेस के बावजूद टेक्नोलॉजी की कमी के कारण इस दुनिया में सर्जरी अभी भी बहुत रिस्की है। क्लाइन बताता है कि उसकी डिविनेशन की कीमत 8 पेंस है और अगर कोई इशू नहीं है तो वो मिस्टर बोगड़ा से टोपाज रूम में उसके साथ आने को कहता है। मिस्टर बोगड़ा कम कीमत पर हैरान लगता है। क्लाइन उसे बताता है कि वो पहले से ही खुशकिस्मत हैं कि उन्हें भगवानों से रेवलेशंस मिलते हैं और फ्यूचर की झलक मिलती है, इसलिए अगर वो ऐसे गिफ्ट्स मिलते रहना चाहते हैं तो उन्हें अपनी लालच को कंट्रोल में रखना होगा। क्लाइन मन ही मन सोचता है, पूछता हुआ कि क्या हाई वॉल्यूम लो मार्जिन बिजनेसेस का कॉन्सेप्ट कभी सुना नहीं गया। क्लाइन ने टेबल पर 3 टैरो कार्ड्स रखे। उसने उल्टा व्हील ऑफ फॉर्चून देखा। उसने मिस्टर बोगड़ा को बताया कि सर्जरी का आउटकम नेगेटिव होगा। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि क्या उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। क्लाइन ने डिविनेशन का एक अलग तरीका ट्राई करने का सजेशन दिया। उसने मिस्टर बोगड़ा से अपनी अंगूठी छोड़ने, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखने
और फिर कमरे के बाहर इंतजार करने को कहा। मिस्टर बोगड़ा मान गया। मिस्टर बोगड़ा के जाने के बाद क्लाइन ने सोचा कि शायद वो ड्रीम डिविनेशन ट्राई कर सकता है। क्लाइन को एहसास हुआ कि ड्रीम डिविनेशन ने भी उसे दिखाया कि सर्जरी का नतीजा मौत होगा। वो उठकर बैठ गया, उसके हाथ जुड़े हुए थे, सोच रहा था। उसे एहसास हुआ कि ओल्ड नींद से आज उसने जो रिचुअलिस्टिक हीलिंग मैजिक सीखा है वो शायद उसे बचा सकता है। लेकिन इससे ये बात एक्सपोज हो जाएगी कि वो एक बेअंड्र है, और तो और ये एक गारंटी नहीं थी कि वो कामयाब होगा। अचानक क्लाइन को एक आइडिया आया। उसने मिस्टर बोगड़ा को अस्टर्न बरो में स्ट्रीट पर उम्मीद का एक सोर्स ढूंढने को कहा। इसका लॉसन शब्द से कुछ लेना देना होगा। उसने मिस्टर बोगड़ा से कहा कि अगर वो चीज लोकेट नहीं कर पाता जिसके बारे में वो बात कर रहा है तो मंडे को 4 PM के बाद वापस आकर उससे मिले। मिस्टर बोगड़ा ने कहा कि वो समझ गया और उसे थैंक यू कहा। क्लाइन को याद आया कि मिस्टर ग्रेसिस ने लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप में एक दवा ढूंढी थी जिससे उसने अपने लंग्स ठीक किए थे। मिस्टर बोगड़ा क्लाइन के कमरे से चला गया, उस उम्मीद की तलाश में जिधर क्लाइन ने उसे डायरेक्ट किया था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि वो स्पिरिट डाउजिंग इस्तेमाल करके अपने गैस को कंफर्म कर पाया, और उसे उम्मीद थी कि मिस्टर बोगड़ा उस शॉप में उम्मीद ढूंढ पाएगा। मिस्टर बोगड़ा लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप पहुंचा। दुकानदार ने उसे बताया कि उसकी लंग्स की बीमारी बहुत सीरियस है। मिस्टर बोगड़ा हैरान था कि दुकानदार उसकी बीमारी बता सकता है। उसने पूछा कि क्या कोई दवा है जो इसे ठीक कर सकती है। दुकानदार ने जवाब दिया कि है, लेकिन शर्त यह है कि उसके पास इसे पे करने के लिए काफी पैसे हों। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि दवा की कीमत कितनी है। दुकानदार ने कहा कि ये कुल 10 पाउंड्स की है और ये बहुत फेयर प्राइस है। उसने एक्सप्लेन किया कि जब वो पानी मिलाकर इसे उबालेगा तो उसे 10 बूंदें ताजा मुर्गे का खून मिलाना चाहिए और तुरंत पी लेना चाहिए, और जब वो ऐसा 3 बार कर लेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जानी चाहिए। मिस्टर बोगड़ा ने पूछा कि क्या बस इतना ही। दुकानदार ने पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए, और एक बैग ऑफर किया जिसमें मम्मी पाउडर था, वादा करते हुए कि वो और उसकी पत्नी दोनों सेटिस्फाइड होंगे। मिस्टर बोगड़ा ने मना कर दिया, उसे थैंक यू कहते हुए, और कहा कि उसे सिर्फ लिवर की दवा वाला बैग चाहिए। फिर वो दुकान से चला गया। दुकानदार अकेला शारमेन नाम के किसी से कहता है कि उन्हें आज से अपनी हर्ब्स रिस्टॉक करना बंद कर देना चाहिए। लॉसन डार्कवुड के हर्ब शॉप का दुकानदार शारमेन से बात कर रहा था। उसने कहा कि ये 880 वहां कस्टमर है जो उसकी बढ़ती हुई रेपुटेशन की वजह से वहां आया है। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहीं तो नाइट हॉक्स, मैंडेटेड फिनिशर्स और मशीनरी हाई माइंड सब उस पर ध्यान देने लगेंगे। उसे लगा कि अब उन्हें किसी दूसरे शहर जाने का टाइम आ गया है। शारमेन ने पूछा कि क्या उन्हें शॉप की ओनरशिप ट्रांसफर कर देनी चाहिए। दुकानदार ने जवाब दिया कि शारमेन की एबिलिटीज पहले से ही इतनी अच्छी हैं कि वो वहां रहकर दुकानदार बन सकता है, लेकिन उसके मंथली प्रॉफिट्स का 500% उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना होगा। शारमेन ने इशारा किया कि उसे अभी तक अपने मास्टर की कोई असली एबिलिटी नहीं सिखाई गई है। दुकानदार हंसा और कहा कि ऐसी चीज ऐसी नहीं है जो तुम सिर्फ इसलिए सीख सको क्योंकि तुम सीखना चाहते हो। हम एक घोड़ा गाड़ी चलाते हुए देखते हैं। क्लाइन ने कमेंट किया कि बेंसन और उसके फिजिक्स सिमिलर हैं, इसलिए सूट उसे अच्छा फिट हो रहा है। ये वो रिस्पेक्ट का लेवल था जो एक बैंक्वेट डिजर्व करता है। क्लाइन, मेलिसा और बेंसन फॉर्मली ड्रेस थे। बेंसन ने पूछा कि क्या उन्हें सच में इतना फॉर्मली ड्रेस होने की जरूरत है। क्लाइन ने जवाब दिया कि बिल्कुल है। उन्होंने पूछा कि क्या वो इस बैंक्वेट में किसी लड़की के साथ एक प्यारा सा रिश्ता शुरू नहीं करना चाहता। क्लाइन ने सोचा कि ऑफिशियल मेंबर बनने के लिए उसे जो रेट्रोएक्टिव सैलरी मिली थी वो बस इतनी थी कि वो एक नया फॉर्मल वेयर का सेट खरीद सके, लेकिन ये फैक्ट कि वो ऑफिशियल मेंबर बन गया है वो अभी उन्हें बताने से रुके रहेगा। एमिलिसा ने क्लाइन को उनके लिए बनाए गए नेकलेसेस के लिए थैंक यू कहा। क्लाइन ने कहा कि वो महंगे नहीं थे और उसने उन्हें हाफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के तौर पर खरीदा था, और उसने उन पर ब्लेसिंग्स और डेकोरेशंस के इनकंटेशंस कार्व किए थे। क्लाइन ने कहा कि उन्हें अंदर जाना चाहिए। मेलिसा को सेलेना नाम की एक औरत ने जोश से ग्रीट किया, उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हुए। सेलेना ने चिल्लाकर कहा कि मेलिसा आखिरकार आ गई। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, सच में मुझे नहीं लगता कि हम दोनों में से कोई अभी खास डैशिंग लग रहा है। मिस सेलेना, तुमने हमें कितना बदसूरत समझा था। सेलेना को एहसास हुआ कि एलिजाबेथ भी मौजूद है और मेलिसा से कहती है कि एलिजाबेथ भी यहाँ है। क्लाइन को एहसास हुआ कि ये वही लड़की है जिससे वो अंडरग्राउंड मार्केट में मिला था। क्लाइन को एक अजीब सा एहसास हुआ, अजीब फ्लक्चुएशंस गायब हो चुकी थी। क्लाइन सोचने लगा कि क्या उसे हेल्यूसिनेशन हो रहा था, लेकिन मेलिसा अभी भी ऊपर थी, इसलिए क्लाइन ने ऊपर जाकर कंफर्म करने का फैसला किया कि सब कुछ ठीक है। क्लाइन ने नोटिस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक नेकलेस उठाया जिसमें एक पेंडेंट था। कुछ गड़बड़ थी, वो कमरा था। उसकी स्पिरिट डाउजिंग डिविनेशन भी उसे बता रही थी कि किसी तरह का सुपरनैचुरल खतरा मौजूद है। इस कमरे में जरूर कुछ गड़बड़ थी। क्लाइन ने दरवाजे पर नॉक किया। दरवाजा चरमराह कर खुला। सेलेना ने क्लाइन से पूछा कि क्या कोई बात है।
क्लाइन को राहत मिली कि मेलिसा को कुछ नहीं हुआ था। वो सुन सकता था कि वो लोग बहुत मजा कर रहे हैं, इसलिए उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। मेलिसा ने क्लाइन से माफी मांगी, कहते हुए कि वो लोग बस मैजिक मिरर डिविनेशन से खेल रहे थे और शायद बहुत शोर कर रहे थे। उसने मेंशन किया कि सेलेना इसके बारे में बहुत कुछ जानती है और ये सच में बहुत मजेदार था। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, मैजिक मिरर डिविनेशन, ओइजा बोर्ड्स या वैसे ही किसी चीज से क्यों नहीं खेलते। फिर उसे एहसास हुआ कि सेलेना पहले ही इस हद तक अफेक्ट हो चुकी है और सोचने लगा कि वहां आखिर हुआ क्या था। सेलेना एक आईना पकड़े हुए थी, उसकी आंखें एक काली परछाई से ढकी हुई थीं। फिर क्लाइन ने कहा कि वो उन्हें और परेशान नहीं करेगा। सेलेना ने पूछा कि एलिजाबेथ कहाँ है। क्लाइन इस सवाल से हैरान रह गया और जवाब दिया, एलिजाबेथ। फिर उसने मन ही मन सोचा कि एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की है। उसे याद आया कि एलिजाबेथ ने कहा था कि उसे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है और उसके पास कुछ सवाल हैं जो वो उससे पूछना चाहती है। उसने खुद को रिएश्योर किया कि वो लोग बस एक नॉर्मल एकेडमिक डिस्कशन करने वाले हैं और बस इतना ही। एलिजाबेथ ने क्लाइन से पूछा कि वो उससे आखिर क्या बात करना चाहता है, कहते हुए कि उसने कभी हिस्ट्री में इंटरेस्ट होने के बारे में कुछ नहीं कहा। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि जैसा कि वो जानती है, वो एक मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट है और उसने नोटिस किया कि उसके मैजिक मिरर में कुछ गड़बड़ है। एलिजाबेथ ने पूछा कि क्या उसमें कुछ गड़बड़ है। क्लाइन ने कहा कि वो समझता है कि जब वो इतने सिंपल शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर विश्वास करना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन जब वो वापस आ जाए और जब सेलेना ध्यान ना दे रही हो तो उसे आईने के सामने वाले हिस्से पर एक झलक डालनी चाहिए जिसे वो इतने टाइम से उसे दिखाने से मना कर रही है। एलिजाबेथ ने क्लाइन से पूछा कि उसे कैसे पता चला कि सेलेना ने उन्हें आईने का सामने वाला हिस्सा दिखाने से मना कर दिया। क्लाइन ने जवाब दिया कि ये एक एजुकेटेड गेस था। उसने सोचा कि नाइटहॉक्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक लगभग हर मैजिक मिरर डिविनेशन का इंस्टेंस जिसमें ईविल शामिल था, उसके आसपास सिमिलर सर्कमस्टांसेस थे। एलिजाबेथ ने सेलेना से पूछा कि क्या वो उसके पास बैठकर मैजिक मिरर डिविनेशन को करीब से देख सकती है। सेलेना मान गई। सेलेना ने आईना पकड़ा और उससे पूछा कि रोमांटिक और हैंडसम जेंटलमैन कब अपीयर होगा। आईने ने जवाब दिया कि जेंटलमैन अब से आधे साल बाद दूसरे हफ्ते के संडे को अपीयर होगा। एलिजाबेथ शॉक दिखी और कहा कि उसे रेस्ट रूम जाना है। एलिजाबेथ ने क्लाइन को आवाज दी, कहते हुए कि उसने देख लिया। एलिजाबेथ ने आईने के अंदर कुछ देखा, सेलेना का एक इवल लुकिंग वर्जन। क्लाइन ने एलिजाबेथ से कहा कि नर्वस ना हो और उसे बताए कि सेलेना का कमरा कहाँ है और वो अपनी मिस्टिसिज्म रिलेटेड चीजें कहाँ रखती है। उसने उसे इंस्ट्रक्ट किया कि वो ऐसे प्रिटेंड करे जैसे कुछ नहीं हुआ और उसके बाद लिविंग रूम में वापस चली जाए। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, ठीक है। क्लाइन ने सोचा कि कैप्टन और बाकी लोगों को नोटिफाई करने के लिए उसके पास काफी टाइम नहीं है। ऐसा लग रहा था कि उसे बस एवरनाइट गॉडेस की पावर बोरो करनी पड़ेगी ताकि वो उस एग्जिस्टेंस से बचने में उसकी मदद कर सके जो अभी सेलेना को अफेक्ट कर रहा है। उसने एवरनाइट गॉडेस से प्रार्थना की जो आसमान के तारों से भी ज्यादा मैजेस्टिक है और अनंत काल से भी ज्यादा टाइमलेस है, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो अपने एक डिवोटेड बिलीवर पर अपनी प्यार भरी कृपा दिखाएं। क्लाई ने प्रार्थना की कि वो बस एक पल इंतजार करें। उसने मन ही मन सोचा, उस बेचारी लड़की का इंतजार करो। उसने सोचा, सक्सेस। अब उसे बस सेलेना को इस सीलिंग सर्कल में एंटर करवाना है। एलिजाबेथ को इंस्ट्रक्ट किया गया कि याद रखे कि अब से 5 मिनट बाद उसे कोई बहाना ढूंढकर सेलेना को उसके कमरे में ले जाना है। फिर उसे दरवाजे पर हल्के से नॉक करना है, पहले एक बार और फिर जल्दी जल्दी 2 बार। वहां से वो बाकी सब क्लाइन पर छोड़ सकती है। क्लाइन ने सोचा कि उसे अब उस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस के फाइट बैक करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एलिजाबेथ और सेलेना लिविंग रूम में थे। एलिजाबेथ से पूछा गया कि वो सेलेना को आखिर क्या सरप्राइज देने का प्लान कर रही है, नोट करते हुए कि एलिजाबेथ बहुत नर्वस लग रही थी। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि सरप्राइज के बारे में पहले से कोई साइन नहीं होता और कि वो बहुत एक्साइटेड है। क्लाइन दरवाजे के पास खड़ा था और वो सोच रहा था कि एलिजाबेथ को दरवाजे पर नॉक करने की क्या जरूरत होगी। नॉक करने की आवाज सुनाई दी। क्लाइन ने सोचा कि वो लोग आ गए। सेलेना डोर न पकड़ रही थी और एलिजाबेथ उसके पीछे थी। सेलेना को कमरे में ले जाया गया और ये नोट किया गया कि बाहर कोई भी नहीं सुन पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। क्लाइन ने सेलेना का हाथ पकड़ा और सेलेना चिल्लाई। क्लाइन सुप्रीम लेडी ऑफ क्रिम्सन, ग्रेट एम्प्रेस ऑफ मिसफॉर्चून एंड हॉरर से प्रार्थना कर रहा था। क्लाइन की स्पिरिचुअलिटी अभी बह रही थी और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। सेलेना फर्श पर थी। फिर सेलेना ने ऊपर देखा। उसका एक्सप्रेशन अब गंभीर था और उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। क्लाइन कैंडल्स और एक बाउल के साथ एक डेस्क पर था। अपने कंधे के ऊपर से देख रहा था। फायर बाउल से एक गहरा हरा ओरा निकल रहा था। गहरा हरा ओरा एक बाउल में बह रहा था। बाउल के अंदर एक आग थी। क्लाइन गन पकड़े हुए राहत महसूस कर रहा था कि सेलेना के ओरा में गहरा हरा ओरा गायब हो गया है। सेलेना एक टेबल पर लेटी हुई थी। उसके आसपास टूटा हुआ कॉन्च था। बेहोश लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्लाइन चौंक गया और फिर अचानक उसके सर में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने चिल्लाकर कहा कि उसका सर दर्द कर रहा है।
वो दर्द से अपना सर पकड़े हुए था। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन और दर्द का भाव साफ दिख रहा था। वो सोचने लगा कि क्या हुआ। क्लाइन एक ऐसा पल अनुभव कर रहा था जहां उसकी बेअंडर पावर्स लगभग कंट्रोल से बाहर हो गई थी। उसने नोट किया कि रिचुअलिस्टिक मैजिक इस्तेमाल करने से उसकी स्पिरिचुअलिटी खत्म हो गई थी और उसने जो पोशन कंज्यूम किया था उसकी बची हुई स्पिरिचुअलिटी बदले में ज्यादा स्ट्रांग हो रही थी। क्लाइन ने सोचा कि अगर उसने अभी हाल ही में अपना पोशन कंज्यूम किया होता तो वो अभी कंट्रोल खो चुका होता। उसने सोचा कि एक्टिंग काफी यूजफुल है। फिर क्लाइन ने लेडी की तारीफ की। बाद में क्लाइन एलिजाबेथ से बात कर रहा था। उसने पूछा कि सेलेना कैसी है। क्लाइन सेलेना के मैजिक मिरर डिविनेशन में एरर पहले ही ठीक कर चुका था और इश्यू रिजॉल्व हो चुका था। उसने कहा कि सेलेना शायद कुछ मिनट्स के लिए बेहोशी की हालत में रहेगी और वो अगले 2 या 3 दिन थोड़ी कमजोर रहेगी। एक अलग नोट पर क्लाइन ने पूछा कि सेलेना ने मिस्टिसिज्म कहाँ से सीखी और उसका टीचर कौन था। उसने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने उसे मैजिक मिरर डिविनेशन से जुड़े टैबूज के बारे में बताया था। एलिजाबेथ ने जवाब दिया कि वो हानास विंसेंट था। उसने कहा कि सेलेना ने आज जो डिविनेशन परफॉर्म की उसके बारे में उसने अपने टीचर के छुपाए हुए इनकेंटेशंस पर एक झलक डालने के बाद सीखा। क्लाइन ने सोचा कि सेलेना मौत को बुलावा दे रही है और पूछा कि क्या एलिजाबेथ को वो इनकेंटेशन याद है जो उसने रिसाइट किया था। एलिजाबेथ ने क्लाइन को बताया था कि सेलेना हर्मीस में बोली, लेकिन एलिजाबेथ को इनकेंटेशन से सिर्फ कुछ ही शब्द याद थे, रिवॉल्व, स्पिरिट, क्रिएटर और ग्रेस। क्लाइन क्रिएटर शब्द के बारे में सोचने लगा, स्पेसिफिकली द ट्रू क्रिएटर। उसने सोचा कि अगर उसे सही से याद है तो ये एक प्राचीन एग्जिस्टेंस था जो 5th एपक में अपीयर हुआ था और जिसे बहुत सारे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस पूछते थे। क्लाइन ने एलिजाबेथ से कहा कि याद से सेलेना से वो एग्जैक्ट इनकेंटेशन पूछे जो उसने इस्तेमाल किया था जब सेलेना जागे, ताकि वो उसे बताने का मौका ढूंढ सके। उसने एलिजाबेथ को याद दिलाया कि उन्हें 7 ऑर्थोडॉक्स डिविनिटीज के अलावा किसी और एग्जिस्टेंस से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। एलिजाबेथ ने जवाब दिया, कहते हुए कि क्लाइन को सेलेना से खुद पूछना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि सेलेना सीक्रेट्स रखने में अच्छी नहीं है और वो नहीं चाहता कि मेलिसा को पता चले कि उसे मिस्टिसिज्म में इंटरेस्ट है। उसे उम्मीद थी कि एलिजाबेथ उसका सीक्रेट रखेगी। एलिजाबेथ ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेलिसा को मिस्ट्रीज से ज्यादा मशीनरी पसंद है। बाद में क्लाइन डन स्मिथ के साथ था। क्लाइन ने रात के इवेंट्स को समराइज किया। क्लाइन का मानना था कि मैजिक मिरर डिविनेशन ने जिस ईविल एक्सिस्टेंस को बुलाया उसने डिजास्टर क्रिएट नहीं किया क्योंकि उसे पूरी तरह जागने के लिए और टाइम चाहिए था। क्लाइन ने सोचा कि हानास विंसेंट की जांच करना जरूरी हो सकता है। डन स्मिथ ने कहा कि क्लाइन ने सिचुएशन बहुत अच्छी तरह से हैंडल की। ईविल स्पिरिट के पूरी तरह मैनिफेस्ट होने से पहले जल्दी से एक्ट करके डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि बाकी सब उन पर छोड़ दे और उसे घर जाकर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि वो असल में उम्मीद कर रहा था कि डन स्मिथ इस इनिशिएशन मिशन को, उसके राइट ऑफ पैसेज को उसे अकेले कैरी आउट करने देगा। क्लाइन ने सोचा कि एलिजाबेथ ने उसे जो इनकेंटेशन दिया उसके हिसाब से हानास विंसेंट काफी खतरनाक हो सकता है। लियोनार्ड ने कहा कि उनके पास क्लाइन के लिए पहले से ही एक अलग इनिशिएशन मिशन है। जब क्लाइन ने अपनी हैरानी जाहिर की, डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने आज रात के लिए एक नया केस एक्सेप्ट किया है और उन्होंने पहले ही कंफर्म कर लिया है कि उसमें कोई असली खतरा नहीं है। उन्होंने प्लान किया था कि क्लाइन कल उसे हैंडल करेगा। डन स्मिथ ने क्लाइन से कहा कि वो ना पूछे कि केस क्या है, बल्कि अच्छी नींद लेने पर फोकस करे। वो उसका डे ऑफ ट्यूसडे या वेडनेसडे को मूव कर देंगे। क्लाइन ने जवाब दिया, ठीक है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि डन स्मिथ उसके लिए चैन से सोना और मुश्किल बना रहा है। उसने यह भी सोचा कि मंडे गैदरिंग्स का दिन है और लगता है कि इस बार उसे पोस्टपोन करना पड़ेगा। दरवाजे पर नॉक हुई। क्लाइन ने पूछा कि क्या मेलिसा उससे कुछ पूछना चाहती है। मेलिसा और क्लाइन कमरे में थे और मेलिसा ने क्लाइन से पूछा कि उसने आज रात एलिजाबेथ के साथ आखिर क्या किया। मेलिसा ने कहा कि उसे लगा जैसे एलिजाबेथ में कुछ बहुत गड़बड़ है और बाद में सेलेना भी बहुत अजीब होगी। क्लाइन ने मेलिसा से पूछा कि क्या उसे पता है कि एलिजाबेथ और सेलेना मिस्टिसिज्म एंथुजियास्ट हैं। क्लाइन ने कहा कि उसे पता है, लेकिन उसे ये पसंद नहीं। मेलिसा ने कहा कि उसका मानना है कि इस दुनिया में हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है। उसने कहा कि अगर सच में कुछ ऐसा है जिसे वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि उनके पास अभी काफी नॉलेज नहीं है। क्लाइन ने कहा कि यही वो भी मानता है। क्लाइन ने सोचा कि वो कभी मानता था कि हर चीज को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, जब तक कि उसने खुद अपनी मौत की तलाश में कामयाबी हासिल नहीं कर ली। मेलिसा ने क्लाइन से पूछा कि उसने आज रात एलिजाबेथ के साथ आखिर क्या किया। क्लाइन ने एक्सप्लेन किया कि मिस्टिसिज्म में हर्मीस लैंग्वेज शामिल है जो स्पेसिफिकली प्राचीन अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं में इस्तेमाल होती थी। एलिजाबेथ ने उससे कुछ शब्दों का मतलब बताने को कहा था। मेलिसा ने कहा कि यह समझ में आता है क्योंकि हिस्ट्री उसका एक्सपर्टीज का एरिया था।
क्लाइन ने कहा कि एलिजाबेथ और सेलेना अजीब क्यों बिहेव करने लगे इसके बारे में वो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन वो एक गैस लगा सकता है। जब सेलेना अपनी मैजिक मिरर डिविनेशन परफॉर्म कर रही थी तो उसने हर्मीस में कुछ रिसाइट किया। मेलिसा ने कंफर्म किया कि उसने किया। क्लाइन ने कहा कि एलिजाबेथ ने उससे जिन लिमिटेड शब्दों के बारे में पूछा उसके आधार पर उसने अनुमान लगाया कि सेलेना की डिविनेशन कुछ इविल बिलीफ से कोरिलेटेड है। क्लाइन ने कहा कि वो तब एलिजाबेथ और सेलेना की अजीब हरकतों को समझ गया। उसने कहा कि फ्यूचर में वो सेलेना को जरूर समझाएगा और जरूरत पड़ने पर वार्न करेगा और उसे ऑर्थोडॉक्स पाथ पर वापस लाएगा। मेलिसा ने कहा कि वो जरूर करेगी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि अब जब उसने उसे ये रिमाइंडर दे दिया है तो उसे लगता है कि मेलिसा भी फ्यूचर में इस तरह की चीजों से सावधान रहना शुरू कर देगी। अगली सुबह क्लाइन ने कैप्टन को गुड मॉर्निंग कहा। क्लाइन सोचने लगा कि क्या कुछ हुआ है और क्या ये हो सकता है कि हानास विंसेंट। डन स्मिथ एक मग पकड़े हुए था और उसने कहा कि हानास विंसेंट मर चुका है। डन स्मिथ अपनी डेस्क पर था, कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रहा था। क्लाइन सोचने लगा कि क्या किसी ने हानास विंसेंट को पहले ही मर्डर कर दिया। डन स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि लियोनार्ड और वो पिछली रात हानास विंसेंट को ढूंढने गए थे। क्योंकि उन्हें कुछ एबनॉर्मल नहीं मिला, वो क्लूज ढूंढने के लिए हानास विंसेंट के सपनों में एंटर हुआ। हानास विंसेंट के सपनों में उसने एक बड़ा क्रॉस देखा और एक नंगा आदमी जो उस पर उल्टा लटका हुआ था। उसका शरीर खून के निशानों से भरा हुआ था। जैसे ही उसने वो सीन देखना शुरू किया वो बेहोश हो गया। जब उसे होश आया हानास विंसेंट नींद में ही गुजर चुका था। क्लाइन ने कहा कि एक बड़ा क्रॉस और उल्टा लटका हुआ खून से सना आदमी ट्रू क्रिएटर के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है, हालांकि साथ ही यह बहुत अलग भी है। डन स्मिथ ने कहा कि वो इस मामले पर बाद में जरूर फॉलो अप करेंगे। अभी क्लाइन को अपना इनिशिएशन मिशन कंप्लीट करना चाहिए। उसे जाकर अपनी प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। फिर उसे शूटिंग क्लब के लॉबी में इंस्पेक्टर टोले से मिलना चाहिए। वो क्लाइन को डिटेल्स बताएगा। डन स्मिथ ने कहा कि फेमस फिलांथ्रोपिस्ट सर डुविविल हाल ही में हर रात रोने और कराहने की आवाज सुन रहे हैं। पुलिस को शक है कि इसमें बियॉन्डर पावर्स शामिल हैं। क्लाइन ने प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म के बारे में पूछा। डन स्मिथ ने कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट उनकी सैलरीज का आधा हिस्सा पे करता है। जब डन स्मिथ ने क्लाइन को पहली बार देखा था तो वो भी पुलिस यूनिफॉर्म पहने हुए था। उसने कहा कि क्लाइन सिर्फ नाम का प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर नहीं है। क्लाइन ने सोचा कि प्रोबेशनरी इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म बुरी नहीं लग रही। उसने सोचा कि यह अफसोस की बात है कि वो ये यूनिफॉर्म नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में नहीं पहन सकता, वरना ये उसके लिए कपड़ों का एक और सेट हो सकता था जिसे वो साइकिल कर सकता था। क्लाइन और इंस्पेक्टर टोले सड़क पर खड़े थे। इंस्पेक्टर टोले ने पूछा कि क्या क्लाइन मोरेटी है। क्लाइन ने कंफर्म किया कि वो है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि उसे लगता है कि ये कहना सेफ है कि उसने सही आदमी को पकड़ा है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि उसे लगता है कि उनकी अच्छी बनेगी। उसने पूछा कि क्या उन्हें सर ड्यूविल के घर जाना चाहिए। क्लाइन ने कहा कि उन्हें जाना चाहिए और पूछा कि क्या इंस्पेक्टर टोले कैरेज में रहते हुए उसे डिटेल्स बता सकता है। इंस्पेक्टर टोले ने कहा कि ये पिछले महीने शुरू हुआ जब से सर ड्यूविल नींद में दर्द और तकलीफ की कराहने सुन रहे हैं। इंस्पेक्टर टोले ने एक्सप्लेन किया कि कराहने ऐसी लगती थीं जैसे वो किसी ऐसे व्यक्ति से आ रही हों जो मौत के किनारे पर स्ट्रगल कर रहा हो। सर ड्यूविल के सर्वेंट्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने भी सिमिलर आवाजें सुनी, हालांकि उतनी तेज नहीं। ये सिचुएशन उसे बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी के साथ अफेक्ट कर रही थी। उसने देश में अपने विला में मूव करने की भी कोशिश की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी सिक्योरिटी टीम के साथ भी काम किया, लेकिन उन्हें कोई क्लू नहीं मिला। सर ड्यूबिल ने कहा था कि अगर प्रॉब्लम एक हफ्ते में सॉल्व नहीं हुई तो वो बैकलैंड में मदद मांगेगा। क्लाइन ने इन्फॉर्मेशन पर विचार किया। वो सोचने लगा कि क्या सर ड्यूबिल ने किसी बियॉन्डर को ऑफेंड किया है और नतीजतन उसे कर्ज किया गया है। उसने इस आइडिया को डिसमिस कर दिया, सोचते हुए कि अगर यह कर्ज होता तो सर्वेंट्स ने भी वही आवाजें नहीं सुनी होती। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बियॉन्डर उसके करीब कहीं छुपा हुआ है, शायद उसके स्टाफ में, लेकिन किसी ने उससे कोई रिक्वेस्ट नहीं की थी। वो सोचने लगा कि आखिर हो क्या रहा है।